हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस को। तो ये कंप्लीट रिएक्ट जेएस का क्रैश कोर्स है जिसमें हम जो है क्विक वे में सीखने वाले हैं कि हम कैसे रिएक्ट जेएस को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद से आप जो है कोई भी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर पाएंगे और इजीली जो है आप स्टैटिक पेजेस भी क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो मेरे पास ऑलरेडी जो है डेप्थ में एक सीरीज अवेलेबल है रिएक्ट के लिए, आप वो देख सकते हैं। मर्न स्टैक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी मर्न स्टैक की सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी वे में है। तो चलिए पहले बात करते हैं रिएक्ट क्या है। तो ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट हम ब्राउज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे google.com लिखा, तो ये क्या है, ये इसका इंटरफेस है, यानी कि इसका लुक एंड फील जो है ये हम क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट की मदद से। तो नॉर्मल क्या होता था, हम जो है HTML CSS का यूज करते थे, तो अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्या है, हम जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ये सारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे रिच फीचर्स हैं जो कि हमको वेनिला जावास्क्रिप्ट यानी कि हमारी जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है उसमें हमको नहीं मिलता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर जो है एंगुलर भी यूज करते हैं और व्यू जेएस भी यहाँ पर लोग यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है रिएक्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है। तो रिएक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट बहुत पावरफुल है और ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम जो है कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कोड लिखेंगे हम रिएक्ट का और उसको हम जो है मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नेटिव सीखना चाहते हैं, नेटिव क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, जैसे हम एंड्रॉइड के लिए जावा यूज करते थे, तो उसी तरीके से रिएक्ट में क्या है, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही जो है यहाँ पर हाइब्रिड एप्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि iOS पर भी चलेंगी और एंड्रॉइड पर भी चलेंगी, या फिर प्रोग्रेसिव वेब एप्स भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जेएस में इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं सीखने को। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल जो हमारी नॉर्मल वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने के लिए रिएक्ट यूज होती है उसको देखने वाले हैं। एक पूरे कोर्स में आप जो है रिएक्ट को सीखेंगे और इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद में आप कोई भी एप्लीकेशन रिएक्ट में इजीली क्रिएट कर पाएंगे। और एडवांस अगर आप मर्न स्टैक सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है मर्न स्टैक के, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। मिनी प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं रिएक्ट में। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले Node.js। तो आप क्या करें, सिंपली गूगल कर दें और यहाँ पे आप टाइप करें Node.js। तो जैसे आप Node.js टाइप करेंगे तो फर्स्ट लिंक ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे डाउनलोड्स पर क्लिक कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली हो जाता है ऑटोमेटिक। तो नोड जेएस की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि रिएक्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको जो है नोड का सर्वर लगता है। अब नोड बेसिकली क्या है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो नोड के अंदर हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग चीज है, और एज हम क्या कर रहे हैं, इसको रन टाइम एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, तो हम इसमें नोड का कोड नहीं लिख रहे, फ्रंट एंड का कोड ही लिखेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंसी है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ से आप क्या करें, इस LTS वर्जन को डाउनलोड कर ले। आप चाहे तो करंट यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप LTS यूज करें जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, node-v टाइप करेंगे तो इसका वर्जन आपको शो करेगा, जैसे कि मेरे केस में 14.18.0 जो कि LTS वर्जन है। साथ ही में इसके साथ में हमको आता है npm। npm क्या है, ये नोड पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम जो है डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करते हैं। तो ये नोड के साथ में ही आता है, इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका वर्जन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.14.15। तो आपका अलग भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये नोड के साथ में आता है, एटलीस्ट जो है 5 के अबव होना चाहिए तो ये अच्छे से काम करेगा। तो नोड हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है। रिएक्ट पर जाना है और यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन है ट्राई रिएक्ट, तो इसमें बताया है कि आप कैसे रिएक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज में जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए लर्निंग के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और कुछ एग्जाम्पल भी है बिगिनर्स के लिए, डिजाइनर के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आप क्या करें, पहले अच्छे से इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में आप जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत चीजें आपको एडवांस सीखने मिल सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ गूगल और यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे क्रिएट रिएक्ट
ऐप। इस तरीके से भी करेंगे तो यहाँ पर से अलग से देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन क्रिएट रिएक्ट ऐप, डेव का यहाँ पे टाइटल है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका अलग से जो है डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। reactjs.org पर समझ में नहीं आ रहा है तो सेपरेट इसके लिए भी जो है यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट बना के रखी हुई है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें ये क्या है, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। और यहाँ से देखिए सिंपली गेट स्टार्ट पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको जो है शो होगा। साथ ही में पूरा जितना भी रिएक्ट के अंदर कोड है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब पहले क्या होता था, हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप को जो है हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट npx की मदद से जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये कमांड कॉपी करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। सबसे पहले तो आप जो है ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एप्लीकेशन कहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर एच ड्राइव के अंदर मैं जो है यहाँ पर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे cmd टाइप करूंगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इस पाथ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली उस कमांड को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करे या टाइप करे, कुछ हार्ड कमांड नहीं है, सिंपल आपको लिखना है npx create react app और उसके बाद में आपके एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट कोर्स। इतना लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है npx डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ से जो है एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये ऑनलाइन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करती है पैकेजेस आपके सिस्टम में कह लीजिए, या फिर एक फोल्डर क्रिएट करती है, उसके अंदर जो है सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लेती है। और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए 5 से 10 मिनट। ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना पावरफुल है, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रहा तो ये फटाक से जो है इसको डाउनलोड कर लेता है। यूजुअली तो 4 से 5 मिनट ये लगाता है, सारी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34,000 के आसपास कुछ फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो रही है और साथ ही में और थोड़ी सी 2-3 हज़ार यहाँ पर फाइल्स जनरेट होंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पेशेंस रखें, ऐसा ना समझे कि ये क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ हटके है नॉर्मल हमारे HTML CSS से, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है डिपेंड रहती है कुछ ना कुछ पैकेजेस पर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टिल जो है चालू है और यहाँ पर देखिए डाउनलोड तो हो चुका है, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। और थोड़ा सा देखिए मेरे पास यार्न का पैकेज मैनेजर है, तो मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे गूगल करें सिंपल, और यहाँ पे एक चीज और है, यार्न करके टूल आता है। और देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी यार्न पैकेज मैनेजर। जैसे मैंने आपको बताया था npm का आप यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से जो है आप यार्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे किसने बनाया है, फेसबुक की टीम ने। रिएक्ट किसने बनाया, फेसबुक की टीम ने। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यार्न क्या है, ये थोड़ा फास्ट है npm से, तो ज्यादा फास्ट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन देखिए अब आप जब कंपनीज में जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे यार्न का इस्तेमाल हो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसको ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। अगर आप यूज करना चाहते हैं तभी करें, नहीं तो npm भी बस है, हमको कोई एडिशनल जरूरत नहीं पड़ती यार्न की। लेकिन देखिए रेकमेंडेड है कि आप यार्न का इस्तेमाल करें, और आप दो पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर यार्न डाउनलोड कर लूंगा, उसके बाद में यार्न की मदद से जो है और फिर कुछ npm की मदद से पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। एक तो आप यार्न यूज करें या फिर npm का इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे यूजर npm का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम npm का पैकेज मैनेजर ही यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आई होप आपको यार्न की भी नॉलेज हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमको क्या करना है, स्विच करना है। तो cd लिखेंगे आप और यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट कोर्स और इंटर प्रेस कर देना है। तो अब क्या हो गया, आप इस डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ से आप क्या करें, VS कोड टाइप कर लें, तो फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा और आप जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है और मैक के लिए। तो आप यहाँ से आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तब भी जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर टर्मिनल में आए और यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली कोड और डॉट लगा के इंटर प्रेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसे अभी ओपन हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, और यहाँ पे देखिए ये भी पूछता है कि ट्रस्टेड है या नहीं, तो आप इस पर सिंपली आई ट्रस्ट कर दें,
तो हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो चुका है। अब आप जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो CLS, तो सारा स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगा। अब रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, npm start। तो ये कमांड अगर आप लिखेंगे तब जो है आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर दें, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका, तो ये जो है रनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो देखिए रिएक्ट क्या करता है, वेब पैक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बंडलर है, जिसकी मदद से जो है यहाँ पर हॉट रीलोडिंग का फीचर भी हमको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास एक वार्निंग भी है, npx ब्राउजर लिस्ट। तो ये भी आप कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये मिलता है तो आप जो है सिंपली इस कमांड को जो है टाइप कर दें, npx ब्राउजर्स लिस्ट @latest -update db। तो इससे क्या होगा, हमारे ब्राउजर की लिस्ट जो है अपडेट हो जाएंगी और रिएक्ट को जो है बेटर सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको जरूर ये देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है 6.6 सेकंड में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन इसने बता दिया कि ये 1264 है, पहले था हमारे पास 1191। तो आप ऐसा इसको कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आप Ctrl+C भी कर सकते हैं, और मैं क्या करता हूँ CLS कर देता हूँ, और फिर से हम जो है npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, और फिर से अब जो है हमारी एप्लीकेशन वो पोर्ट 3000 पर रन होगी। क्योंकि जब भी आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट होता है लोकल होस्ट 3000। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, और यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है लोकल होस्ट कोलन फिर 3000। रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है 3000 पोर्ट पर रन करती है, और इतना लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारी डिफॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन आ चुकी है, जो कि इसमें क्या है, लोगो है, और कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, इसके लिए मैसेज है, और यहाँ पे लर्न रिएक्ट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से जब भी आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसका समझना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे हम देखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली VS कोड में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। अब देखिए जैसे इस फोल्डर को आप एक्सपैंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे और सब फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, तो देखिए मैंने कहा कि रिएक्ट जो है डिपेंड करता है बहुत सारे पैकेजेस पर, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होंगी। तो इस डिपेंडेंसीज को जो है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर ये जो है स्टोर करके रखता है। तो इस फोल्डर को हमको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी हम पैकेजेस या फिर रिएक्ट जो डाउनलोड करता है तो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये इसको खुद को समझने के लिए भी जो है पैकेजेस को डाउनलोड करता है। तो जैसे देखिए ये फाइल्स बहुत बड़ी दिख सकती है आपको अभी, लेकिन जब हम इसको जो है बिल्ड करेंगे तो इसका फाइल का साइज बहुत कम हो जाएगा। इसमें से जो सिर्फ नेसेसरी पैकेजेस है उतने ही जो एक्सट्रैक्ट होंगे। और इसके बाद में आता है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। इसमें देखिए हमारे पास है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, सिंपली आप इससे फेमिलियर होंगे। जैसे कि अगर आप वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आइकन आ रहा है, तो ये आइकन जो है ये फेविकॉन है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है index.html की फाइल। तो जैसे इसको आप ओपन करें तो देखिए इसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। सिंपली हमारे पास क्या है, एक टाइटल है, और यहाँ पर एक सिंपली div है, और उसकी आईडी रूट है, और ये नो स्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं है तो ये आपको मैसेज शो होगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आईडी रूट, और बाकी सारा कोड कहाँ है। तो देखिए रिएक्ट का कोड लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। नॉर्मल हम HTML में क्या करते हैं, index.html की फाइल में सारा कोड लिख देते थे, लेकिन रिएक्ट में नहीं है। रिएक्ट में जो है कंपोनेंट का सिस्टम है, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक है, मेटा टैग, और ये बहुत सारे जो नॉर्मल चीजें हैं ये आपको मिल जाएंगे देखने को, जो कि आप बेसिक HTML CSS में देखते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TechInfoYT रिएक्ट कोर्स। इतना लिख के मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, अब आप क्या करें, वापस ब्राउजर पे आए तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इसका नाम जो है चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेंट रिफ्रेश होता है। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द सीन रिएक्ट क्या करता है, वेब पैक का इस्तेमाल करता है। अब वेब पैक क्या है, ये बंडलर है, तो इसकी मदद से क्या होता है, इंस्टेंट रिफ्रेश हमको देखने मिलता है। जैसे हम सेव करेंगे ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस डिटेक्ट हो जाएंगे, और आपके एप्लीकेशन पर वो इंस्टेंटली जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी चेंज करेंगे इंस्टेंट आपको चेंजेस आपकी एप्लीकेशन में देखने मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास है ये लोगो की फाइल्स। तो लोगो तो आई होप आपको पता होगा, ये रिएक्ट का लोगो जो है हमारे पास, तो ये ऐसे लोगो यहाँ पर बने हुए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद में मैनिफेस्ट, ये हमारे काम की फाइल नहीं है कुछ भी। तो ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के लिए लगते हैं मैनिफेस्ट और सर्विस वर्कर की फाइल जो होती है, तो इसका हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी, तो आप इसको सिंपली इग्नोर करें। रोबोट्स टेक्स्ट फाइल जो कि हमारे पास
एसईओ के लिए यूज होती है, उसको भी आप सिंपली इग्नोर कर दें। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है 2 फाइल्स की हमको। और उसके बाद में हमारे पास फोल्डर आता है सोर्स का, जो कि हमारा मेन डायरेक्टरी फोल्डर है। इसके अंदर ही हमको सारा कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐप की 3 फाइल है, एक CSS की फाइल, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल और एक टेस्ट की फाइल। तो CSS तो आपको पता है कि स्टाइलिंग के लिए होगा। app.js को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमारे जो ब्राउजर पे अभी शो हो रहा है तो ये कोड इसी app.js से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक H1। तो आपको लिखना है सिंपली H1 और इस H1 के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू टेक इन्फो YT। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पे हमको मैसेज शो हो गया और जितना भी कंटेंट था वो रिमूव हो गया। तो ये क्या हो रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट हमारी एप्लीकेशन जो है app.js को जो है रूट कंपोनेंट मानती है, यानी कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर हम जो भी फाइल में चेंजेस करेंगे तो वो इंस्टेंट जो है रिफ्लेक्ट करेंगी हमारे व्यू लेयर पर, क्योंकि व्यू पर ही काम हो रहा है। ये जितना भी है इसको व्यू ही कहते हैं हम। तो यहाँ पर इंस्टेंट जो है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप index.html में यूज नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स है उसके अंदर एक आईडी है रूट की। अब ये क्या कर रही है, अगर आप इस src के अंदर index.js की फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी रूट आईडी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंडेक्स में जो है इसको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐप कंपोनेंट में जितना भी हम डेटा लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं रूट में, कि रूट में हमको शो कराना है। HTML की एक ही फाइल है हमारे पास, बाकी पूरे जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे हमारे पास। और JSX का आप यूज कर सकते हैं। JSX क्या है, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, इसको कट कर लें और यहाँ पे देखिए app.js में क्या है, और ये लोगो का फाइल है। तो यहाँ से आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। कोई चेंजेस तो आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो लोगो था अब वो गायब हो चुका है। उसके बाद में देखिए हमारे पास लोगो SVG है, तो ये भी लोगो की फाइल है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट, ये दोनों फाइल की हमको जरूरत नहीं है। इस टेस्ट फाइल की भी हमको जरूरत नहीं है। इसके बाद में गिट इग्नोर, जो फाइलें हमको इग्नोर कराना है तो गिटहब से रिलेटेड है ये। आई होप गिट इग्नोर आपको पता होगा। फिर हमारे पास आता है पैकेज जेसन फाइल। तो देखिए ये मेन हमारा जो है डिपेंडेंसी की फाइल है। जितनी भी हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर वो चाहे डायरेक्ट हो या फिर डेव डिपेंडेंसीज हो, तो यहाँ पर वो शो करेंगी। जैसे हमारे एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का वर्जन और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी। तो रिएक्ट देखिए बिहाइंड द सीन इतने सारे जो है डिपेंडेंसीज को यूज करता है। सिर्फ इतने ही नहीं, आगे हम और ऐड करेंगे। और उसके बाद में आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर हम जो भी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्ट, हमने क्या लिखा npm स्टार्ट। तो स्टार्ट पे इसने क्या किया, यहाँ पर रिएक्ट स्क्रिप्ट को जो है स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को जो है इसने रन कर दिया। उसी तरीके से बिल्ड का कमांड है। फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम जो है बिल्ड भी कर सकते हैं। तो बिल्ड से क्या होगा, डायरेक्टली जो है हमको कॉम्प्रेस वर्जन में मिल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, जिसको हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो जाएंगी। और इसके बाद में थोड़ा ESLint की कॉन्फ़िगरेशन है, ब्राउजर लिस्ट की है, तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत नहीं, तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। इसके बाद में readmd फाइल है जो कि गिटहब से रिलेटेड है। आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं मगर जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इसकी। और yarnlog की फाइल है। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर yarn पैकेज अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप उससे भी जो है डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर yarnlog की फाइल बता रहा है। सो आई होप आपको फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे app.css की फाइल में अगर जाएंगे हम तो यहाँ पे app.css की फाइल में जो है कोड है। आप क्या करें, इसको भी रिमूव कर दे। हम जो है फ्रॉम द स्क्रैच देखने वाले हैं। और आप क्या कर सकते हैं, index.css की फाइल में जो भी कोड है उसको भी आप रिमूव कर लें। दोनों को सेव करते हैं। वापस अगर एप्लीकेशन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर स्टाइलिंग इसकी चली गई। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। अब देखिए हमको रिएक्ट को समझने के लिए एक और चीज इसमें है, इसको समझना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ और सर्च कर लेता हूँ बेबल के बारे में, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, बेबल का यूज करता है। तो बेबल क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का जो है कंपाइलर है। जैसे आप बेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। तो देखिए नॉर्मल हम जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो है ES6 का यूज कर सकते हैं और सिंपली ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमको दे देगा। इससे होगा क्या कि हम कोई भी वेब ब्राउजर में जो है हमारी एप्लीकेशन को इजीली जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जांपल हमको मिल जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं स्क्रीन पर।
कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हमको ये कन्वर्ट करके दे देगा। ये बिहाइंड द सीन यूज करता है और पूरा रिएक्ट जो है बेबल पर डिपेंड है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, JSX का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली अगर आप गूगल भी करेंगे JSX क्या है, तो आपको सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो HTML का जैसे हम सिंटैक्स यूज करते हैं उसी तरीके से जो JSX भी काम करता है। तो इसको आपको अलग से कुछ याद रखने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यूज करेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि बॉस ये JSX का कोड है। तो चलिए चलते हैं वापस हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन सारों को क्लोज कर देता हूँ, index.html। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या है, तो रिएक्ट का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक जो है कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपोनेंट क्या है उसको हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर क्या है, नेविगेशन बार है, साइड बार है, और यहाँ पर जो है कंटेंट एरिया है। तो इन तमाम को जो है हम सेपरेटली शो करा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता था, हम एक ही फाइल के अंदर सारी चीजें बना देते थे कमेंट करके। ऊपर हमने लिखा नेव बार के लिए, फिर यहाँ पर हमने साइड बार के लिए जो है साइड बार टैग ऐड किया, फिर यहाँ पे कंटेंट हमने शो करा दिया। हम क्या कर सकते हैं, इस नेविगेशन मेन्यू को जो है सेपरेटली एक कंपोनेंट में, कंपोनेंट क्या है, बेसिकली एक फाइल है, और आगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर आप समझिए कि एक अलग फाइल है जिसमें हम जो है सेपरेट स्टोर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक अलग फाइल में रख देंगे, साइड बार को जो है एक अलग फाइल में रख देंगे, कंटेंट को जो है अलग फाइल में रख देंगे, और इन तीनों को जो है हम एक कंपोनेंट में शो करा देंगे, जो कि हमारा रूट कंपोनेंट रहेगा, जिसे हम कहते हैं app.js। तो यहाँ पर हम जो है इजीली जो है, तो ये जो हम लेआउट है उसको कंपोनेंट के बेसिस पर क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट क्या है। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए VS कोड की भी देख लेते हैं हम, तो ये मेन्यू के लिए अलग कंपोनेंट, फिर यहाँ पर देखिए इसके लिए हम, और इवन हम क्या कर सकते हैं, ये जो विंडोज लिनक्स मैक का जो बता रहा है ना, इसको भी हम अलग अलग कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं और नेस्टेड कर सकते हैं एक सिंगल कंपोनेंट में, जो कि हम देखने वाले हैं। थ्योरेटिकली ये ज़्यादा समझ में नहीं आता अगर आप न्यू कमर है तो, या फिर अगर आप एंगुलर या फिर Vue.js देखे होंगे तो आपको इजीली जो है कंपोनेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लास्ट में फूटर भी है, तो फूटर भी आप अलग कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज है। देखिए रिएक्ट क्या करता है, क्लास कंपोनेंट का या फिर फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करता है। जो नॉर्मल अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये है फंक्शनल कंपोनेंट। इसी तरीके से हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी सीरीज है, आप वो देख सकते हैं। इस सीरीज में जो है हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हुक्स का कंसेप्ट भी यूज किया गया है। तो फंक्शनल कंपोनेंट बहुत पावरफुल हो चुके हैं, आप इजीली जो है फंक्शनल कंपोनेंट यूज करके कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर ऐड मत करें, सिंपली इसको क्या करें, एक फोल्डर के अंदर जो है आप ऐड कर दे। जैसे कि मैंने नाम लिखा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ हेडर। ये मैंने लिखा हेडर। अब डॉट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, JS का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप JSX का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे लोगो चेंज हो रहा है। जैसे मैं JS लिखता हूँ तो JS यहाँ पर आ रहा है, और JSX लिखता हूँ तो यहाँ पर रिएक्ट का लोगो हमको मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए मेरे पास प्लगइन्स है, इसलिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऐसा शो नहीं करेगा। तो सिंपली हम क्या करने वाले, अभी यहाँ पर header.jsx का यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्ट की टीम क्या कहती है कि आप जो है JSX का यूज करें। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर दे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। तो आप लिखे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट के पैकेज में से जो है रिएक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट दोनों भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्टली फंक्शन भी लिख सकते हैं, मगर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप करके बताया था। अब फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब क्या है कि हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब फंक्शन में दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि आप app.js को देखेंगे तो यहाँ पे हो गया ये नॉर्मल फंक्शन। लेकिन बेस्ट वे है कि आप जो है एरो फंक्शन का यूज करें। अगर आपको नहीं समझ आता एरो फंक्शन क्या है तो आप मेरा ES6 का क्रैश कोर्स देख सकते, 1 आवर का ही, आप इजीली जो है ES6 भी सीख जाएंगे। तो आप जरूर उसको चेकआउट करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रखेंगे हेडर। ये जो हेडर है और आपकी फाइल का नाम, ये दोनों सेम होना चाहिए। और जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें तब उसको जो है आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, इसको लोअर केस ना रखें आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लोअर केस में H।
तो इस तरीके से आप ना लिखें, इसको हमेशा आप कैपिटल लिखें और आपकी फाइल का नाम और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ये कन्वेंशन है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन बराबर से काम नहीं करेंगी। इतना लिख के आप क्या करें, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं, फिर पैरेंथेसिस और फिर जो है इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे फैट एरो सिंबल है और ये बन गया हमारा हेडर कंपोनेंट। अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम जो है हमारा HTML या फिर JSX का कोड लिख सकते हैं। तो आप इसको JSX ही समझे, HTML की तरह दिखता है लेकिन ये JSX है। तो इसमें हमको सबसे पहले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब इस डिव के अंदर हम कुछ भी शो करा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं हेडर कंपोनेंट। तो हेडर कंपोनेंट मैंने लिखा। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को अगर यूज करना है कहीं पर भी तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने वाले हैं इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ एक्सपोर्ट कंपोनेंट। और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो अगर आप app.js को भी फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है और उसके बाद में आपके फाइल का नाम, मेक श्योर जो आपने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है वही आप यहाँ पर ऐड करें। तो मैं लिखता हूँ हेडर और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लूंगा। तो सेव, तो देखिए सेव होने के बाद मेरा कोड जो है ऑटो फॉर्मेट हो गया। अब ये कैसे हो रहा है, तो मेरे पास इसके लिए एक प्लगइन है। आप यहाँ एक्सटेंशन के टैब पर क्लिक करें और यहाँ से जो है प्रीटियर को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रीटियर। आप यहाँ पर सर्च करें प्रीटियर और इसको जो है इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद में आप क्या करें, सेटिंग पे जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे लिखे आप ऑन सेव। तो ऑन सेव में यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिर्फ टिक करना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप Ctrl+S करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनकेस हमारे इसमें थोड़ी वाइट स्पेसेस ज़्यादा हो जाते तो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को जो है ये रिमूव कर देता है। आप देखिए हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट को यूज करना है कहाँ पर, app.js में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है इंपोर्ट का स्टेटमेंट, उसके बाद में आपके कंपोनेंट का नाम। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है हेडर और उसके बाद में इसका पाथ हमको ऐड करना पड़ता है। तो फ्रॉम हमारे पास क्या है, देखिए कंपोनेंट का फोल्डर है और उसके अंदर हेडर की फाइल है। तो डॉट स्लैश लगाएंगे आप, डॉट स्लैश फिर कंपोनेंट्स का फोल्डर, फिर उसके अंदर है हमारे पास हेडर की फाइल। आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है, डायरेक्टली हमको यूज करना है। तो हेडर हमने लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H1 के बाद में या कहीं पर भी आपका जहां दिल बोले वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो कस्टम HTML एलिमेंट का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया, इस टैग का नाम मैंने लिखा हेडर। जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा और इसको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग में ऐड कर देना है। तो ये हो गया कस्टम HTML एलिमेंट टैग। इतना लिख के अगर आप सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पर ये रहा TechInfoYT रिएक्ट कोड। तो पुराने वाले मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है हेडर कंपोनेंट। तो ये कैसे हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हमने एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो इसे हम नेस्टेड कंपोनेंट भी कहते हैं। अब पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन इसी तरीके से हमको क्रिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, हमारे पास हेडर है, फिर कंटेंट एरिया, फिर फूटर आ सकता है, फिर साइड बार आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है हेडर, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे और भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको जो है हमारे रूट डायरेक्टरी, रूट फाइल कौन सी है, app.js, इसमें जो है इंक्लूड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत क्लीन रहेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं app.js में हमारे पास कुछ भी कोड नहीं है, सिंपली एक हेडर का जो है कस्टम HTML एलिमेंट है, यानी JSX कंपोनेंट है यहाँ पे, जो कि हमारे हेडर कंपोनेंट में जितना भी डेटा रहेगा उसको शो कराएगा। तो इजीली हम जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हमारे हेडर में कुछ एरर्स आता है तो हम डायरेक्टली जो है उस कंपोनेंट पर जंप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है इसमें। और अगर हमारे पास कुछ व्यू का इशू भी आ रहा है तो हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, सेव किया और चलते ब्राउजर पे, तो देखिए अब ये शो नहीं हो रहा है। अब राइट क्लिक करके क्या करें, इंस्पेक्ट करें और कंसोल भी एक बार चेक करें। तो कंसोल में हमको वार्निंग्स भी मिलती है। तो यहाँ पे जो वार्निंग्स आ रही है आप उसको भी कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से रिमूव कर दें, रिफ्रेश करें, तो अगर कोई वार्निंग है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेडर इज डिफाइन बट नेवर यूज। तो हेडर हमने डिफाइन किया और यूज नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया ना, तो ये वार्निंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास ESLint है तो यहाँ पर आपको हाइलाइटर भी देखने मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, येलो में जो शो हो रहा है ना वो हाईलाइटर है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पैकेज में जो है ESLint बोल के आता है पैकेज,
उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस का गेम आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद में देखना पड़ेगा, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ एक बार। तो मैंने अनकमेंट कर दिया, अब सेव करूंगा, चलते हैं वापस ब्राउजर पर और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो रहा है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, इंस्पेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी का एलिमेंट है और इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक रूट टैग है और रूट के अंदर हमारे पास डिव है, डिव का क्लास नेम जो है ऐप है और उसके अंदर हमारे पास एक h1 है। और इसने क्या किया, यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को अलग डिव में ऐड करा और यहाँ पर h1 में हमारे पास हेडर कंपोनेंट शो हो रहा है। तो रिएक्ट का एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है एसईओ फ्रेंडली नहीं है ये, इसको हमको एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो है हमको ज़्यादा इसमें लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाना पड़ती है जिसको हमको एसईओ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर फिर भी हमको एसईओ करना है तो उसके लिए पैकेजेस हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर app.js के अंदर हेडर कंपोनेंट ऐड किया, उसी तरीके से हम जो है हेडर कंपोनेंट के अंदर भी कोई भी कंपोनेंट शो करा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम क्या करेंगे, एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो न्यू फाइल, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ topbar.jsx। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, सेम नाम का रखे आप टॉप बार, और इसको एरो फंक्शन बना दे आप। और इसके अंदर हमको जो है रिटर्न का मेथड लिखना पड़ता है ताकि हम जो है व्यू करा पाए इसके अंदर के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख सकते हैं जो कि डिव होता है, और उसके अंदर एक h1 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ टॉप बार मेन्यू रख देता हूँ, तो थोड़ा रिलेटेबल रहेगा। अब साथ ही में इसको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपके कंपोनेंट का नाम, तो हमारे केस में टॉप बार, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस हेडर कंपोनेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कंपोनेंट नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस h1 के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो टॉप पे क्या करें, आप सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर दें। तो आपको लिखना है इंपोर्ट और हमारे कंपोनेंट का नाम टॉप बार, फ्रॉम करना है और पाथ। तो अभी हमारे पास क्या है, सेम फोल्डर में है, तो डॉट स्लैश और टॉप बार। एक्सटेंशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप बार और सेल्फ क्लोजिंग टैग, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, ब्राउजर में एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टॉप बार भी ऐड हो चुका है, लेकिन अब ये टॉप बार कहाँ से आ रहा है, हेडर कंपोनेंट्स में से आ रहा है। जैसे कि अगर हम हेडर कंपोनेंट को अगर कमेंट कर देंगे, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, हेडर कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए अब जो है ये शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है कंपोनेंट की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट के बारे में। तो देखिए हम क्या करते हैं, वापस इसको अनकमेंट कर देते हैं। हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा रूट कंपोनेंट है, फिर हेडर कंपोनेंट और टॉप बार कंपोनेंट। अगर मेरे पास इस app.js में कुछ डेटा है जो कि मुझे इस हेडर कंपोनेंट में शो कराना है, तो मोस्टली क्या हो सकता है, हेडर कंपोनेंट में यूजर का नाम हो सकता है। तो हमको अगर वो पास कराना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मिलता है यूज स्टेट हुक। पहले क्या होता था, हम जो क्लास कंपोनेंट यूज करते थे उसके अंदर जो है हमको स्टेट मिलता था, लेकिन रिएक्ट के लेटेस्ट उसमें क्या है, हम जो है हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद की भी हुक्स जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पे हुक्स को यूज करने के लिए आपको जो है यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपको लिखना है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टेट क्या करेगा, ये कंटेनर का काम करेगा जिसके अंदर जो है हम वैल्यूज को होल्ड करा सकते हैं। और इसको आपको कहाँ लिखना है, इस रिटर्न से पहले लिखना है, यानी कि इस करली ब्रेसेस के बाद में और इस रिटर्न से पहले। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है और उसको एरे में रैप करना है, और एरे के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। तो यूज स्टेट क्या है, ये हुक है, यानी एक फंक्शन है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और उसके बाद में सेट नेम। तो यहाँ पे मैंने जो है नेम लिखा, आप यहाँ पर कुछ भी जो है स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेम यहाँ पर हमारा नॉर्मल वैल्यू है, और सेट नेम क्या है, जो वैल्यू हम चेंज करेंगे। यानी कि अगर आपके पास ऑन क्लिक पे वैल्यू चेंज हो रही है या फिर डेटाबेस में से वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको सेट नेम के थ्रू जो है हम यहाँ पर, देखिए ये नेमिंग कन्वेंशन है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। सेट और उसके बाद में आपकी स्टेट का नाम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, XYZ, एज, नंबर, जो भी है वो लिखे आप। उसके बाद में यहाँ पर सेट जो भी उसके बाद में है वो यहाँ पर ऐड कर दें। और स्टेट के अंदर आप एम्प्टी नहीं रख सकते,
स्ट्रिंग वैल्यू है तो यहाँ पर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, या फिर अगर नंबर है तो नंबर को आप जो है लिख सकते हैं एम्प्टी, कोई दिक्कत नहीं। बुलियन है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। हमारे केस में स्ट्रिंग है तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं और डिफॉल्ट में वैल्यू मैं इसकी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर टेक इन्फो YT चैनल कर देता हूँ। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई इसकी, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। जब भी नेम कॉल होगा तब ये जो है डेटा हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, आप चाहे तो इस H1 को भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और इसके अंदर ही पेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है करली ब्रेसिस और इस करली ब्रेसिस के अंदर सिंपली आपको पास कराना है स्टेट। तो स्टेट क्या है, हमारा नेम है, तो हमने इसको यहाँ पे पास कराया। आपने जो नाम लिखा है आप यहाँ पर पास कराए। मेक श्योर आप जो है सेट नेम वाला ना कर दे, क्योंकि सेट नेम वाला फंक्शन है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस नेम को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे नेम लिखा। अब मैं सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए हमारे पास आ गया टेक इन्फो YT चैनल। अब अगर यही चीज मुझे हेडर कंपोनेंट में पास करानी है तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ प्रॉप यहाँ पर सेंड करूंगा। प्रॉप मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है। अगर मुझे ये स्टेट को जो है पास कराना है, ये डेटा मुझे चाहिए हेडर कंपोनेंट में, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज अ प्रॉप पास कराऊंगा। प्रॉप कैसा, देखिए हमारे पास क्या है, डिव में क्लास नेम है, तो ये एट्रीब्यूट हो गया इसका। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप के जरिए इसको पास करा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमारी जो वैल्यू है नेम की वो पास करा दूंगा। तो देखिए नेम से कंफ्यूजन हो रहा है आपको, नेम से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम फ्रॉम ऐप, ऐसा कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। तो अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हेडर में। तो मैं इतना लिख के पहले इसको सेव कर लेता हूँ और हम चलते हैं हेडर में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, प्रॉप्स लिख दें और इस प्रॉप्स की मदद से जो है, देखिए हमने कहाँ पर प्रॉप्स ऐड किया, एरो फंक्शन के जो है पैरेंथेसिस में इसको ऐड किया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेडर कंपोनेंट और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, करली ब्रेसिस और इसके बाद में आपको लिखना है प्रॉप्स डॉट, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बनाया था नेम फ्रॉम ऐप, तो वो चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी डॉट लगा के। तो इतना लिखा आपने, सेव कर लें और एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो देखिए हमारे पास ऐप कंपोनेंट में भी टेक इन्फो YT चैनल है और यहाँ पर हेडर कंपोनेंट में भी ये शो हो रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पास करा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में प्रॉप्स की मदद से। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉप्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो डीस्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो आप ES6 का मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम फ्रॉम ऐप, तो अब हमको जो है ये प्रॉप डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेव करूंगा तब भी जो है सेम आउटपुट हमको मिलेगा, कोई इसमें चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टेट हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टेट के लिए हमको सिंपली जो है यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना पड़ता है फंक्शनल कंपोनेंट में, और यहाँ पर हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल हमको एरे के अंदर बनाना पड़ता है। फर्स्ट में जो फील्ड रहेंगी वो हमारी वैल्यू रहेंगी और सेकंड में जो है सेट वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे हम जो भी सेट करेंगे तो इसको हम फंक्शन या फिर कोई भी इवेंट से जो है टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में यूज स्टेट का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर हम जो है वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। और उसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल हम यहाँ पर करली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और प्रॉप भी आई होप समझ में आ गया होगा, वैल्यूज को जो है यहाँ पर पास करा सकते हैं और ये जो वैल्यू रहेंगी तो ये एट्रीब्यूट हम जो है हमारे कंपोनेंट में डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस ऐप के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि एरो फंक्शन हम बनाते हैं और उसको डायरेक्टली जो है करली ब्रेसिस की मदद से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आया होगा स्टेट एंड प्रॉप्स। अब बात करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में। तो देखिए रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या है, अगर देखिए मैं यहाँ पे एक और डिव ऐड करूंगा तो क्या हमको एरर शो होता है। तो यहाँ पे आप लिखें एक डिव और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक मैसेज लिखता हूँ H2, यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है हाईलाइट हो रहा है रेड में। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा डिव जो है आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जो है इसी कंपोनेंट के अंदर जो है ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको जो है इसके आउट ऑफ द स्कोप, यानी कि पहले जैसे था ये डिव अलग और ये डिव अलग, कुछ इस तरीके से हमको यूज करना है, कोई एक पेरेंट डिव नहीं चाहिए हमको। तब क्या करेंगे, तो तब हमको जो है यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट और इसके बाद में डॉट लिखना है आपको और यहाँ पे लिखना है फ्रैगमेंट।
फ्रैगमेंट जैसे ही आप लिखेंगे तो इसके अंदर आप जो है सारा कोड रैप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस दोनों डिव को कट कर दूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमको एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसको रैप कर दिया है रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट हमको अलाउ करता है कि हम जो है मल्टीपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है डिफाइन कर सकें, और साथ ही में इसका शॉर्टकट भी है। लेटेस्ट वर्जन है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है एम्प्टी और यहाँ पर क्लोजिंग टैग यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एम्प्टी। तो इसके अंदर भी हम इसको रैप कर सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, कुछ इस तरीके से हमको शो होगा और हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अब ये लाइक एंड सब्सक्राइब नीचे क्यों आ रहा है, तो इसके अंदर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या है, पहले नेम है, फिर हेडर कंपोनेंट है और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे नीचे H2 हमारा। तो इसने कुछ इस तरीके से ऑर्डरिंग दे दी। अगर ये H2 हम ऊपर लिख ले तब जो है ये पहले हमको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और सेव। तो अब हमको जो है यहाँ पर लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर यहाँ पर हमारा टाइटल यानी कि जो नेम हमने यहाँ पर ऐड किया था स्टेट में से वो शो हो रहा है, और यहाँ पर जो है हमारा हेडर कंपोनेंट और टॉप बार कंपोनेंट हमको शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट से आप भी फेमिलियर होंगे, जैसे कि माउस ओवर भी एक इवेंट्स है, बटन पर क्लिक करते हैं तब भी जो है एक इवेंट फायर होता है। तो इन्हीं इवेंट्स को हम जो है रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ऐड कर देंगे। तो टॉप बार पे मैं क्या करता हूँ, या फिर हेडर के अंदर भी हम बटन ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल डमी सा देख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको और जो है इन्हांस करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन ऐड कर देता हूँ। सिंपल जो है हम HTML का बटन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्लिक मी का टेक्स्ट, और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे, तो देखिए क्लिक मी का बटन यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन क्लिक का इवेंट। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑन क्लिक, और जैसे ही आप ऑन लिखेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन क्या है, ऑन क्लिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक और करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन लिख सकते हैं या फिर आप जो है सेपरेट फंक्शन लिख के इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इनलाइन फंक्शन बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पैरेंथेसिस लिखना है, फिर आपको जो है एरो का सिंबल बनाना है और फिर जो है आप करली ब्रेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इनलाइन फंक्शन। जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम मैसेज कर लेते हैं बटन क्लिक। इतना लिख के मैंने सेव किया। अब चलता हूँ वापस ब्राउजर पर और एक बार ऐप को मैं रिलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्लिक मी बटन पे। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है अलर्ट पॉपअप हो रहा है। तो हमारा ऑन क्लिक का इवेंट है सक्सेसफुली जो है यहाँ पर काम कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको और बेटर वे में बना सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इस रिटर्न से पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन आप जरूर इसको एरो ही बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसके बाद में आपको लिखना है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम में देखिए दो कन्वेंशन है। आप एक तो स्टार्ट में हैंडल लगा सकते हैं या फिर आपके फंक्शन के नाम के बाद में आप जो है हैंडलर लगा सकते हैं। तो ये दोनों नेमिंग कन्वेंशन जो है फॉलो की जाती है रिएक्ट के एप्लीकेशन को बिल्ड करते टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे। आप पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक क्लिक हैंडलर। तो ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिख सकते हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब लिखता हूँ अलर्ट अलर्ट फ्रॉम एरो फंक्शन। और अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को अब हमको क्या करना है, ऑन क्लिक में सिंपली जो है पास करा देना है। आप क्या करें, पहले ऑन क्लिक को यहाँ से रिमूव कर दें। मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे वापस से ऑन क्लिक और यहाँ पर सिर्फ करली ब्रेसिस और आपके हैंडलर का नाम। तो हमारे पास है क्लिक हैंडलर। तो यहाँ पे आप ऐसा पैरेंथेसिस मत ऐड कर दो, वरना वो जगह पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो है विदाउट पैरेंथेसिस आपको आपके फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स है तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम जो है यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर जो आपको आर्ग्यूमेंट्स XYZ जो भी आपके पास कराने पड़ेंगे। या फिर अगर यहाँ पे नहीं भी है तो इसके बाद में आप जो है यहाँ पर क्लिक हैंडलर लिख के पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर आप जो है आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हैंडलर को लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हैंडलर, इतना लिख के सेव कर देता हूँ। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक मी, तो देखिए सक्सेसफुली जो है अलर्ट काम कर रहा है। तो आप आर्ग्यूमेंट भी इसमें पास कर सकते हैं, जो कि देखिए आर्ग्यूमेंट अगर ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप जो है कोई ना कोई मिनी प्रोजेक्ट देखें या फिर लार्ज प्रोजेक्ट देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या है, सिंपल एक डमी सा एग्जांपल है, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट भी देख लेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिनेरियोज जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि ऑन क्लिक पे हमको करना क्या है। तो हो सकता है हम वहाँ पे फॉर्म डेटा हैंडल कर रहे हो, या फिर हम जो है डेटाबेस में से कुछ फेच करा के ला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। सो आई होप आपको नॉर्मल तो समझ में आ गया कि इवेंट्स कैसे काम करते हैं। तो इवेंट्स का बेसिक एग्जांपल है ये ऑन क्लिक। इसमें बहुत सारे होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ते हैं। तो आप जो है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। और इवेंट्स के लिए यूजुअली जो मोस्ट क्लिक का ही इवेंट यूज करते हैं, और आप मेरे प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं उसमें हम कैसे ऑन क्लिक इवेंट में जो है डेटाबेस से वैल्यू फेच करा सकते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी हमने उस प्रोजेक्ट में देखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टाइलिंग के बारे में, क्योंकि अभी जो है हम सारे बोरिंग टॉपिक्स ही देख रहे थे। तो नॉर्मल अगर हमको एप्लीकेशन को स्टाइल करना है तो हमारे पास एक ग्लोबल स्टाइल शीट होती है जिसे हम कहते हैं index.css। अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ बॉडी को। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा, देखिए यहाँ पे एक्वा, और इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। और एप्लीकेशन पे चलते तो देखिए यहाँ पर, तो ये पूरे प्रोजेक्ट पे जो है इस कलर को जो है अप्लाई कर देगा। तो ये ग्लोबल स्टाइल शीट है। अगर आपको लोकल स्टाइल करना है तो आपको जो है डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, या फिर आप जो है इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका लोकल स्कोप भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास app.css है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देंगे ब्लू। इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। चलते हैं वापस, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ओवरराइड हो गया, यानी कि हमारे पास जो बॉडी में कलर था वो भी सेम पूरे एप्लीकेशन को अप्लाई हो रहा है, और जो हमने app.css में लिखा वो भी हमारे पूरे एप्लीकेशन को अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए आप जो है स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, और साथ ही में जो है आप मटेरियल यूआई या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं, जो कि लाइब्रेरीज है स्टाइलिंग के लिए। तो आप बूटस्ट्रैप से तो हर कोई फैमिलियर है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टाइलिंग अगर आपको इनलाइन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे ऐप कंपोनेंट में आता हूँ, या फिर हम हेडर कंपोनेंट में आते हैं, और इस डिव को हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। तो इसको हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल देख रहे हैं, इसमें आपको लिखना है स्टाइल डबल करली ब्रेसेस आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वरना स्टाइलिंग जो है काम नहीं करेंगी। नॉर्मल क्या होता था, हम JSX में प्रिंट करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल यहाँ पर करली ब्रेसेस ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्टाइलिंग के लिए आपको जो है डबल करली ब्रेसेस ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। और देखिए यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन भी अलग है, यहाँ पर ऑटो सजेशन में भी आपको ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ तो हमको कोई हाइफन देखने नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डैश लगा के कलर ऐड कर रहे हैं। और इनलाइन स्टाइल में हम ऐसा नहीं करेंगे। इनलाइन में हमारे पास रहेगा लोअर केस से स्टार्ट होगा, अगर वर्ड चेंज होता है तो यहाँ पे अपर केस में आएंगे, इसे हम कहते हैं कैमल केस। और उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कलर को। तो कलर यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑरेंज, और मेक श्योर देखिए यहाँ पे सजेशन में भी आपको शो करेगा। आपको क्या करना है, इसको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इतना लिख के मैं सेव करता हूँ, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो अब कैसे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर स्टाइलिंग करना पड़ेगा। और इससे बेटर वे है कि आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है। तो नॉर्मल हम क्या करते थे, बूटस्ट्रैप का यूज करते थे। अब देखिए बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें इशू क्या था नॉर्मल वाले में, कि इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की अलग से लाइब्रेरी है jQuery। तो jQuery क्या है, इटसेल्फ एक अलग लाइब्रेरी है, और हम जो है रिएक्ट यूज कर रहे हैं वो भी एक लाइब्रेरी है। तो हमको दो लाइब्रेरी यूज करना पड़ रही है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने बनाया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो जैसे हम ये यूज करेंगे तो हमको jQuery की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमको बना के दे देता है, जिसकी मदद से हम जो है डायरेक्टली जो है हमारे एप्लीकेशन में बिना jQuery के जो है सारे बूटस्ट्रैप के फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, गेट स्टार्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस कमांड को कॉपी करें, और VS कोड में आपको जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल मिलता है, तो आप इस टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमांड को जो है रन करा सकते हैं। मेक श्योर आप जो है उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो जहां पर आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा npm install react bootstrap next और यहाँ पर bootstrap का वर्जन। तो ये दोनों पैकेजेस को हमको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस कमांड से जो है ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस करें, मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो ये सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये डाउनलोड होके कहाँ जाते हैं, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे ये चले जाएंगे और आप उसको इजीली यूज कर पाएंगे। तो जब तक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इंपोर्ट की स्टेटमेंट यूज करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासेस का यूज करते हैं कंटेनर के लिए, कंटेनर फ्लूइड, कुछ इस तरीके से हम जो है क्लासेस ऐड करते हैं। लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप थोड़ा अलग है, हमको ये ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए करली ब्रेसेस और इसके अंदर से आप जो है कितने भी जो है बूटस्ट्रैप के फीचर्स या कंपोनेंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी इसको स्क्रिप्ट टैग की मदद से यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमने जो है इसको npm की मदद से इंस्टॉल किया है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, सिंपली हमको एक ही काम करना है कि ये जो स्टाइल शीट का फाइल है, इसको हमको हमारे app.js में या फिर हमारे index.js की फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हमारे index.js की फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो हमने जो कॉपी किया था इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। इतना लिख के इसको सेव कर ले। अब ये एरर दे सकता है क्योंकि पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास अभी इंस्टॉलेशन चालू है और उसी दौरान हमने जो है यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और सेव कर दिया। तो ये जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, उसके बाद में हम जो है देखेंगे कि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, तो आप जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप github.io की वेबसाइट पर जाएंगे। मैं लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपोनेंट्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स के अंदर जो है ऑटोमेटिक बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए नैव बार आप फेमिलियर होंगे, जो टॉप पे हमको मेन्यू दिखता है वो है नैव बार। तो यहाँ पर हमको रेडीमेड मिल जाएंगे नैव बार, इसको हम सिंपली कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, आप स्क्रॉल करें नीचे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वाला देखिए एक है यहाँ पे, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो पहले इसको इंस्टॉल होने का वेट करें, वरना ये इस पे भी हमको एरर शो कर सकता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही में जो है हमारे पास वार्निंग्स है, तो इसको भी आप क्विकली फिक्स कर सकते हैं। आपको लिखना है npm audit फिक्स और इंटर प्रेस कर देंगे, तो सारे वल्नरेबिलिटीज जो यहाँ पर शो हो रहे हैं तो वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे वल्नरेबिलिटीज जो है यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। अब जो है हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस टर्मिनल को क्लोज भी कर सकते हैं। और अब आप क्या करें, एक बार आपके सर्वर को जो है रिस्टार्ट कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो पैकेज जेसन की फाइल में आप जा सकते हैं और यहाँ पे हमको मिल जाएगा, देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप। यहाँ पर हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर शो करेगा। तो जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में शो करेगा डिपेंडेंसी के सेक्शन में। और साथ ही में देखिए हमको एक और पैकेज यहाँ पर डाउनलोड करना है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप। तो ये पैकेज भी हम जो है थोड़ी देर में देखेंगे राउटिंग के लिए। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। हम नॉर्मल जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन है। पहले जो हमको एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने जो है इंडेक्स में जो है यहाँ पर CSS ऐड किया था लेकिन यूज नहीं किया था, इस वजह से हमको एरर आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है नेविगेशन बार जो है कॉपी करेंगे। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाएं आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोनेंट का ऑप्शन, या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स फ्री में मिलते हैं रेडीमेड, सिर्फ हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हम नेविगेशन यूज करने वाले हैं तो उसके लिए है नैव बार। तो जितना स्क्रॉल करेंगे उतने सारे मेन्यूज आपको इस तरीके से शो होंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी मेन्यू यूज कर सकते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को साइड में देखते रहें कि इन्होंने कैसे इसको यूज किया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर है देखिए रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स। तो ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है
और हम चलते हैं हेडर के कंपोनेंट में और मैं बाकी के फाइल्स जो है क्लोज कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे डिव को रिमूव कर देंगे। इस पूरे डिव को रिमूव करने के बाद हमको क्या करना है, पहले तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का। तो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये हो गया रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे हमने रैप किया तो यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, यानी कि ये चीजें हमको अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में मैं ये हैंडलर भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने हैंडलर को भी रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, और टॉप बार भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, उस कंपोनेंट की भी हमको जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर करली ब्रेसिस, और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो ये चीजें आपको इंपोर्ट करना है। और हमको चाहिए नैव बार, कंटेनर, और फिर क्या है हमारे पास, नैव है, नैव ड्रॉप डाउन है, और कुछ नहीं, बस इतनी चीजें। तो ये सारी चीजें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये चीजें इंपोर्ट करना है, तो जैसे आप यहाँ पर नैव लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो इस तरीके से आपको सजेशन शो होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नैव बार को जो है सेलेक्ट करना है। तो देखिए नैव बार पे से रेड लाइन कट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर ऐड करता हूँ। तो कंटेनर, मैंने लिखा कंटेनर, तो कंटेनर का भी रेड लाइन जो है यहाँ से चला गया। अब बचता है नैव, तो हमको लिखना है नैव। जैसे हमने नैव ऐड किया तो नैव के ऊपर से भी रेड लाइन चली गई। अब हमारे पास है नैव ड्रॉप डाउन। नैव ड्रॉप डाउन, तो हमको भी क्या करना है, नैव ड्रॉप डाउन को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ से आप सिंपली लिखें नैव ड्रॉप डाउन, और सजेशन में आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। और यहाँ से डॉट लग गया तो इसको कॉमा कर लें आप। अब ये सक्सेसफुली जो है हमारा कंपोनेंट रेडी है। अगर हम इसमें सेव करेंगे तो हमको कोई भी एरर यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। सेव कर लेते हैं, सेव किया, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। रिलोड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली जो है नेविगेशन बार आ चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास टाइटल्स शो हो रहे हैं जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, app.js में जाके यहाँ से इसको रिमूव कर देना पड़ेगा। तो मैं हेडर में से जो है प्रॉप निकाल देता हूँ, प्रॉप की हमको जरूरत नहीं। यहाँ से मैं इसको भी कट कर लेता हूँ, सारा डिव मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमको सिंगल एक डिव चाहिए, या फिर डिव नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डायरेक्टली हेडर कंपोनेंट भी शो करा सकते हैं। तो इस डिव को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और हम क्या करेंगे, इस स्टेट को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। स्टेट निकालने के बाद हमको क्या करना है, हेडर में से जो है प्रॉप को रिमूव कर देना है। तो इस प्रॉप को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। और क्या कर सकते हैं, हम ऐप CSS को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमको अभी ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेट को भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। इतना लिख के आप इसको सेव करें तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए हमारे पास नेविगेशन बार आ चुका है, और उसके नीचे हमारे पास ये बॉडी। तो बॉडी का कलर अभी भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी मेन CSS फाइल में हमने बॉडी में कलर दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमने कोई jQuery का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली हमने जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है। तो इसकी मदद से हमने सिंपल एक लाइब्रेरी यानी कि एक पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। अब हम जो है सारे बूटस्ट्रैप के, जो नॉर्मल बूटस्ट्रैप है, इसके सारे फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है आप थर्ड पार्टी CSS लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्लाइडर यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे ये है कैरोसेल, कैरोसेल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, और हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में एक न्यू फाइल बनाएंगे, और इसका नाम हम रख देते हैं कैरोसेल। तो स्पेलिंग गलत भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कैरोसेल JSX। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट से फेमिलियर हो चुके हैं, तब आप क्या करें, यहाँ पर एक्सटेंशन में आए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव के स्निपेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके लिए हमको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से हम जो है आसानी से कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप IMP इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो इस तरीके से शॉर्टकट है, बहुत सारे हैं, ये आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं सिंपली जो है मोस्ट यूजफुल बता दूंगा आपको। जैसे कि मैं लिखता हूँ RAFCE। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्ट का एरो फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस अगर आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपोनेंट बन चुका है। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, और यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है, जो हमारी फाइल का हमने दिया था, सेम वही नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। और बाय डिफॉल्ट हमको डिव मिलता है,
हम चाहे तो इसको जो है रिएक्ट का फ्रेगमेंट बना सकते हैं, जो कि एम्प्टी यानी सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैरोसेल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरोसेल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट याद रखिए, बूटस्ट्रैप जब भी यूज करेंगे आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो आपको ये चीजें इंपोर्ट करना पड़ेंगे, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कैरोसेल है, तो सिंपली आप क्या करें, सी लिखे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा कैरोसेल। तो जैसे इस पे मैंने ऐड किया तो सारे एरर्स यहाँ से चले गए। अब इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले तो ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस कैरोसेल को जो है हेडर के अंदर या फिर डायरेक्ट app.js के अंदर भी शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरोसेल। तो देखिए मैंने अभी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंपोनेंट का नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कैरोसेल। तो देखिए ऑटो सजेशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली जो है ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अगर ये चीज अगर आपके इसमें सपोर्ट नहीं कर रही तो आप क्या करें, एक्सटेंशन पे आए और यहाँ पे देखिए ऑटो इंपोर्ट का एक प्लगइन आता है, आप इसको डाउनलोड कर ले आपके सिस्टम में। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी हमने ऑटो इंपोर्ट किया उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं, मैंने सेव किया। अब चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड, तो देखिए यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए जो है ये ऐसा एम्प्टी शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। तो इमेजेस कैसे ऐड करना है आपको, बहुत सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अनस्प्लैश का यूज कर सकते हैं, जो कि हमको प्रोवाइड करता है कॉपी फ्री इमेजेस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इमेजेस यूज करें तो वो कॉपी फ्री हो, यानी कि आपको परमिशन हो कि आप उसको यूज कर पाए, वरना आपको क्या है कॉपीराइट लगती है, साइबर लॉज भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा टैग, तो यहाँ टैग से रिलेटेड सारे इमेजेस हमको शो हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ओपन इन न्यू टैब। तो इमेज को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे यूआरएल पाथ मिलता है, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। और क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास है कैरोसेल का कंपोनेंट और यहाँ पर सोर्स है ना, तो सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट किया तो यहाँ पे हमको स्लाइड में शो होगा। तो चलते वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से इमेज हमको शो हो रही है। हालांकि साइज बहुत ज़्यादा है, साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हाइट, और हाइट में हमको क्या करना है, यहाँ पर 600 पिक्सल या फिर 500 कर देंगे, 550 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना लिख के सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से परफेक्टली फिट होके आ रही है हमारे इस पे। सेकंड स्लाइड करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पे हमारे पास कोई भी इमेज अभी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप लोकल इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो है एक फोल्डर क्रिएट करें। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बनाएं और इसका नाम रख सकते हैं आप इमेजेस। इमेजेस रखें या फिर एसेट्स भी आप रख सकते हैं। तो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर आप जो है कुछ भी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई इमेज, एक दो इमेज को जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव, और देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट भी आपको देना पड़ता है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती, कमर्शियल अगर आप यूज करेंगे तो आपको ऐसा एट्रीब्यूट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऑल्ट के अंदर आप जो है एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है हम एक और इमेज यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कोई देखिए ये रोबोट की, यहाँ से इसको भी हम जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों भी इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमको क्या करना है, हमारे इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ। तो ये इसके फोल्डर के अंदर हमको ओपन कर देगा। तो यहाँ से हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस इमेजेस के अंदर हम जो है डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको सिंपल कर देंगे ताकि हम जो है इजीली यूज कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ डबल क्लिक करके इमेज 1, और इसका नाम मैं रख देता हूँ इमेज 2। तो मैंने दोनों के नाम जो है चेंज कर दिया। अब हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा स्लाइड है हमारे पास और यहाँ पे सोर्स है ना, तो सोर्स यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। और हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है इमेजेस। इमेजेस के फोल्डर के अंदर है हमारे पास इमेज 1, और उसका फाइल एक्सटेंशन आपको लिखना है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए जेपीजी की फाइल है, तो ये एक्सटेंशन आपको लिखना है .jpg। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस हमारे ऐप पर। तो देखिए सक्सेसफुली जो है ये रोबोट की इमेज भी शो हो रही है। इसी तरीके से हम जो है अगेन इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ हाइट को, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
इसी तरीके से आपके पास थर्ड इमेज है, थर्ड इमेज में भी आप क्या कर सकते हैं, लोकल इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है तो डायरेक्टली आप जो है इमेज लिख सकते हैं, यानी कि आपके फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, तो इमेजेस स्लैश इमेज 2, और ये भी मेरे हिसाब से जेपीजी है, तो हम जेपीजी लिख लेंगे इसको और सेव कर देंगे। चलते हैं वापस और ऐप को मैं रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड पे ये है और थर्ड पे, अच्छा थर्ड में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या आ गया थर्ड में, थोड़ा इसने टाइम ले लिया थर्ड के लिए, और इसकी हाइट हमने सेट नहीं की, तो हम इसकी हाइट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में आप जो है इसको CSS की मदद से भी जो है कर सकते हैं। तो CSS इस्तेमाल करना है तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप जो है इनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसकी हाइट में इनलाइन CSS से करता हूँ, तो आपको लिखना है सिंपल स्टाइल और डबल करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप जो है हाइट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हाइट, हाइट के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे 550 पिक्सल, तब ये बराबर काम करेगा। और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एप्लीकेशन को, तो फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड एंड ये थर्ड स्लाइड हमारी आ चुकी है। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसमें ना जो कैरोसेल हम यूज कर रहे हैं इसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट डिले विले जो भी रहता है तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें और हमारा टाइम जा सकता है। तो अगर आपको जैसा चाहिए आप नीचे स्क्रॉल करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो भी पसंद हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है थर्ड पार्टी जो है CSS को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे CSS के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर एक और है, गूगल करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसका नाम है मटेरियल UI। तो जैसे आप मटेरियल UI लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके से जो है आप मटेरियल UI को यूज कर सकते हैं। तो पेज इसका कुछ इस तरीके से है, तो ये कंटिन्यू अपडेट होते रहता है, तो आपको कुछ नया इसमें देखने जरूर मिलेगा। तो ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरी, जैसे गेट स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें भी कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, और बहुत पावरफुल कंपोनेंट्स है, जैसे कि ऑटो कंप्लीट का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कैसे यूज होता है, और आपको कोड भी मिल जाएगा। साथ ही में जो है लाइव कोडिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल है, आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। और इन फ्यूचर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो प्लीज़ आप जो है रिएक्ट मटेरियल UI को ज़रूर सीखें। तो CSS हमने यहाँ पर देख लिया, अब हम बात करते हैं राउटिंग के बारे में। तो जैसे एप्लीकेशन पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी अभी यहाँ पर हमको पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास पेजेस है नहीं और यहाँ पर हमने अभी सही से राउटिंग सेट नहीं की। नॉर्मली अगर हमको जो है एक पेज से दूसरे पेज में जंप कराना है तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, W3 स्कूल का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे हमको ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ W3 स्कूल, तो यहाँ पे हम एंकर टैग का एग्जांपल देख लेंगे। तो क्योंकि हम हमारे कोड से अच्छा यहीं पर एक बार ट्राई करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक लिंक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तब जो है हमको ये रिडायरेक्ट कर लेता है। लेकिन रिएक्ट क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे या फिर आपने अगर पढ़ा होगा तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। यानी कि जब भी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ कोई भी मेन्यू पे, तो हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ उतना कंटेंट ही या फिर उतना पेज ही हमको शो होना चाहिए जहां पर हमको वो शो कराना है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, न्यू कमर है अगर आपको नहीं समझता ये सब। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि हम जो है हमारी एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे तब क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन जो है पूरी रिलोड होगी। तो रिएक्ट में क्या है, हम जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि लोडिंग वन टेम्पलेट टू अनदर टेम्पलेट, यानी एक टेम्पलेट में हम दूसरी टेम्पलेट, यानी एक कंपोनेंट में हम दूसरा कंपोनेंट बिना पेज को रिफ्रेश किए जो है शो करा सकते हैं। तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा तो रिएक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारा पेज जो है रिफ्रेश नहीं होता बार बार। जैसे अगर PHP नॉर्मल आपने देखा होगा या फिर वेनिला जावास्क्रिप्ट आप यूज करते होंगे, जब आप एंकर टैग यूज करेंगे तो पेज पूरा रिफ्रेश होगा, लेकिन रिएक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमको मिलती है एक लाइब्रेरी। सिंपली आप क्या करें, गूगल ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें रिएक्ट राउटर डॉम। तो देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैकेज आपको मिल जाएगा। तो अब जब भी आप रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर वर्जन 6 हमको मिलता है। तो चलिए हम इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमने जो है वर्जन 5 यूज किया था। और ऐसा नहीं है कि आप वर्जन 5 यूज नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसमें
अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग बहुत सारे लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑलरेडी वर्जन 5 में बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका सपोर्ट जो है ख़त्म हो जाएगा और आपको उसको माइग्रेट करना पड़ेगा वर्जन 6 में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जभी भी आप पैकेज डाउनलोड करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम का तो वर्जन 6 आएगा। तो एग्जिस्टिंग जितने भी आपके एप्लीकेशन है आप उसको रख सकते हैं वर्जन 5 पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्टली काम करेंगे। और न्यू जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें आप जो है वर्जन 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट है। तो इसका एक बढ़िया फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैकेज साइज़। तो यहाँ पर मिनीफाइड प्लस gzip देखेंगे ना आप तो 2.9 केबी का ये हो जाता है। हालाँकि ये अल्फ़ा का है, मैंने गूगल पे से ये पिक कॉपी किया है, लेकिन बंडल का साइज़ कम होगा तो डेफ़िनेटली हमारी एप्लीकेशन की परफ़ॉर्मेंस और बढ़ेगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल आप रीड डॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसको समझेंगे। तो प्रीवियस वर्ज़न क्या है, वर्ज़न 4 एंड 5, 4 तो नहीं कहूँगा मैं, वर्ज़न 5 एटलीस्ट ठीक है। आप कोई भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन आज भी जो है वर्जन 5 में बना सकते हैं, वो परफेक्टली काम करेंगी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं वर्जन 6, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ओवरव्यू पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पे यहाँ पर 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमको ये मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं साथ ही में इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ npm start, तो बैकग्राउंड में रन भी रहेंगी तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और इसके हिसाब से भी जो है वर्जन 6 को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस है यहाँ पर। क्या क्या चेंजेस है हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर JS डिलीवर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें CDN लिंक्स मिलती है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पर हमारे पास पब्लिक के अंदर index.html की फाइल मिलती है, तो इसमें हम जो है CSS को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, JS को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ RRD वर्जन 6 प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 की मदद से। और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को भी कॉपी कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर अगर टॉगलर की फंक्शनैलिटी हमको चाहिए तो ये चीज़ हमको लगेंगी। तो बॉडी के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लोकल हाउस 3000 पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट लेआउट हमको कुछ इस तरीके से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोड क्लीन अप कर देंगे, सारी जो डिफ़ॉल्ट हमको लेआउट स्टाइलिंग मिलती है ना, तो यहाँ से उसको रिमूव कर लेंगे। तो ऐप CSS में से क्लियर कर दिया मैंने कोड, index.css में से भी रिमूव कर लिया और हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है app.js का। तो यहाँ से हेडर सेक्शन आप पूरा रिमूव कर सकते हैं और एक क्लास रहने देते हैं कंटेनर की, बूटस्ट्रैप की। और यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ, फिलहाल डमी हम यहाँ पर ऐड करेंगे RRD v6 और यहाँ से ऐप CSS और ये लोगों की फाइल भी आप रिमूव कर दें। सेव कर ले इतना लिख के और इसका एक बार चेक कर लें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और कंटेनर क्लास अप्लाई नहीं हुआ, कंटेनर ओके, C कैपिटल हो गया, सेव। अब ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है। तो ज़रूरी नहीं है @6 आप यहाँ पर यूज़ करें, सिंपल आप क्या करें, VS कोड का टर्मिनल यूज़ करें और यहाँ पर मेक श्योर आप जो है करेक्ट पाथ में हो। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट राउटर v6 प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा npm i फॉर इंस्टॉल, शॉर्टकट में हम i लिखते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, वर्जन 6 जो है डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पे इसको अगर आपको चेक करना है तो आप पैकेज जेसन की फाइल में जो है चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6.2.2। तो अब हम जो है इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मिनल में यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि हमने वर्जन 5 में भी देखा था। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, आप app.js में इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर बेटर वे है कि आप जो है index.js में इसको इंपोर्ट करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और इसमें से हमको चाहिए ब्राउज़र राउटर। तो यहाँ से आपको लिखना है ब्राउज़र राउटर। और कुछ लोग जो है इसको एज अ एलियस भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एज और यहाँ पर राउटर। तो कुछ इस तरीके से भी यूज़ करते हैं और जो कि चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो
एज अ राउटर भी इसको लिख सकते हैं। मैं जो है डायरेक्टली इसको ब्राउज़र राउटर प्रेफर करता हूँ, तो ये मेरी चॉइस है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप कोई कोड सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ उस तरीके से मिले। यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड के बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रैप कर सकते हैं। तो ब्राउज़र राउटर ये कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह जो है यहाँ पर ट्रीट होता है और इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, हमारे मेन कंपोनेंट क्या है, हमारे पास app.js है और मेन फाइल क्या है, index.js की है। तो यहाँ पर जो ये app.js है ना, ये मेन कंपोनेंट है और इसके अंदर हम जो है राउटिंग कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है रैप करके हमको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे react router डॉट रेंडर, तो मेन कंपोनेंट ही एक बार ये रेंडर करता है और इसके अंदर सब कंपोनेंट हम यहाँ पर app.js में ऐड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इस मेन कंपोनेंट को इस ब्राउज़र राउटर में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी ब्राउज़र राउटर यानी react router DOM की फंक्शनैलिटी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो एंटायर एप्लीकेशन में ये एप्लीकेबल रहेंगी, कहीं से भी कुछ भी हम रिएक्ट राउटर डॉम की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं इस ब्राउज़र राउटर की मदद से। क्योंकि हमने क्या किया, हमारी एप्लीकेशन को रैप कर दिया ब्राउज़र कंपोनेंट की मदद से। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो कुछ भी इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि वापस चलते हैं रिएक्ट लोकलहोस्ट 3000 पर इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कंसोल पे चेक कर सकते हैं कि कोई एरर या फिर इशू तो नहीं है आपके एप्लीकेशन में। तो कुछ भी अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एसआरसी के अंदर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स के नाम से और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेआउट क्रिएट कर देंगे। तो न्यू फाइल layout.js और एरो फंक्शन में बना देता हूँ RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट और यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स मैं क्रिएट करूँगा जैसे कि footer.js और यहाँ पर इसको भी एक एरो फंक्शन बना देंगे RAFCE। देखिए ये शॉर्टकट के लिए प्लगइन होता है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये वाला आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और नीचे कोड आपको मिल जाएगा तो आप इसको देखें कैसे इसमें शॉर्टकट आपको मिलते हैं। और फुटर के अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल एक H1 और यहाँ पर फुटर सेक्शन और थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ किया जाता है रिएक्ट में और बीजी में कर दूंगा डार्क टेक्स्ट लाइट और पैडिंग दे देंगे 2 की या फिर 4 कर देता हूँ मैं पैडिंग और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे हम, तो डी फ्लेक्स कर दें आप इसको, अलाइन आइटम सेंटर और एक और क्लास में ऐड कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव कर लेते हैं इसको और हम करेंगे लेआउट के अंदर इसको रैप। तो लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में हमको क्या करना है, हेडर देना है, फिर जो है नीचे फुटर देना है। तो मैं यहाँ पे फुटर कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है इसीलिए जो है फुटर कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो चुका है। VS कोड में हमको ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है और एक मेन कंपोनेंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मेन कंपोनेंट में ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर जो है हम चिल्ड्रन पास कराएंगे। चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम सब कंपोनेंट शो कराएंगे। तो ऊपर आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर लें चिल्ड्रन और टॉप पे हमको हेडर बनाना है। तो हेडर के लिए हम एक और कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर हम जो है यहाँ पर header.js की फाइल बनाएंगे और RAFCE और इसमें हमको नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक H1 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए H1 और यहाँ पे नैव बार कर देता हूँ मैं इसको, नेवा बार हो गया। तो नैव बार कॉम सेव और इसको भी हम ऐड कर देंगे लेआउट में टॉप पर और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर। मेक श्योर देखिए सजेशन में ऑप्शन शो करता है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको सेव कर ले आप। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे app.js में जो है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं। और एक बेटर अप्रोच है कि आप क्या करें, इसके अंदर जो है स्क्रीन या फिर पेजेस का एक और फोल्डर क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे पेजेस के नाम से क्रिएट करता हूँ क्योंकि Next.js पे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम पेजेस का आपको कंसेप्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज डॉट जेएस और यहाँ पर हम इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट और इसके अंदर एक H1 ले लेंगे होम पेज और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस div के बदले, और देखिए लेआउट में आप क्या करें यहाँ पर इस div के बदले इसको फ्रेगमेंट बना दें। तो फ्रेगमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कंपोनेंट के अंदर तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ता है और ये जो है ये सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है रिएक्ट फ्रेगमेंट का। इतना लिख के इसको सेव कर ले और हमारे पास होम पेज है
हम क्या करेंगे, इस div के बदले लेआउट कंपोनेंट से इसको रैप करेंगे। तो लेआउट और मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें। और अब अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो अभी फिलहाल तो कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा। हमको app.js में यहाँ पर कंपोनेंट को ऐड करना है। तो इस h1 के बदले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब होम पेज को जो है शो करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज, इस पर क्लिक कर देंगे और सेव। चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर लेआउट मिल रहा है, नैव बार, होम पेज और फुटर सेक्शन। कंसोल पे कुछ भी एरर नहीं है हमारे पास। और कंटेनर की क्लास यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। फुटर में हमको कंटेनर नहीं चाहिए, तो हेडर फुटर में नहीं चाहिए। लेआउट में सिर्फ हम क्या करेंगे, मेन में ऐड कर देंगे कंटेनर की क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम और कंटेनर, सेव, और app.js में से हम कंटेनर की क्लास रिमूव कर देंगे। आप चाहे तो इसको भी फ्रैगमेंट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और आप चाहे तो मिन हाइट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है स्पेस मिलेगा। लेआउट में जाइए और यहाँ पे क्लास नेम के बदले आप इनलाइन स्टाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मिन हाइट ऐड कर दूंगा। तो मिन हाइट ऑफ आई थिंक 70 VH इज ओके, सेव। और ठीक है, 70 VH भी ओके है। अभी हम नेविगेशन क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा और इसमें जो है लुक एंड फील मिलेगा। देखिए ये सब तो स्टाइलिंग का पार्ट और बेसिक नॉर्मल रिएक्ट का पार्ट हम देख रहे हैं। एक्चुअल में हमको तो जो है रिएक्ट राउटर डॉम देखना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे होम पेज को। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो कैसे हमको जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगर राउट्स। तो ब्राउजर राउट तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसके बाद में आता है राउट्स। अब ये राउट्स क्या है, अगर आपने 5 में देखा होगा, वर्जन 5 में, तो वहाँ पे स्विच का हमको मिलता था कंटेनर टाइप। तो उसी तरीके से अगर हमको राउट्स क्रिएट करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राउट्स का एक कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो है राउट को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, होम के लिए पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, app.js में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर डिफॉल्ट इंपोर्ट्स या फिर जो पैकेजेस के इंपोर्ट है उसको आप टॉप पे रखें। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए राउट्स एंड राउट। तो ये दोनों चीज़ें हमको इंपोर्ट करना पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है राउट्स का कंटेनर बनाएंगे। ये राउट हो गया। अब इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर राउट क्रिएट करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पे राउट लिखना है। यहाँ पे हम राउट ऐड करेंगे। तो ये राउट है और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग भी लिख सकते हैं या फिर इसके बीच में भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट है तो आप जो है इसके अंदर एक और राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग वाला देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और ये सेल्फ क्लोजिंग वाला। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है पाथ का, कि कौन से पाथ पे जो है आपको ये राउट दिखाना है। तो हम स्लैश रखेंगे, यानी कि होम पेज पर रहेगा। लोकल होस्ट 3000 पे जब भी ब्राउज होगा तब जो है यहाँ पर हमको शो कराना है। और पहले क्या करते थे, हम कंपोनेंट शो करते थे। अब कंपोनेंट नहीं है, हमको यहाँ पे एलिमेंट को जो है शो कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर आप नॉर्मल JSX भी शो करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे h1 लिख लिया और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लिया तो मैं शो करा सकता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैं सेव कर लेता हूँ उसको और होम पेज को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, सेव। और चेक करते हैं एक बार, ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए आप यहाँ पे नोटिस करें, हमने होम पेज के राउट में जो है नॉर्मल JSX को प्रिंट करा दिया, या फिर आप इसे HTML भी कह सकते हैं समझने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर वो शो कर देगा। तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली जो है होम पेज का जो कंपोनेंट हमने बनाया था उसको ऐड कर देंगे। तो होम पेज, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव, और चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए हमको हमारा होम पेज मिल गया। तो इस तरीके से जो है आप राउट बना सकते हैं, कितने भी राउट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और कॉपी बना देता हूँ और यहाँ पर इसके बाद में कर देता हूँ मैं अबाउट, और यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट एलिमेंट के बदले एक h1 ले लेता हूँ अबाउट पेज करके, सेव, और यहाँ पर स्लैश अबाउट। तो ये हमको अबाउट पेज शो करेगा। तो इस तरीके से जो है राउटिंग यहाँ पर काम करती है। देखिए राउटिंग कुछ इतना हार्ड है नहीं, सिर्फ एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इजीली जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी है, यहाँ पर वर्जन 6 में डायरेक्टली हम एलिमेंट के अंदर जो है
कंपोनेंट शो करा सकते हैं, एलिमेंट शो करा सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर एरो फंक्शन, अगर यहीं पर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, और डमी कंपोनेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे ताकि हम उसको नैव बार में शो करा पाए। तो इस पेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, अबाउट पेज क्रिएट कर देता हूँ और सिंपल हम इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना देंगे और एक हेडिंग ऐड कर देंगे अबाउट पेज। सेव। और साथ ही में एक पोस्ट के लिए बना देंगे पोस्ट डॉट जेएस और RAFCE, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगे पोस्ट। तो सिंगल पोस्ट भी हमको देखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोस्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम H1 ले लेंगे, पोस्ट पेज। सेव। और इन सबको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए, लेआउट क्लोज, हेडर फुटर क्लोज क्लोज। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से है। और राउटिंग इसके लिए क्रिएट करना है तो app.js में हम क्या करेंगे, मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अबाउट में अब जो है अबाउट पेज शो कराएंगे, तो यहाँ से H1 को रिमूव कर लें और अबाउट पेज को आप यहाँ पर ऐड कर दें। अबाउट पेज, मेक श्योर ऊपर इंपोर्ट भी हो तो अबाउट पेज यहाँ पर शो होगा। और इसी के साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट के लिए करना है तो पोस्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्ट कंपोनेंट को शो कराएंगे तो पोस्ट। और आई थिंक सजेशन में ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो मैनुअल फिर हमको जो इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ पोस्ट। और यहाँ पर पेजेस के अंदर जो है पोस्ट है, तो यहाँ से पेजेस के अंदर जो है हमको पोस्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये रहा पोस्ट। सेव कर लेते हैं एक बार। और आई थिंक नेक्स्ट वाला जो है अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद में जो है नेस्टेड देखेंगे तो हम वहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, स्लैश पोस्ट और पोस्ट पेज यहाँ पर शो कर रहा है। और सभी को जो है हमको लेआउट से रैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले नेविगेशन मेन्यू यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो नेविगेशन के लिए हमने हेडर बनाया था, हेडर कंपोनेंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में से जो है नैव बार कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉक्स पर क्लिक करें आप और यहाँ से सर्च कर सकते हैं नैव बार। और यहाँ से कोई भी एक नेविगेशन बार कॉपी कर लेंगे। तो इसको हमने कॉपी किया। चलते हैं नैव बार कंपोनेंट में, इसको कट कर देंगे, इसको फ्रैगमेंट बना देंगे हम। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और इस नैव को जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा JSX में। उसके लिए एक प्लगइन मिलता है यहाँ पर, HTML to JSX। तो ये वाला जो है प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट HTML to JSX, तो ये JSX में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और ये रही एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर मेन्यू हमारे पास आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो फॉर्म को आप रिमूव कर लें, फॉर्म की हमको ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा फॉर्म टैग, तो कट कर लेते हैं। टॉप पे हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड से इसको कंटेनर कर लें। ब्रांड में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, SPA ऐप, सिंगल पेज एप्लीकेशन। और यहाँ पर आपको ME ऑटो है तो इसको MS ऑटो कर देना है। तो इससे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जो है मेन्यू चले जाएंगे। और ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए हमको, होम लिंक, हमने जितने भी पेजेस क्रिएट किए थे ना वो हमको यहाँ पे चाहिए। और इसका बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर लेता हूँ, तो लाइट के बदले हम डार्क कर लेंगे। BGB आपको जो है डार्क कर लेना है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम LI को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और ये ड्रॉप डाउन जो था इसको भी हमको जो है यहाँ से रिमूव कर देना है। और आई थिंक ये ड्रॉप डाउन अलग से है ना, तो ये पूरा ड्रॉप डाउन ही यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम, इस LI से लेके लास्ट वाले LI तक, ये वाला LI। ठीक है, ड्रॉप डाउन हमको नहीं चाहिए। सिंपल एक होम है हमारे पास, उसके बाद में है अबाउट, उसके बाद में एक और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। और यहाँ पर इसका नाम रख देंगे पोस्ट। और आई थिंक इतना काफ़ी है, सेव कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए होम, अबाउट एंड पोस्ट। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं अबाउट पर क्लिक करूँ तो अबाउट पेज जो है शो होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर एंकर टैग है, अगर एंकर टैग में हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये होम है, स्लैश कर देते हैं इसको। और href में यहाँ पर क्या है, अबाउट है, तो यहाँ पे मैं अबाउट कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर पोस्ट है ना, तो पोस्ट के लिए भी हमको राउट क्रिएट करना पड़ेगा बाद में, तो स्लैश पोस्ट। सेव। एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको लोकल होस्ट 3000 कर लेंगे हम। और अब मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करें अबाउट, तो हमारा पेज जो है ना वो रिफ्रेश हो रहा है। हालांकि राउट काम कर रहा है, लेकिन ये जो रिलोड हो रहा है ना, तो ये फंक्शनलिटी सही नहीं है।
हम क्या करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सिंगल पेज का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारा पेज जो है रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है हमारा कंटेंट जो है वो चेंज होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हमको अचीव करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहे तो नैव लिंक भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल लिंक भी आप यूज कर सकते हैं। तो नैव लिंक का फायदा क्या रहेगा, आप जो इसमें एक्टिव की क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर लिंक यूज़ करता हूँ। तो इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस एंकर टैग को लिंक से जो है रिप्लेस कर लेना है। तो पहले क्या था, ए टैग था, अब हमने यहाँ पर लिंक ऐड कर लिया। और href के बदले आपको क्या करना है, यहाँ पे टू की प्रॉपर्टी को जो है ऐड करना है। टू के अंदर स्लैश रहेगा, मतलब ये होम पर रिडायरेक्ट करेगा। और इसी के साथ में हमारे पास नीचे भी है, देखिए ये एंकर टैग है, तो इसको आपको जो है लिंक में कन्वर्ट करना है। तो ए को कट करके आप यहाँ पे लिंक ऐड करें, और href के बदले आप यहाँ पर टू की प्रॉपर्टी ऐड कर दें। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, नीचे अबाउट वाले पे भी करना है। तो लिंक href के बदले टू, अगेन यहाँ पर भी लिंक एंड href के बदले टू की प्रॉपर्टी। सेव सेव करने के बाद चलते हैं हम एप्लीकेशन पर वापस, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी रिफ्रेश हो चुकी है। अब मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नोटिस करें आप, कुछ भी रिफ्रेश आपको देखने नहीं मिलेगा। अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अबाउट पेज डायरेक्टली यहाँ पर आ चुका है। और हम क्या करेंगे, अबाउट पेज को जो है रैप कर लेंगे लेआउट से। तो यहाँ पर आप क्या करें, अबाउट का जो पेज है, ये डिव के बदले आप इसको लेआउट से जो है रैप कर लें। तो लेआउट पर क्लिक करें तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा सेफ। इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट पेज है, तो इसको भी आप क्या करें, लेआउट से जो है रैप कर लें। तो लेआउट सेफ, और यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है अब इजीली नजर आएगा। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट पर स्विच करता हूँ, तो देखिए बिना रिफ्रेश हुए, यानी कि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मगर हम क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप इजीली कर पा रहे हैं। तो ये हो रहा है रिएक्ट राउटर डॉम की वजह से, जिसमें हम जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो होम, अबाउट, पेज, तो नैव बार हमने यहाँ पर देख लिया। इसी तरीके से आप जो है नैव लिंक भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है नैव लिंक कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, तो सिंपल है बहुत, आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आके चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड राउट देख लेंगे। नेस्टेड राउट का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी मैं पोस्ट पेज पर हूँ, और हो सकता है इसके अंदर मुझे कोई और कंपोनेंट भी शो कराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कंपोनेंट जब शो हो तो यहाँ पर ये राउट जो है वो आगे कुछ ना कुछ और एडिशनल जो है यहाँ पे पैराम्स लेकर आए। जैसे कि देखिए यहाँ पे पोस्ट है, फिर स्लैश यहाँ पर मैं पीआईडी कर देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा तो वो शो होना चाहिए। अभी कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया, इसीलिए जब ब्लैंक पे शो करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड राउट इस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप चाहे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। नेस्टेड राउट पर क्लिक करें वर्जन 6 के, और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक पैरेंट कंपोनेंट बनाना है, और उसके अंदर जो है यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे राउट्स क्रिएट करना है। जैसे कि देखिए हमारे पास app.js है, पोस्ट है, देखिए तो ये हो गया हमारा पेरेंट। तो इसको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग से हमको हटा देना है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जैसे कि नॉर्मल हम लिखते हैं उस तरीके से जो है ऐड करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड राउट क्रिएट करेंगे। तो राउट, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, और इस पाथ में आपको जो है पोस्ट के बाद का पाथ ऐड कर देना है। अब स्लैश यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पीआईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद में एलिमेंट। अब एलिमेंट में आप चाहे तो कंपोनेंट भी शो करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल JSX प्रिंट करा देता हूँ, जैसे कि PID पेज, और इसको क्लोज कर देंगे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग में, सेव। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश PID लिखेंगे, PID, और एंटर प्रेस करूंगा मैं। तो देखिए अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नजर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसके साथ में हमको एक और चीज ऐड करना पड़ता है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे ना, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो आपको जो है आउटलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे एंगुलर में होता था ना राउटर आउटलेट, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे वर्जन 6 में भी आउटलेट का जो है हमको सपोर्ट मिला है। और जहाँ पे भी आपको ऐड करना है, जैसे कि पेरेंट कंपोनेंट ये है, तो आपको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग उसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस पोस्ट पेज में। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे आउटलेट को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए आउटलेट, ओ कैपिटल है तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटलेट, और उसको
H1 के बाद में, तो कहीं पर भी आप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम लेआउट के अंदर ही रखेंगे और आपको लिखना है आउटलेट विथ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव, चलते हैं वापस। ये रही एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पे PID हमारे पास शो कर रहा है पेज। तो इसको हम जो है डायनेमिक भी रख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो है डायनेमिकली कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोलन लगा देंगे हम, सिंपल कोलन PID, और यहाँ पर PID के बदले मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 1, और एंटर प्रेस करूंगा तो सेम पेज हमको शो मिलेगा। अभी भी नहीं समझ रहा तो पोस्ट पर चलता हूँ, ये हमारा पेरेंट है। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर। तो देखिए यहाँ पे PID पेज शो हो रहा है। तो अब इस URL को हम कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज पैराम्स हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में जो है सब कुछ हुक्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो है रिएक्ट में अब हुक्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसने यहाँ पे हुक्स का कंसेप्ट ज्यादा ऐड कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये अभी हम H1 में कर रहे थे, तो हम एक कंपोनेंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो एक न्यू कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट JS, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और एक H1 फिलहाल के लिए मैं ऐड करता हूँ ताकि हमको अच्छे से व्यू मिले, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सिंगल प्रोडक्ट। सेव, और इस H1 के बदले हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे उसका नाम आपको लिखना है, तो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। मेक श्योर यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इसको क्लोज कर देते हैं, सेव। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल प्रोडक्ट शो करेगा। और अब हमको क्या करना है, इसकी आईडी को रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज पैराम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो है हमको यूज पैराम्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पर यूज पैराम्स हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज पैराम्स, और इसको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, पैराम्स के बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आईडी को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर URL दिया ना, PID दिया है, तो हम उसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा PID, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उस PID को जो है प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PID, सेव, और चेक करते एक बार। तो देखिए यहाँ पे पैराम्स जो है रीड हो रहा है। हालांकि जरूरी नहीं आप यहाँ पे आईडी दे, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ कुछ भी, एंटर, नेम शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप पैराम्स को जो है रीड कर सकते हैं। तो पहले हम यूज हिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते थे। और एक चीज, अगर हमको एक स्टेप बैक जाना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है नेविगेट का मेथड है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बटन ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, यहाँ पे बैक इसका नाम मैं रख देता हूँ, और क्लास ऐड कर देता हूँ मैं, क्लास नेम BTN प्राइमरी, सेव। तो इस तरीके से जो है बैक का बटन रहेगा, और इस पे जो है एक स्टेप बैक होना चाहिए, यानी कि सिंगल जो शो हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियली जो है पोस्ट के पेज पे हमको शो होना चाहिए। तो हम कैसे इसको रिडायरेक्ट करेंगे, तो पहले हम रिडायरेक्ट का भी इस्तेमाल करते थे, यूज हिस्ट्री हुक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सारी चीजें वर्जन 6 में नहीं है। हालांकि आप इसका पैकेज इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो इसके बदले इन्होंने यहाँ पर यूज नेविगेट का एक और हुक जो है ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे आप इंपोर्ट करें यूज नेविगेट, और इसको भी आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और हम क्या कर सकते हैं, इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे इसको फायर कर सकते हैं। तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर ऑन क्लिक, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेट का मेथड कॉल करेंगे। नेविगेट जो हमने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर किया था उसको हमको यहाँ पर कॉल कर देना है, और इसके अंदर URL पाथ। तो कौन से पाथ पे हमको रिडायरेक्ट करना है, तो अगर मैं स्लैश कर दूंगा तो ये होम पे चला जाएगा, और एक स्टेप बैक करना है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे पोस्ट पे, सेव। चलते हैं वापस और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और इस नेम के बदले मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा है। तो एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ID 1। अब मैं बैक करूंगा तो सिर्फ पोस्ट पेज जो है शो होना चाहिए, क्लिक। तो देखा आपने, हम एक स्टेप जो है बैक आ चुके हैं। तो कितना भी अगर आप चाहे तो इसको होम पे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एम्प्टी रखेंगे ना, सिर्फ स्लैश रखेंगे तो होम पे रिडायरेक्ट करेगा, और इसको बैक के बदले मैं करूंगा होम, बैक टू होम कर देते हैं, सेव करते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आपको जाना है /1, कोई भी आईडी दे देंगे तो ये पेज शो होगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं, और बैक टू होम पर करूंगा तो देखिए हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जो है आप डायनेमिक राउट, नेस्टेड राउट, और फिर पैराम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारी बेसिक फंक्शनैलिटी यहाँ पर देख ली, जो एक्चुअल एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप इसका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे रीड करना है यूआरएल। हम सब कुछ तो देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट फाउंड बचा है। आई होप नॉट फाउंड तो आपको पता होगा। सिंपल स्टार हम ऐड कर देंगे एस्टेरिस्क का साइन, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई इर्रेलेवेंट हम यहाँ पर कीवर्ड ऐड करेंगे, तो उसको जो है, जो भी आप कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करेंगे उसमें रिडायरेक्ट कर लेगा। चलिए इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस और यहाँ पे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसको लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट, और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाए और यहाँ पर ये क्लोज हो जाए। और इसके अंदर हम एक H1 ले लेंगे। आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, पेज नॉट फाउंड विद दिस यूआरएल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली जो है यूआरएल भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, या फिर रहने देते हैं। हमने ऑलरेडी देख ही लिया है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सेफ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, app.js में यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट, इसका पाथ आपको देना है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब स्टार, और फिर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर आपको कंपोनेंट का यहाँ पर JSX देना है, जैसे कि पेज नॉट फाउंड। मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी रहे और इसको आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर ये क्लोज भी हो चुका है, सेव। अब हम जो है इररिलेवेंट पाथ यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि 3000, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट सर्च करता हूँ या फिर कार्ड सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो देखिए पेज नॉट फाउंड पे रिडायरेक्ट कर लेगा। तो जितने पाथ हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन किए हैं ना, उन्हीं पाथ पे जो है ये हमको जंप कराएगा। नहीं तो क्या करेगा, अगर वो राउट नहीं मिलता है तो पेज नॉट फाउंड पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 का यूज कर सकते हैं। आई होप ये बेसिक ट्यूटोरियल आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को अगर आप देखेंगे, अपग्रेड कैसे करना है आपको। देखिए वर्जन 5 अगर है और ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए वर्जन 5 में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप जो है वर्जन 6 का ही यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और प्रोजेक्ट देख लेंगे जिसमें हम कंप्लीट एक डेडिकेटेड राउटिंग बेस्ड जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्ट राउटर डॉम एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में हम एक रोटेटिंग लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन ओपन है। आई होप आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना आती होंगी। नहीं आती है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे का कोर्स है, उसमें आप जो है नॉर्मल रिएक्ट जो है सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है और उसको जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन रखा है। तो आप कोई भी आईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर VS कोड यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट आउटपुट तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड क्लीन अप कर देंगे। तो चलते हैं index.css और यहाँ से आप सारा कोड जो है रिमूव कर दें। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, app.css में भी हमारे पास कोड होता है, इसको भी रिमूव कर देंगे और आपको जाना है app.js में और हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो भी कंटेंट है उसको रिमूव कर देंगे। क्लास नेम भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और एक सिंपल H1 ले लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए और इसका नाम रख देते हैं लैंडिंग पेज और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से CSS और SVG की फाइल को भी आप रिमूव कर लें और एक बार आउटपुट हम इसका चेक कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल एक H1 हमारे पास शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को जो है ऐड करेंगे। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर जो है CDN लिंक्स भी आप यूज कर सकते हैं। getbootstrap.com पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में आपको इंस्टॉलेशन का मिल जाता है। npm की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ CDN लिंक का यूज करूंगा क्योंकि सिर्फ इसमें ज़्यादा हमको डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। सिंपल एक छोटा सा लैंडिंग पेज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर CDN लिंक ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास होती है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html की फाइल और उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं कमेंट को जो है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, सेव, और यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर देता हूँ मैं, रोटेटिंग लैंडिंग पेज, सेव, और चलते हैं वापस। और यहाँ पर देखिए आप बूटस्ट्रैप जो है अप्लाई हो चुका है। आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सिंपल क्या करें, इंस्पेक्ट पर क्लिक करें और इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलते हैं वापस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर हम जो है कंपोनेंट्स को ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट्स
और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज होम पेज, या फिर आप लैंडिंग पेज भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा होम पेज। इसको एरो फंक्शन बना देंगे हम, तो RAFCE रिएक्ट का मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज किया है, जिसकी मदद से मैं सिंगल कमांड में ही सारा कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस डिव को हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ना एक डिव बनाएंगे कंटेनर के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट कंटेनर, और इसके अंदर हम एक रो ले लेंगे। और इस साथ ही में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट जो रखेंगे वो 100% रखेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आइटम्स रहेंगे ना उसको सेंटर में कर देंगे, तो अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम्स ले लेंगे, तो कॉल MD6, और हमको 2 चाहिए क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप में जो है 12 कॉलम तक का सपोर्ट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इमेज को शो कराएंगे। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक जिप फाइल है, तो मैं क्या करूंगा, इस सोर्स के अंदर जो है एक न्यू फोल्डर बना दूंगा एसेट्स के नाम से। आप चाहे तो पब्लिक में भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रहा हूँ एसेट। तो एसेट नाम से हमने इसमें फोल्डर बना दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एसेट्स के अंदर। तो ये फाइल, ये जो दिख रही है ना आपको गिफ फाइल, ये हम शो कराएंगे। तो आपको क्या करना है, इमेज का टैग ले लेना है, तो IMG। और सोर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ डेव इमेज फ्रॉम, और इसका पाथ आपको देना है डॉट और फिर हमारे पास है एसेट्स का फोल्डर, और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम dev.gif। और इस सोर्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, डेव इमेज को ऐड कर देंगे। तो डेव इमेज, और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोडिंग सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हमको app.js में ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, जैसे कि हमारे कंपोनेंट का नाम है होम पेज, एंड मेक श्योर ये ऊपर जो है इंपोर्ट हो। इतना लिख के इसको सेव करते हैं, चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब हमको जो है राइट हैंड साइड पे काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे होम पेज पर, और इस कॉल MD6 के अंदर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक H1 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं B टैग भी ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो YT। सेव करते हैं। ओके, टेक इन्फो YT कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको हम कैपिटल में कर लेंगे। आप चाहे तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं CSS की मदद से। हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे, मैनुअल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक इन्फो YT, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे एक पैराग्राफ टैग भी ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे P टैग, और इस P टैग के अंदर हम क्या करेंगे, फुल स्टैक, और एक B टैग मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डेवलपर एंड यूट्यूबर। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हालांकि P टैग आई थिंक हमने H के अंदर ले लिया। ओके, तो इसको हमको जो है आउटसाइड H लेना पड़ेगा। अब ठीक है, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करना है, जिसकी मदद से क्या होगा, थोड़ा सा लुक एंड फील इसको मिलेगा। तो आप क्या करें, index.css की फाइल में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिफॉल्ट आती है ना इसके साथ में। मैं सारे क्लोज कर देता हूँ फाइल्स को, और ये रही हमारी इंडेक्स की फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास था पेरेंट कंटेनर, तो उसको हम टारगेट करेंगे, और इसकी हाइट हम सेट कर देंगे 100 VH, यानी 100 व्यू पोर्ट हाइट। चेक कर लेते हैं, और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन। तो कुछ इस तरीके से हमको शो करेगा। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड कलर जैसे कि कुछ एक्वा। आई डोंट थिंक ये इतना खास लग रहा है, इसको व्हाइट ही रहने देते हैं, फिलहाल व्हाइट रहने देते हैं, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास है H1, तो इस H1 को हम टारगेट करेंगे। तो डॉट पेरेंट कंटेनर, उसके अंदर है H1, और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई डार्क कलर ले लेंगे हम, ब्लू। सेव, तो टेक इन्फो YT। हालांकि कलर हमको अभी भी इसमें चेंज करना है। मैं क्या करता हूँ, कलर को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और इस डेवलपर को भी आप चेंज कर सकते हैं कलर को, जैसे कि हमारे इस थीम के अंदर जो है ना, हमको उसी में से जो है सेलेक्ट करना है, ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। और हम ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला, कॉपी, और P टैग है ना ये, तो डॉट पेरेंट कंटेनर के अंदर जो है P है, और P के अंदर जो है B टैग है, तो उसका जो कलर है हमको वो चेंज करना है। सेव,
तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, फुल स्टैक डेवलपर एंड यूट्यूबर। और हम इस H1 का जो फॉन्ट साइज है ना उसको भी बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। काफ़ी बड़ा है ये तो, 50 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। यस, 50 पिक्सल ठीक ठाक है। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा H1 है ना उसके अंदर जो है लाइन भी ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर बॉर्डर कर देंगे हम बॉटम से, बॉर्डर बॉटम। और यहाँ से हम कितने पिक्सल कर रहे हैं इसको, आई थिंक 2 पिक्सल इनफ है। और इसको कर देंगे डैश। और फिर कलर भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, तो इसको ब्लैक रहने देते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, हालांकि इसका कलर हमको दूसरा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारी थीम में रहेगा ना वो कलर हम ऐड करेंगे। और ये ब्लैक के बदले इसको ये कलर कर देंगे हम। और इसका जो विड्थ है ना उसको भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है विड्थ जो है ना मैक्स विड्थ कर लें, मैक्स कंटेंट, सॉरी मैक्स कंटेंट हम कर लेंगे। तो जितना इसका साइज रहेगा, देखिए जितना है ना इसका सिर्फ उतना ही शो करेगा। और हम यहाँ पर एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलते हैं होम पेज में, और ये दोनों को जो है ना एक डिव के अंदर रैप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिव का नाम रख देता हूँ ब्रांड कंटेनर। और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, H1 और P टैग को ऐड कर देंगे। और इस ब्रांड कंटेनर को हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांड कंटेनर। और यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देंगे, तो बॉर्डर लेफ्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और 5 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा, 5 पिक्सल सॉलिड। और इसको कर देंगे हम ब्लैक। सेव, रिफ्रेश कर लेते एक बार। तो क्लास नेम में कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। सेव, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक लाइन शो कर रही है। और ब्लैक लाइन के बदले हम क्या करेंगे, कोई और लाइन भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, कलर कॉपी कर लेंगे, यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं। और ब्लैक के बदले मैं ये ऐड कर दूंगा। और यहाँ से पैडिंग दे देंगे हम लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। सेव, तो अब ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से हमने तो यहाँ पर लैंडिंग पेज जो है क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है दिख रही है। तो अब हमको क्या करना है, इसको जो है रोटेट करना है। तो रोटेट हम कैसे करेंगे, तो ये सारे डिव को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेट करना बहुत सिंपल है, चलते हैं वापस। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में अब क्या करेंगे, हम पेरेंट कंटेनर को टारगेट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास है रो। तो उस रो को हम टारगेट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बॉर्डर ऐड कर देना है। तो बॉर्डर 10 पिक्सल का हम ऐड कर देते हैं, 10 पिक्सल सॉलिड। ब्लैक ऐड कर देते हैं, फिर इसको चेंज कर लेंगे हम अगर अच्छा नहीं लगा तो। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे बॉर्डर हमारा सही से शो नहीं हो रहा है, एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट। और यहाँ पर हमको बॉर्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो। और इसके अंदर है गटर्स। ओके, देखिए यहाँ पे गटर्स है ना, इसको अनटिक करें। तो देखिए गटर्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1.5 रैम यहाँ पर ले रहा है, तो हमको इसको 0 करना पड़ेगा। और इमेज भी देखिए यहाँ पे जो है इसका साइज भी हमको कम करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस और एक बार बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में गटर कैसे सेट करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गटर्स। और गटर के लिए क्या क्लास है यहाँ पर, देखिए बाय डिफॉल्ट है 1.5 RM यानी कि 24 पिक्सल। तो इसको 0 करना है हमको, तो यहाँ पे GX यूज करना पड़ता है आई थिंक। तो इसको 0 कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा हमारा रो। इसको हम करेंगे GX 0, क्योंकि हमको 0 चाहिए, गटर्स नहीं चाहिए ना। और पहले तो क्या करेंगे, हम इसको वापस से ऐड कर देंगे ताकि हमको डिफरेंस भी नजर आए। अब इतना लिख के इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं। तो देखिए बराबर से हमारे पास जो है 10 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये इमेज की बात है, तो इमेज को हम हाइट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट ऐड कर देता हूँ और 600 पिक्सल ठीक रहेगा। सेव, वापस चलते हैं। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमको बॉर्डर मिल रहा है। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट के लिए बहुत सिंपल है, देखिए तो यहाँ से आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जो है प्रॉपर्टी ऐड करनी है और इसके अंदर हम करेंगे रोटेट। और रोटेट कितना करना है, इसको 15 डिग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रोटेटिंग लैंडिंग पेज जो है बन चुका है। आप इसमें कलर कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ये पी का फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, बस इंडेक्स में। और पी कहाँ पर है, ये रहा। में फॉन्ट साइज ऐड कर देंगे और इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। सेव, तो फुल स्टैक डेवलपर। ओके, ये बोल्ड पे हो गया ना, ये बोल्ड पे नहीं चाहिए अपने को, नॉर्मल पी पे चाहिए। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार, और सिर्फ पी पे करना है, बोल्ड पे नहीं करना है। और यहाँ पर हमको फॉन्ट साइज चाहिए 30 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे फुल स्टैक डेवलपर।
एंड यूट्यूबर। तो ये हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो चुका है। इसमें आप जो है एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप गूगल में सिंपली सर्च करें एओएस एनिमेशन और यहाँ से इस पैकेज को आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके गिटहब पर और कैसे इसको यूज़ करना है बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ये रहा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट की मदद से तो नहीं करेंगे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये कमांड है npm इंस्टॉल की, इसको कॉपी करें, टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। छोटा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टॉल होने में। तो देखिए यहाँ पे पैकेज ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको हमको यूज़ करना है बस। मैं सिंपल टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। पैकेज जेसन में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो पैकेज जेसन फाइल में आप ज़रूर इसको चेक करें। तो ये एओएस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करना बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन सिंपली फॉलो कर सकते हैं हम। ये दो चीज़ें हमको इंपोर्ट करना है, तीनों भी करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, होम पेज में इसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ऐप में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐप है ना, app.js, इसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे और इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। हमको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है यहाँ पर, एओएस इनिट है, इसमें हम ड्यूरेशन जो है सेट कर देंगे। इनिट के अंदर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन जो है सेट कर देंगे, ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। और क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है। तो डेटा डॉट एओएस है, तो इतना हम यूज़ करेंगे। और ये रहा हमारा होम पेज और h1 है हमारे पास। तो इसके बाद में हम ऐड कर देंगे डेटा डैश एओएस और यहाँ पर इसको कर देंगे हम स्लाइड राइट और पी वाले को भी हम कर देंगे। तो डेटा डैश एओएस एज एट्रीब्यूट काम करता है ये, और इसको कर देंगे हम स्लाइड लेफ्ट। ठीक, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो एनिमेशन शो करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन शो कर रहा है, चेक कर सकते हैं आप। जब भी लैंडिंग पेज पर कोई भी विजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है ये शो करेगा। और इसको जो है आप और थिक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल कर लेते हैं, 10 पिक्सल। अब ठीक है, कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और भी अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बार मोबाइल व्यू पे भी देख लेंगे, इंस्पेक्ट, और ये रहा मोबाइल व्यू। और मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका रोटेशन हम जो है रिमूव कर देंगे मोबाइल व्यू में से। उसके लिए हमको जो है मीडिया क्यूरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिक मीडिया क्यूरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको लिखना है @, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे मीडिया, फिर उसके बाद में स्क्रीन आपको ऐड करना पड़ता है। तो स्क्रीन एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसकी विड्थ असाइन कर देंगे। तो मैक्स विड्थ ऑफ 600 पिक्सल और इसके अंदर इस रो को टारगेट करेंगे और बॉर्डर को हम जो है यहाँ पर नन कर देंगे। तो बॉर्डर नन, सेव कर लेते हैं। तो बॉर्डर यहाँ पर अब शो नहीं करेगा। और जो रोटेट हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एनिमेशन तो एज इट इज़ इसमें काम करेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया। और इमेज की साइज़ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इमेज का जो साइज़ है आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट कंटेनर रो और उसके अंदर जो इमेज टैग है उसमें जो इसकी विड्थ है, हमने इसको 650 किया था ना, तो 550 करके देख लेते हैं एक बार। देख, और 550 ज़्यादा है, 500 कर लेते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, 500 ठीक-ठाक लग रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिस्पॉन्सिवनेस तो बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो रोटेटेड में शो करेगा और मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो ये नॉर्मल व्यू में हमको शो करेगा। हालाँकि इसमें अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिवनेस पे काम किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा कोई भी डिवाइस अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा व्यू हमको चेंज मिलेगा। ये डिवाइस के साइज़ के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ब्राउज़र डेवलपर टूल आप यूज़ कर रहे हैं, तो साइज़ वहाँ पर शो करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है और स्टाइलिंग इसमें करना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे पी टैग का फ़ॉन्ट देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको क्या करें, आप इस मीडिया क्यूरी के अंदर जो है टारगेट करें। तो इसको एज़ आप टास्क समझें और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट किया। कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस और थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर कुछ कलर्स ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। तो इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपने इसको कंप्लीट किया। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं देखूँगा कि आपने कैसे स्टाइलिंग की है। इन केस अगर आपको बताना है तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट था और
काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने मिला होगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लैंडिंग पेज डिज़ाइन, कैसे आप जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन में लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे और उसमें जो है थोड़ा-सा एनिमेशन भी देखेंगे। तो इसमें हम जो है एनिमेशन की एक छोटी-सी लाइब्रेरी देखेंगे, तो बहुत सारे अवेलेबल, लेकिन जो ईज़ी है, जो आप क्विक वे में यूज़ कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मिनी सीरीज में जो है रिएक्ट जेएस के मिनी प्रोजेक्ट की सीरीज में कंटिन्यू रहेंगी और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो है आपको इस पर देखने मिलेंगे। तो मेक श्योर आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन है। तो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। आई होप आपको तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता होगा। नहीं आता, रिएक्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आई बटन पे आपको क्रैश कोर्स का वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और इजीली जो है 1 से 2 घंटे के अंदर नॉर्मल लगभग आपको रिएक्ट जेएस आ जाएगा। उसके बाद में आप जो है प्रोजेक्ट की मदद से अपने स्किल को और इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। मैंने अभी कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं किए। बाय डिफॉल्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने वाले नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैंडिंग पेज पर फोकस करेंगे, कैसे हम जो है लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड क्लीनअप करेंगे सबसे पहले, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CDN की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए CSS और ये जावास्क्रिप्ट, तो CDN की मदद से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है NPM की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CDN का यूज़ करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब आपको जाना है पब्लिक फोल्डर में और यहाँ पे index.html की फाइल, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे टाइटल से पहले। तो ये हमारा CDN लिंक जो है ऐड हो चुका है बूटस्ट्रैप का, और क्विक रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब ये रोबोटो फॉन्ट हो चुका है। माइनर चेंजेस है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आता है तो हम इसकी क्लासेस यूज करेंगे, तो इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। और साथ ही में हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं लैंडिंग पेज, और यहाँ पर इसका नाम भी चेंज हो चुका है लैंडिंग पेज। और आप चाहे तो ये फैब आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा इतना फोकस नहीं है इस पर। हम क्या करेंगे, मेन जो कंटेंट है ना, इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोड क्लीनअप कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए app.css है, सारा कोड हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, सेव। और app.js में भी जो है सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक h1 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और इसका नाम मैं रख देता हूँ रिएक्ट लैंडिंग पेज। क्लास नेम को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। और आप चाहे तो इसको रिएक्ट का फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं इस डिव को। तो सिंपली आप क्या करें, डिव को कट कर लें, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ये जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है फ्रेगमेंट का, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब फिलहाल देखिए जैसे मैं वापस आऊँगा ब्राउजर पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक H1 हमको मिल रहा है रिएक्ट लैंडिंग पेज, और इंस्पेक्ट करें आप तो आपको कंसोल पे वार्निंग्स या फिर जो भी एरर है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करके भी देख लें तो कुछ भी इश्यू यहाँ पर नहीं है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए डेव कंसोल पे भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो डेवलपर हमारा कंसोल है ना, जहाँ पर हम रन करते हैं npm स्टार्ट की मदद से, तो यहाँ पे भी जो है शो करता है। तो देखिए लाइन नंबर 18 में है लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। देखिए ये रहा, ये हाईलाइट भी हो जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और app.css रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है app.css की भी। और हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जो है, या फिर src के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते कंपोनेंट्स के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक होम पेज क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ home.js, आप चाहे तो JSX भी कर सकते हैं, और फिर RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, इसका शॉर्टकट में यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इसके लिए एक्सटेंशन आता है, आप एक्सटेंशन के टैब में जाके ES7 इस तरीके से अगर सर्च करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ES7 रिएक्ट रिडक्स नेटिव स्निपेट, ये आपको मिल जाएगा। तो मैं क्लिक करके बता देता हूँ। तो यहाँ से आप इस एक्सटेंशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर करें, नीचे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। और इस डिव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं और हम बता देते हैं इसको कि ये होम पेज है, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे,
ऐप डॉट जेएस में जो है इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस h1 को रिमूव कर देता हूँ। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस होम को जो है शो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप क्या करें, HTML के ब्रैकेट्स को लिखें, जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस आते हैं ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन जो कि हम नॉर्मल HTML का टैग यूज करते हैं ना, उस तरीके से लिखेंगे और अपने कंपोनेंट का नाम। तो जैसे मैं यहाँ पे होम लिखूंगा ना, तो ऑटो सजेशन में हमको ऑप्शन शो करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाता है। तो ऑटो इम्पोर्ट का फीचर बहुत अच्छा है विजुअल स्टूडियो कोड में, आप जरूर इसका यूज करें। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर अब होम पेज हमको शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लैंडिंग पेज के लिए डिजाइन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और एक यूनिक सा हम यहाँ पर डिजाइन देने वाले हैं। तो देखिए होम पेज में हम वापस चलते हैं और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिव के बदले जो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज करेंगे। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और यहाँ पर इसका नाम मैं रखता हूँ पेरेंट कंटेनर का। ये हमने डिव बना दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव बना दूंगा जिसकी क्लास मैं रख रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं हम, तो हम डायरेक्टली जो है क्लासेस ऐड कर सकते हैं bflex, और इसका नाम मैं रख दूंगा पार्ट्स। एक और 2 क्लासेस हमने इसमें ऐड किया है। तो आई होप एमिट आपको पता होगा, सिंपली डॉट लिखेंगे तो वो एज अ क्लास जो है ट्रीट करता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो है पार्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है कि हम यहाँ 2 पार्ट में जो है इसको स्प्लिट करें और दोनों साइड में अलग अलग इमेज शो कराए और सेंटर में कुछ टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले कराए। तो काफी यूनिक सा यहाँ पर डिजाइन मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे पार्ट 1 की क्लास। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक और डिव बनाना है और इसको क्लास देना है पार्ट 2 की। तो ये नॉर्मल हमारा जो है लेआउट बन चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, app.css में देखिए, या फिर home.css ही क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ home.css और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे होम कंपोनेंट के अंदर। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश, क्योंकि सेम फाइल में तो हम डॉट स्लैश लिखेंगे। अगर कोई अदर जगह से आप यूज कर रहे हैं और अगर आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं app.css की तो भी चलेगा, आपको अलग से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली app.css में या फिर index.css में आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्कोप यहाँ तक की ही रखना चाहते हैं, होम तक, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट कंटेनर, मेक श्योर दोनों सेम हो, यही लिखा था ना हमने। यहाँ पे देखिए ये पेरेंट कंटेनर। अब इसकी जो है हम यहाँ पर जो है ना हाइट सेट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइट 100 VH। VH मतलब क्या है, व्यू पोर्ट हाइट। तो ये रिस्पॉन्सिव यूनिट होता है। आप जरूर हाइट के लिए जो है व्यू पोर्ट हाइट यूज करें और विथ के लिए जो है व्यू पोर्ट विथ यूज किया करें। इसके बाद में हमारे पास क्या था, पार्ट्स था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पार्ट्स और पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी भी हाइट जो 100% कर देंगे ताकि ये पूरी हाइट यहाँ से एक्वायर करें। और हमारे पास 2 पार्ट हमने क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे हाइट सेट करना है सबसे पहले। और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 100% और इसके बाद में इसकी विड्थ जो है ना हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको डिवाइड करना है ना, हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो बेसिक लैंडिंग पेज है तो हम यहाँ पर जो है रो कॉलम का भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये काफी ज्यादा बेटर वे है अगर आपको कुछ लैंडिंग पेज अगर डिजाइन करना है तो देखिए यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट 1 क्या करेंगे, आप यहाँ पर 50% विड्थ ले लेगा और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कलर कर देंगे। तो बैकग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ और फिलहाल के लिए कोई भी कलर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू ऐड कर दिया। इतना लिख के इसको सेव कर दें और होम को भी एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर इतना ये एक्वायर कर लेगा। अब सेकंड वाले को भी हमको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, पार्ट 2 मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे कलर हम इसका चेंज कर देंगे और यहाँ से इसका कलर जो है ब्राउन कर लेते हैं और इतना लिख के इसको सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको जो है 50-50% पे जो है यहाँ पर ये जो डिजाइन है, ये जो कलर है, ये चेंज मिलेगा। तो हमने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया CSS की मदद से। आप चाहे तो कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है नॉर्मल लैंडिंग पेज देख रहे थे, हमने इसमें CSS का यूज करके जो है यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज शो करेंगे और यहाँ पर सेंटर में टेक्स्ट जो है डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी ये क्या है, ये नॉर्मल कलर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेडियंट से जो है रिप्लेस कर लेंगे। तो आप क्या करें, सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं UI ग्रेडियंट्स और यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर कोड जो है कॉपी कर लेंगे। आई थिंक ये पहला वाला तो ठीक है। यहाँ से हम गेट CSS पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और चलते हैं वापस कोड में। और ये रहा हमारा पार्ट 1। तो ये बैकग्राउंड कलर हमने ऐड किया था ना, इसको कट करके हम यहाँ पे
इस कोड को जो है पेस्ट कर लेंगे जो हमने अभी कॉपी किया था, इतना लिख के सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस ब्राउज़र पर और ये रहा हमारा वेबसाइट। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर शो करेगा और राइट वाला भी कुछ सेम हो गया, तो हम इसके लिए कोई अलग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करते रहें कि कौन सा अच्छा दिखता है, तो ये भी ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सेकंड वाले को। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, चलते हैं वापस पार्ट 2 में, इस बैकग्राउंड को कट कर देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव। अब चलते हैं वापस और आई थिंक कुछ ठीक-ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है कलर चॉइस कर सकते हैं और इसको ग्रेडिएंट कलर दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर बेसिक लेआउट तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे देखिए, लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है यहाँ पर एक हेडिंग दे देंगे और यहाँ पर दोनों साइड में जो है इमेज शो कराएँगे। तो इमेज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है गिफ इमेज भी शो करा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, अनड्रॉ पर जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे सिंपली आप सर्च करें अनड्रॉ और फर्स्ट लिंक मिल जाएंगे आपको undraw.co। ब्राउज नाउ ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है इलस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर जो भी अगर आपको पसंद है ना, तो आप क्या करें, इसको एज अ एसवीजी डाउनलोड करें क्योंकि ये अच्छा रिस्पॉन्सिव होता है और लाइट वेट होता है। और अगर आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ है कि आप जो है लॉटे एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लॉटे फाइल्स करके आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, देखिए यहाँ पे lottefiles.com ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी कुछ आपको जो है एनिमेटेड जो है इमेजेस मिल जाते हैं। जो इलस्ट्रेशन था ना, पहले हम जो है बेसिक देख रहे थे, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है ना, तो इस तरीके से जो है एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो कोई चार्जेस नहीं है, हम फ्री वाले एनिमेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस पर अकाउंट क्रिएट करके रखें और यहाँ से हम जो है एनिमेशन जो है कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ डेवलपर के रोल के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेवलपर। तो यहाँ से आप मेक श्योर आप फ्री वाले ही कॉपी करें क्योंकि इसमें प्रीमियम भी होता है, फिर उसके लिए आपको जो है पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक ये काफ़ी है, लाइन बोल के है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन आपको शो करता है, तो डाउनलोड करें या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर HTML का ऑप्शन आपको शो कर रहा है ना, तो इस पर आप क्लिक करें। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट फाइल जो है शो करेगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले जो है ना स्क्रिप्ट को जो है ऐड कर देंगे। तो इस स्क्रिप्ट को आप क्या करें, कॉपी कर लें और चलते हैं पब्लिक में और index.html और ये रहा हमारा ID रूट। इसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको आप सेव कर लें। तो आप इस लॉटे प्लेयर को जो है कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर इसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी किया हमने, चलते हैं वापस VS कोड में और होम में चलते हैं और ये रहा हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 1 के लिए हम करेंगे सबसे पहले, और पार्ट 1 के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तो हम हेडिंग इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ मस्टैक डेवलपर और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी हाइट सेट कर देंगे सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे .h50 कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास ले रहे हैं, हाइट जो है 50% रहेंगी इसकी और इसके अंदर जो है लॉटे को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, CSS को रिमूव कर देना है, स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है ना इसको, और कंट्रोल्स को जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको सेव कर लें आप। और चलते हैं वापस ब्राउजर पर और लैंडिंग पेज पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको शो कर रहा है। हालांकि हमको इसको सेंटर में करना पड़ेगा अभी और इसका टेक्स्ट भी हमको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस इस पे ऐड कर देंगे। जैसे कि ये पार्ट 1 है ना, तो इस पार्ट 1 को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो आप चाहे तो CSS में भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर देंगे तो भी ये काफ़ी है। फ्लेक्स की डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे, तो फ्लेक्स कॉलम। और फिर क्या करेंगे, हम जस्टिफाई कर देंगे इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अलाइन भी करना पड़ेगा हमको, अलाइन आइटम सेंटर। इतना लिख के इसको सेव कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं कैसा हमको मिल रहा है। ओके, यहाँ पर परफेक्टली ये तो सेंटर हो चुका है। अब इस कलर को हमको चेंज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, H3 है ना, इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर देंगे। तो क्लास नेम और कर देंगे इसको टेक्स्ट वाइट। वापस तो देखिए यहाँ पे वाइट भी हो चुका है। और टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऊपर अप्लाई किया है ना डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अलाइन आइटम सेंटर, तो टेक्स्ट को सेंटर में करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये ठीक ठाक दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा मार्जिन और पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पैडिंग 2 की कर लेते हैं। आई थिंक अभी ठीक ठाक है। या फिर हम इसको जो है पैडिंग 3 की कर लेते हैं। ओके, काइंड ऑफ ओके।
ठीक ठाक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है सेकंड वाले को भी कर सकते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्या, H2 करके देख लेते हैं एक बार। या आई थिंक अब ठीक लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो देखिए यहाँ पर जो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फ़ॉन्ट है ना, 1 मिनट index.css और इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप इसका फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर हम बॉडी अभी यहाँ से रिमूव कर लेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप के साथ में आता है रोबोटो, वो अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है रोबोटो फ़ॉन्ट रहेगा। आप चाहे तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल फ़ॉन्ट पे से जो भी आपको पसंद हो फ़ॉन्ट वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमको जो है राइट हैंड साइड के लिए भी करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगेन जो है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो इंडेक्स नहीं, ये होम हमारी फाइल है ना, इसी में से पार्ट 1 को जो है हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी किया और ये जो सेकंड वाला था ना, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करके हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 2 कर देंगे और फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं। सेव इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर पाएँ, तो दोनों में हमको सेम मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। जैसे कि ये H1 है ना, इसको हम डाउन में कर देंगे। तो इस डिव के बाद में जहाँ पर हमारा जो इमेज शो हो रहा है ना, ये वाला, इसके बाद में हम इसको सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा इसके नीचे और इसकी पैडिंग या फिर मार्जिन टॉप करना पड़ेगा अपने को। तो MT3 कर देते हैं ऊपर से। अब चेक करते हैं, मार्जिन टॉप से 3 आई थिंक 4 कर लेते हैं। अब ठीक है आई थिंक। और ये इमेज भी जो है हमको चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोई भी दूसरी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमको वापस से क्या करना पड़ेगा, लॉटे में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है फिर से सर्च करेंगे हम। इसको क्लोज़ कर ले, काफ़ी टाइम लेता है, कभी-कभार जो है ये हैंग भी कर देता है क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है, ये भी एक ऑनलाइन। तो देखिए इसने कैसा बैक कर दिया हमको, तो होता है कभी-कभी। चलते हैं वापस और यहाँ पर सर्च करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टीचिंग सर्च कर लेते हैं, टीचिंग, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड तो मिलेगा नहीं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एक अच्छा सा जो है एनिमेशन कॉपी कर सकते हैं। तो फ्री में तो इतना कुछ ख़ास आपको मिलेगा नहीं, तो आपको जो भी मिल रहा है उससे आपको जो है उस पर ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देखिए ये वाला। और अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है HTML पर क्लिक करना है और सेम फाइल हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जो स्क्रिप्ट हमने प्रीवियस उसमें क्रिएट की थी ना, यहीं से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब ये स्क्रिप्ट टैग जो है अपने को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो है लॉटे का HTML जो है कोड वो कॉपी कर लेंगे। और सेकंड वाला देखिए ये है हमारे पास लॉटे प्लेयर सेकंड वाले का, इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, सेव। और अगेन इसमें भी हमको क्या करना है, स्टाइल को जो है रिमूव कर देना है और कंट्रोल्स को भी यहाँ से हटा देना है। और यहाँ पर देखिए मर्ज टैग डेवलपर है ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूट्यूबर, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं वापस और आई थिंक इतना काफ़ी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है हमको डिज़ाइन। तो ये एक बेसिक लैंडिंग पेज का डिज़ाइन हमको मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेंटर में जो है नाम लिख देंगे हमारे चैनल का। तो काफ़ी अच्छा यूनिक सा इसको जो है यहाँ पर लुक मिलेगा। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी दिक्कत आती है तो गिटहब पर आपको सारा कोड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन देखिए, अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक होती है। लेकिन ये काफ़ी छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत आने वाली है। फिर भी आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट यहाँ पे है ना, पेरेंट कंटेनर, और यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट डिव है पार्ट्स का, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेपरेटर के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास नेम भी सेपरेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेपरेटर डैश टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पर रहेगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्पैन ले लेंगे और स्पैन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक इन्फो YT के नाम से। तो स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया। इतना लिख के इसको सेव करते हैं और चलते हैं वापस ब्राउजर पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है टेक इन्फो YT। अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे वर्टिकली जो है सेट करना है। तो उसके लिए अगेन हमको जो है यहाँ पर CSS में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलते हैं होम CSS में और नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने सेपरेटर की क्लास ऐड की थी ना, कौन सी वाली, देखिए यहाँ पर सेपरेटर टेक्स्ट। तो इसको हमको टारगेट करना है, तो डॉट सेपरेटर टेक्स्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। जैसे कि इसकी पोजीशन को जो है हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर लेता हूँ और इसको जो है हमको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप से इसको जो है 50% कर देंगे। तो टॉप 50%, सेव कर लेते, एक बार चेक कर लेते कैसा दिख रहा है। तो देखिए टॉप से कुछ इस तरीके से शो करेंगे। आई थिंक ये कहीं होना चाहिए कलर में, ये ओके, ये यहाँ पे
और इसकी पोजीशन जो है लेफ्ट से भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ लेफ्ट और इसको भी 50% कर देंगे। आप चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर 50% पे आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है अलाइन करना है सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जो है अलाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ट्रांसलेट और इसको जो है हम 50% कर देंगे। 50% माइनस 50%, तो दोनों में हमने माइनस 50-50 कर दिया। और इसका कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। तो हमारे पास स्पैन भी है तो स्पैन में भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है परफेक्टली जो है मिडल में आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको वर्टिकली अलाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्पैन है, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा स्पैन। इस स्पैन को जो है हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, डॉट सेपरेटर के अंदर हमारे पास है स्पैन। तो इस स्पैन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है राइटिंग मोड आता है, आई थिंक आपको पता होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल कर देंगे लेफ्ट टू राइट। उसके बाद में टेक्स्ट ओरिएंटेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आई थिंक सजेशन में ऑप्शन शो होना चाहिए, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इसको कर देंगे अपराइट। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। और कलर भी इसका वाइट ऑलरेडी हो चुका है तो कलर हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज कर लेता हूँ और इसको हम कर लेंगे 70 पिक्सल। कम ज़्यादा होता है तो आप अपने हिसाब से भी इसको जो है चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट वेट कर लेंगे हम यहाँ पे, फॉन्ट वेट बोल्ड। और इतना काफ़ी, आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए ओके 70 पिक्सल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 40 पिक्सल कर देंगे, 40 पिक्सल। चलते हैं वापस। ओके अब ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको लुक एंड फील मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक इन्फो वाइट। आप चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर बैकग्राउंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पर डिज़ाइन शो हो रहा है, टेक इन्फो वाईटी। तो फॉन्ट वेट तो आई थिंक 40 पिक्सल कम हो रहा है, इसको 50 पिक्सल, ओके 500 हो गया। 50 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार। तो नहीं, 50 पिक्सल इज टू बिग, 45 कर लेंगे इसको, 45 सेव। अब ठीक है, टेक इन्फो वाईटी। तो ये रहा हमारा कंप्लीट लैंडिंग पेज। अब आप चाहें तो इसमें जो है एनिमेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि फ्रेमर मोशन भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, npm JS पे चलता हूँ और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फ्रेमर मोशन, या फिर हम क्या करेंगे AOS का यूज करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, AOS सर्च करता हूँ और इसके ऑफिशियल वेबसाइट हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिए इसका होम पेज है AOS एनिमेशन लाइब्रेरी। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसका गिटहब पेज ही ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसका इंस्टॉलेशन जो है कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिंक ऐड कर सकते हैं या फिर यान की मदद से या फिर npm की मदद से भी जो है AOS को जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं और इस कमांड को जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। CLS कर लेता हूँ पहले और मेक श्योर आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो। तो हमारे केस में प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट लैंडिंग पेज, इतना लिख के मैं इसमें पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये पैकेज जो है अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो पैकेज जेसन की फाइल में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम क्या करते हैं, इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों चीजें जो है कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसको app.js में ही कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें भी ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग नहीं है ना। तो इसमें हमने इसको पेस्ट कर लिया और अगेन हमको जो इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। तो aos.init भी आप कॉपी कर लें और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर aos init कर देंगे और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं ड्यूरेशन को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेशन और इसका 1000 कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये पैकेज तो इंस्टॉल हो चुका है CLS। और टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, पैकेज में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे AOS जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करना है, हमारे पास दो चीजें हैं ना, ये दोनों टेक्स्ट में कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज करना है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे div के अंदर हम डेटा डैश AOS ऐसा एट्रीब्यूट हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट को कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे चलता हूँ और यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट में पहले ये रहा यूट्यूबर, सॉरी ऊपर रहेगा मन। तो यहाँ पे हमको लिखना है डेटा डैश फिर AOS क्योंकि इसकी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड का यूज कर लेंगे, स्लाइड और
राइट कर लेंगे इसको। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जो यूट्यूब लिखा हुआ है इसमें हम क्या कर देंगे, इसको जो है लेफ्ट कर देंगे, स्लाइड लेफ्ट। तो इतना लिख के इसको सेव कर लें। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको जो है एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपको एनिमेशन देखने मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन यहाँ पर आ रहा है। एनिमेशन का पार्ट ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से जो है इसका एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो इमेज है ना, जो गिफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लॉटेफ फाइल से आ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी वेबसाइट की मदद से आ रहा है, तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा फास्ट जो है रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आपके इमेज आने में कभी कभी टाइम भी लग रहा है। तो ये डिले जो है ना, ये थर्ड पार्टी होने की वजह से यहाँ पर आ रहा है। बाकी तो सारी फंक्शनैलिटी एज इट इज़ यहाँ पर काम कर रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने एक सक्सेसफुली जो है लैंडिंग पेज यहाँ पर बना दिया है। प्रोजेक्ट डेमो ऑफ आवर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर इन केस यहाँ पर कोई भी यूजर ईमेल और पासवर्ड ऐड नहीं करता तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का पॉपअप इसको देंगे, यानी अलर्ट मैसेज हम यहाँ पर शो कराएंगे। और अगर यूजर सही क्रेडेंशियल यहाँ पर ऐड करता है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और साथ ही में हमने यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज किया है। अगर यूजर ने पहले भी साइन अप किया होगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाएं और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में उसका डेटा रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन रहेंगी कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज से गेट कर ले या फिर हमने जो मास्टर पासवर्ड और ईमेल दिया है उसकी मदद से लॉगिन कर। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर लॉगिन मैसेज, यहाँ पर सारे यूजर शो करेगा। अगर कोई रजिस्टर है तो यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर है लॉग आउट बटन। लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। वापस से हम एक बार लॉग इन कर लेते हैं और वापस से मैंने इसमें लॉग इन किया। लॉग इन मैसेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एडमिन और पासवर्ड 1 2 3, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले तो आप देख सकते हैं रियल टाइम पे यहाँ पर जो है लोकल स्टोरेज में ये डेटा सेव होगा। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करूंगा तो एक मैसेज होगा यूजर सेव और यहाँ पर सारा डेटा ऐड हो जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं यूजर पर, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स शो करेंगी और साथ ही में ऐड न्यू यूजर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिना कुछ करे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से मैसेज शो करेगा, नेम इज रिक्वायर्ड। और इसी तरीके से सारी फील्ड्स के लिए, जैसे कि वापस से नेम के लिए ऐड करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा तो पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए सेम चीज जो है यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज हमको शो करेगा। तो ये सारा कंप्लीट प्रोजेक्ट इस वीडियो में आप देखेंगे और सारा का सारा कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा। तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का जो है टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है, यानी कि थोड़ा बहुत स्टाइलिंग मैंने पहले से कर लिया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको क्या करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गिटहब की, वहां से आप जो है स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप जाएंगे लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरी थीम जो है डार्क है, इसीलिए जो है इस तरीके से ब्लैक शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड है ना, ये स्टार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पे मैंने कमिट भी करके रखा है स्टार्टर टेम्पलेट। और अगर आप फाइनल कोड देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, इस ब्रांच पर क्लिक करें और यहाँ से फाइनल को सेलेक्ट करें। और फाइनल को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, देखिए फाइनल कोड करके कमिट है। सोर्स पर क्लिक करें और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनल पेज पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हमने इसमें किए हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड शो करेगा। अगर आप इसमें नहीं देखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मेक श्योर, देखिए जो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि मैं फाइनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं फाइनल यहाँ से डाउनलोड करूंगा तो फाइनल वाला ही कोड जो है डाउनलोड होगा। और यहाँ से अगर मैं मेन वाला करूँगा, मेन क्या है, यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट है, यानी कि प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो है यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट आपको मिल जाएंगी। तो आप दोनों में से कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो के साथ में फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेन में से ये कोड को डाउनलोड कर लें, सिंपल जिप करें, क्लोन करें, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप करें। और लास्ट में अगर आपके पास कुछ एरर्स आते हैं करते टाइम तो आप यहाँ से फाइनल पर क्लिक करें, इसका जिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर क्लोन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो है सिर्फ कमिट पे जा सकते हैं। तो कमिट पे जैसे जाएंगे तो कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं इतना आपको यहाँ पर शो कर देगा। सो लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम जो है फॉर्म का एग्जांपल देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे हम जो है यूजर का सारा डिटेल स्टोर कराएंगे इमेज के साथ में लोकल स्टोरेज में। हालांकि लोकल स्टोरेज में डेटा सिर्फ जेसन फॉर्मेट में सेव होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक की मदद से इमेज को भी जो है लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। और साथ ही में सोर्स कोड गिटहब पर मिल जाएगा, तो आप वहां से कोड कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर
और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है प्रोजेक्ट को और कॉन्फ़िगर भी करके रखा है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर यूआई आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये लॉगिन फॉर्म है और इसके बाद में होम पेज पर रिडायरेक्ट होऊंगा और उसके बाद में भी मैंने एक और पेज क्रिएट कर रखा है। थोड़ा टाइम बचे हमारा इसीलिए मैंने यहाँ पर यूआई पहले से क्रिएट करके रखा है। इसमें सिर्फ हम जो है लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है app.js और इसके अंदर मैंने राउटिंग भी सेट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ये राउटिंग है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा होम पेज के लिए है यानी कि /localhost 3000 जो रहेगा ना उसके लिए यहाँ पर लॉगिन पेज रहेगा। अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो ये प्रोफाइल पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा और अगर यूजर की लिस्ट हमको चेक करना है तो उसके लिए यूजर का राउट है। अब आप ये देखेंगे टोस्ट कंटेनर, तो यहाँ पर मैंने क्या है टोस्टिफाई का यूज किया है। तो टोस्टिफाई अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपली गूगल या फिर npm.js पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करें रिएक्ट टोस्टिफाई। यहाँ से मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा रिएक्ट टोस्टिफाई। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम जो है अलर्ट बॉक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई की मदद से। तो इसके लिए मैंने जो है इसको इंस्टॉल करके रखा है। पैकेज.json की फाइल भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने कौन सी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड कर रखा है। जैसे कि देखिए रिएक्ट आइकॉन्स, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 है ये और टोस्टिफाई का मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो ये तीनों डिपेंडेंसीज मैंने जो है डाउनलोड करके रखा है। रिएक्ट आइकॉन्स तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सिंपली आप जो है गूगल कर सकते हैं। आपको क्या करना है सिंपल रिएक्ट आइकॉन्स लिखना है तो सेम एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा रिएक्ट आइकॉन्स का। और यहाँ से भी आप जो है इस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है, या फिर आप फॉन्ट ऑसम का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ में जो है रिएक्ट आइकॉन का यूज कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप का भी मैंने यूज किया है। बूटस्ट्रैप की CDN लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है पब्लिक के अंदर index.html और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप की CDN लिंक यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। तो बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप मैंने करके रखा है ताकि थोड़ा टाइम बचे, वरना इसको करने में काफी टाइम जाता है और यहाँ पर UI क्रिएट करने में भी काफी टाइम जा सकता है। UI जो है क्रिएट कर रखा है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी UI क्रिएट कर सकते हैं। काफी बेसिक रखा है मैंने, कुछ इसमें ज्यादा स्टाइलिंग नहीं की है। बैकग्राउंड कलर सेट किया है और यहाँ पर 2 इनपुट बॉक्स है हमारे पास और ये साइन अप का बटन है जो कि काम नहीं करता, मैंने इसको रूट पे ही रखा है और एक लॉगिन बटन। तो हमको क्या करना है अभी जो है यहाँ पर लॉगिन की फंक्शनैलिटी जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में जो है प्रोफाइल या फिर होम पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंपोनेंट का फोल्डर है और इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक हेडर है और एक फूटर है। तो फूटर तो बेसिक है, आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है हेडर फूटर। हेडर के अंदर हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है जिसके अंदर मैंने क्या किया है यहाँ पर एक सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू ऐड किया है और यहाँ पर 3 लिंक मैंने ऐड किया है UL टैग में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक है ऐड न्यू के लिए, यानी कि जो होम पेज रहेगा वो ऐड न्यू के नाम से मैंने रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोफाइल जो है ना, जैसे लॉगिन होंगे तो प्रोफाइल सेक्शन पे हमको जंप कराएगा। तो थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर सेकंड वाला है यूजर कि कितने यूजर्स इस एप्लीकेशन में। हालांकि देखिए लोकल स्टोरेज में हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करा सकते, तो हम यहाँ पे सिंगल यूजर ही रखेंगे। अगर ऑलरेडी है तो वो भी हमको बता देगा। तो लोकल स्टोरेज में कैसे देखते हैं और कैसे आइटम को गेट करते हैं वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। और साथ ही में देखिए लॉगआउट बटन है, लॉगआउट पे सिंपली मैं इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। इस पर मैं कोई भी फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसको हम जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे होम पेज पर। तो ये था हेडर एंड फुटर। इसके बाद में पेजेस के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि ये लॉगिन पेज। तो ये यहाँ पर इसका डिजाइन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको बाइंड करना है स्टेट के साथ में और फिर हमको जो है यहाँ पे फंक्शन लिखना है इस लॉगिन बटन के लिए। जब लॉगिन हो तब क्या हो यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके साथ ही में आप देख सकते हैं मेरे पास index.css में कुछ कोड है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ स्टाइलिंग कर रखा है मैंने। बेसिक सी स्टाइलिंग है, ज्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है। फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग करके रखा है। ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर जो भी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी बेसिक से स्टाइलिंग है, ज्यादा स्टाइलिंग नहीं किया है, नॉर्मल आप देख सकते हैं। ये फॉर्म सिंपल है ना, कुछ इसी तरीके से मैंने स्टाइलिंग की है और ज्यादा से ज्यादा बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किया है। तो बस यही है बेसिक सेटअप। अब हम जो है लॉगिन पेज पर काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि दूसरे यूजर भी इससे फायदा उठा सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉन्स्टेक से रिलेटेड भी काफी स्टफ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर सबसे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन पेज का डिजाइन क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हम जो है यूजर से उसका ईमेल पासवर्ड जो है गेट करने वाले हैं, और यहाँ पर लॉगिन बटन है, और हमारे पास देखिए लोकल स्टोरेज होता है। तो आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्रोम या फिर आप क्रोमियम का कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको लोकल स्टोरेज मिलता है। अगर कोई अदर ब्राउजर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे लोकल स्टोरेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम का ब्राउजर है मेरे पास, तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो है लोकल स्टोरेज का डेटा मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर आपका लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे ये टोटली एम्प्टी है। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी आपने मतलब कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया होगा तो हो सकता है यहाँ पर हो। अगर आप फ्रेश काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो है स्टोर करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दो कंडीशन दे देंगे। एक तो वो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में से गेट करेंगे, या फिर जो हम उसको एज अ मास्टर पासवर्ड के थ्रू जो है प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन चलिए हम उसको जो है प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है लॉगिन पेज में। यहाँ पर हमारे पास डिजाइन ऑलरेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है कंट्रोल करेंगे, किसको, ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को। तो आपको क्या करना है, यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आपको सिर्फ यूज करना है। तो हम करेंगे कॉन्स्ट, फिर इसका एरे, और इसके अंदर हमको लिखना है यूज स्टेट, जो कि हुक है। और इनिशियली ये क्या रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ईमेल है, और फिर सेट ईमेल। और सेकंड इसी तरीके से हमको क्या करना है, पासवर्ड के लिए क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड, और इसको भी हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमको क्या करना है, इसको बाइंड करना है। तो बाइंड कैसे करेंगे, देखिए और एक चीज, अगर आप ये दो चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये टोस्टिफाई जो पैकेज आता है ना, उसका मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, ताकि जब भी लॉगिन हो तो हम एक अलर्ट बॉक्स जो है यूजर को शो करें। और ये रहा नेविगेशन, आई होप बेसिक नेविगेशन तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है लिंक टैग और यूज नेविगेट का इस्तेमाल किया है। अभी इसको फिलहाल सिर्फ इंपोर्ट किया है हमने, बाद में इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर स्ट्रेट में बना दिया। अब इसको हमको क्या करना है, बाइंड करना है। ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बाइंड कर देंगे वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, ईमेल के अंदर ईमेल, और इसके ऑन चेंज पे आपको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो ऑन चेंज क्या करेंगे, जैसे ही यूजर इसके अंदर कुछ भी टाइप करेगा ना, तो ये जो है हमारे स्टेट के अंदर उसको बाइंड कर देगा। जो कि सेट ईमेल हमने बनाया था ना, तो वो हम इसमें सेट करा देंगे। तो ऑन चेंज, और इसके अंदर हम ई को रिसीव करेंगे। ई मतलब क्या है, इवेंट है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे ईमेल को। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट ईमेल, और किससे सेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि ई की मदद से जो इवेंट फायर हो रहा है ना, अब इसके अंदर जो टाइप हो रहा है वो क्या है, ये एक इवेंट है। तो ये इवेंट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर उसको सेट करा रहे हैं इस ईमेल के अंदर। सेम उसी तरीके से हमको पासवर्ड के लिए भी करना है। तो यहाँ पर इनपुट के बाद में आप क्या करेंगे, अगेन वैल्यू ऐड करेंगे। तो वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पासवर्ड, क्योंकि हम इसमें पासवर्ड की फील्ड से जो है डील करने वाले हैं। अब ऑन चेंज पे आपको इसका भी हैंडल करना है फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, और इसके अंदर अगेन हम जो है ई को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे और सेट करेंगे पासवर्ड को उसकी वैल्यू से। तो यहाँ पर सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोनों की जो वैल्यू रहेंगी अब वो जो है यूज स्टेट में सेव हो जाएंगी। कुछ भी अगर आप इसमें टाइप करेंगे ना, तो ये जो है स्टोर हो जाएंगी यूज स्टेट के अंदर। तो इस यूज स्टेट का हम जो है यूज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव कराने के लिए। हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन बनाना है। फंक्शन किसके लिए बनाएंगे, इस लॉगिन बटन के लिए। तो लॉगिन जो बटन है ना हमारे पास, इसका टाइप है सबमिट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे जो है फंक्शन जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन क्लिक, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं हैंडल सबमिट, और इस फंक्शन को हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे आप क्या करें, यहाँ पर जहाँ स्टेट हमने डिफाइन किया है ना, उसके नीचे आप जो है फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट फंक्शन, कमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसको नॉर्मल फंक्शन हम बना देंगे, और इसके अंदर ई को हम रिसीव करेंगे, और जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंटली जो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो यूआरएल देखिए यहाँ पर जो हमारा पेज है ना रिफ्रेश होता है।
तो ये बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इतना लिख के सेव कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पर कितना भी क्लिक करेंगे ना तो ये रिडायरेक्ट नहीं होगा, देख सकते हैं आप। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है इसकी वैल्यूज को। तो कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे। एक हो सकता है हमारे पास लोकल स्टोरेज में से कुछ डेटा है। अगर इनकेस अगर आप बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू यूजर क्रिएट करेंगे तो वहां पर उसका एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी ईमेल और पासवर्ड होगा। तो उसके बेस पे भी जो है आप लॉगिन करा पाएंगे। और एक हम क्या करेंगे, मास्टर पासवर्ड इसमें रख लेंगे, तो उसकी मदद से भी आप जो है कर सकते हो। तो और की कंडीशन में हम जो है इसको ऐड करेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना है टॉप पे यूजर नेम के नाम से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में से डेटा को गेट करेंगे, या फिर एक इसको और कंडीशन दे देंगे कि अगर लोकल स्टोरेज में से डेटा नहीं मिलता तो क्या कर, हम जो तुमको डिफाइन कर रहे हैं ना मास्टर पासवर्ड, वो उससे कंपेयर करो। क्योंकि लॉगिन में क्या होगा, हमको कंपेयर करना है ईमेल एंड पासवर्ड को, दोनों सही रहे तो हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज, आपको लिखना है लोकल स्टोरेज गेट आइटम, और इस आइटम का नाम रहेगा ईमेल। अगर ये मिलता है तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ ना। अगर ये मिलता है तो क्या करो, हम क्या करेंगे, सेम चीज पहले एग्जीक्यूट करेंगे कि लोकल स्टोरेज में आइटम है, कौन सा आइटम, यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट ईमेल। अगर मिलता है तो ये ले लो सबसे पहले, अगर नहीं मिलता तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर जो है डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि admin@admin.com। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको बता रहे हैं कि जो ये यूजर नेम है इसके अंदर अगर चेक करो कि तुमको लोकल स्टोरेज से डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप ये इसको एज अ जो है ईमेल कंसिडर्ड करो। इसी तरीके से हमको पासवर्ड के लिए करना है कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर पासवर्ड, और इसको भी मैं क्या करता हूँ कैमल केस कर लेता हूँ, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। इसमें से भी हमको क्या करना है, लोकल स्टोरेज में से गेट करना है पासवर्ड को। तो लोकल स्टोरेज गेट आइटम, और कौन सा आइटम, पासवर्ड। अगर मिलता है तो क्या करो, यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा आइटम, पासवर्ड। नहीं तो क्या करो, हम जो डमी पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देंगे एडमिन बोल के। तो यहाँ पे हमने इसको दो वैल्यू जो है प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक बार कमेंट भी कर देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं समझ रहा है तो, गेटिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज से, या फिर जो डिफॉल्ट हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं उसमें से जो है लॉगिन की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारा फंक्शन है हैंडल सबमिट, इसमें हम जो है इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ईमेल इक्विवेलेंट है जो ये यूजर नेम के जो हमने बनाया है ना, इसके इक्विवेलेंट है या नहीं चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर नेम एंड लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड जो पासवर्ड है हमारा वो इक्विवेलेंट है या नहीं यूजर पासवर्ड के, वो हमको चेक करना है। अगर है तो यहाँ पर हमको इसको जो है सेट कराना है। कहाँ सेट कराएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको टोस्ट नोटिफिकेशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस। तो इससे क्या होगा, एक हमको अलर्ट बॉक्स मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल देखें आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। अलर्ट बॉक्स है सिंपल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन सक्सेस, और हमको ये क्या करेंगे, ये नेविगेट कर देंगे। नेविगेट कहाँ करेंगे, हम इसको होम पेज पर जो है इसको नेविगेट करा देंगे। तो आप क्या करें, नेविगेट का मेथड लिखें, जो हमने ऊपर नेविगेट असाइन किया था ना, यूज नेविगेट। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इस नेविगेट की मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्जन 6 है, पहले हम कुछ और मेथड इसमें यूज करते थे, लेकिन अभी ये वर्जन 6 है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने मिलता है। नेविगेट के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल यूआरएल पास करा देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे प्रोफाइल पर। अब प्रोफाइल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि app.js में अगर आप देखेंगे तो हमने इस होम पेज का जो राउट है ना, यूआरएल पाथ, इसको प्रोफाइल दिया हुआ है। एल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो क्या करो, यहाँ पर एरर शो करो। तो यहाँ पे हम सिंपल टोस्ट का एरर शो करेंगे, जैसे कि टोस्ट डॉट एरर, और एरर मैसेज इसके अंदर ऐड कर देंगे, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है और पासवर्ड, क्योंकि थोड़ा फिशिंग अटैक भी होते हैं, या फिर हैकर से जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है डायरेक्ट मैसेज नहीं देते कि भाई आपका ईमेल ही गलत है, पासवर्ड ही गलत है। तो हम दोनों भी यहाँ पर ऐड कर दे ताकि थोड़ी सिक्योर रहे एप्लीकेशन। तो इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको इस तरीके से मैसेज आ रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एडमिन पे रिडायरेक्ट करता हूँ। तो admin@admin.com, क्योंकि लोकल स्टोरेज में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ से गेट नहीं कर सकते। जो हमने अभी मास्टर पासवर्ड दिया है ना इसमें एडमिन का, और ये जो पासवर्ड है एडमिन,
तो ये हम ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है एडमिन। अब मैं लॉगिन करूंगा तो सक्सेस का मैसेज देगा और हमको प्रोफाइल पेज पे जो रिडायरेक्ट करेगा। तो लॉगिन, तो देखिए टोस्ट नोटिफिकेशन को मिल चुका है लॉगिन सक्सेस का, और कुछ इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर लेआउट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास हेडर है और ये फूटर है जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था ना, और ये स्टाइलिंग मैंने CSS की फाइल में कर रखा है, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं कैसे स्टाइल किया है। नॉर्मली तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस मैंने ऐड कर रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इमेज आ रही है ना, तो ये मैंने गूगल से कॉपी किया है सिंपली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ एरर हमको शो हो, इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट इमेज सेट कर रखा है। तो कैसे किया है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लॉगिन सक्सेस होता है तो कुछ इस तरीके से हमको जो है पेज मिलता है। अब हमको इस पेज पर काम करना है, तो मैं ये पेज भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कैसे क्रिएट किया है, फिर उसके बाद में हम जो इसके अंदर लॉजिकली काम करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और इस पेज को मैं कट कर देता हूँ लॉगिन पेज को, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है होम पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिजाइन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, और यहाँ पर सिंपली एक हेडर के कंपोनेंट ऐड करके रखा है, जिसकी मदद से यहाँ पर आप ये हेडर देख सकते हैं, जिसके अंदर लिंक्स है ऐड न्यू यूजर्स एंड लॉग आउट। अगर लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये वापस से लॉग आउट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से लॉग इन कर लेंगे एडमिन, और पासवर्ड हमारा था एडमिन लॉगिन। लॉगिन सक्सेस का मैसेज शो होगा और वापस से हमारे पास फॉर्म है। और यूजर के अंदर अभी यूजर शो नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैं इसको अभी शो नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, वेरिएबल बनाया है प्रोफाइल पिक डिफॉल्ट करके। तो इसमें क्या हो रहा है, गूगल से मैंने एक इमेज यहाँ पर कॉपी की है, जो कि आप ये देख रहे हैं ना इमेज, ये वाली। तो ये मैंने कॉपी किया है गूगल पे से, और यहाँ पर उसको ऐड कर दिया है इमेज के अंदर। तो नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ मैं, दो सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो इमेज टैग है ना, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है कि अगर तुमको लोकल स्टोरेज से इमेज नहीं मिलती है, अब क्या करेंगे हम इसमें, जैसे यूजर यहाँ पर प्रोफाइल सेलेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर उसको शो करा देंगे कि यूजर को भी दिखे कि उसने कौन सी इमेज जो है सेलेक्ट की है। तो ये फंक्शनलिटी भी हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है डायरेक्ट एक डमी इमेज ऐड कर दी। अगर इनकेस यूजर नहीं चाहता इमेज ऐड करना, तो उसको हम यहाँ पर ये डमी इमेज दे देंगे। और यहाँ पर जो ये यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फिर जेंडर और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये सारी हम रिक्वायर्ड फील्ड रखेंगे कि यूजर को मैंडेटरी है ये ऐड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इमेज हम उसको ऑप्शनल रखेंगे कि वो चाहे तो ऐड करें, या फिर नहीं भी ऐड करना चाहे तो हम उसको ये डिफॉल्ट इमेज दे देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसको सेट कर रखा है इमेज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर प्रोफाइल इमेज हम ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिफॉल्ट इंपोर्ट्स है, जैसे कि यूज स्टेट, हमको इसकी जरूरत है। टोस्ट नोटिफिकेशन जो कि आप अभी देख चुके हैं, आई होप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गए होंगे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते रहे, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट क्रिएट करेंगे। स्टेट क्यों क्रिएट करना है हमको, ताकि ये सारी चीजें हम जो है एक्सेस कर पाए, जैसे कि यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको हमको एक्सेस करना है, इसीलिए हम जो इनके लिए स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस हैंडल के बाद में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सबमिट हैंडलर भी क्रिएट कर रखा है। देख सकते हैं आप, जो लॉगिन बटन है ना हमारे पास, ये रहा, ये जो बटन है इसके लिए हमने सबमिट हैंडलर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ताकि थोड़ा टाइम बचे। देखिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर लोग देखते नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा यूआई पहले क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको स्निपेट इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है यूज स्टेट स्निपेट, इस पर क्लिक करेंगे तो स्निपेट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हम करेंगे सबसे पहले नेम के लिए, और नेम की बाय डिफॉल्ट फील्ड जो रहेंगी वो एम्प्टी रहेंगी। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम। और नेम के बदले अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल के लिए कर देते हैं सेम उसी तरीके से। हमको क्या करना है, ईमेल को एम्प्टी रखना है, और हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी आप कट करें और पासवर्ड ऐड कर दें, पासवर्ड। और क्या कर सकते हैं, हम जेंडर के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, और इमेज के लिए भी हमको ऐड करना है ना, तो हम इमेज के लिए भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो IMG यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। और क्या बचता है हमारे पास, टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन को हम जो बुलियन वैल्यू में कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे टर्म्स, और इसको कर देंगे हम बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स। बुलियन वैल्यू रखेंगे क्योंकि चेक बॉक्स है ना हमारे पास। अब इन सबको हमको क्या करना है, बाइंड करना है। बाइंड किसके साथ में करेंगे, ये जो हमारे फॉर्म्स है ना, ईमेल के साथ ईमेल, यूजर नेम के साथ नेम, पासवर्ड के साथ में पासवर्ड। तो इसको हमको बाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूजर नेम है, तो यहाँ पर उसकी इनपुट वैल्यू आप देख सकते हैं, टाइप टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे इसको। तो टेक्स्ट के बाद में ही करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम जो है नेम ऐड कर देंगे, और ऑन चेंज इवेंट हमको चाहिए इसका, तो ऑन चेंज।
जैसा हमने फॉर्म के लिए किया था ना पिछले इसमें लॉगिन के लिए, उसी तरीके से हमको इसमें भी सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम और इसके अंदर भी e.target.value, जो भी वैल्यू रहेंगी अब ये गेट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और पासवर्ड के लिए भी हमको चाहिए। तो सेकंड वन क्या है, ईमेल एड्रेस है। सिर्फ आप जो है इसको ईमेल से रिप्लेस कर लें। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम जो है शॉर्टकट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सेट ईमेल, यहाँ पर सेट नेम ईमेल हो गया है शायद, देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, सेट ईमेल। वापस से इसको सेट करते हैं और ये रहा सेट ईमेल। और नेक्स्ट वन है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में जो है पासवर्ड कर देंगे और ऑन चेंज पर जो है इसको सेट पासवर्ड कर देंगे, सेट पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड ये सब सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास रेडियो बटन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो बटन पर काम करेंगे। तो यहाँ पर रेडियो बटन में आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो डिफॉल्ट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट चेक और इसको डायनेमिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जेंडर इक्विवेलेंट है, यहाँ पर देखिए पहला वाला मेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल के। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेट करा देंगे। तो सेट कराना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक पर काम करना है, सेट करना है। सबसे पहले तो हम इसमें ई को रिसीव करेंगे, इवेंट है, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे जेंडर को। तो यहाँ पे आप लिखे सेट जेंडर e.target.value, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको फीमेल के लिए भी सेम चीज करना है। तो टाइप के बाद में हम क्या कर सकते हैं, या फिर वैल्यू के नीचे पेस्ट और यहाँ पर इसको कर दे आप फीमेल, और यहाँ पर जेंडर में सेम रहेगा। एक तो ये वैल्यू जेंडर में अगर यूजर जो है टिक करेगा मेल तो मेल होगा, फीमेल करेगा तो फीमेल होगा। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। या फिर अभी जो है हमारे पास चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स की वैल्यू भी हमको जो है बाइंड करना है। इनपुट टाइप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है चेक की प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें इसको जो है ऐड कर देंगे। चेक इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड की थी ना, टर्म्स करके करा था ना हमने, तो टर्म्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके ऑन चेंज पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हमको क्या करना है, अगेन ई को टारगेट करना है, इवेंट हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे और इसके बेस पे हम जो है सेट कर देंगे टर्म्स को। तो सेट टर्म्स, टर्म्स में हमको क्या करना है, इसको जो है e.target.value, जो भी वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, इसको जो है टारगेट कर देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म्स के बदले जो है ना इसको चेक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ टर्म्स को, और यहाँ पर इसको जो है हम चेक कर देंगे और सेट चेक कर देंगे हम इसको, तो थोड़ा रिलेटेबल साउंड करेगा। अब ठीक है आई थिंक। और नीचे इसको जो है हमको चेंज करना है, कहाँ पर, ये रहा सेट टर्म्स है ना, तो सेट चेक हम इसको कर देंगे। और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसमें टाइप कर पा रहे हैं, इसमें भी टाइप हो रहा है बराबर से, पासवर्ड भी टाइप हो रहा है, मेल और फीमेल सेलेक्ट हो रहा है बराबर से, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर परफेक्टली हम सेट कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें हम जो है एडिट कर पा रहे हैं। तो सारी चीजें बराबर से काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, सबमिट हैंडलर पर काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हमारे पास चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी फील्ड भी जो है प्रिवेंट करना है। हम नहीं चाहते यूजर जो है एम्प्टी डेटा जो है फिल करे, तो उसको भी हम जो है प्रिवेंट करेंगे। तो टॉप पे चलते हैं वापस, और ये रहा हमारा फॉर्म सबमिट। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फॉर्म सबमिट हैंडलर। और यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिकली चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ नेम अगर एम्प्टी है, क्योंकि हमको यहाँ पर चेक करना है ना, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ये फील्ड एम्प्टी होती है तब क्या करो, यहाँ पर हम उसको एक मैसेज शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ नेम इज एम्प्टी और इसको ट्रिपल कर देते हैं, इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन शो करा सकते हैं, टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम इज रिक्वायर्ड। आप जो भी कस्टम मैसेज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। एल्स करेंगे हम, एल्स, और अगेन एक इफ कंडीशन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, पासवर्ड भी है और ईमेल है ना नेक्स्ट वन, तो ईमेल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ईमेल अगर ये भी हमको एम्प्टी मिलता है तो क्रॉस चेक करना है हमको सारी चीजें, एल्स इफ, और ईमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोस्ट, और अगेन इसमें भी टाइप एरर रहेगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड एल्स इफ। अगेन हमको चेक करना है। अब हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे, अगर ये भी फील्ड हमको एम्प्टी मिलती है तो भी हमको यहाँ पर शो कराना है एरर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक काफी है, 3 जेंडर के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर में हम
बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स भी हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है, अगर यूजर चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो वो नहीं भी कर सकता है। और ये इफ की कंडीशन यहाँ पर क्लोज हो रही है, इसके बाद में हम एल्स कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया। अगर ये वैलिडेशन सक्सेस है तो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करा देंगे लोकल स्टोरेज में सारा का सारा डेटा। यहाँ पे हमको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में हम सबसे पहले नेम को ऐड करेंगे। और नेम कहाँ से आ रहा है, हमारे नेम स्टेट से। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर ले मल्टीपल टाइम। और नेम के बाद में हमारे पास रहेगा ईमेल, और ईमेल आएगा ईमेल की स्टेट से, जो हमने ऊपर स्टेट क्रिएट की है ना ईमेल की, वहीं से ये सारी चीज़ें आने वाली है। उसके बाद में है पासवर्ड, और पासवर्ड भी आएगा पासवर्ड में से। उसके बाद में हमारे पास है इमेज, इमेज भी आएंगी इमेज में से। ये जो सारे स्टेट हमने बनाए हैं ना, इसमें से हम जो है कंपेयर करके यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं लोकल स्टोरेज में। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक जेंडर के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, और इमेज के बदले अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको जेंडर। और चेक बॉक्स है तो यहाँ पर हम जो है टर्म्स कर देते हैं इसको टर्म्स, और यहाँ पे चेक जो हमने बनाया है ना, उससे जो है उसको फुलफिल करा देंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, टोस्ट भी करा सकते हैं नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर से। इतना लिख के सेव कर ले आप। और हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार सही से काम कर रहा है नहीं, तो एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और मेक श्योर लोकल स्टोरेज भी आप ओपन रखें ताकि आपको भी आइडिया रहे। जैसे कि सबमिट करूंगा तो एरर शो करेंगे, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, बराबर से वैलिडेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एडमिन, फिर से सबमिट करूंगा तो देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है बराबर से। और यहाँ पर हम इसका रखेंगे admin@admin.com, और फिर से सबमिट करूंगा तो पासवर्ड पे हमको जो है वैलिडेशन आ रहा है। तो परफेक्टली तीनों चीज़ें काम कर रही है। आप चाहे तो यहाँ पर जेंडर के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ 1 2 3, और यहाँ पर इसको मेल एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और इमेज बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसके लिए हमको अलग से अभी फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बराबर से जो है आ रही है वैल्यू, चेक कर सकते हैं आप। और खाली इमेज की उसमें जो है दिक्कत आ रहा है, तो इमेज का हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा img और सेट img। और डिफॉल्ट में हमको जो है ना यहाँ पर जो ये वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है ना, ये चीज़ चाहिए, यानी कि गूगल पे से जो इमेज आएंगी ना, तो डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सेव कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, फिर से जो है इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर कर दिया मैंने। अब फिर से मैं इसमें डिटेल्स ऐड करता हूँ, यूजर नेम एडमिन, ईमेल admin@admin.com, पासवर्ड 1 2 3, जेंडर मेल, और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अब इसमें देखिए जैसे मैं लॉग आउट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे admin@admin.com, और प्रीवियस पासवर्ड क्या था हमारे पास, देखिए एक बार बता देता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया था, यहाँ पे कंडीशन ऐड की थी ना, एक तो लोकल स्टोरेज में से गेट करो, या फिर जो है बाय डिफॉल्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर पासवर्ड और ईमेल, वो यहाँ पर यूज करो। तो इसमें एडमिन है ना, तो अब इस एडमिन के बदले हम क्या करेंगे, ये जो लोकल स्टोरेज में 1 2 3 है, उसकी मदद से लॉगिन करेंगे। देखिए 1 2 3, अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो देखिए लॉगिन सक्सेस। तो अब हम लोकल स्टोरेज की मदद से जो है लॉगिन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैंने वहाँ पर उस पेज में कंडीशन दी थी कि एक तो आप लोकल स्टोरेज में से वो डेटा गेट कर लो, या फिर हम जो आपको डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आप जो है गेट करो और लॉगिन पेज पे हमको रिडायरेक्ट करो। तो देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, अब यूजर्स, तो यूजर्स पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसका फॉर्म डिजाइन किया है, और कुछ इस तरीके से आपको जो है आउटपुट मिलेगा। तो यूजर्स में एक बार बता देता हूँ, यूजर के लिए मैंने यूजर लिस्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर डिफॉल्ट एक इमेज जो हमने पहले भी देखी है, ये वाली इमेज जो है ये डिफॉल्ट रहेंगी। अगर यूजर ने प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये उसको इमेज कंसिडर्ड करेंगे प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर मैंने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के मदद से जो है 2 कॉलम में डिवाइड किया है। और यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन है गेट आइटम, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिंपल आप चेक कर सकते हैं गेट नेम। ये जो नेम देख रहे हैं आप, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेम है ना, यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन रखी है। एक तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में से गेट करेंगे नेम को। तो ये इतना कुछ हार्ड नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में से नेम को गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि अगर मिलता है तो वही नेम शो करो, नहीं मिलता है तो NA शो करो, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो सारी चीजों यानी सारी फील्ड के लिए मैंने सेम चीज अप्लाई की है, ईमेल के लिए, जेंडर के लिए, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। तो बस यही है इस
यूजर्स पेज में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा डेटाबेस नहीं है, इसीलिए हम जो है मल्टीपल यूज़र यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे ज़्यादा हैवी हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली स्टोर करना पड़ता है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। तो सारी बेसिक फंक्शनलिटी हमारी ऐड हो चुकी है। अब सिंपल हमको जो है लॉजिक क्रिएट करना है इमेज के लिए। लोकल स्टोरेज में हम जो है डायरेक्टली इमेज को जो है स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेसन वैल्यूज ही जो है स्टोर की जा सकती है। तो हमको इस इमेज को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको फंक्शंस लिखने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम इसको कन्वर्ट कर पाए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और इस सबमिट हैंडलर से पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम आप रख सकते हैं, देखिए कॉन्स्ट गेट बेस 64। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एरो फंक्शन बना देंगे और एरो फंक्शन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एज अ फाइल को आर्ग्यूमेंट में रिसीव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे प्रॉमिस को। तो यहाँ पे आप रिटर्न कराएं न्यू प्रॉमिस। आई होप प्रॉमिस आपको पता होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस और इस प्रॉमिस के अंदर हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कुछ भी या फिर रिजेक्ट, हमको इसमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या करें, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये कॉलबैक फंक्शन होता है प्रॉमिस। तो यहाँ पर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट होगा। तो क्या रिजॉल्व और क्या रिजेक्ट होगा हमको ये डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, क्योंकि हमको फाइल रीडर यहाँ पर लगेगा, इसीलिए हम जो है फाइल रीडर को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, इस रीडर के अंदर जो है फाइल रीडर को स्टोर करा दिया ताकि हम जो है फाइल को रीड कर पाए। ये डिफॉल्ट आता है रिएक्ट जेएस के साथ में, तो एडिशनल कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, रीडर की मदद से क्या करेंगे, इसके ऑन लोड यानी कि ये जब लोड हो उस पर काम करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिजॉल्व और रिजॉल्व क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी हमारे पास रीडर के अंदर रिजल्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे आप लिखे रीडर डॉट रिजल्ट। तो आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको मिलती है। तो हम सिंपली जो हमको चाहिए वही चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एरर भी मिलता है हमको, तो यहाँ पे ऑन एरर और यहाँ पर इसके अंदर हमको जो है एरर को एज आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ेगा। जो भी एरर रहेगा हम क्या कराएंगे, यहाँ पर उसको रिजेक्ट के अंदर फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे रिजेक्ट और रिजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एरर को ऐड कर देना है। बेसिक कॉलबैक फंक्शन है, आई होप आपने देखा होगा। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, ओके अब ठीक है। और लास्ट में हमको क्या करना है, इसको फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीडर डॉट, फिर उसके बाद में आपको लिखना है रीड एज डेटा यूआरएल। तो ये फाइल का जो यूआरएल रहेगा उसको रीड कर देगा। तो ये बेसिक गेट 64 का फंक्शन बन चुका है। देखिए हमको कन्वर्ट कराना है, इसीलिए हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक से दो बार देखें, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप जो है एक बार देखें कैसे काम कर रहा है और सिंपल कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, इमेज को हैंडल करना है। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ कमेंट कन्वर्ट इमेज और उसके बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल इमेज के लिए फंक्शन और कमेंट भी मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल img और एक एरो फंक्शन इसको बना देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और इसके अंदर ई यानी इवेंट को हम जो है एज आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल के नाम से कॉन्स्ट फाइल। इसके अंदर जो इमेज का हमारे पास आएगा ना, ये रहा फाइल इनपुट। तो इसके अंदर जो है हमको इसको ऐड करना है। तो साथ ही में मैं ऐड भी कर देता हूँ, बाद में हमको फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऑन चेंज, जैसे ये चेंज हो, अरे ऑन प्ले हो गया ये, ऑन चेंज। इसके ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, ये फंक्शन को ऐड कर देना है। तो हैंडल img और मेक श्योर यहाँ पर आप इसका नेम और आईडी सेम रखें, यानी कि इसका नेम जो रहेगा वो फाइल रहेगा और इसका टाइप भी जो है फाइल रहेगा। वापस चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो ई डॉट टारगेट डॉट, फिर यहाँ पे फाइल्स रहेगा और फाइल्स का जो है एरे होता है, तो इसकी 0th पोजीशन चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम 0th पोजीशन को जो है एक्सेस करेंगे। इसके बाद में हमारा फंक्शन था गेट बेस 64 और इसके अंदर हमारे पास रहेंगी फाइल, ठीक है। एज आर्ग्यूमेंट में हमने फाइल को पास किया था, तो इसको हम जो है चेन कराएंगे। तो आप देन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो देन इसके अंदर हम रिसीव करेंगे बेस 64 और ये कॉल बैक है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। और लोकल स्टोरेज में हम इसको स्टोर करा देंगे। तो लोकल स्टोरेज और उसके अंदर हमारे पास फील्ड रहेंगी इमेज के नाम से। और हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पर इसको जो हम रिसीव करेंगे ना बेस 64 65 हो गया, यहाँ पे 64 कर देना है इसको और यहाँ पर बेस 64। और यहाँ पे आप कंसोल पे मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट डीबग और डीबग के अंदर मैं लिखता हूँ पहले फाइल स्टोर। और नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस 64 है ना, क्या एरर आ रहा है हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। सेव
सेव करने के बाद इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर हमारे पास देखिए जो भी डेटा है ना इसको क्लियर कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, मेक श्योर कोई एरर हमारे पास ना हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज सेलेक्ट करके देख लूँ या चलिए पूरा फिल कर देते हैं। एडमिन, ईमेल एडमिन, पासवर्ड 123, मेल एक्सेप्ट एंड यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर कोई भी देखिए यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट कर दिया और इमेज नल बता रहा है तो कुछ दिक्कत हो गई इमेज के साथ में। एक बार चेक कर लेते हैं और हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो हैंडल सबमिट है ना अपना फॉर्म का, तो इसमें से इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि अब हम जो है यहाँ पर इस फंक्शन से जो है इसको सेव कराने वाले हैं। और ये रहा गेट पेज 64, इसके अंदर हमारे पास तो कॉल बैक फंक्शन है। ओके देखिए यहाँ पे जो है ना कॉल बैक फंक्शन हमने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम जो है कॉल बैक फंक्शन ऐड कर रहे हैं। सेव, वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और ये रिफ्रेश हो चुका है और ये नल आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रोफाइल शो नहीं हो रही है। हाँ एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको जो इमेज में सेट किया है ना, एक तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर चेक कर रहा है हमारी इमेज को। हाँ इमेज ये रहा, लोकल स्टोरेज से डायरेक्टली हम इसमें गेट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सही नहीं है, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होंगी अगर हमारे पास नल वैल्यू, जैसे कि अभी यहाँ पर नल है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको एरर की तरह जो है शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफॉल्ट इमेज ही रहने देते हैं। सेव, वापस चलते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर इमेज नल भी है तो ये हमको डिफॉल्ट शो करता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो लोकल होस्ट को मैंने क्लियर कर दिया और वापस से हम क्या करेंगे, इमेज को अब सेलेक्ट करेंगे और कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन। तो देखिए इमेज डेटा बराबर से यहाँ पर शो हो रहा है, हालांकि रियल टाइम पे इफेक्ट नहीं कर रही है। फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट में जो है अगेन एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसको कीप ट्रैक करे। तो आई डोंट थिंक इतने कोई इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सादा डमी प्रोजेक्ट है। हम एक्चुअल में कोई भी मर्ज टाइप का एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें रियल टाइम पे शो कराएंगे। और यहाँ पर अगर आपको देखना है ये इमेज बराबर से सेट हुई है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स पर क्लिक करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज शो करेंगी और बाकी सारी डिटेल एनए आ रही है क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर जैसे कि एडमिन, ईमेल एडमिन, पासवर्ड ऐड कर देंगे 123, मेल एक्सेप्ट। अब मैं सबमिट करता हूँ, फाइल एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करूंगा तो देखिए यहाँ पर यूजर सेव्ड का मैसेज आ रहा है और ये सारी चीजें ऐड हो गई। अब आप इस यूजर के अंदर उसको चेक कर सकते हैं। तो परफेक्टली सारी चीजें यहाँ पर काम कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काफी बेसिक वीडियो है और काफी कुछ इसमें आपको सीखने मिला होगा। आई नो मैंने यूआई पहले से क्रिएट कर लिया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये यूआई फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करता तो उसमें और आधा घंटा लग जाता, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए यूआई पहले से क्रिएट कर रखा है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप समझ में आया होगा। तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एरर है तो आप कोड को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम रिसोर्सेज। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिडक्स को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिडक्स का बेसिक, फिर कोर रिडक्स सीखेंगे, उसके बाद में हम जो है रिडक्स टूल किट देखेंगे और साथ ही में जो है मिडलवेयर्स भी देखने हैं हमको, जैसे कि रिडक्स थंक एंड सागा मिडलवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्ट के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हमको रिडक्स का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल स्क्रीन पर एप्लीकेशन देख सकते हैं। सिंपल मेरे पास क्या है, 3 कंपोनेंट है, एक पेरेंट है, फिर 2 चाइल्ड कंपोनेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, पेरेंट में लॉगिन फॉर्म है और जब मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर जो है पेरेंट में लॉगिन नेम शो होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए app.js के अंदर एक स्टेट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज स्टेट की मदद से, तो ये हुक है और इसकी मदद से हमने यहाँ पर एक यूजर क्रिएट किया है या फिर स्टेट क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लॉगिन यूजर सेट किया है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ techinfo_yt और मैं इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने एज अ प्रॉप जो है पास किया है पेरेंट कंपोनेंट को, क्योंकि app.js हमारा रूट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो एप्लीकेशन में मेन कंपोनेंट है वो है पेरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको डीस्ट्रक्चर करके यहाँ से उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर मैंने उसको शो करा दिया। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है techinfo_yt। अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो चाइल्ड कंपोनेंट है, सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट। मान लीजिए हमारे पास ये है यूजर का प्रोफाइल और ये यूजर के ऑर्डर्स हैं। तो अब इन 2 पेज को सिर्फ जो है लॉगिन यूजर ही एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास लॉगिन यूजर कहाँ पर है, ये हमारे स्टेट में है, जो कि स्टेट हमारा app.js की फाइल में है। अब ये स्टेट को हमको यूज करना है अदर कंपोनेंट्स में भी।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पर लॉगिन यूजर एज अ प्रॉप जो है पास किया था पेरेंट कंपोनेंट में और यहाँ से उसको डीस्ट्रक्चर किया था। तो उसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, अगेन जो है यहाँ से एक प्रॉप पास करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है फर्स्ट कंपोनेंट को और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन के नाम से अगेन प्रॉप बनाता हूँ और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम वैल्यू को यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। इतना लिख के सेव करते हैं और चलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट में और यहाँ पर हम वापस से जो है लॉगिन यूजर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लॉगिन और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन डॉट और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारे पास लॉगिन यूजर। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको साथ में जो है यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस ऐप को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब जो है फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट में भी टेक इन्फो YT आ रहा है। तो देखिए हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, 3 कंपोनेंट है तो हम इजीली जो है प्रॉप पास कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, 50 है, 40 है, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है। अब अगर सब में मुझे लॉगिन यूजर चाहिए तो क्या मुझे सब जगह प्रॉप्स पास कराने पड़ेंगे? चलिए मान लीजिए हमने वो भी कर लिया। अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि मेरे पास सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट जो है उसमें कुछ डेटा है। अब ये डेटा मुझे पास कराना है पेरेंट में। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमको तो पता है कि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं तो प्रॉप्स की मदद से जो है दूसरे कंपोनेंट में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट से हम जो है पेरेंट में कैसे डेटा सेंड करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट लॉजिक लगेगा, बहुत सारे जुगाड़ आपको करने पड़ेंगे, फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे redux.js.org तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन और साथ ही में जो है मेन इसके हाईलाइटेड की पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये प्रेडिक्टेबल है, सेंट्रलाइज है, डीबगेबल है एंड फ्लेक्सिबल है। तो सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और साथ ही में मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो है मार्केट में अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आया हुआ है, यानी कि रिएक्ट की टीम ने जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से भी जो है हम ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये है ग्लोबल स्टेट का। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं जो भी मैंने अभी आपको समझाया तो इसे कहते हैं हम सर्विस कॉल। तो सर्विसेज का कंसेप्ट जो है रिएक्ट में नहीं था, बाद में जो है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई लॉन्च की गई जिसमें जो है सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आज भी जो है रिडक्स ही यूज होता है। तो पहले आप जो है रिडक्स सीखे, उसके बाद में आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखे, क्योंकि बहुत सारे एग्जिस्टिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है रिडक्स में बने हुए हैं। और अगर आप कोई भी एमएनसी देखेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में, तो आई थिंक वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिडक्स ही मिलेगा। हालांकि अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज स्विच कर रही है कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे भी, लेकिन अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाना हो तो फर्स्ट चॉइस जो है रिडक्स की ही आपको मिलेंगी। तो देखिए टेक्निकल डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सर्विसेज का कंसेप्ट जो है रिएक्ट में नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिडक्स क्या है, ये एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड हम ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मेरे एप्लीकेशन में देखिए तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पेरेंट के अंदर जो है स्टेट बना रहे थे, फिर उसको एज अ प्रॉप पास कर रहे थे, तो हमको इसकी कुछ भी जरूरत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं रिडक्स की मदद से, जहां हमको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन यूजर, तो ये प्रोटेक्टेड राउट हो गया हमारा, तो यहीं पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम जो है रिडक्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो रिडक्स क्या है, ये एक थर्ड पार्टी है, यानी कि रिएक्ट की टीम ने इसको नहीं बनाया, ये स्टैंड अलोन खुद की एक अलग लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेट को। और यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि वर्क्स विद एनी यूआई लेयर। तो रिएक्ट क्या है, ये भी एक यूआई लेयर है, साथ ही में जो है अदर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है जैसे कि Vue.js, एंगुलर, तो आप जो है रिडक्स को उनके साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, हम जो है रिडक्स का कोड अलग लिखेंगे जो कि कोई भी लाइब्रेरी के साथ में आप जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो पैकेज हमको यूज करना है, जैसे कि हम रिएक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं तो हमको रिएक्ट का एक अलग से पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम एंगुलर के साथ में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एंगुलर का अलग से पैकेज इसके साथ में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, इसका सिर्फ
फ्लो थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टार्ट में, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट में इसको यूज करते जाएंगे तो इजीली आपको जो है इसका फ्लो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही फ्लो होता है। लिखने का तरीका है इसमें थोड़ा अलग है और थोड़ा हटके है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें हम जो है अच्छे से इसको देखेंगे और इसको बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसका जो है आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर इसका आर्किटेक्चर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास व्यू है। तो व्यू का मतलब क्या है, व्यू हमारा कोड है जो कि हम देख सकते हैं, यानी कि हमारा रिएक्ट का कोड, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो क्या है, व्यू लेयर पर काम करती है। तो ये क्या हो गया, व्यू हमारा रिएक्ट का कोड हो गया। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट, व्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझें कि ये रिएक्ट ऐप की बात हो रही है। अब व्यू लेयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिडक्स के अंदर क्या है, एक्शंस है। एक्शंस मतलब क्या है, इवेंट्स। यानी कि मान लीजिए मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं, क्या हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक न्यू नाम दिया गया है एक्शन का। देखिए हर टेक्नोलॉजी जो है अपने हिसाब से काम करती है, तो यहाँ पर इन्होंने खुद का एक नाम दिया हुआ है एक्शन करके। यानी कि एक्शन से ही, नाम से ही इसका समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी चीज होने वाली है। एक्शन मतलब क्या है, यहाँ पर मूवमेंट, अगर बेसिक इंग्लिश में बात करें, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारे जो इवेंट हैं। तो हमको अगर देखिए व्यू लेयर पर हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कोई फॉर्म है या बटन पे एनिमेशन करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्लिक करूंगा, क्या होगा, एक एक्शन पास होगा। एक्शन क्या करेगा, एक्शन डिस्पैच करेगा। डिस्पैच का मतलब क्या है, यहाँ पे इजी वे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्पैच का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो डिस्पैच यहाँ पर हम कर रहे हैं, मतलब आप समझे कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इन्होंने खुद का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, रिक्वेस्ट के बदले डिस्पैचर। तो आप इजी वे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब भी डिस्पैच करेंगे मतलब क्या है कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब देखिए हम व्यू से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर इवेंट फायर किया। इवेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक्शन को कॉल किया। अब एक्शन क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेज रहा है मतलब क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है। डिस्पैच में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल एप्लीकेशन में हमारे पास एक स्टेट थी, जो स्टेट हम जो है हर कंपोनेंट में यूज कर रहे थे। अब रिडक्स में क्या है, हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट है जिसे हम कहते हैं स्टोर। अब इस स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्टेट होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए रिड्यूसर है। अब रिड्यूसर क्या है, ये फंक्शंस है। तो रिड्यूसर जब भी आप समझेंगे तो आपको समझना है कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो है हमारा बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। अब बिजनेस लॉजिक क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, डेटा को फेच कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर कोड लिखूंगा। और इस रिड्यूसर फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमको क्या मिलती है, स्टेट मिलती है। यानी कि हम जो यहाँ पर हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन में स्टेट बना रहे थे app.js में, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे थे, हर कंपोनेंट में शेयर कर रहे थे डेटा हमारे स्टेट का। अब रिडक्स में क्या होगा, यहाँ पर जैसे रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर एक स्टेट रहेगी जो कि ग्लोबल रहेगी। अब ये स्टेट का डेटा क्या होगा, यहाँ पर से हमारे कंपोनेंट के अंदर शेयर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये डेटा अब शेयर होगा हमारे व्यू लेयर पर। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझना है अच्छे से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्यू लेयर क्या है। व्यू लेयर हमारे रिएक्ट का कोड है, उसके अंदर जो है हमारे पास डायनेमिक एक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स को हम फायर करते हैं एक्शंस की मदद से। तो एक्शन के अंदर हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ था। एक्शन भी क्या है, ये फंक्शंस है। रिडक्स इज ऑल अबाउट फंक्शंस। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बहुत सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कॉल कर रहे हैं। एक्शन कॉल होगा यानी कि एक्शन से रिक्वेस्ट जाएंगी रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर रहेगा स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर जो भी हमारे पास बिजनेस लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, और वहां से जो है हमारी स्टेट अपडेट होंगी, और ये अपडेटेड स्टेट हमको मिलेंगी हमारे व्यू लेयर पर, और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा फ्लो जो है चलता रहेगा जब जब हमारे पास एक्शन रिड्यूसर कॉल होंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्ट में, बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसका फ्लो एक बार आपके समझ में आ गया तो आप इजीली कितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक अलग से साइड में जो है कोड लिख कर बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको हम कैसे यूज करेंगे। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं और यहाँ से गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ना,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे टूल किट का भी एग्जांपल बता रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम जो कोर जेएस में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है इंस्टॉल npm i इंस्टॉल रिडक्स। आप yarn का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप yarn का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसी एप्लीकेशन में, तो मैं इस सब को कट कर देता हूँ। हम जो है अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और जो है इसको रन करके देखेंगे। तो अभी इसका रिएक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। हम जो है रूट में एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ डेमो JS। और हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको कि रिडक्स जो है स्टैंड अलोन काम करता है। अगर हमको स्पेसिफिक रिडक्स का कोड लिखना है तो उसके लिए हमको रिडक्स का पैकेज चाहिए, और अगर रिएक्ट में यूज करना है तो रिएक्ट रिडक्स का अलग से पैकेज लगेगा, क्योंकि हम अभी देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है प्योर रिडक्स का कोड एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल में आपको लिखना है npm i और रिडक्स। मेक श्योर आप जो है सेम डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट रिडक्स, और उसी के अंदर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ npm i रिडक्स। अगर आप yarn पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो yarn i और रिडक्स आपको लिखना है। इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर लें तो ये कुछ टाइम में जो है यहाँ पर रिडक्स का पैकेज आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। तो पहले जो है क्रिएट स्टोर को जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, बेसिक जो ES6 या फिर रिएक्ट में क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ये प्लेन एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसका कोई भी रिलेशन अभी इसका रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में नहीं है। आप चाहे तो सेपरेटली कोई अदर फोल्डर में भी इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम होल्ड करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तो कॉन्स्ट समथिंग, और हम क्या लिखते थे, फ्रॉम करते थे ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए रिक्वायर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो रिक्वायर कहाँ से करेंगे हम, हमने जो रिडक्स की लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल की थी। अब इसमें से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर हम क्यों यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस क्रिएट स्टोर की मदद से जो है एक स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्स में क्या है, एक स्टोर होता है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास स्टेट होती है और रिड्यूसर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसमें डिस्ट्रक्चर किया क्रिएट स्टोर को रिडक्स की लाइब्रेरी में से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर कमेंट कर देता हूँ और लिख देता हूँ इंपोर्ट्स, और एक कमेंट करना है इसको, तो डबल स्लैश, और ये कमेंट है इंपोर्ट्स के लिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। इनिशियल मतलब क्या है कि जब भी एप्लीकेशन आपकी रन हो तब आपके पास एक स्टेट होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे और उसका नाम रखते हैं इनिशियल स्टेट, और ये क्या रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम ग्लोबल स्टेट मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम प्रीवियस एप्लीकेशन ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन यूजर था TechInfoYT, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यूजर लिखा मैंने, और यहाँ पर हम उसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं TechInfoYT इस तरीके से। या फिर हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेशन का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस, बैलेंस के अंदर मैं क्या करता हूँ 5000 रुपीज जो है इसमें ऐड करा देता हूँ। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट क्रिएट किया, यानी कि जब भी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होंगी तो वहां पर एक बैलेंस बोल के हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट रहेंगी, और ये स्टेट को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो रिडक्स में क्या है कि हमको जो है एम्प्टी स्टेट कभी भी डिफाइन नहीं करना है, हमको उसके अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है प्रोवाइड करना ही पड़ता है। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास, रिड्यूसर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास स्टोर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन है और फिर स्टेट होती है। तो रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर के लिए हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, कॉन्स्ट रिड्यूसर, और यहाँ पे इसको नॉर्मल एरो फंक्शन हम बना देते हैं। अब इस रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को रिसीव करेंगे, स्टेट एंड एक्शन को, और इस स्टेट को आप जो है एम्प्टी ना रखें। हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे इनिशियल स्टेट में। तो अब जो भी डेटा है हमारे पास इनिशियल स्टेट में, हम इस स्टेट के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक्शन मतलब क्या है, हमारे पास जो इवेंट्स फायर होंगे तब हमको क्या करना है यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं,
स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, स्विच, और इसके अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है एक्शन डॉट टाइप कि कौन से एक्शन पे क्या हमको इवेंट या फिर जो है हमारा एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसमें हमारे पास केसेस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे केस क्रिएट करते हैं पहले डिपॉजिट के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सबसे पहले स्टेट को। तो स्टेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, आपको डायरेक्टली स्टेट चेंज नहीं करना है, आपको इसकी एक कॉपी बनाना पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या है, हमको डायरेक्टली जो है डॉम को छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसकी एक कॉपी बनाना है, फिर उसके बाद में इसके अंदर चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं स्टेट को, तो यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई, यानी कि हमारे पास जो भी बैलेंस में डेटा है अब यहाँ पर कॉपी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करके एक बनाएंगे वेरिएबल, और उसके अंदर क्या करेंगे, एक्शन डॉट वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्शन के साथ पेलोड यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर से डील कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो एक्शन डॉट वैल्यू इतना लिख के हमने पहला केस यहाँ पर बना दिया। अब इसी तरीके से हम जो है सेकेंड केस बना सकते हैं विथड्रॉ के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे स्टेट को, सबसे पहले जो भी स्टेट है उसकी कॉपी, और उसके बाद में अगेन बैलेंस जो भी रहेगा हम इसको भी अपडेट कर देंगे। तो एक्शन डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा केस बन चुका है। और इन दी एंड हमको क्या करना पड़ता है, डिफॉल्ट केस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट केस रख देंगे, और उसके अंदर सिंपली हम जो है स्टेट को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट आप लिख सकते हैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इतना लिख के हमने रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। अब हमको क्या करना है, हमारे स्टोर के अंदर जो है इसको बताना पड़ेगा कि ये रिड्यूसर है भाई, अब इसका यूज करो और एक्शन जो है परफॉर्म करो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टोर क्रिएट करेंगे। तो स्टोर क्या है, वेरिएबल है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट किया था क्रिएट स्टोर। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और उसका नाम आप रखें स्टोर। याद रखें इसका नाम स्टोर ही लिखें, क्योंकि हमको जो है रियल एप्लीकेशन में भी स्टोर ही नाम मिलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट स्टोर की मदद से जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर देखिए अभी हमारे पास क्या है, सिंपली एक रिड्यूसर है और कोई मिडलवेयर नहीं है इसके बीच में। तो मिडलवेयर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम रिडक्स रिएक्ट के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, सिंपली एक रिड्यूसर है, तो हम क्या करेंगे, इस रिड्यूसर को कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टोर भी रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना है, यानी कि रिक्वेस्ट हमको भेजने हैं। और साथ ही में देखिए हम जब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हमको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम जो रिएक्ट का कोड यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम जो कंसोल डॉट लॉग इसको कर पाए इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर का इस्तेमाल करेंगे, स्टोर डॉट, उसके बाद में आपको लिखना है सब्सक्राइब। मेक श्योर सब्सक्राइब की स्पेलिंग सही हो। और ये एक फंक्शन है जो कि एक और फंक्शन हमको रिटर्न करता है। तो फंक्शन के अंदर हम कितने भी फंक्शन लिख सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। क्या हमको चाहिए, गेट स्टेट का एक और फंक्शन होता है। गेट स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास देखिए इनिशियल वैल्यू है या स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज है हम उसको एक्सेस करते हैं गेट स्टेट की मदद से। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, गेट स्टेट, और ये भी क्या है, ये एक फंक्शन है। तो अब जो भी हमारे पास इस स्टेट के अंदर वैल्यूज आएंगी हम उसको इजीली जो है कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, यानी कि इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले डिपॉजिट का केस है, फिर विड्रॉ का केस है। तो ये दो केसेस है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हमारे पास और भी डिफरेंट केसेस रहेंगे, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर गेट स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, दो ही केसेस है और एक ही स्टेट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली जो स्टोर का काम हो गया। अब एक्शन में हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है इसको क्या करना है हमको। देखिए स्टोर का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेम फाइल में है, इसलिए हम जो है स्टोर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्पैच का यूज करना है। डिस्पैच क्या करना है, अब हम यहाँ से जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर हमको टाइप डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले। तो टाइप हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिपॉजिट का है। तो दोनों भी आपके जो है यहाँ पर सेम होने चाहिए, और इसके अंदर जो है आपको ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है डिपॉजिट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1000 ऐड कर देता हूँ। और इनिशियली वैल्यू हमारे पास क्या है, 5000 है। अब हम जब इस एक्शन को कॉल करेंगे डिपॉजिट वाले, तब हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पर वैल्यू 1000 हो जाएंगी 5000 के बदले। और विड्रॉ करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेकेंड हमारे पास है विड्रॉ, यहाँ पे पेस्ट, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 4000। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे यहाँ से,
और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नोड की मदद से आपको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि ये रिएक्ट का कोड नहीं है, सिंपल जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है। नोड और आपके फाइल का नाम जो कि हमारे केस में है demo.js। अब इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर है। console.log में कहाँ पर है, console.log गेट स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर के साथ में लिखना है क्योंकि गेट स्टेट इसको नहीं पता कहाँ से आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टोर के अंदर से गेट स्टेट करना पड़ेगा। तो स्टोर डॉट गेट स्टेट इतना लिख के आप सेव करें। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर, और यहाँ पर फिर से फाइल कर दूंगा node-demo.js इतना लिख के प्रेस करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 1000 और यहाँ पर सेकंड वाले में हमारे पास विड्रॉ के बाद में आ रहा है 4000। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास अभी क्या था, हमने जो है इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ देखा। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट के साथ में देखेंगे कि कैसे हम जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रिडक्स थंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के रखे जैसे कि आपके सारे डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। रिडक्स थंग क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हमको यूज करना चाहिए और रिएक्ट के साथ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली जो है रिडक्स बेसिक क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सारे जो है एसिंक रिक्वेस्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है हम डायरेक्टली जो है थर्ड पार्टी एपीआईज का यूज करते हैं, तब जो हम बेसिक रिडक्स यूज नहीं कर सकते। और नॉर्मली भी अगर आप कंपनीज में जॉब करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो बेसिक रिडक्स यूज नहीं होता है। आप एक तो थंग के साथ में जा सकते हैं या फिर सागा मिडलवेयर करके आता है, तो आपको वो यूज करना पड़ता है। नॉर्मल रिडक्स अगर आपको यूज करना है तो अल्टरनेटिव वे में जो है आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई देख सकते हैं, तो उसमें भी आप जो है अच्छे से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स थंग, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि रिडक्स थंग है क्या। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी पे। तो इसको सिंपली आप गूगल भी कर सकते हैं, रिडक्स थंग लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपको इस गिटहब अकाउंट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा, redux.js और /redux thunk। तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन है कि ये थंग क्या है, ये एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर कहते हैं फंक्शंस को। फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए नॉर्मल जो रिडक्स है, अगर हम नॉर्मल रिडक्स की बात करें तो ये क्या है, ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है। और इसमें जो है हमको अब हमारा प्रोजेक्ट जब भी हम क्रिएट करेंगे या फिर कंपनीज में भी आप जब जॉब करेंगे तो वहां पे जो है हमारे पास एपीआईज होती है जो कि एसिंक्रोनस होती है। तो वो एसिंक्रोनस को जो है हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थंग का यूज करते हैं। थंग क्या करता है, एसिंक रिक्वेस्ट को यहाँ पर हैंडल करता है। अब क्यों हैंडल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, थंग क्या करता है, हमको डिले प्रोवाइड करता है। डिले का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन नहीं करते। मान लीजिए मेरे पास x है और इसके अंदर मुझे कैलकुलेशन करना है 1 + 1 और 2 में भी, तो अब क्या होगा, डायरेक्टली जो है यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो रिडक्स थंग में हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर असाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ x का, और x क्या रहेगा, ये एक फंक्शन रहेगा। तो नॉर्मली फंक्शन जो है हम ES6 का यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 1 + 2। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब फंक्शन कॉल होगा तभी जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन होगा। डायरेक्टली क्या हो रहा था, हम यहाँ पे डायरेक्ट असाइन कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे x यहाँ पर हमने क्या किया, 1 + 2 कर दिया, और इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं ना। console.log अगर हमने कर दिया यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू आएंगी। अब हम अगर यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। देखिए बेसिक एग्जांपल है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन आपको समझना है कि जो भी एसिंक रिक्वेस्ट रहती है वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगाती है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो एरर्स आते हैं या फिर हमको हमारा रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एसिंक रिक्वेस्ट के अंदर जो है एक तो एरर रहेगा या फिर रिजल्ट रहता है, रिस्पॉन्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अच्छे से हैंडल हो इसीलिए हम क्या करते हैं, थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं। थंग मिडलवेयर क्या है, ये फंक्शन है। तो इस एरर और रिस्पॉन्स को हैंडल हम अच्छे से करें इसीलिए हम जो थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिडक्स थंग क्या है। रिडक्स थंग जो है मिडलवेयर है, मिडलवेयर यानी फंक्शन है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो था कि क्यों रिडक्स थंग हमको यूज करना चाहिए, तो डिले के लिए हम यूज करते हैं। डिले फंक्शनैलिटी के लिए जो हम यहाँ पे रिडक्स थंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से देखिए कैसे रिडक्स थंग को यूज करना है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऑफिशियल रिपोजिटरी पे
इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रिडक्स टूल किट के बारे में है। अगर आप रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, प्री कॉन्फ़िगर्ड रिडक्स तंक मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे जो है टूल किट नहीं देखने वाले, मैं कोई और वीडियो में जो है रिडक्स टूल किट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम सारा का सारा स्टेप जो है मैनुअल देखने वाले हैं, कैसे एक्शन क्रिएट करेंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, स्टोर और भी बहुत सारी चीजें, कैसे इसको कनेक्ट करना, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप मैनुअल सेटअप के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा रिडक्स तंक को। और अगर आप यार्न पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं तो फिर यार्न की मदद से भी आप कर सकते हैं। हम तो एनपीएम कर रहे हैं फिलहाल, मोस्टली यूजर एनपीएम यूज करते हैं जो भी सीख रहा है। एडवांस लेवल पे आप जो है यार्न भी यूज कर सकते हैं, ये चॉइस आपके ऊपर है। फिर इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई मिडलवेयर फंक्शन, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर फिर भी आप यहाँ पर साइड में इसका रेफरेंस ले ताकि आप भी समझ पाए अच्छे से हो क्या रहा है। वरना मैं इसकी गिटहब पे रिपोजिटरी भी पुश कर दूंगा तो आप वहां से भी कोड को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है क्योंकि टाइम बचेगा थोड़ा हमारा और जल्दी हम इसको जो है समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन भी यहाँ पर सर्च करें। तो सिंपली आप गूगल करें, गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रिडक्स डेव टूल्स और यहाँ पे एक्सटेंशन। मेक श्योर कुछ इसी तरीके से आप जो है सर्च करें तो ये एक्सटेंशन आपको गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स दोनों के लिए मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे क्लिक करूंगा तो एक्सटेंशन मेन्यू में चला जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे पास है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो इसका फायदा क्या है, देखिए जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो रिडक्स की अगर एप्लीकेशन आपकी बनी है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइड बार में हम चेक कर सकते हैं सारे के एक्शन, डिस्पैच, रिक्वेस्ट, तो ये सारी चीजें हम जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी इसको इंस्टॉल करके रखें। देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल करके रखें। और साथ ही में देखिए यहाँ पे इसका एक पैकेज भी आता है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पे इसको भी क्लिक कर दे, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमको कॉन्फ़िगर करना है हमारी रिएक्ट के साथ में। क्यों रिएक्ट के साथ में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि जो है ये एक्सटेंशन हमको शो हो, इसको हमको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको जो है ऐड करना पड़ता है विंडो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन एंड, तो ये हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको हमको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको शो कर दूंगा कैसे इसको यूज करना है। तो आई होप अभी आप क्या करें, सबसे पहले तो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है और इसको जैसे ही आप रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट मिलेगा, जो कि बेसिक लेआउट मिलता है आपको हर रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्विकली इसको जो है क्लीन अप कर देता हूँ। नॉर्मल एक सिंपल H1 ले लूंगा मैं और यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट रखेंगे जिसमें हम जो एपीआई कॉल करने वाले हैं रिडक्स तंग की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कोड को क्लीन अप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास सिंपली एक हेडिंग है। यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट भी शो कर देता हूँ। पहले तो देखिए मैंने कुछ स्टाइल अप्लाई किया, यहाँ तक की देखिए डिफॉल्ट है, यहाँ तक की ग्रे स्केल तक के है ना, ये डिफॉल्ट आपके इसमें भी रहेंगी बॉडी पर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में, और मिनिमम हाइट इसकी 80 VH मैंने यहाँ पे रख दी है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ जो है सेंटर में शो हो रहा है। तो आपको नहीं करना सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली जो है H1 ले सकते हैं, जैसे कि मैंने app.js में सब कुछ क्लीन करके यहाँ पर सिंपल एक H1 रखा है। अब हमको रिडक्स तंग को यूज कैसे करना है सबसे पहले ये देखते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन कर लें। यहाँ से आप क्या करें, टर्मिनल पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल। क्योंकि रिडक्स को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल क्यों करना है, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप यार्न का यूज कर सकते हैं या फिर एनपीएम का। तो मैं आपको एनपीएम से शो कर रहा हूँ। अगर आप यार्न से कर रहे हैं तो आपको सिंपली लिखना है यार्न ऐड, और बाकी के सारे जो भी पैकेजेस हैं आपको डायरेक्टली लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे एनपीएम की मदद से शो कर रहा हूँ, एनपीएम आई। सबसे पहले तो हमको चाहिए रिडक्स। देखिए रिडक्स क्या है, एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी अलग से है। उसके बाद में हमारे पास आता है रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स क्यों है, क्योंकि हमको रिडक्स का यूज करना है रिएक्ट के साथ में। अब हम क्या कर रहे हैं, और साथ ही में रिडक्स तंग कर रहे हैं। रिडक्स तंग क्या है, ये एडिशनल पैकेज है, यानी कि एक मिडलवेयर है। तो ये भी हमको सेपरेटली जो है डाउनलोड करना रहेगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे ताकि हम जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज पाए। यानी कि अगर हमको एपीआई हिट करानी है तो हम एक्सियोस पैकेज की मदद से जो है यहाँ पे एपीआईज को हिट कराएंगे। और साथ ही में मैंने आपसे कहा था कि हमको लगेगा रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, तो उसको भी आपको डाउनलोड करना है ताकि हम जो ब्राउजर में इसको डीबग कर पाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिडक्स डेव टूल्स डैश एक्सटेंशन, और इतना लिख के आपको सिंपली जो है इंटर प्रेस कर देना है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेक श्योर आप जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हो, आउटसाइड करेंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होगा। तो पहले स्विच कर ले आप इस प्रोजेक्ट के अंदर,
मेरे केस में प्रोजेक्ट का नाम है रिडक्स डैश डैश ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर मैं सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहा हूँ। और एक चीज आप क्या कर सकते हैं, npmjs.com पर विजिट करें। मैं एक बार विजिट करके बताता हूँ आपको, npmjs.com, और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिडक्स डैश थंग और इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर रिडक्स थंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएंगी। देखिए एग्जैक्ट मैच यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका इंस्टॉलेशन गाइड, इसकी गिटहब रिपोजिटरी, इसका होम पेज, कितने वीकली डाउनलोड्स है, कितना पॉपुलर है, कौन सा वर्जन है, कितने साइज का है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और साथ ही में देखिए यहाँ पे आपको सेम गाइड मिलेंगी जो कि हमको गिटहब पे मिल रही थी, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए डेवलपर्स का हेवन है npmjs.com। तो जो भी पैकेज आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन सर्च करता हूँ, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, तो देखिए सजेशन में भी शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हमको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन हेल्पर। इस तरीके से हमने भी इसको इंस्टॉल किया है। अभी फिलहाल तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ज्यादा पैकेजेस हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे यूज करना है, तो ये भी हम क्या करेंगे, मैं आपको शो करूंगा। इनकेस अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए ना। हो सकता है आपको रिडक्स सागा फ्यूचर में लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिडक्स डैश सागा कर सकते हैं और इतना लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिडक्स सागा भी शो कर देगा। तो आपको ऑफिशियल रिपोजिटरी पे डायरेक्टली अगर नहीं जाना है ना, तो आप npm.js पर जा सकते हैं और यहीं से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको पता है कि कहाँ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे होम पेज इसका, इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली जो है रिडक्स सागा के होम पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप जो है npm.js का यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कोई भी जो है पैकेज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं, आपको कोई भी अदर फ्रेमवर्क आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है सेम यहाँ पर पैकेजेस सर्च करके उसको डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। नोड में भी कर सकते हैं, एंगुलर के लिए कर सकते हैं, व्यू के लिए कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ ये पैकेजेस के इंस्टॉल होने का, और जैसे इंस्टॉल होते हैं तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कैसे हम जो है रिएक्ट रिडक्स को जो है सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए जब तक इंस्टॉल हो ही रहा है तो मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, थोड़ा सा टेक्स्ट में है, सो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी रिडक्स यूज करते हैं ना, उसके लिखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये चॉइस ना डेवलपर के ऊपर होती है। अब हो सकता है आप जो करंट कंपनी में काम करेंगे वहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर अलग हो, कोई दूसरी कंपनी में जाएंगे वहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर अलग हो। तो देखिए मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस है ना, 3 तरह से जो है इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो मैं तीनों तरीके आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है। आप एक सीखिए, दूसरे बाकी 2 की जो है आप नॉलेज रखें कि ये भी यूज होता है। तो आपको इन फ्यूचर अगर चेंजेस करने हो या फिर कोई अदर डेवलपर का कोड देखना हो तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसने कैसे यूज किया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है, लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट रिडक्स के नाम से फोल्डर बनाते हैं। अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा, देखिए ये हमारा रूट डायरेक्टरी है ना, एसआरसी के अंदर क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली जो है रिडक्स का फोल्डर यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम मैंने रखा रिडक्स। तो ये फोल्डर के अंदर ही अब क्या करेंगे, बाकी के रिडक्स का कोड लिखेंगे। इसको कट कर देता हूँ, मैं अभी क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कैसे लोग यूज करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं एक्शन के लिए। एक्शन क्या है, एक्शन जो हमको परफॉर्म करना है, यानी कि जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ना हम, कहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है एक्शन की, रिड्यूसर में। आई होप आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम आर्किटेक्चर है, बस इसके अंदर क्या है थंक में, कि यहाँ पर एक मिडलवेयर बीच में आ जाता है थंक, जो कि हमारे रिस्पांस को हैंडल करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को। उसके बाद में देखिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का देखिए एक कॉमन ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग जो है यूज नहीं करते। जो प्रोफेशनल है वो ज्यादातर कांस्टेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि इससे आसानी रहती है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वेल मेंटेन रहता है और आगे चल के तो सब कुछ मेंटेन ही रखना है। तो स्टार्ट में ही आप जो है कांस्टेंट बनाना सीख लें तो आपको भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में रिड्यूसर के लिए अलग से फोल्डर क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर आपको पता है फंक्शंस होते हैं जिसमें बिजनेस लॉजिक रहता है हमारे स्टेट के लिए, और रूट डायरेक्टरी के अंदर जो स्टोर की फाइल होती है। तो रूट डायरेक्टरी क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ना एसआरसी, इसके अंदर ही क्या करते हैं डायरेक्टली जो है, जैसे index.css index.js की फाइल है ना, उसी तरीके से store.js की फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पर जो है सारी रिड्यूसर और जो भी कांस्टेंट है एक्शन है उसको ऐड कर देते हैं। तभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, आप सिर्फ समझिए कैसे काम कर रहा है। सेकंड जो तरीका है, सेकंड में क्या है कि डायरेक्टली एक्शन का फोल्डर बना दिया जाता है, कांस्टेंट का फोल्डर बना दिया जाता है और रिड्यूसर का फोल्डर। कैसे, देखिए पिछले उसमें हमने देखा कि हम एक सेपरेट रिडक्स का जो है फोल्डर बना रहे थे और उसके अंदर सब फोल्डर बना रहे थे, कांस्टेंट, एक्शन, रिड्यूसर। तो इसमें ऐसा नहीं है। सेकंड वे में क्या है कि आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे
कांस्टेंट का फोल्डर बना देंगे। स्पेलिंग गलत होगी क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली बना देंगे और डायरेक्टली आप जो है यूज करेंगे इसमें से। तो ये हो गया सेकंड वे, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत सारे यूजर्स जो है यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और ये जो है ना ये मोस्ट प्रोफेशनल के लिए। मोस्ट प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि अगर आप Next.js यूज कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप एक कंपोनेंट बनाते हैं और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर देखिए मान लीजिए हमारे पास रूट कंपोनेंट app.js है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। तो ये हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एक और फोल्डर रहेगा। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ये फोल्डर हेडर हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेडर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हेडर का, तो ये हेडर हो गया। एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फूटर के लिए। तो ये दो हमारे पास फोल्डर हो गए। अब बहुत सारे यूजर क्या करते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि इसी फोल्डर के अंदर वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक index.js की फाइल बनाएंगे। index.js की एक फाइल बन गई। ये index.js की फाइल क्या करेंगी, जैसे फूटर कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी और इसी के अंदर वो क्या करते हैं, फिर एक्शन क्रिएट करते हैं जिसका जो स्कोप रहेगा वो इस कंपोनेंट की हद तक रहेगा। तो समझ रहे हैं आपको, कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट लेवल पे जो है एक्शन बना रहे, कांस्टेंट बना रहे और रिड्यूसर बना रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न है जो कि बहुत सारे डेवलपर्स फॉलो करते हैं। और store.js जो है एज इट इज सेम रूट में ही यूज करते हैं सोर्स के अंदर, क्योंकि ये अच्छा वे है कि हम डायरेक्टली जो है स्टोर को रूट में रखें ताकि अच्छे से हम इसको समझ पाए कि स्टोर है और इसमें रिडक्स यूज किया हुआ है। तो मैंने तीनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए और देखिए साथ ही में हमारा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियोस का वर्जन है 0.24.0, तो वर्जन आप सबके तो मैं गिना नहीं सकता। तो यहाँ पे रिडक्स हो चुका है, तंक हो चुका है, रिएक्ट रिडक्स डाउनलोड हो चुका है, डेव टूल एक्सटेंशंस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आपको पैकेज जेसन की फाइल में जाना है और यहाँ पर डिपेंडेंसीज का जो है आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो जो भी फाइल्स और पैकेजेस आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे शो करता है, जैसे कि देखिए एक्सियोस, रिएक्ट तो बाय डिफॉल्ट आता है तो उसकी भी डिपेंडेंसी यहाँ पे शो होती है क्योंकि वेब पैक की मदद से हम यूज कर रहे हैं और हम खुद से तो क्रिएट नहीं कर रहे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्स तंक, स्क्रिप्ट, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन और यहाँ पर हमारा थंब। तो ये सारी पैकेजेस आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। देखिए रिडक्स इटसेल्फ सेपरेट टॉपिक है और रिएक्ट अलग है, तो दोनों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे, और एक चीज देखिए, अभी जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, ये पोर्ट 3000 पर है और अगर आपने रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा ना तो राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑप्शन शो करेगा रिडक्स डेव टूल का, यहाँ से भी शो करता है। और अगर आपके पास एनेबल है ये प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर भी शो करेगा। देखिए यहाँ पर कुछ आर्ची का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर देखिए रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले यही शो करेगा। ये ग्रे कलर में आ रहा है अभी, तो ग्रे कलर का मतलब क्या है कि ये एक्टिव नहीं, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स यूज नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप रिएक्ट यहाँ पर यूज करेंगे ना, जैसे कि इंस्पेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। इंस्पेक्ट पे देखिए यहाँ पर आपको एरो मिलते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर भी वो शो कर देता है। अभी फिलहाल तो शो नहीं कर रहा है मेरे पास में, ये थोड़ा टाइम लगाता है कभी कभी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टाइम लगाएगा शो होने में। तो देखिए यहाँ से भी आपको रिडक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मैसेज शो करेगा नो स्टोर फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्टोर ही नहीं है, यानी कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये जो डेव टूल एक्सटेंशन हमने डाउनलोड किया है उसमें शो करेगा सारा स्टेट, एक्शन, रिड्यूसर फंक्शन, तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा वो यहाँ पर शो करेगा। सो आई होप बेसिक समझ में आ गया आपके। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी के अंदर यानी एसएलसी के अंदर आपको क्या करना है, न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम आपको रखना है store.js। लोअर केस में ही रखें, अपर केस में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और बाकी की सारी चीजें मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा फोकस अभी सिर्फ स्टोर पे रहेगा। देखिए रिडक्स क्या है, अपने आप में एक अदर लाइब्रेरी है जिसको हम रिएक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिडक्स की मदद से जो है स्टोर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स। रिडक्स की लाइब्रेरी में से कुछ चीजें हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर क्योंकि हम स्टोर ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं इसीलिए हम यहाँ पर क्रिएट स्टोर को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आपको लिखना है कंबाइन रिड्यूसर। अब कंबाइन रिड्यूसर का मतलब क्या है कि हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक रूट रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारी एप्लीकेशन में हम बहुत सारे पीसेस में जो है रिड्यूसर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे रिड्यूसर जो हम क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन जब यूज करने की बारी आएगी तो उसको हम कंबाइन कर देंगे एक सेपरेट रिड्यूसर के अंदर और उसको जो है हम कॉल करेंगे। तो बेसिक है, देखिए अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको हम देखेंगे आगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई मिडलवेयर का यूज करेंगे। अब अप्लाई मिडलवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे प्रोजेक्ट में रिडक्स थंग का यूज करना है। हो सकता है आप रिडक्स सागा भी यूज करें, तब भी आपको जो है ये अप्लाई मिडलवेयर का यहाँ इंपोर्ट जो है ऐड करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, रिडक्स में से। तो अभी हमने सिर्फ रिडक्स का यूज किया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तंग को जो है इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट, और इसका नाम आप रख सकते हैं रिडक्स तंग, या फिर सिंपली हम तंग कर देते हैं शॉर्टकट में, इंपोर्ट तंग फ्रॉम रिडक्स तंग। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिडक्स तंग को इंपोर्ट कर दिया इस तंग नाम के वेरिएबल में। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हमने क्या किया था, यहाँ पर जो है डेव टूल एक्सटेंशन भी डाउनलोड किया था, तो उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, और इसमें से हमको क्या इंपोर्ट करना है, कंपोज विथ डेव टूल को जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत सारे इनहेंसर का भी यूज करते हैं, लेकिन कंपोज विथ डेव टूल्स भी काफी है, इसमें भी काम हो जाता है। अब ये तीनों चीजें तो इंपोर्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो मैंने कहा कि हम मल्टीपल रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर जब हम स्टोर में डिक्लेयर करेंगे तो उसको एक सिंगल रिड्यूसर में हमको ऐड करना पड़ता है, जो कि कंबाइंड रिड्यूसर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, रूट रिड्यूसर इक्वल टू, और यहाँ पे हमको लिखना है कंबाइन रिड्यूसर। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंबाइन रिड्यूसर, और इसके अंदर रहेंगे मल्टीपल रिड्यूसर। तो इसके अंदर मैं एज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप जब काम करेंगे तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे रिड्यूसर हो, तो आप ऐसा की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि ये हो गया। अभी फिलहाल एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी रिड्यूसर नहीं है। इसके बाद में हमारे पास होता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियली हमको जो है यहाँ पर स्टेट जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ओके, टाइपिंग मिस्टेक, इनिशियल स्टेट, और इसको भी मैं जो है इनिशियल जो है एम्प्टी कर देता हूँ। हालांकि इसको भी एम्प्टी नहीं रखना होता है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मिडलवेयर के नाम से, और इसके अंदर जो है तंग को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तंग को ऐड कर दिया। अब देखिए मिडलवेयर के एक और चीज है कि मिडलवेयर ना सिंगल नहीं होता है, आप चाहे तो मल्टीपल मिडलवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तंग को जो है एरे में रैप करना है, क्योंकि मिडलवेयर क्या है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। हमको पता नहीं है ना कि आगे चल के हमको और कौन सा मिडलवेयर या फिर कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करना हो। तो हम क्या करेंगे, तंग को जो है यहाँ पर एरे के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिडलवेयर भी सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो एक वेरिएबल आपको बनाना है स्टोर के नाम से, और इसके अंदर आपको जो है क्रिएट स्टोर की मदद से जो है यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन करनी है। अब इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिड्यूसर आपको डिफाइन करना पड़ता है, एक्शन डिफाइन करना पड़ता है, इनहेंसर भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्टली नहीं करने वाले। रूट के लिए हमने यहाँ पर एक रूट रिड्यूसर बना दिया, इनहेंसर के लिए हमने कंपोज विद डेव टूल्स यहाँ पर ऐड कर दिया ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे रूट रिड्यूसर को ऐड कर देना है, रूट रिड्यूसर। तो इससे क्या होगा, जितने भी रिड्यूसर रहेंगे स्टोर को पता रहेगा कि भाई इसमें रिड्यूसर है। उसके बाद में इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट जितनी भी रहेंगी, अभी फिलहाल तो एम्प्टी है, इसमें हो सकता है मल्टीपल है। देखिए अगर आप कोई शॉपिंग कार्ट वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है प्रोडक्ट्स का इनिशियल स्टेट हो, यूजर का इनिशियल स्टेट हो, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियल स्टेट भी यहाँ पे पास करा दिया। इसके बाद में आपको कंपोज विद डेव टूल का यूज करना है, ताकि हम जो ब्राउजर पे डेवलपर टूल्स को चेक कर पाए। तो आप लिखेंगे कंपोज विद डेव टूल्स, और इसके अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई मिडलवेयर का यूज करना है, अप्लाई मिडलवेयर। और इस मिडलवेयर के अंदर आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है मिडलवेयर को। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं। कॉपी का आई होप स्प्रेड तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप मेरा ES6 का जो है ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने जो है, जो हमारा तंग है ना, यहाँ पे इसको हमने जो है मिडलवेयर में ऐड किया था, और इसको स्प्रेड कर दिया हमने अप्लाई मिडलवेयर में। तो जितने भी रहेंगे, देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे एरे बनाया है, क्योंकि बाद में हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, हम एक ही बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अप्लाई मिडलवेयर में। तो इसलिए हमने इसको अलग से एक वेरिएबल में बनाया। इनकेस अगर हमको और मिडलवेयर यहाँ पर ऐड करने पड़े, तो हम यहाँ डायरेक्टली एरे के बाद में कॉमा लगाकर XYZ जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब हम इस स्टोर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये इंपोर्ट करना है रिएक्ट में। ये तो नॉर्मल रिडक्स की फाइल बन गई ना, अब इसका कनेक्शन हमको रिएक्ट के साथ में भी देना है, तो उसके लिए हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्टोर, और इसको आप सेव कर लें। तो सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से फाइल दिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है प्रीटियर ऑन सेव ऑन है, इसीलिए यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट हो जाता है जैसे मैं सेव करता हूँ। तो
सो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया कैसे स्टोर ऑब्जेक्ट यानी स्टोर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारी index.js की फाइल में जाना है। जैसे कि यहाँ पर है देखिए index.js। अब हमको क्या करना है, इस स्टोर को बाइंड करना है हमारी रिएक्ट के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्स का यूज कर लिया। अब हमको क्या करना है, रिएक्ट रिडक्स का यूज करना है, क्योंकि हमने 2 पैकेजेस इंस्टॉल किए थे। आई होप आपको याद होगा। एक हमने क्या किया था, सेपरेट रिडक्स डाउनलोड किया था, उसके बाद में हमने यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स भी यूज किया था, क्योंकि हमको रिएक्ट के साथ में रिडक्स यूज करना है। रिडक्स जो है किसी के साथ भी यूज हो सकता है, एंगुलर के साथ में भी, व्यू के साथ में भी, या फिर कोई अदर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ में भी। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी डाउनलोड किया था। अब हम क्या करेंगे, चलते वापस index.js में, और हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट 2 चीजें करना है। सबसे पहले तो इसको बताना है हमारी एप्लीकेशन को कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स का यूज कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको क्या चाहिए, प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, यहाँ पर जो है बताएगा कि भाई ये स्टोर है और यहाँ पर आप जो है रिडक्स का यूज कर रहे हैं। देखिए मैं स्टोर भी इंपोर्ट कर देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे स्टोर को। तो यहाँ पे मैं स्टोर को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश कर देता हूँ, क्योंकि रूट में हमारे पास, तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टोर, और यहाँ पर देखिए मैंने इसका एस कैपिटल रखा है, क्योंकि फाइल का नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होता है। और सबसे पहले आप क्या करें, इस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को जो है कट कर लें। क्यों, क्योंकि देखिए कभी कभार ये दिक्कत देता है, तो आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। और हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, सिंपल ऐप है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर का यूज करेंगे। देखिए ये जो प्रोवाइडर है ना, तो यहाँ पे आपको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह इसको यूज करना है। तो यहाँ पर आपने लिखा प्रोवाइडर, तो ये बन गया एक HTML का टैग प्रोवाइडर। हालांकि ये JSX है, लेकिन समझने के लिए हम इसको HTML टैग भी समझ सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये ऐप को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है रिडक्स का सेटअप हो गया। अब हमको इसको जो है कनेक्शन देना है। कनेक्शन कैसे देंगे, स्टोर की मदद से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल स्पेस करें तो यहाँ पे शो करता है स्टोर, और इस स्टोर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टोर लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भी लोअर केस कर देता हूँ, इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो जाए लोअर केस और अपर केस में। तो यहाँ पे मैंने इसको भी स्टोर को जो है नॉर्मल लोअर केस में कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इस फाइल को जो है हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं, और इस फाइल को जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखिए स्टोर के अंदर स्टोर, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और जो store.js की फाइल थी वो भी हमने सेव कर लिया। तो अब अगर हम चलेंगे हमारी वेबसाइट पर यानी एप्लीकेशन पर, और मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अब रन हो चुकी है बराबर से। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको रिडक्स डेव टूल मिलता है। नीचे का मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर बराबर से शो होगा। तो इसमें क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर है, जो भी हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक्शन की लिस्ट यहाँ पर शो करती है। और उसके बाद में हमारे पास होती है स्टेट, क्योंकि अब स्टेट हम जो है रिडक्स की मदद से जो है देखने वाले हैं। और अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्सटेंशन है ना, तो ये जो है कलरफुल हो गया। पहले ये जो है ग्रे कलर में आ रहा था, यानी डिसेबल टाइप का कुछ शो कर रहा था, लेकिन अब ये क्या है, ये एनेबल है। और यहाँ पर हमारा डेव टूल एक्सटेंशन जो है बराबर से शो हो रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्शन अभी तो फिलहाल इनिशियल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बैकएंड में कुछ भी APIs नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में बैकएंड क्रिएट नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। तो लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर बहुत ईजी है, सिंपल अगर आप गूगल भी करेंगे जेसन प्लेस होल्डर तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएंगे, पोस्ट, कमेंट, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज, यूजर्स। और नीचे देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे, यानी मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यूजर्स है ना, तो इस यूजर को हम जो है एक्सेस करेंगे। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है हमको क्या करना है, इस URL को कॉपी करना है। तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है बैकएंड क्रिएट नहीं करने वाले, हम यहाँ पे फेक डेटा का यूज कर रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर की मदद से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेटा फेच कराएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ रिडक्स के नाम से। चॉइस आपके ऊपर है। तो मैंने तीनों ही मेथड्स आपको बताए हैं कि आप कैसे रिडक्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल और इजी वे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्टेंट्स, और इसके बाद में अगेन एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक्शंस के लिए। तो यहाँ पे एक्शंस का फोल्डर, और उसके बाद में यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे रिड्यूसर के लिए। तो यहाँ पे रिड्यूसर्स। तो ये तीनों भी फाइल बन चुकी है। अब आप
कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करना। आप हो सकता है रिड्यूसर पहले क्रिएट करे, कांस्टेंट क्रिएट करे या फिर एक्शन क्रिएट करे, ये आपके चॉइस के ऊपर है, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या है कि आप जो है कांस्टेंट क्रिएट करें और यहाँ पर देखिए यूजर से रिलेटेड क्यूरी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर कांस्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर ले। तो यहाँ पे यूजर कांस्टेंट हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट हमको क्यों क्रिएट करना पड़ते हैं, ताकि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो हमको एक्शन में भी सेम यूज करना पड़ता है और रिड्यूसर में भी सेम यूज करना पड़ता है। तो हो सकता है वहां पे कुछ हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। और कांस्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं, साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चलते हैं। तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट। अब देखिए इस यूजर के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, बैकएंड है जेसन प्लेस होल्डर का, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को जो है रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें 3 किस्म की रिक्वेस्ट हमारे पास बनती है। कैसे, देखिए हमारे पास होता है एक तो गेट यूजर्स, और फर्स्ट में जाएंगी रिक्वेस्ट, और आपको क्या करना है, इसको एज अ स्ट्रिंग में ऐड कर देना है ताकि हमको कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसीलिए हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना के इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको क्या करना है, अगेन एक और बनाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे गेट अंडरस्कोर यूजर। देखिए कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको, ये नेमिंग कन्वेंशन है रिडक्स को यूज करने के लिए। गेट यूजर सक्सेस, अगर रिक्वेस्ट सक्सेस होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे बना रहे, और आप क्या करें यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर ले इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग नॉर्मल हम लिखेंगे ना दोनों में, तो हो सकता है हमसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। और ऑटो सजेशन में भी हमको शो करता है अगर हम इस तरीके से कॉन्स्टेंट बनाते हैं तो। और यहाँ पे थर्ड वन जो रहेगा वो रिक्वेस्ट फेल के लिए, क्योंकि हमारे पास चांसेस है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केसेस की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। एक तो हमारी पहले रिक्वेस्ट जाएंगी, अगर रिक्वेस्ट सक्सेस होती है तो हमको डेटा मिलता है, नहीं तो फेल हो जाती है। तो यही चीज हम यहाँ पर कांस्टेंट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों भी कांस्टेंट जो है क्रिएट कर लिया। इस फाइल को आप सेव कर ले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर आपको जाना है। देखिए रिड्यूसर का फोल्डर है हमारा, इसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास से यूजर आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर रिड्यूसर जेएस। और रिड्यूसर क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये फंक्शन है। तो हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन लिखना है। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं यूजर रिड्यूसर, और ये बन गया हमारा एक एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। और इस एरो फंक्शन को आपको साथ ही में एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको कहीं पर भी यूज कर पाए। हमको इन द एंड में क्या करना है, इसको स्टोर में पास कराना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ना, ये हमसे कुछ चीजें मांगता है इनिशियल टाइम पे। तो एज अ आर्ग्यूमेंट में हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टेट को प्रोवाइड करना है, और इस स्टेट के अंदर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं रह सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिटेल्स तो आनी ही वाली है। जैसे कि हमारे केस में आने वाले हैं यूजर्स, और यूजर्स क्या है, ये एरे है। अब मुझे कैसे पता चला एरे है, तो हम यहाँ पर देखिए ये हमारा एपीआई रिस्पॉन्स है। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स एरे को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है एरे के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे एरे की दिया हुआ है। अगर आपके इसमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, यूजर्स जो है एरे है, मल्टीपल यूजर है इसीलिए एरे है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, और इसके अंदर होता है एक्शंस, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट के बाहर में। तो मैंने इसको गलती से अंदर ही लिख लिया। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में यानी स्टेट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन को ऐड कर देना है। तो ये है तरीका रिड्यूसर को लिखने का। अब ये बन गया नॉर्मल रिड्यूसर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनली चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, 3 कांस्टेंट है, गेट यूजर रिक्वेस्ट, गेट यूजर सक्सेस और गेट यूजर फेल। और मैं इसको यूजर्स कर देता हूँ सबको, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स है ना, मैं यहाँ पे इसको भी यूजर्स कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब ये तीनों को हमको सबसे पहले तो इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको कि हमसे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर कांस्टेंट क्रिएट किए। अब आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे गेट अंडरस्कोर यूजर्स, तो देखिए ऑटो सजेशन में आपको ऑप्शन शो करता है। तो यही एडवांटेज है कांस्टेंट बनाने का। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम तीनों को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गेट अंडरस्कोर कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आपको शो करेगा गेट यूजर्स सक्सेस। उसके बाद में अगेन आपको थर्ड वाला भी ऐड कर देना है, गेट अंडरस्कोर, और यहाँ पर फेल के लिए। तो ये तीनों भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे एडिशनल इंपोर्ट हो गया, तो आप इसको कट कर लें क्योंकि मल्टीपल्स नहीं चाहिए हमको। एक फाइल में एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा सेम फाइल के लिए। और यहाँ पे हमको क्या करना है, स्विच केस का इस्तेमाल करना है। स्विच क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि देखिए हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पर। अब इफ एल्स यूज करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए बेटर वे होता है कि आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पर नॉर्मल हमको केसेस डिफाइन करने हैं। एज आर्ग्यूमेंट में हमको क्या करना है, जो एक्शन हम रिसीव करेंगे उसका टाइप हमको बताना है। अब जो एक्शन का टाइप रहेगा,
तो देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये टाइप है, हमारे एक्शन का टाइप रहेगा। जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, सक्सेस है, फिर फेल है। तो ये हमारे 3 रिक्वेस्ट है, तो इसके बेस पे हम केसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है केस, केस के बाद में हमारा पहला है गेट यूजर रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का चांस ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटो सजेशन में भी हमको शो कर देगा। तो यही फायदा है कांस्टेंट का। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कराना है। जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराना है आपको, देखिए सबसे पहले जो हम लोडिंग बताएंगे, क्योंकि देखिए इनिशियल टाइम पे हमारे पास डेटा है, इसकी गारंटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोडिंग स्पिनर शो करा सकते हैं। फिलहाल जो हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू रख देंगे, लोडिंग ट्रू। और यहाँ पर हम जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ पर सेव होने वाला है, यूजर्स के अंदर। तो यूजर को जो है हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। तो यूजर्स को जो है हम यहाँ पे एम्प्टी एरर रन देंगे, और ये स्टेटमेंट हमारा बन चुका है। और इसको आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको करना है। तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे गेट यूजर सक्सेस। अब ये रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सक्सेस कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लोडिंग को फॉल्स कर देना, क्योंकि लोडिंग नहीं चाहते ना हम कि इनिशियल टाइम पे लोडिंग शो हो। अगर डेटा हमारे पास आ जाए, लोडिंग जो है रुक जानी चाहिए। यहाँ पे इसको जो है हम फॉल्स कर देंगे, लोडिंग फॉल्स। देखिए यहाँ पे मैं लोडिंग ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी ऐड कर सकते इसमें। और जो भी हमारे पास अब यूजर्स आएंगे, उसको हमको स्टोर कराना है हमारे एरे के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर्स कोलन, और ये कहां से आने वाला है, ये एक्शन से आने वाला है, और एक्शन डॉट पेलोड हम इसको कहते हैं। तो नॉर्मल यही यूज होता है सिंटैक्स। तो मेक श्योर आप इसको याद कर लें, या फिर बेसिक आइडिया आपको आ ही गया होगा, तो याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक्शन डॉट पेलोड ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स रिसीव होगा ना एक्शन डॉट पेलोड से, तो वो जो है इस यूजर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पे फेल के लिए, तो गेट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट फेल। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमको रिटर्न करना है। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, लोडिंग इसमें भी फॉल्स रहेगा, तो यहाँ पे लोडिंग में फॉल्स कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी यूजर्स है ना, तो यूजर्स तो नहीं आने वाले इसमें हमारे पास। इसमें क्या है, अगर रिक्वेस्ट फेल की है तो इसमें हमारे पास एरर आने वाले हैं। तो एरर को भी हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड में सेट कर देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड, और इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। आप चाहे तो ब्रेक यूज कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली रिटर्न लिख रहे हैं ना, तो उसकी हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वापस से मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये येलो लाइन जो है हमारे लिंटर की वजह से आ रही है। तो आपके पास में हो सकता है लिंटर एक्टिवेट नहीं होंगे तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जो है हमारा रिड्यूसर फंक्शन जो है तैयार हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको डिफॉल्ट भी सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमने बता दिया ना उसको कि ये सारी चीजें हम ऐड करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तब क्या करो, अभी तो मैं इसको भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो केस होता है वो डिफॉल्ट का होता है। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो स्टेट है ना उसको ही हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं ब्रेक को निकाल देता हूँ, लिंटर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, तो जरूरत नहीं है इसकी हमको, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। सेव। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट हो चुका है, डिफॉल्ट भी हमारा सेट है, और तीनों रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना है। तो एक्शन क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, store.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट करली ब्रेसेस, और यहाँ पे आपके रिड्यूसर का नाम। तो हमारे रिड्यूसर का नाम क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यूजर रिड्यूसर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यूजर रिड्यूसर। देखिए ऑटो सजेशन में ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है आपके पास तो आप क्या करें, आगे फोल्डर का नाम लिखें। तो हमारे केस में रिडक्स का फोल्डर है, और उसके अंदर रिड्यूसर का फोल्डर है अगेन, और फिर उसके अंदर यूजर रिड्यूसर की फाइल है। अब इसको क्या करना है, हमको रूट रिड्यूसर के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए रूट रिड्यूसर ऐड किया ना कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर। तो मैंने कहा कि इसमें हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा पहला रिड्यूसर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारे रिड्यूसर का नाम क्या था, यूजर्स रिड्यूसर। तो आप चाहे तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यूजर लिस्ट कर देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि जो है वही आपको लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर लिस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे रिड्यूसर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर रिड्यूसर। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर सेव करूंगा ना तो हमको एरर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्शन नहीं है। जैसे कि इस ऐप को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते आता है या नहीं। तो देखिए अभी कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बन चुका है यूजर लिस्ट। अब यूजर लिस्ट क्या है, ये अभी देखिए हमने यहाँ पर store.js के अंदर रिड्यूसर ऐड किया है ना, तो यहाँ पर ये आ चुका है। और इसके अंदर देखिए एरे है। एरे कैसे आ रहा है, मैं एक बार एरे बता देता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर क्या है, यूजर्स का एरे है।
और ये एरे इनिशियली एम्प्टी है क्योंकि हमारे पास क्या है, इनिशियली जो है यहाँ पर यूजर्स का एरे जो है एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड कर दूं a, b इतना लिख के मैं सेव करता हूँ, अब वापस चलता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको कुछ इस तरीके से 3-3 डॉट यहाँ पर शो होंगे। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यूजर के अंदर ए बी, देखिए 0th पोजीशन पे ए, फर्स्ट पोजीशन पे बी। तो ये इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे एम्प्टी रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी एपीआई से। तो इतना लिख के आप इसको वापस सेव कर लें, मेक श्योर इसको एरे बना लें। ओके ये ठीक है, वापस चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनिशियल जो है यूजर वो एम्प्टी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्शन क्रिएट कर सकते हैं और एक्शन की मदद से हमको क्या करना है, देखिए एक्शन के अंदर हमको क्या करना है, एजेक्स रिक्वेस्ट को जो है कॉल करना है। नॉर्मली हम क्या करते थे, डायरेक्टली जो है हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन में यानी कि रिएक्ट के कोड में ही हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास app.js मैं ओपन कर लेता हूँ, app.js है और यहीं पे मैं क्या करता था, यूज इफेक्ट के अंदर जो है डायरेक्टली या फिर कंपोनेंट डिड माउंट जो भी आप यूज कर रहे हैं, हुक्स या फिर जो है लाइफ साइकिल मेथड, तो उसमें हम क्या करते थे डायरेक्टली जो है फेच मेथड या फिर एक्सियोस की मदद से जो है यहाँ पर गेट करते थे डेटा। लेकिन रिडक्स में ऐसा नहीं है, अब हम जो है ग्लोबल स्टेट मैनेज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है रिडक्स में उसको मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्शन के अंदर जो है एसिंक रिक्वेस्ट को जो है कॉल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, ये एक्शन है हमारा, इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर एक्शन JS। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर देंगे क्योंकि एक्सियोस पैकेज हम यूज कर रहे हैं, हम फैच यूज नहीं कर रहे हैं ना। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस के पैकेज से, तो ये एक्सियोस हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर अगेन जो है फंक्शन क्रिएट करना है। एक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करते चलेंगे ताकि हम कहीं पर भी इसको यूज कर पाए। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर एक्शन, इसका नाम मैंने रखा यूजर एक्शन। और यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन ये भी एक एरो फंक्शन रहेगा, तो ये बन गया एक एरो फंक्शन। अब इस एक्शन के अंदर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको इसके अंदर जो है डिस्पैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा डिस्पैच, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें क्योंकि ये मैटर करता है। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो एसिंक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करें, स्टार्ट में ही एसिंक लिख ले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिंक और यहाँ पर देखिए एसिंक रिक्वेस्ट है तो हम जो है देन चेन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कॉल बैक हेल आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। उससे बेटर है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करें। तो हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है हमारा कोड लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि हम अच्छे से जो है एरर को भी हैंडल कर पाएंगे। तो एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है, हमारा नॉर्मल फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स करेंगे हमारे कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट हमको लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है अलग से फाइल में क्रिएट करके रखें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आपको ऑप्शन शो करेगा, गेट लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे अंडरस्कोर लिखेंगे तो सजेशन आपको शो कर देगा। फर्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पे आ गया, कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस करें, फिर से आप क्या कर सकते हैं, गेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सक्सेस के लिए दूसरा, और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर वो फेल के लिए, तो गेट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर यूजर्स फेल। तो तीनों भी जो है कांस्टेंट भी ऐड हो चुके हैं। अब इसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पर पेलोड सेट कर सकते हैं। तो इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच की मदद से, देखिए डिस्पैच ये जो है ना ये हमारे फ्रंट एंड पे होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच क्या करना है आपको, जो भी हमारा कांस्टेंट है ना हमको उसका टाइप डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे लिखे टाइप, और यहाँ पर टाइप क्या है हमारे पास, गेट अंडरस्कोर यूजर्स रिक्वेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएंगी, रिक्वेस्ट जो है हिट कराएंगी यूआरएल पे, और उस एपीआई से अगर हमको रिस्पांस मिलता है तो हम उसको सक्सेस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट को डिस्पैच किया। डिस्पैच क्या है, रिक्वेस्ट को कहते हैं। डिस्पैच कर रहे हैं मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, इसमें अलग नाम दिया है रिडक्स में डिस्पैच करके, लेकिन कॉमन वे में आप समझ सकते हैं कि डिस्पैच कर रहे हैं मतलब हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट यूजर की एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ तो कुछ रिस्पॉन्स हमको रिसीव नहीं होने वाला, तो हमको पेलोड सेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम जो रिस्पॉन्स को रख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, सबसे पहले तो एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, और यहाँ पे आपको जो है आपका एपीआई एंड पॉइंट ऐड कर देना है। तो हमारे केस में क्या है, हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा यूआरएल। जो भी आप सर्वर यूज करेंगे तो वहां पे एंड पॉइंट मिलेगा, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ पे हम जो है एसिंक अवेट का यूज कर रहे हैं ना,
तो हमको जो है देन चेन ब्लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्या कर सकते हैं, इस रिस्पॉन्स को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हम डायरेक्टली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये रिक्वेस्ट होंगी तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। अब डिस्पैच किसके लिए होगा, देखिए यहाँ पे टाइप रहेगा सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे आप लिखे गेट अंडरस्कोर यूजर सक्सेस, और सक्सेस हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ डेटा हमको रिसीव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेलोड के अंदर जो है इसको सेट कर देंगे। देखिए पेलोड जो है कॉमन पैटर्न है, जब भी रिडक्स यूज करेंगे तो पेलोड ही हमको सेट करना पड़ता है। हालांकि इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कॉमन है कि पेलोड ही यूज करते हैं यूजर, तो आप भी जो है पेलोड ही इसको रहने दें। और इसके अंदर हमको क्या करना है, डेटा ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर res डॉट डेटा, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसके बाद में आपको डेटा लिखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पेलोड में डायरेक्टली डेटा सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली डेटा सेट कर लिया। तो ये हमारा जो है डिस्पैच सक्सेस के लिए हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, फेलियर के लिए हमारे पास बच रहा है। सो ये बेसिक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अगेन डिस्पैच करना है, हमारी थर्ड रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका टाइप बताना है। टाइप क्या है, गेट अंडरस्कोर यूजर्स फेल। अगर रिक्वेस्ट फेल हो गई तब क्या करना है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, उसको कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे अगेन हमको पेलोड सेट करना है, और पेलोड थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 चीजें मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखिए जो एरर हमारे पास आ रहा है, अब एरर कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कैच यूज कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे कैच के अंदर देखिए एरर हमको रिसीव होने वाला है। तो एरर डॉट डेटा, जो एरर का डेटा है वो अगर हमको मिलता है तो हम यहाँ पे कंडीशनली चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास रहेगा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और उसके बाद में डॉट मैसेज लगाना है, क्योंकि ये सारा हमको मिलता है। कैसे मिलेगा, देखिए नॉर्मल अगर आप बैकएंड से फेमिलियर होंगे तो आपको पता होगा ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है। हम क्या कर रहे हैं, हमको जो एरर ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके अंदर डेटा है, और डेटा के अंदर एक मैसेज की फील्ड है, वो हम यहाँ से गेट करने वाले। अगर ये मिलती है तो क्या करो, सेम जो है ना ये मैसेज जो आ रहा है उसको जो है यहाँ पे पेस्ट करा दो, नहीं तो क्या करो, एरर के अंदर जो मैसेज है वो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दो। एरर के अंदर भी मैसेज आता है, आई नो आपको पता होगा, जो एरर ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर भी मैसेज आता है, तो वो हम डायरेक्टली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा है, देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको समझने में, लेकिन आप इसको देखिए। और अगेन देखिए यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है यूजर फेल, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पता नहीं ऑटोमेटिकली हो गया है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो देखिए ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से जो है कोड दिख रहा है। आपके केस में नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कर दे डॉक्यूमेंट को, या फिर शिफ्ट ऑल्ट एफ यूज करेंगे तो भी फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये रिक्वेस्ट हमारी बन चुकी है। अब हमको इसको क्या करना है, हमारे फ्रंट एंड पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा रिडक्स का सेटअप हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है बाइंड करना है हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको जाना है app.js में, और ये हमारा रूट कंपोनेंट है। अभी फिलहाल तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम जो है डायरेक्टली इसको app.js में देख रहे हैं। फ्यूचर में अगर आप इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या फिर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो आप जो है अपने कंपोनेंट लेवल पे जो है इसको बता सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट कर देंगे रिएक्ट को, क्योंकि रिएक्ट हमको लगेगा, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट को जो है ऐड कर देंगे। तो ये हुक है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को जो है हैंडल कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। साथ ही में हम जो यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो है रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेंगे, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जब हमारी एप्लीकेशन लोड होंगी तब जो है हमको डेटा चाहिए, तभी हम जो है रिक्वेस्ट फायर करने वाले, इसीलिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो इतना हो गया। अब हमको साथ ही में क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है रिडक्स के कुछ फंक्शन को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। कुछ चीजों से मेरा मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच, तो ये भी एक हुक है, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि उसमें से जो है हमको डेटा गेट करना है, किसमें से, हमारे स्टोर में से, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर जो है हम इन हुक्स को जो है ऐड करेंगे। तो यूज डिस्पैच है ना, तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम, तो उसको हमको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर जो है ऐड करना है। तो उसका नाम आप रखें डिस्पैच, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, डिस्पैच, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज डिस्पैच को जो है ऐड कर देंगे। तो ये हुक है, तो हुक को हम क्या कर रहे हैं, यूज करने के लिए जो है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी सारी हम इस डिस्पैच की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे अगेन,
क्यों वेरिएबल बना रहे हैं, देखिए हम क्या करने वाले, यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे और उसकी मदद से बताएंगे कि हमारे रिड्यूसर के अंदर क्या क्या हम रिसीव कर रहे हैं। एक तो यूजर आ रहा है हमारे पास और एरर आ रहा है, तो ये चीजें हम जो है गेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर लिस्ट, और हमने देखिए store.js में भी नाम रखा था ना यूजर लिस्ट, तो सेम नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज सेलेक्टर, इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेट डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, स्टेट को ऐड कर दें, और स्टेट कहाँ से मिलने वाली है हमको, स्टेट डॉट यूजर लिस्ट। अब यूजर लिस्ट कहाँ से आ रहा है, ये देखिए हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है ना, अभी फिलहाल तो ये एम्प्टी है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिड्यूसर में हमने क्या नाम लिखा है इसका, यूजर लिस्ट। तो हम यहाँ पर उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूजर रिड्यूसर में से गेट कर रहे हैं डेटा को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट डॉट यूजर लिस्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या चीजें रिसीव करने वाले हैं वो चीज हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं, कहाँ से, यूजर लिस्ट में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर रिड्यूसर में से, देखिए एक तो यूजर्स आ रहा है हमारे पास, या फिर एरर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें हम गेट कर सकते हैं, या फिर देखिए हमारे पास लोडिंग भी है ना, तो लोडिंग भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है लोडिंग, क्योंकि हम लोडिंग भी रिसीव करने वाले हैं। अगर लोडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूजर रिसीव करेंगे, और हमारे पास एरर भी है। तो ये तीनों चीजें हम जो है गेट कर रहे हैं, यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके अंदर से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट, और यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल है, फंक्शन के अंदर हम जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, आई नो आपको पता होगा। और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच क्या करने वाले हम, एक्शन को। तो एक्शन कौन सा क्रिएट किया था हमने, देखिए यूजर एक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास है यूजर एक्शन। तो ये फाइल को हमको जो है इंपोर्ट करना है ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग, और यहाँ पर हमारे पास था यूजर एक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन में ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटो इंपोर्ट यहाँ पर हो गया। तो ऊपर वाला मैं कट कर देता हूँ, वरना डबल इंपोर्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे एक्शन को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यूजर एक्शन ऐड कर देना है और इसको कॉल कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएंगी, सक्सेस होगा वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल टाइम पे इसको बता दिया कि ये रिक्वेस्ट जो है आप भेज दो, और इसके बाद में जो भी डेटा रहेगा ये इसमें ऑटोमेटिकली स्टोर होगा, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर डिपेंडेंसीज भी ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको एरे के अंदर जो डिस्पैच को जो है ऐड कर देना है, ताकि हम इसको कीप ट्रैक कर पाए, जो भी चेंजेस होंगे ना तो डिटेक्ट करेंगे ये। आई होप बेसिक आपको पता होगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनली चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है हमको, देखिए एक तो अगर हमारे पास लोडिंग आ रही है, यानी कि हो सकता है ना, अब ये एसिंक रिक्वेस्ट है तो प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि एक H2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और इस H2 के अंदर जो है लोडिंग का टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे स्पिनर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव यहाँ पे वो नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे समझना चाहते हैं ये कैसे काम करता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑप्शनली यहाँ पे बता सकते हैं कि एरर भी तो रिसीव हो सकता है हमको। तो अगर एरर रिसीव होता है तो अगेन हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, और यहाँ पे H3 के अंदर हम जो है यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है तो एरर ऑब्जेक्ट ही हम यहाँ पे शो करा देंगे। और अगर एरर भी नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शो करा सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स को। तो रिस्पॉन्स क्या है, हमारे पास यूजर है ना, तो ये यूजर को हम जो है शो करा सकते हैं। कैसे शो कराना है, बहुत सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, इसको मैप करना पड़ेगा ना हमको, तो हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं यहाँ पे शो कराने के लिए यूजर को। तो इसके ऑप्शनल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर का एक कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर देता हूँ यूजर्स, और यूजर्स के अंदर मैं क्या करूंगा, जो यूजर्स हम रिसीव कर रहे हैं ना उसको पास करा दूंगा। अब फिलहाल ये हमको कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट में चलता हूँ मैं, यहाँ पे न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ user.js। इस फाइल को मैं एरो फंक्शन बना दूंगा, RAFC, मेरे पास स्निपेट है तो मैं शॉर्टकट में इसको बना लेता हूँ यूजर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ और शो कर देता हूँ यूजर कॉम, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए डबल H1 हो चुका है। अब ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, और इस app.js को भी हम सेव कर लेते हैं, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस पर कंट्रोल स्पेस करें तो सजेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए यूजर में R एक्स्ट्रा हो गया, इसको रिमूव करता हूँ, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे सेव करेंगे ना, वापस आते हैं हम एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो चेक कर लेते हैं कि एरर तो नहीं है हमारे पास।
तो इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं, अनहैंडल्ड रिजेक्शन का एरर आ रहा है, डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ पर? यूजर एक्शन के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यूजर एक्शन। तो ये रहा हमारा डिस्पैच यूजर एक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना ही भूल गया। तो यहाँ पे क्या है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे यूजर एक्शन का तो फंक्शन है ही हमारे पास, उसके अंदर एक और फंक्शन है डिस्पैच का, वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं वापस, और देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है। और आपने नोटिस किया यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा ना तो लोडिंग भी आ रहा है, तो बराबर लोडिंग स्टेट भी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि रिडक्स डेव टूल में आपको सब कुछ शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, फिर उसके बाद में अगेन रिक्वेस्ट गई, सक्सेस कॉल हुआ, और यहाँ पर देखिए यूजर लिस्ट है ना, इसके अंदर हमारे पास यूजर्स आ चुके हैं 1 2 3 4 5, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे देखिए लोडिंग स्टेट जो है फॉल्स है। तो हमने जो यहाँ पर सेट किया है ना, देखिए कहाँ पर सेट किया था, रिड्यूसर के अंदर। अगर डेटा आता है तो क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए यूजर रिक्वेस्ट में एम्प्टी रहेगा और लोडिंग ट्रू रहेगा। तो ये कंडीशन पहले चेक होगी, उसके बाद में सक्सेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोडिंग फॉल्स है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लोडिंग फॉल्स है। और क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी डेटा है, डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्शन डॉट पेलोड से। तो एक्शन डॉट पेलोड कहाँ से आ रहा है, यूजर एक्शन से। और उसके अंदर है हमारे पास, देखिए हमने यहाँ पे डेटा सेट किया था। अब मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख के जो है सेव कर लेता हूँ, तो अब रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अब एरर रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट नेटवर्क एरर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टेट के अंदर भी हमारे पास शो करता है लोडिंग जो है वो फॉल्स है, क्योंकि हमने इसको लोडिंग फॉल्स रखा था। मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड कर देता हूँ, तो फ्रेश आपको यहाँ पर एक्शंस देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, यहाँ पे स्टेट में आप चेक कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करें, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है नेटवर्क का। हमने यहाँ पे जानबूझ के जो है यहाँ पर मिस्टेक की, ताकि एरर जो है शो हो। तो वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस से सेव कर लेते हैं। चलते ब्राउजर पर, तो देखिए अब बराबर से हमारा कंपोनेंट शो हो रहा है। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो हम इस डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आई डोंट थिंक आपको ये बताने की जरूरत है कि कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बस हमको देखना था कि कैसे एसिंक रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। फिर भी इन केस अगर आपको जानना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर भी एक बार आपको बता ही देता हूँ, वरना ऐसा ना हो कि इतना सब कंप्लीट देख लिया तो थोड़े के लिए हम क्यों रह जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, ठीक है। पूरा डेटा फील्ड नहीं देखेंगे हम, नॉर्मल नेम और यूजर नेम ही बताता हूँ, या फिर यूजर नेम और ईमेल। तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और देखिए हमने यहाँ पे यूजर का कंपोनेंट बनाया और एज अ यूजर हमने इसमें प्रॉप्स को जो है सेंड किया। तो चलते हैं यूजर कंपोनेंट पर, और यहाँ पे हमको जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूजर्स को। तो यहाँ पे मैं यूजर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जो हमने यहाँ पर app.js में लिखा था ना यूजर्स, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस यूजर कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस h1 को रिमूव कर सकते हैं, या फिर रहने देते हैं। आपको आइडिया रहेगा कि यूजर कंपोनेंट से जो है डेटा आ रहा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल ले लेंगे, तो टेबल, और इस टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है टी हेड सेट कर देता हूँ, टी हेड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल रो ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल हेड ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम और ईमेल कर दे के, हम एक बार देखिए रिस्पॉन्स जो है ना हमारे पास, यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए स्टेट पे जाना है, यूजर लिस्ट, यूजर्स, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेम है, यूजर नेम और ईमेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जो है ईमेल ऐड कर देता हूँ। और टेबल है ना, इसको जो है बॉर्डर कर देंगे, और बॉर्डर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। अब चलते हैं वापस। अब हमको क्या करना है, ये यूजर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए टी हेड हो गया ना हमारा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको मैप करना है। क्योंकि इटरेशन के लिए हमारे पास लूप नहीं होता है रिएक्ट में, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे मैप कर सकते हैं। और ये मैप हमको क्या करेगा, वैल्यूज रिटर्न करा के देता है। तो यहाँ पे सिंगल यूजर हमको रिसीव करा के देगा, तो मैं सिंगल यूजर कर देता हूँ उसको। और यहीं पे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस की मदद से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, टी बॉडी लिख लेना है सबसे पहले, तो टी बॉडी, और इसके अंदर हमारे पास रहेगा टेबल रो, और इसके अंदर मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास रहेगा टी डी। फर्स्ट टेबल डेटा हमारे पास क्या है, यूजर डॉट नेम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हम यूजर ऑब्जेक्ट की मदद से जो हम रिसीव कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे नेम है, यूजर नेम, ईमेल, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर डॉट यूजर नेम, इसी तरीके से हमको एक और टीडी लगेगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनकेस अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं पता तो आप मेरा VS कोड का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे शॉर्टकट्स बताए हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में हमको चाहिए यहाँ पे ईमेल, इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए
परफेक्ट हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है। जो भी डेटा है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा एपीआई है। तो फर्स्ट वाले ही मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेन ग्राहम, तो यहाँ पे आते हैं वापस ऐप पे, तो देखिए यहाँ पे लेन ग्राहम शो नहीं हो रहा है ना। ओके, हमने नाम तो नहीं किया, सॉरी। हम यहाँ पे यूजर नेम के बेस पे कर रहे हैं ना। ब्रेट है इसका नेम, तो यहाँ पे है फर्स्ट ब्रेट, और इसका ईमेल भी है sincere@april.biz, तो सेम है, आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको रिडक्स तंक जो है समझ में आया होगा। देखिए, नॉर्मल रिडक्स यूज नहीं होता। अगर आपको नॉर्मल रिडक्स यूज करने की नौबत आ जाए ना, तो आप सीधा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे स्विच कर लें, वो बेटर है उससे। क्योंकि अगर थोड़ा सा हमको लॉजिक चाहिए तो उसके लिए हम एडिशनल लाइब्रेरी डाउनलोड और इंस्टॉल क्यों करें, और हमारे पैकेज का साइज क्यों हम बढ़ाएं। तो अगर आपके पास एसिंक रिक्वेस्ट है, एक तो आप रिडक्स तंग का यूज करें या फिर रिडक्स सागा का यूज करें, नॉर्मल रिडक्स का यूज ना करें। उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपके एप्लीकेशन की जो है परफॉर्मेंस खराब होगी। और आपका दिमाग तो ऑलरेडी इसमें खराब होता ही है जब भी आप रिडक्स पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि इसका लॉजिक अलग हो, मेरा लॉजिक अलग हो। तो आपको समझना है कि कैसे काम करता है। एक बार आप समझ गए कि कैसे काम हो रहा है, तो किसी का भी लॉजिक हो, आप जो है उसको अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप, काफ़ी बड़ा वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने सारे पॉइंट्स जो है कवर किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मेक श्योर जाते टाइम जरूर वीडियो को लाइक करें, वरना आपको रिडक्स समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिडक्स टूल किट की मदद से। तो आप क्या करें, इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, क्योंकि सारी चीजें तो हम इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, थोड़े से और ज्यादा इसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो रिडक्स टूल किट की भी हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, बेसिक रिडक्स देखिए, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है कोर रिडक्स कंप्लीट करें, उसी के बाद में जो है रिडक्स टूल किट पर जंप करें, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा जो है बेसिक कवर नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो है इसकी मदद से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिक अगर आपको सीखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भी आपको जो है सीखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। देखिए, गेटिंग स्टार्टेड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कैसे आपको जो है रिडक्स टूल किट जो है क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करता है। अगर आप इसकी मदद से रिएक्ट के एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये npx create react app और /redux। और साथ ही में क्या है, नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी रिएक्ट की एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर रखी है, तो आप जो है यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेक श्योर वीडियो को भी आप लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे रिएक्ट का। तो यहाँ पे मैं जो है ई ड्राइव के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं npx कमांड की मदद से जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके बाद में आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कॉकटेल वेबसाइट, जो कि बनी है रिएक्ट रिडक्स टूल किट में। तो इससे आपको गिटहब पे सर्च करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना बड़ा इसका नाम रख रहा हूँ। आप चाहे तो शॉर्ट में भी इसका नाम रख सकते हैं, और ये एन नहीं एल है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है कॉकटेल वेबसाइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिडक्स टूल किट का यूज करेंगे और उसकी मदद से जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा कोई भी प्रोजेक्ट देखा होगा तो हमने वहां पर कोर रिडक्स का यूज किया है, यानी कि उसमें हम क्या करते थे, मैनुअल सेटअप ज्यादा करते थे। और टूल किट में क्या है कि हमको ज्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि हमको इसमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता और कम कोड में ही हम सारा जो है रिडक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरी के लिए क्रिएट एपीआई। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, रिडक्स टूल किट क्या है, तंक मिडलवेयर का जो है हमको सपोर्ट देता है, और ब्राउजर डेवलपर टूल्स भी इसमें मिल जाती है, यानी कि जो रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन है ना, तो उसका भी हमको सपोर्ट मिल जाता है। तो अलग से हमको कुछ भी पैकेज इसमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यूजेज गाइड पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सारा आपको सेटअप मिल जाएगा। कैसे, देखिए, पहले हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से जो है सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, अप्लाई मिडलवेयर, क्रिएट स्टोर, और यहाँ पर क्या है, कंपोज विद डेव टूल्स। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट जो भी है ना कोड, उसने लेस कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर स्टोर रूट रिड्यूसर, और इसके बाद में डायरेक्टली हम यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर कर देते थे हमारे रिड्यूसर्स को। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा कोड जो है यहाँ पे बच जाता है और काफी टाइम बचता है। देखिए, सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट में तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और भी चाहे तो हम, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और एक प्रोजेक्ट इसमें देख लेंगे, जिसमें हम और इसमें जो है रिडक्स टूल किट को एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप ये तो आपको पसंद आएगा।
तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है, जब तक ये क्रिएट होती है मैं वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ और जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट होगा तो मैं वापस से रिज़्यूम कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम स्विच कर लेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पर कॉकटेल। तो ये कॉकटेल की वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं और हम क्या करेंगे यहाँ पर आईडी के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, सबलाइम हो या फिर वेबस्ट्रॉम, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड तो है कि आप वीएस कोड यूज़ करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो चुका है और एक काम करेंगे हम साथ ही में इसको रन कर देंगे। तो npm स्टार्ट, जो डिफ़ॉल्ट हमको लेआउट मिलता है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है npm स्टार्ट और डिफ़ॉल्ट लेआउट भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये रन होने में। और हमको क्या करना है, रिडक्स टूलकिट को जो है इंस्टॉल भी करना है। तो यहाँ से आप जो है यूजेज पे क्लिक करें, यूजेज गाइड, और यहाँ से देख सकते हैं आप सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कैसे यूज़ करना है। हम कोशिश करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ से हम क्या करेंगे इस कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे, npm install redux.js/toolkit। और यहाँ पे देखिए यार्न अगर आप यूज कर रहे हैं पैकेज मैनेजर तो आप यहाँ से यार्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है npm का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम npm का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट 3000। तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट हमको मिलता है कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या करता हूँ टर्मिनल ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मेक श्योर आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर हो। जब भी आप टर्मिनल ओपन करें तो एक बार पाथ ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कॉकटेल वेबसाइट रिएक्ट रिडक्स टूल किट। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था कमांड उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा कमांड, और कॉपी में npm भी हो गया गलती से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली npm इंस्टॉल @redux.js toolkit, और रिएक्ट राउटर डॉम भी लगेगा, थोड़ा बहुत राउटिंग भी देख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पर वर्जन 6 आ चुका है। तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आप मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें हमने वर्जन 5 यूज़ किया था। तो अगर आपको वर्जन 6 यूज़ करना है उन प्रोजेक्ट्स में भी तो आप मेक श्योर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली जो है उसका वर्जन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं @ लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये वर्जन 5 का डाउनलोड होगा। तो हमारे केस में तो हम लेटेस्ट यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट यहाँ पर, और उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम। हम बूटस्ट्रैप भी यूज करेंगे लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए सीडीएन यूज कर लेंगे, इंस्टॉल करने की हमको उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इतना लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में। तो जैसे इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आती है डिपेंडेंसीज। बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो टेस्टिंग लाइब्रेरी साथ में मिलती है, और साथ ही में जो है रिएक्ट को जो है काम करने के लिए रिएक्ट लगता है, रिएक्ट डॉम लगता है, और स्क्रिप्ट जो कि फाइल को रन करने के लिए यूज होती है। अब जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज रहेंगी, जैसे कि हमारे केस में है यहाँ पर रिडक्स टूल किट, रिएक्ट राउटर डॉम, और हाँ हम तो एक चीज भूल ही गए, रिएक्ट रिडक्स को भी हमको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ में जो है लिंक करना है। तो उसके लिए हमको जो है रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम यहाँ पर जो है अलग से जो है रिएक्ट रिडक्स का जो है पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम जो है इंस्टॉल हो चुका है, टूल किट भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे npm i react redux, आई होप दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, काफी नीचे हो गया है। CLS npm i react redux। ठीक है, redux क्या है, स्टैंड अलोन एक अलग से लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्ट के साथ में ही यूज हो। अगर हमको रिएक्ट के साथ में यूज करना है तो फिर हमको जो है रिएक्ट रिडक्स का पैकेज भी जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हम जो है इसको कम्युनिकेट करा पाएंगे रिडक्स के साथ में। तो यहाँ पर ये भी पैकेज छोटा सा है, इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और अगर आपको पैकेज से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है तो आप npmjs.com पर जाएं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स, इतना लिख के मैंने सर्च किया, और यहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, क्योंकि हमको पैकेज का नाम पता था। अगर नहीं पता होगा तो सिमिलर यहाँ पर सजेशन हमको शो करेंगे, जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, उसी तरीके से यहाँ पर पैकेजेस के लिए यहाँ पर npm सर्च इंजन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, कैसा इंस्टॉलेशन करना है और कितना पॉपुलर है और क्या साइजेस का, आप सब कुछ यहाँ पर उसके स्टैट्स जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर वीकली डाउनलोड्स में भी आपको पता चल जाएगा कितना पॉपुलर है, और ऑफिशियल रिपोजिटरी और इसका होम पेज, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और चेक करते हैं वापस, तो यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है रिएक्ट रिडक्स, वर्जन है 7.2.0। ये सारा कोड मैं जो है गिटहब पर पुश कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमारा ज्यादातर काम तो हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर
आई होप ये फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटा ना हो। मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है। और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन रखते हैं और सीडीएन लिंक भी कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। मैं जाता हूँ getbootstrap.com और यहाँ से हम क्या करेंगे सीडीएन लिंक्स को जो है कॉपी कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे JS डिलीवर करके है। तो ये लिंक्स आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर CSS है। सिंपल आप क्या करें यहाँ से कॉपी कर लें इसको और हमारे पास क्या है पब्लिक फ़ोल्डर है। इसके अंदर एक index.html की फ़ाइल होती है और यहाँ से मैं इस कमेंट को जो है कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने सीडीएन पेस्ट कर दिया, सेव और इस ऐप का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ कॉकटेल वेबसाइट और इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। और जेएस के भी आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और आप इस डिव के बाद में जो है पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट है तो बॉडी के अंदर हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको भी लिख के हमने सेव कर लिया। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो चलते वापस लोकलहोस्ट 3000 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है ना रोबोटो है। तो आप चाहे तो इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि टेक्स्ट हमने जो सेलेक्ट किया कि यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आप फॉन्ट देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है एप्पल का बता रहा है आई थिंक। हाँ ओके, इसमें एक और इशू होता है कि आपको जो है डिफॉल्ट यहाँ पर जितना भी CSS है ना उसको क्या पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे चलते हैं वापस एप्लीकेशन में और हमारे पास इस SRC के अंदर देखिए app.css है। तो ये सारा कोड हम यहाँ से जो है रिमूव कर देंगे और index.css में जो भी है ना वो भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमने इसको रिमूव कर दिया और app.js में आपको क्या करना है ये लोगों की फाइल्स को भी रिमूव कर देना है और हेडर का सेक्शन पूरा हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और सिंपल एक कंटेनर की क्लास या फिर कंटेनर ही रहने देते हैं। टेस्ट करना है हमको कि सही से काम कर रहा है नहीं। कंटेनर की क्लास और इसके अंदर एक h1 ले लेंगे और इस h1 के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जैसे कि माय वेबसाइट इतना लिख के मैंने इसको सेव किया। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर से बूटस्ट्रैप की क्लास भी अप्लाई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए कंटेनर की क्लास जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शो कर देंगे सारा। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो बेसिक है। अगर इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो सोचा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। बाकी तो आपने अगर मेरा रिएक्ट का शॉर्ट कोर्स या फिर कोई भी अदर ट्यूटोरियल भी देखा होगा तो आप इजीली जो है यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ पर लेआउट क्रिएट करना है। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले तो इस सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के नाम से। क्योंकि देखिए जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक फ्लो होता है और सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे पेजेस का फोल्डर भी बना देंगे। देखिए पहले हम क्या करते थे स्क्रीन यूज करते थे लेकिन अभी क्या है Next.js आ चुका है। तो बहुत सारे लोग क्या है Next.js में स्विच कर रहे हैं तो वहां पर क्या है पेजेस का जो है यूज किया जाता है स्क्रीन के बदले। और यहाँ पर रिडक्स का भी यूज़ करना है इसीलिए हम क्या करेंगे एक रिडक्स का फोल्डर भी बना के छोड़ देंगे। तो सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अच्छे से इसमें समझ में आएगा आपको कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। तो अभी कंपोनेंट्स के अंदर हमको क्या करना है यहाँ पर एक न्यू फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे एक लेआउट के नाम से एक फोल्डर बना देंगे, सॉरी फाइल बनाएंगे layout.js। तो इसमें क्या होगा हमारा एप्लीकेशन का लेआउट हम डिजाइन करेंगे। लेआउट में क्या होता है हेडर होता है, फूटर होता है और बीच में कंटेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे RAFC। तो रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमको जो है हमारे कंपोनेंट का नाम जो है उस तरीके से जो है यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करके मिल गया। तो अगर आपको नहीं पता कैसे ये चीज़ होती है तो आप क्या करें सिंपली एक्सटेंशन में जाएं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ES7 इतना भी लिखेंगे ना आप ES7 तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। देखिए ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो आप ये डाउनलोड करके रखें तो फिर आपको भी कुछ इस तरीके से सजेशन शो करेगा। और मेक श्योर इसका डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार जरूर देख ले, इसमें बहुत सारे यूजफुल कमांड्स हैं। ये हमारा नॉर्मल लेआउट पेज बन चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार और app.js में हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। तो app.js में तो नहीं करेंगे हम मगर सिर्फ हमको भी डेमो पर्पस के लिए देखना है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेआउट और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। तो जैसे आप VS कोड यूज करेंगे तो सजेशन में आपको शो करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं सेव ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पे लेआउट शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है हेडर क्रिएट करना है और फूटर क्रिएट करना है। तो देखिए लेआउट का सिंपल फंडा क्या है कि हम यहाँ पर जो है कोई भी जो भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करेंगे ना उसके लिए एक पर्टिकुलर लेआउट सेट कर देते हैं कि हेडर फिक्स्ड हो और इसका फूटर फिक्स हो और उसके अंदर का कंटेंट चेंज होना चाहिए सर। तो ये बेसिक फंडा होता है लेआउट का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हेडर के लिए तो यहाँ पे header.js इसको भी एरो फंक्शन बना देते हैं हम। ये बन चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे फूटर के लिए बना देंगे। तो footer.js को भी एरो फंक्शन बना देते हैं। तो ये भी हमारा फूटर नॉर्मल बन चुका है।
अब हमको क्या करना है, इसको लेआउट के अंदर ऐड करना है। देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो देखिए ये जो डिव है ना, डिव को आप कट कर ले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट का जो है फ्रेगमेंट यूज करेंगे और इसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये होता है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हेडर ऐड करना है, तो हेडर कंपोनेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट भी करते चले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इंपोर्ट है। और इसके बाद में क्या रहेगा, एक डिव ले लेंगे हम और उसका नाम रखेंगे हम कंटेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा कंटेंट शो कराएंगे। तो फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं और इसके अंदर आपको क्या करना है, डायनेमिकली जो है यहाँ पे चिल्ड्रंस को ऐड कर देना है। तो चिल्ड्रन आप जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो आपको इसको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, prop डॉट चिल्ड्रन लिखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही यहाँ पर ऐड कर देना है चिल्ड्रन। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हम कुछ भी कंटेंट शो करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे फूटर को ऐड कर देना है। तो मेक श्योर इसको भी आप इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर फूटर भी इंपोर्ट हो चुका है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। चलते हैं वापस और देखिए यहाँ पे हमको एक प्रॉपर लेआउट मिल रहा है, देख सकते हैं आप, हेडर फूटर। तब इस लेआउट को कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो देखिए हमारे पास क्या था, app.js में हम लेआउट यूज कर रहे थे ना। अब इसको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग के बदले हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक और h1 इसमें ले लेता हूँ, या फिर ऊपर का जो h1 है ना, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इतना लिख के मैं इसको सेव करता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पर हेडर है, बीच में कंटेंट है और ये हमारा फूटर सेक्शन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारा जो है बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो है डिजाइनिंग और फिर जो है एक्चुअल में जो है प्रोडक्ट्स जो है हम फेच करके लाएंगे। तो चलते हैं वापस और हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर सबसे पहले एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, दैट इज होम पेज, होम पेज डॉट जेएस। तो ये क्या रहेगा, हमारा होम पेज रहेगा। इसमें सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा RAFCE और यहाँ पर इसको रख देते हैं। अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ये होम पेज है हमारा बेसिक, और साथ ही में हमको क्या करना है, सिंगल भी पेज यानी सिंगल प्रोडक्ट शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिंगल प्रोडक्ट कर देते इसका नाम, या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज कर देते। ठीक है, थोड़ा सिमिलर नाम रहेगा तो आपको समझ में आएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स। और इसको भी एरो फंक्शन बना देंगे, तो RAFCE और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर स्केलेटन बन चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में इसको जो है यहाँ पर हमारे app.js में हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे लेआउट हमने सिर्फ समझने के लिए ऐड किया था, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डिव को भी जो है क्लोज कर देता हूँ। इसको भी हम एम्प्टी फ्रेगमेंट्स बना देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी इंपोर्ट को रिमूव कर देना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटिंग का भी यूज कर लेंगे। तो स्टार्ट में हमारे पास ज्यादा राउट नहीं है ना यहाँ पे, तो हम बेसिक राउट यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर राउट्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउट्स। राउट्स क्या करता है, ये कंटेनर का काम करता है। और राउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे राउट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आपको ऐड करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से। और आप क्या करें, index.js की जो फाइल है ना, उसके अंदर जो है ब्राउजर राउटर को ऐड करें। यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ब्राउजर राउटर। और आपको क्या करना है, इस स्ट्रिक्ट मोड के बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राउजर राउटर। HTML टैग की तरह काम करता है, हालांकि ये JSX होता है। आई होप बेसिक आपको पता होगा। और इसको हम इसमें रैप कर देंगे। इसको मैंने सेव कर लिया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब app.js में हमको क्या करना है, यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट्स। राउट क्या है, ये कंटेनर है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ये वर्जन 6 है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउट को ऐड करेंगे। अब इस राउट के अंदर हमको क्या करना है, पहले तो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है पाथ। और इस पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्लैश यानी कि एम्प्टी, जो भी लोकल होस्ट 3000 पर पहली बार विजिट करेंगे तो ये पेज शो होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर होम कंपोनेंट को शो करना है। तो पहले हम डायरेक्ट कंपोनेंट लिखते थे, अब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट का हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, और इस एलिमेंट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज, और मेक श्योर देखिए जैसे ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट भी हो रहा है। अगर आपके इसमें नहीं होता है तो आपको मैनुअल फिर ये कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। देखिए एक राउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमको यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी या फिर एट्रीब्यूट जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है। वर्जन 6 में ये सब रिमूव हो चुका है, स्विच भी रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर यूज हिस्ट्री भी जो है हुक होता है ना, वो भी रिमूव हो चुका है। उसके बदले नेविगेशन का कुछ मेथड ऐड हुआ है। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। तो अगेन सेकंड राउट है हमारा सिंगल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा राउट, और इसके अंदर पाथ को ऐड करें। अब ये जो पाथ रहेगा ये डायनेमिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे उसकी आईडी। तो मैं यहाँ पे PID कर देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट और स्लैश PID यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इतना भी काफी है। और इसके बाद में एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, तो उसको ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और इसको भी यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 राउट जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आप चाहे तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट राउट। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट और पाथ में आपको क्या करना है, सिंपली जो स्टार लगा देना है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं एलिमेंट, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस। इसको भी हम क्या करते हैं RAFC बना देते हैं सबसे पहले, तो रिएक्ट का एरो फंक्शन, और इसके अंदर सिंपली इतना ही रखते हैं अभी, पेज नॉट फाउंड, और चलते हैं वापस app.js में और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेज नॉट फाउंड और इतना लिख के सेव कर लेते हैं। तो ये स्टार क्या करेगा, देखिए अगर ये दोनों राउट उसको नहीं मिलते हैं ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको होम पे ही रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो अभी हमने पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट बनाया है ना, अगर ये 2 पाथ में से कुछ भी नहीं मिला तो ये ऑटोमेटिकली इसको पेज नॉट फाउंड पे जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी। तो ये तो यहाँ पर हमारा हो गया। और कहाँ पर सेव करना है हमारा देख लेते हैं एक बार। index.css को रिमूव कर देते हैं, HTML को भी रिमूव कर लेते हैं, होम पेज भी हमारा डन है। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं ब्राउजर पर और देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे होम पेज शो कर रहा है और स्लैश हमारे पास था प्रोडक्ट्स और उसके बाद में कोई भी आईडी जैसे 1 2 3 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स पेज जो है शो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, लेआउट में थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो मैं इन सबको जो क्लोज कर देता हूँ पहले, और लेआउट में हमको क्या करना है, यहाँ पर हेडर पर काम करना है। तो हेडर हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे और लेआउट जो है हमारा, देखिए यहाँ पे लेआउट का जो कंपोनेंट है ना, ये भी रेडी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होम पेज है तो ये डिव के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको लेआउट से जो है रैप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखे लेआउट, लेआउट जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके साथ में हेडर और फुटर जो है चिपक के आएगा। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर फुटर इसके साथ में जो है अटैच हो चुका है। इसी तरीके से जो है हमारे पास सिंगल के लिए भी था ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स स्लैश 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इस प्रोडक्ट डिटेल्स पेज का जो कंपोनेंट है उसको भी जो है हमको रैप कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इस डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको भी रैप कर देंगे लेआउट से, और मेक श्योर आप इसको इम्पोर्ट भी करें। तो यहाँ पर ऊपर इम्पोर्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ में भी हेडर फुटर आ चुका है। और हम क्या करेंगे, कुछ भी यहाँ पर रैंडम अगर 3000 के बाद में टेक्स्ट ऐड करेंगे ना और इंटर प्रेस करेंगे तो पेज नॉट फाउंड पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे हेडर एंड फुटर से। तो ये रहा हमारा पेज नॉट फाउंड और इसके अंदर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट से इसको रैप कर देना है। तो लेआउट, मेक श्योर इसको भी आप ऊपर इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये भी सेव हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हेडर, पेज नॉट फाउंड एंड फुटर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सब कुछ क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से, और हम क्या करेंगे, सिंपली हेडर पर काम करेंगे। हेडर क्या है हमारे पास, या फिर फुटर सबसे पहले डिजाइन कर लेता हूँ मैं, फुटर ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे h1 ऐड कर देता हूँ मैं। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और इसको कर देंगे कंटेनर। मार्जिन टॉप से दे देंगे 4 का, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं हम डार्क, और टेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है व्हाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फोकस जो है ना ज्यादा स्टाइलिंग पे नहीं है, तो मैं हुआ तो एक अलग से जो है CSS की फाइल इसके साथ अटैच करके दे दूंगा जिसमें आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हमको समझना है कैसे ये काम करता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय TechInfoYT इतना मैंने लिखा, और नीचे एक H6 ले लूंगा, यहाँ पर H6, और राइट रिजर्व बाय, और यहाँ पर कॉपी का साइन एंड लिखना है, कॉपी लिखना है। तो ये कॉपी का साइन ऐड हो जाएगा, और इसके साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे TechInfoYT, और एक बार चेक कर लेते हैं सही से दिखता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक और इशू क्या है कि यहाँ पर कंटेनर में शो कर रहा है ना, तो यहाँ से मैं कंटेनर रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिव में ले लेंगे कंटेनर के। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर जो है मैं इसको रैप कर दूंगा। अब सेव करते हैं, अब ठीक रहेगा आई थिंक। तो ठीक ठाक है। पैडिंग भी आप दे सकते हैं, पैडिंग भी अगर आपको देना है तो इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 4 की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट नजर आएगा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है टेक्स्ट को जो है ना सेंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट सेंटर, और इतना फुटर काफी है। अब हमको जो हेडर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हेडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे, टॉक्स पर क्लिक करें आप, और यहाँ से हम सर्च करेंगे नैवबार, और यहाँ से रिस्पॉन्सिव नैवबार आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर ब्रांड है ना, तो देखिए यहाँ पे आप एक बार पढ़ ले,
क्योंकि कभी कभार जो है लेफ्ट में हमको टॉगलर मिलता है और कई बार हमको राइट में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में है ना, तो ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमको क्या करना है, हेडर में जाना है और इस डिव को मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ और यहाँ पर ये भी फ्रेगमेंट बन चुका है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करना है इसको और राइट क्लिक करें, कन्वर्ट HTML टू JSX, इस पर क्लिक करें। तो जो भी क्लास रहेगा ना वो क्लास नेम से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप ये भी एक्सटेंशन जो है यहाँ से देख सकते हैं, JSX कन्वर्टर, आप ऐसा कुछ सर्च करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML टू JSX, कुछ इस तरीके से प्लगइन का नाम है। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है, कन्वर्ट HTML टू JSX। थोड़ा आवाज में अगर चेंजेस आए तो थोड़ा वॉइस का इशू आ सकता है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन आई होप क्लियरली आपको साउंड तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा। देखिए यहाँ पे एक और हमको लिंटर का इशू आ रहा है कि यहाँ पर A टैग है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रही हमारी वेबसाइट और ये हेडर में देखिए यहाँ पर नैव बार और कुछ कंटेनर कुछ इस तरीके से शो कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ना लाइट है तो इसको डार्क कर देते हैं, डार्क BG डार्क, ठीक ठाक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए ये जो A का हमको इशू बता रहा है ना, तो इसके बदले हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम में से लिंक का यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंपोर्ट कर देंगे लिंक को। तो इंपोर्ट और यहाँ से आपको लिंक ऐड करना है और मेक श्योर इसको जो आप करली ब्रेसिस के अंदर लिखें, तो यहाँ पे करली ब्रेसिस लिंक और इसको रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट करना है। मेक श्योर आप एज इट इज लिखें और जितनी भी जगह ए है ना, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल F करूंगा और यहाँ से देखिए जो एरो है ना इस पर क्लिक करें और इस ए के बदले हमको क्या करना है, और ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बदले हमको क्या करना है, लिंक ऐड करना है। अब इंटर प्रेस करूंगा तो जितनी भी जगह ए टैग रहेगा वो लिंक से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इंटर प्रेस करें और चेक करें तो यहाँ पर सारी चीजें जो है हो चुकी हैं। अब इसको क्लोज कर सकते हैं आप और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें जो है लिंक से रिप्लेस हो चुकी है और ये फॉर्म हमको नहीं चाहिए, तो फॉर्म हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेव, वापस एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कंपाइल हो रहा है क्या। हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार। कंसोल पे चलते हैं और यहाँ पर कंसोल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड पाथ नेम। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, href है। अब इस href को भी आपको रिप्लेस करना है, तो क्या करें आप, कंट्रोल F और इस href को आप क्या करें, 2 से जो है रिप्लेस कर लें। तो जहां जहां भी href है ना, तो इसको आप 2 से रिप्लेस कर लें और मेक श्योर ये हैश यहाँ पर नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रांड है ना, तो ब्रांड में आपको क्या करना है, स्लैश लगाना है खाली और उसके बाद में हमारे पास होम है। होम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट कर देंगे इसको और यहाँ पर जो हैश टैग है उसको स्लैश अबाउट करेंगे। देखिए ये सारे पेजेस मैं क्रिएट करके नहीं बताने वाला क्योंकि ये जो है स्टैटिक पेजेस है, आप अपने हिसाब से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट हो गया और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट ऐड करना है, स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पर डिसेबल को रिमूव कर ले क्योंकि बाय डिफॉल्ट आता है। और यहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि, और यहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ सिंपल। देखिए यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा है तो सिंपली मैंने इसको हेल्प कर दिया। तो यहाँ पे मैं टू की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसमें हम भूल गए थे आई थिंक, और इसके अंदर हमको क्या करना है, स्लैश हेल्प। तो ये सारी कंपोनेंट्स हम क्रिएट नहीं करने वाले, सिंपली हम जो है 2 ही कंपोनेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और नैव बार है ना, ये इसको हम चेंज कर देंगे और कंटेनर फ्लूइड को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ कंटेनर भी रहने दे देंगे हम इसको। और इसका नाम हम क्या करते हैं, मेरे हिसाब से तो कॉकटेल वेबसाइट रख देते हैं, कॉकटेल वेबसाइट। और देखिए यहाँ पे जो नेविगेशन बार है ना, तो ME ऑटो है ना, तो आप इसको MS ऑटो कर लो, तो ये लेफ्ट साइड में जो है, सॉरी राइट साइड में जो है अलाइन हो जाएंगे। चलते हैं वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है। अबाउट हेल्प पर क्लिक करेंगे तो ये राउट बराबर से काम कर रहा है, हालांकि इसके लिए हमने कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया। और एक बार रिफ्रेश करके कंसोल भी चेक कर ले कि कुछ एरर्स तो नहीं है अपने पास, तो कुछ भी एरर्स यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें तो परफेक्टली काम कर रही है। होम पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट यहाँ पर देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है, हेल्प में भी पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि ये कंपोनेंट हमने क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ इसका राउट हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। तो आप चाहे तो इसका कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर जो है हेल्प अबाउट ये जो है क्रिएट करें और अपने हिसाब से डिजाइन करके आप इसको ऐड कर लें। तो अगर ये हम अभी क्रिएट करेंगे तो इसमें और काफी टाइम जा सकता है, तो हमने इसको सिंपली स्किप कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है प्रोडक्ट्स हमको शो कराने हैं। और आप चाहे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी लोगो भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम का आइकॉन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम कैसे यूज करना है अगर आपको वो भी देखना है तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट आइकॉन्स, तो ये भी काफी अच्छा पैकेज है और आपको यहाँ से भी जो है आइकॉन्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें, टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक श्योर आप प्रोजेक्ट के अंदर हो। तो जैसे आप टर्मिनल जब भी खोले तो एक बार
क्रॉस चेक जरूर करें कि आप वही प्रोजेक्ट के अंदर है या नहीं। और इसके बाद में इसको पेस्ट कर ले npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकॉन्स और एंटर प्रेस कर दे तो ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि ड्रिंक से रिलेटेड है ना, यहाँ पे ड्रिंक से रिलेटेड हम आइकन सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रिंक सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेशन शो करेगा। कॉकटेल स्पेलिंग सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा हैंग हो चुका है, वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर कॉकटेल का हमको मिल गया, ये फॉन्ट ऑसम का है, तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं रिएक्ट आइकॉन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या करेंगे, देखिए हेडर है, हेडर के अंदर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस लिंक के बाद में इंपोर्ट लिखें, फिर करली ब्रेसेस और फ्रॉम यहाँ पे आपको कहाँ से लेना है, रिएक्ट आइकॉन में से। अब इसके अंदर क्या है, देखिए रिएक्ट आइकॉन्स में क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टार्ट के जो 2 लेटर है ना, एफ ए मतलब क्या, फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पर शॉर्टकट में एफ ए करके दिया है और उसके बाद में आइकन का नाम। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऐड करना है /FA, क्योंकि एफ ए के पैकेज में से हम यहाँ पर इस एफ ए कॉकटेल को जो है गेट कर रहे हैं। तो आई होप ये तो समझ में आ रहा है आपके। और हम क्या करेंगे, देखिए ये ब्रांड है ना हमारा, इससे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करना है आपको, जैसे HTML यूज करते हैं ना, सेल्फ क्लोजिंग HTML टैग, उसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है और इसका कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर जो है ना येलो कर देता हूँ। सेव, चलते हैं वापस और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपाइल शो कर रहा है। तो जैसे कंपाइल होगा तो हमारा आइकन हमको यहाँ पर नजर आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कॉकटेल का जो है आइकॉन हमको नजर आ रहा है। तो ये तो काफी बेसिक है और थोड़ा सा स्पेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो ज्यादातर NBSP का यूज करता हूँ, NBSP। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाता है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये हमारी छोटी सी एक वेबसाइट का लेआउट बन चुका है। अब हमको यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी शो कराने हैं और इसके लिए हमको क्या करना है, रिडक्स टूल किट का यूज करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्स थंग का भी यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट रिडक्स टूल किट के साथ में थंग का सपोर्ट मिलता है। आप चाहे तो रिडक्स सागा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अलग से आपको देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हम यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्स थंग का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चेंज है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दिया है पेज नॉट फाउंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी पेज नहीं मिलता तो कुछ इस तरीके से हमको इमेज शो करती है। तो ये कैसे किया, मैंने सिंपल एक गूगल पे से इमेज को कॉपी किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया और यहाँ पर एक इमेज टैग की मदद से उसको डिस्प्ले करा दिया। काफी बेसिक है, आई होप आप सर्च करेंगे गूगल पे तो इससे बेटर आपको डिजाइन मिल जाएंगे। तो पेज नॉट फाउंड के लिए आप जो है वो डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे काफी बेसिक सा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 404 का एरर हमको शो कर रहा है। फिर से थोड़ा लुक एंड फील मिलता है वेबसाइट को, बाकी कुछ भी नहीं। आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टम यहाँ पर मैसेज या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं डिजाइन, तो कोई भी कस्टम डिजाइन पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट एंड का पार्ट, बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम काम करेंगे रिडक्स टूल किट पर। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इस रिडक्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है सबसे पहले। तो ये फाइल रहेंगी स्टोर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे store.js और अगेन यहाँ पे हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है और इसका नाम हमको रखना है फीचर्स। ये कॉमन पैटर्न है, जब भी आप टूल किट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से ही जो है लेआउट मिलता है। और इस फीचर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस, क्योंकि हम क्या करने वाले इसमें स्लाइस का यूज करेंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपने डॉक्यूमेंटेशन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखें, तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आएगा कि कैसे स्लाइस क्रिएट किया जाता है और क्यों हम स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से हेडर फाइल, पेज नोट फाइल, जो भी डिफॉल्ट थे ना हमारे सारे फाइल्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और होम पेज आई थिंक ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है cocktail.js की फाइल, तो कॉकटेल स्लाइस की है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्लाइस को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux.js toolkit। और इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को जो है इंपोर्ट करना है। तो क्रिएट स्लाइस और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है रिडक्स थंग का यूज करेंगे। तो रिडक्स थंग क्या है, ये मिडलवेयर की तरह काम करता है। जब भी हमको हमारे रिस्पॉन्स में जो है डिले सेट करना है, क्रिएट एसिंक थंग का। तो थंग क्या है, ये एक मिडलवेयर है, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हम जो है रिडक्स थंग का यूज करते थे एसिंक रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि सर्वर पे हमारा डेटा होता है और एपीआई की मदद से हम जो है डेटा गेट करते हैं। तो वो रिस्पॉन्स आने में जो है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो टाइम को जो है एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थंग मिडलवेयर का यूज करते हैं, ताकि अच्छे से हमारी एपीआई रिक्वेस्ट हैंडल हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें लोडिंग स्पिनर शो करते हैं, जब तक कि डिले सर्वर से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है
और तब तक हमको यूजर को कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए जो है मिडलवेयर्स का यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट हमको यहाँ पर थंक मिडलवेयर मिलता है, तो हम उसका यूज करने वाले। तो काफी इजी वे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है थंक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसको साथ ही में एक्सपोर्ट करते चले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सारा डेटा हम गेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फैच कॉकटेल्स। अब ये क्या है, ये मिडलवेयर है, तो इसको कैसे यूज करेंगे हम, तो इसके लिए आपको करना है क्रिएट एसिंक थंक मिडलवेयर का इस्तेमाल। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको जो है कुछ पैरामीटर्स जो है पास कराने पड़ते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम हमको ऐड करना पड़ेगा, तो एक्शन का नाम हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो स्लाइस का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमको उसके लिए जो है अलग से एक्शन फाइल या फिर रिड्यूसर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसी के अंदर जो है सारी चीजें कर लेंगे। तो आप देखते रहे केयरफुली, यहाँ पे कॉकटेल्स और उसके बाद में यहाँ पर स्लैश फेच कॉकटेल्स, ये हमारे एक्शन का नाम है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पर बताना पड़ता है कि ये कहाँ से जो है डेटा लाने वाला है। तो यहाँ पे हम एक्सियोस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फेच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फेच, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एसिंक बना लेंगे। तो इस कॉल बैक फंक्शन को आप एसिंक करें, और एसिंक के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फेच को। और नॉर्मल में जो है देन चेन ब्लॉक आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में एसिंक का वेट भी हम देख लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एपीआई एंड पॉइंट देना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे कॉकटेल डीबी, इतना लिख के आप सर्च करें, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि कॉकटेल डीबी। तो इसमें क्या होगा, सारे कॉकटेल्स की डिटेल्स हमको मिलेंगी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है एपीआई पर क्लिक करना है, और इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कॉपी कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि बाय नेम है ना, तो हमको बाय नेम नहीं, हमको सारी लिस्ट चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूंगा, और इस पेज के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं, और एस को जो है आप एज इट इज रहने दें, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देन चेन ब्लॉक को ऐड करना है, ताकि हम जो इसको हैंडल कर पाए अच्छे से। तो देन, और इस देन के अंदर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है कन्वर्ट कर देंगे, तो रेस्ट डॉट जेसन। तो यहाँ पे हमारा जो है मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है थंक मिडलवेयर फंक्शन बना दिया। अब हमको क्या करना है, स्लाइस को क्रिएट करना है। तो आप क्या करें, नीचे जो है यहाँ पर इसका नाम भी ऐड करें। तो देखिए स्लाइस का आई होप आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। स्लाइस में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर एक्शन, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर जो है बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट स्लाइस का यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसका नाम ऐड करना पड़ता है। तो नाम में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉकटेल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे कॉकटेल्स ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जैसे नॉर्मली हम जो है नॉर्मल रिडक्स में भी यूज करते हैं ना, कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है इनिशियल टाइम पे। तो यहाँ पर हम जो है लोडिंग भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लोडिंग बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स होनी चाहिए। और उसके साथ ही में हम कॉकटेल्स यहाँ पर गेट करेंगे, तो सारे कॉकटेल्स का एरे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, एरर हमको मिलने वाला है, तो एरर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एरर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये रहा ऑब्जेक्ट एरर का, या फिर इसको नल कर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, तो इसको नल कर देते हैं। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल भी हम रिसीव करने वाले हैं ना कॉकटेल, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स में हम क्या करने वाले हैं, सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट गेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक एरे बना देते हैं कॉकटेल, और इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं अभी एरे को। और आई थिंक इतना काफी है। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हो चुकी है। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम स्विच केस में करते थे ना, अगर आपको याद होगा जब एक्शन की फाइल हम बनाते थे, तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, तो हम क्या करते थे, वहां पर जो है स्विच केसेस बनाते थे। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्विच केस के बदले ही यहाँ पर दूसरा मेथड है उसका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर फेच कॉकटेल का यूज करना है। फेच कॉकटेल कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसको जो है गेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट रहेंगी, यानी कि हम क्या करते थे, वहां पर एक्शन का टाइप सेट करते थे, और उसमें हम क्या कर सकते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे। तो ये पेंडिंग सेम उसी तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर क्या है, हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि अगर ये पेंडिंग है तब क्या हो, और इसके अंदर हमारे पास स्टेट होता है, और इसके बाद में हम जो है कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेंगे, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास होता है स्टेट एंड एक्शन, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा
हम पेलोड भी सेट करते थे उसमें, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर में जो है काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है स्टेट डॉट लोडिंग, क्योंकि स्टेट के अंदर हमारे पास लोडिंग है और उसको हमको करना है फॉल्स या फिर ट्रू कर देंगे ना, यानी कि जो स्टेट है हमारी वो पेंडिंग में है तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। तो स्टेट और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर स्टेट। अब ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला रिक्वेस्ट बन चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको सेम नाम देना है, आपने जो रिडक्स थंक मिडलवेयर फंक्शन का नाम रखा है, फेच कॉकटेल्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर फुलफिल मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट जो है सक्सेस हो जाएंगी। तब क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन कॉल बैक फंक्शन को ऐड कर देना है और स्टेट और एक्शन आपको इसमें भी चाहिए, स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो लोडिंग है उसको जो है यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, क्योंकि फुलफिल होगा मतलब हमारे पास डेटा आने वाला है, तो उसको हम जो है फुलफिल कर देंगे। तो लोडिंग पर एरर क्यों शो कर रहा है, ओके यहाँ पर कोलन ऐड कर दिया था मैंने गलती से, तो आपको इक्वल का साइन ऐड करना है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो इनिशियल स्टेट में हमने बनाया था ना कॉकटेल्स का एरे, तो वो हमको यहाँ पर फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कॉकटेल्स, ये जो इनिशियल स्टेट है, अब इसको हमको जो है फिल कराना है जो भी हमारे पास एक्शन से आ रहा है ना, पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। और एक बार रिस्पॉन्स हम चेक कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे कि ये रिस्पॉन्स सही से आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है हमको एरे आ रहा है ना, यहाँ से देख सकते हैं आप जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारा कॉकटेल का डेटा आ रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है ड्रिंक्स का, तो हमको ये फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पेलोड के बाद में जो है ड्रिंक्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी ड्रिंक्स का डेटा है अभी जो आ रहा है ना यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, तो ये सारा अब जो है इसमें फुलफिल कर देगा। और लास्ट वाला हमारे पास होता है फेल के लिए, तो इसके अंदर इसका नाम है रिजेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, फैच कॉकटेल्स डॉट रिजेक्ट आपको लिखना है, रिजेक्टेड। इसके अंदर अगेन कॉल बैक फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक से दो बार देखेंगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन आप इसका देखेंगे ना, तो इजीली ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। और स्टेट कॉमा एक्शन, और इसके अंदर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लोडिंग को जो है ट्रू कर देना है। और अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर जो एरर की फील्ड है ना, यहाँ पर इनिशियल स्टेट में हमने एरर भी बनाया था नल, तो इसको भी फुलफिल करा देंगे। तो एरर एक्शन डॉट पेलोड, जो भी पेलोड में एरर रहेगा हम उससे जो है इसको फुलफिल करा देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड आप यहाँ पर ऐड कर दें और यहाँ पर हमारा जो स्लाइस है ना वो क्रिएट हो चुका है। देखिए एक से दो बार देखिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये समझ में नहीं आता है जल्दी। और इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर आपके स्लाइस का नाम, तो हमारे इसमें है कॉकटेल स्लाइस, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो अगेन मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं समझा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है क्रिएट स्लाइस और क्रिएट एसिंक थंक, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एसिंक रिक्वेस्ट को जो है हैंडल करने वाले हैं, इसीलिए जो हम थंक मिडलवेयर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक थंक मिडलवेयर का फंक्शन बनाया जो कि हमको कॉकटेल का रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि ये जो डेटा है ना ये हमको ये देने वाला है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले जो है ये हमारा एक्शन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एसिंक फंक्शन है। फिलहाल तो हमने फेच का यूज किया है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जरूर हम इसमें और एडवांस देखेंगे। तो ये बेसिक है, इसमें आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि कैसे जो है रिडक्स थंक और रिडक्स टूल किट काम करता है। तो यहाँ से हमने इसको जो है देन चेन ब्लॉक की मदद से जो है रिस्पॉन्स को जेसन में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं। तो स्लाइस में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ फील्ड्स होती है। सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास नेम होता है जो स्लाइस है, जैसे कि हम यहाँ पर रिड्यूसर का नाम लिखते थे पहले, कोर अगर रिडक्स आपने देखा होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसका नेम लिख रहे हैं, स्लाइस का नाम यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉकटेल हमने इसका नाम रखा। फिर इसके अंदर इनिशियल स्टेट होती है, यानी कि जब ये रिडक्स रन हो तब जो है इनिशियल टाइम पे हमारे पास क्या चीजें होने चाहिए जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ स्टोर कराएं। सबसे पहले तो लोडिंग है, यहाँ पर हम क्या करने वाले, स्पिनर ऐड करेंगे, इसलिए हमने जो है लोडिंग को ऐड किया है। इसके बाद में कॉकटेल्स है, यानी कि इसमें जो है हमारा ये सारा डेटा जो है इसमें ऐड होगा। बाद में हमारे पास एरर है, क्योंकि रिस्पॉन्स में हो सकता है कभी हमारे पास कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो एरर भी हम जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एरर का ऑब्जेक्ट बनाया है। बाय डिफॉल्ट इसको नल रखा है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसको स्टोर करा देंगे। फिर एक कॉकटेल का अगेन हमने यहाँ पर एरे बनाया है, हालांकि इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो है सिंगल कॉकटेल रिसीव करेंगे। सिंगल मतलब क्या, देखिए इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और ये रहा डेटाबेस इसका। और जैसे ही ये इस पर क्लिक करूंगा ना कोई भी कॉकटेल पे, तो ये जैसे शो कर रहा है। तो यहाँ तो बहुत सारे कर रहे हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ना, तो ये चीजें और इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें हम जो है गेट कर सकते हैं सिंगल कॉकटेल के लिए। तो वो अगेन यहाँ पर हमने जो है एरे बनाया है सिंगल कॉकटेल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर
प्लूरल, और उसके बाद में हमारे पास होता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर, जो कि हम जो है स्विच केस का यूज करते थे, तो उसके बदले इसमें क्या है, शॉर्टकट है। उसमें हमारे पास पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड की स्टेट होती है, तो उसको जो है हम हैंडल कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी मदद से डेटा को सेट कर सकते हैं, यानी कि पेलोड को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक रिडक्स नहीं आता है तो फिर ये आपके सर के ऊपर से जाएगा सारा। अब हमको क्या करना है, स्टोर क्रिएट करना है। तो सबसे सिंपल तो यही है, स्टोर क्रिएट करना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux टूलकिट, और यहाँ से हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर स्टोर जो आता है ना, उसको इंपोर्ट करना है। तो काफी सारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर हमारा बच जाता है, तो यहाँ पे आप केयरफुली वॉच करें। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना। तो साथ ही में हम जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और कॉन्फ़िगर स्टोर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें अभी इस प्रोजेक्ट में तो ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर रहेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो इसमें रहेगा हमारे पास रिड्यूसर। तो रिड्यूसर आपको ऐड करना है। तो रिड्यूसर भी मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास, और इसका नाम आप रख सकते हैं सिंपल, मैंने इसका नाम ऐप रखा है, या फिर आप कॉकटेल भी रख सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐप रखा है, और इसके अंदर हमको क्या करना है, हमने जो कॉकटेल स्लाइस क्रिएट किया है ना, तो उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉकटेल स्लाइस, और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो। तो ये यहाँ पर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है स्टोर। इसको आप सेव कर ले। अब हमको क्या करना है, इसको जो है index.js की फाइल, जो हमारे रिडक्स की फाइल है ना, index.js की, इसमें इंपोर्ट करना है, ताकि हमारी ऐप जो है इससे अवेयर हो जाए कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है रिडक्स यूज किया हुआ है। तो हमको क्या करना है, कुछ चीजें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर भी तो ऐड करना है। तो इंपोर्ट स्टोर, जो हमने स्टोर क्रिएट किया है ना, हमको वो ऐड करना है। स्टोर, उसका पाथ दे दें, तो /, और फिर हमारे पास रिडक्स का फोल्डर है, और इसके अंदर है हमारे पास स्टोर की फाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्ट्रिक्ट मोड के बाद में जो है प्रोवाइडर को ऐड कर देंगे। तो प्रोवाइडर, और इसको रैप कर ले सबसे पहले आप, इसके अंदर हम इसको रैप कर लेंगे, और स्टोर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो स्टोर के अंदर हम जो इसको स्टोर प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज 1 से 2 बार देखें। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और ये हमारी वेबसाइट, और इसको हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, रिडक्स डेव टूल देख लेंगे। तो ये रहा रिडक्स, और यहाँ पर स्टेट में हमारे पास अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको तो कट कर देता हूँ नीचे वाले को। तो ये रहा स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं शो कर रहा है, हालांकि शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार कंसोल का मैसेज चेक कर लेंगे, स्टोर डजंट हैव वैलिड रिड्यूसर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस, और ये रहा हमारा स्टोर ऑब्जेक्ट। इसमें तो कॉकटेल स्लाइस हमने ऐड किया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि हमारे स्लाइस में। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है, उसके बाद में इनिशियल स्टेट, एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और नीचे ओके। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में आपको जो है डॉट रिड्यूसर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा डॉट रिड्यूसर, इतना लिख के इसको सेव कर लें। अब चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं बता रहा है। अब डेव टूल एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर रिडक्स हमने डेव टूल पे जंप किया, और स्टेट के अंदर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेट चार्ट व्यू में हो गया। तो हम इसको जो है रॉ डेटा में कर लेते हैं। तो देखिए ऐप है हमारे पास, फिर उसके अंदर लोडिंग है, फिर यहाँ पर कॉकटेल्स एरर जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट जितनी भी हमारी, वो यहाँ पर शो हो रही है। हालांकि अभी फुलफिल नहीं हुई है, तो इस पर हमको अभी काम करना है। तो ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट में हमारे पास सब कुछ शो कर रहा है। प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की शक्ल में आपको शो करेगा। और हाँ देखिए, रिडक्स डेव टूल अगर आपको नहीं पता कैसे काम करता है, तो आप क्या करें, सिंपली गूगल करें, गूगल में जाएं, और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। और यहाँ पर क्रोम भी आप कर सकते हैं, सिंपल क्रोम भी करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है ये शो कर देगा। तो फायरफॉक्स और क्रोम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे उसमें शो कर रहा है ना डेव टूल, उसी तरीके से आपके इसमें भी शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेव टूल है ना साइड में, तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पर से आप एक्सटेंशन जो है आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है आपके ब्राउजर में। सो आई होप आपको पता होगा अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है रिडक्स जो है सेटअप हो चुका है प्रॉपर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गेट करना है सारे के सारे कॉकटेल्स को। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम क्या करेंगे, अब होम पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सारे के सारे जो कॉकटेल्स है उसको यहाँ पर शो कराना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टैब टूल है ना, अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे कॉकटेल्स का एरे जो है एम्प्टी है।
तो यहाँ पे इसको फुलफिल कराएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर, और ऊपर हमको स्टेट भी लगेगा और यूज इफेक्ट भी हमको यहाँ पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट के बाद में जो है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को जो है ऐड कर देंगे, और इसको हमको यूज भी करना है। सो मेक श्योर आप क्या करें, सबसे पहले तो मल्टी लाइन कर दें और इस रिटर्न को आप जो है पैरेंथेसिस में कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूज सेलेक्टर की मदद से जो है सारी चीजें गेट करेंगे। तो हमारे पास स्लाइस के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास लोडिंग है, कॉकटेल्स है, तो ये सारी चीजों को जो हमको गेट करना है ताकि हम जो है उसको होम पेज पे शो करा पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट और डीस्ट्रक्चर कर लेंगे डायरेक्टली यूज सेलेक्टर में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या रहता है, यूज सेलेक्टर के अंदर जो है स्टेट रहती है, और इस स्टेट के अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे सब कुछ जो भी हमारे पास स्टेट के अंदर रहेगा ना, स्टेट डॉट, और यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसर का नाम एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो हमने ऐप रखा था, देखिए यहाँ पे आपने जो भी रखा होगा फिर वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट ऐप, तो ये रिड्यूसर में से सब कुछ गेट कर लेगा, और हमको यहाँ से चाहिए लोडिंग कॉकटेल्स, एरर भी हम शो करा सकते हैं, तो एरर, और क्या है हमारे इनिशियल स्टेट में एक बार चेक कर लेते हैं। जो सिंगल कॉकटेल है ये तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है ये तीनों चीजों हमने जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर ली। अब हमको क्या करना है, डिस्पैच का यूज करना है। तो एक वेरिएबल के अंदर आप जो डिस्पैच को ऐड कर दे, तो डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ फिलहाल टेम्पररी, और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को ऐड करते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो है डिस्पैच करना है, और इस डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, हमारा जो थंक है ना, यहाँ पे देखिए फेच कॉकटेल्स का जो फंक्शन है इसको हमको जो है डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस डिस्पैच के अंदर लिखे फेच कॉकटेल्स, मेक श्योर देखिए यहाँ पर सजेशन में ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये चीजें हमको जो है यहाँ से डिस्पैच करनी है। तो डिस्पैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो ये एरे होता है ना, इसके बाद में डिपेंडेंसीज का एरे, इसको एम्प्टी रखना है, और आई थिंक इतना काफी है। इसको आप क्या करें, सेव कर लें, और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो एप्लीकेशन हमारी रिफ्रेश हो रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेट ऐप के अंदर हमारे पास कॉकटेल्स, और इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। तो मतलब ये बराबर से तो काम नहीं हो रहा है। एक्शन के अंदर देख लेते हैं एक बार, तो कोई भी डेटा अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इसको कॉल नहीं किया, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल होगा तभी हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे जो भी कॉकटेल की लिस्ट है वो शो होगी। अब इतना लिख के इसको एक बार सेव कर लें, चलते हैं वापस, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए कॉकटेल्स अगेन हमारे पास जो है कुछ भी इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिजेक्ट आ रहा है हमारे पास। क्यों रिजेक्ट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा कॉकटेल स्लाइस है, और रिजेक्शन यही कहीं से हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग जा रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट में एरर हमारे पास आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इसका सिंपल सा मतलब है हमारे स्लाइस में कुछ तो भी इशू है। चलते हैं वापस कॉकटेल स्लाइस, और यहाँ पर हमारे पास है फेच कॉकटेल्स। यहाँ तो फंक्शन सही है, ये हमारा फेच है, और यहाँ पर जेसन है ना, तो जेसन तो सही है, हम इसको बराबर से कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा स्ट्रिंग है। और एक मिनट, यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल तो भूल ही गए, https:// तो कॉपी में आई थिंक बराबर से ये URL कॉपी नहीं हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर इसको क्रॉस चेक करें। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चलते हैं वापस, एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो रही है। ओके, तो ये टाइम पे तो आ जाएगा, देखिए फुलफिल आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग हुआ, फिर जो है फुलफिल है। एक बार रिफ्रेश करके मैं बता देता हूँ, ये पेंडिंग और फुलफिल, और फुलफिल के बाद में हम देख सकते हैं ऐप के अंदर हमारे पास है कॉकटेल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरे है, टोटल 24 यहाँ पर ड्रिंक्स है हमारे पास। तो ये तो सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर कॉकटेल्स को फेच करने से पहले मैं आपको इसका एक रिस्पॉन्स बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप इसका रिस्पॉन्स देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करें इसका जो नेमिंग यानी की वैल्यू पेयर्स जो है ना, वो कुछ अलग सा है। तो आप एक तो ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इसको रीनेम कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इसको भी रीनेम कर देंगे ताकि हम अच्छे से जो है यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा पाए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यूज स्टेट आई थिंक हमने डिफाइन किया था, ये रहा हमारा होम पेज। ओके, यूज स्टेट भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बना देंगे सबसे पहले। तो टॉप पे ही आप बनाएं यूज स्टेट स्निपेट, और हम इसको कर देंगे मॉडिफाइड कॉकटेल्स, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, पहले जो है रिस्पॉन्स लेंगे और उसके बाद में उसको मॉडिफाई करेंगे, और ये क्या रहेगा, ये एरे रहेगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज करना है। हम क्या करेंगे, एक और यूज इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले तो नॉर्मल इसको बना दें, और इसके अंदर जो है डिपेंडेंसीज भी लगेंगी, तो हम यहाँ पे एरे ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि हमारे पास जो है कॉकटेल्स आते हैं या नहीं। कॉकटेल कहाँ से आ रहे हैं, देखिए हमारे पास इस रिडक्स स्टेट में से आ रहे हैं, तो हमको ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली चेक करेंगे, इफ कॉकटेल्स, अगर हमको कॉकटेल्स मिलते हैं तब क्या करो, और एल्स कंडीशन भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एल्स भी मैं साथ ही में लिखते चलता हूँ। इनकेस अगर हमको नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाइड कॉकटेल को जो है एम्प्टी एरे कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है मॉडिफाइड कॉकटेल्स, और इसको जो है सेट करना है, सॉरी, तो सेट करेंगे हम यहाँ पे मॉडिफाइड कॉकटेल्स, और इसको अगेन एम्प्टी एरे कर देना है। अब देखिए कंडीशन पे हमको जो है काम करना है कि अगर हमको कॉकटेल्स मिलते हैं तब क्या करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसका नाम हम रख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू कॉकटेल्स, और ये सारी चीज़ें हमको जो है मैप करना है। सबसे पहले जो कॉकटेल्स का हमारे पास एरे आने वाला है, उसमें से हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैप मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम को इटरेट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न तो नहीं, आई थिंक हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर ही कर लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पर आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो डिस्ट्रक्चर आपको कैसे करना है पता होगा, आई होप, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम आइटम। तो इस आइटम में से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रॉपर्टीज को, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो आईडी है, फिर उसके बाद में जो ड्रिंक है, उसके बाद में यहाँ पर से हम क्या ले सकते हैं, इसकी कैटेगरी ले सकते हैं, या फिर अल्कोहलिक, फिर ग्लास, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप यहाँ से जो है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इमेज भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर इमेज के लिए है str ड्रिंक थंब, तो ये चीज़ भी हमको लगेंगी। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे id ड्रिंक, और क्या है इसमें, id ड्रिंक ले लिया हमने। फिर इसके बाद में हम ले सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी, आई डोंट थिंक ज़रूरत है, स्ट्रिंग अल्कोहलिक, ये भी चाहिए। और क्या कॉपी कर सकते हैं हम इसमें से, इसकी इमेज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर थंबनेल करके है, ये इमेज के लिए है। और क्या है यहाँ पर कुछ, आई डोंट थिंक, 3-4 फील्ड लेंगे हम, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने वाले। और ये ग्लास भी ले लेंगे, स्ट्रिंग ग्लास। तो 1 2 3 4, और क्या ले सकते हैं हम इसमें, आईडी हो गई, ड्रिंक का नेम। ओके, ड्रिंक का नेम तो रह गया ना, ओके, ये रहा ड्रिंक का नेम। तो ड्रिंक का नेम भी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ऐड हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को, और इसको हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। हमको अपने हिसाब से यहाँ पर नाम ऐड करना है ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इतना काफ़ी है ये। अब हमको क्या करना है, इस कंडीशन के बाद में जहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, यहाँ तक तो हो गया ये डिस्ट्रक्चर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो हमको चाहिए वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी ले लेंगे, और आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आईडी ड्रिंक है उसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। तो आईडी ड्रिंक, उसके बाद में हम यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे। तो नेम के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर str ड्रिंक, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे इमेज है, तो इमेज जो है यहाँ पर str ड्रिंक थंबनेल है, जो इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और क्या बचता है हमारे पास, अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक को हम एज अ इन्फो का नाम दे देंगे, और यहाँ पर str अल्कोहलिक, और लास्ट में है ग्लास। और ग्लास का हम क्या करेंगे, यहाँ पे str ग्लास कर देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सारी चीज़ों को जो है रिनेम कर दिया। अब हमको अगर यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे आईडी, नेम, इमेज, इन्फो और ग्लास करके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो सेट के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो है, हमने सेट मॉडिफाइड बनाया था ना, सेट मॉडिफाइड कॉकटेल्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू कॉकटेल्स को जो है ऐड कर देंगे। तो न्यू कॉकटेल्स, अब ये सही है, और इसको बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना रहेगा, और हम यहाँ पे मॉडिफाइड कर रहे हैं न्यू कॉकटेल को, जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है। ये देख सकते हैं आप, जो हमने रीनेम किया है ना, इससे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। एल्स की कंडीशन में यही रहेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा,
जो कॉकटेल्स है उसको जो है एज अ डिपेंडेंसी जो है पास कराना पड़ेगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ मैं पहले। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो लोडिंग भी है हमारे पास, तो हम लोडिंग भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे, देखिए जो लेआउट है ना, या फिर लेआउट से पहले भी हम कर सकते हैं इस रिटर्न से पहले। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ लोडिंग, अगर लोडिंग है तब क्या करो, हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं कुछ भी। जैसे कि फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 ले लेते हैं और इसके अंदर मैं लोडिंग का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और अगर एरर आता है, इफ एरर, इसको भी हम जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ और रिटर्न के अंदर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ मैं, और इस पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एरर को शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज कर देते हैं इसको। जो भी एरर का मैसेज रहेगा वो हमको शो करेगा। आई थिंक इतना काफ़ी, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ एरर तो हमारे पास नहीं आ रहा। जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं, तो देखिए लोडिंग शो कर रहा है बराबर से। अब हमको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पिनर को जो है कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पिनर शो करता है। तो एक स्पिनर हम जो है ऐड कर देंगे ताकि जो है अच्छे से थोड़ा एनिमेशन हमारी वेबसाइट में मिले हमको। तो देखिए यहाँ पर बेसिक है और यहाँ पर कलरफुल भी है, आप चाहे तो कलरफुल भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास है, इसको कॉपी कर लेंगे या फिर कलरफुल ले लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से भी है और बहुत सारे हैं यहाँ पर। ओके, ये सेंटर में है ना, ये सेंटर वाला हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे शेड करके, और इस शेड के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, स्पिनर एनिम जेएस कर देता हूँ मैं, और RAHCE रिएक्ट का एरो फंक्शन हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली जो पेस्ट कर देना है डिव को, पेस्ट। और मेक श्योर इसको आप जो है कन्वर्ट कर दे JSX में। और इस div को मैं क्या करता हूँ, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बनाता हूँ फ्रेगमेंट का। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे होम पेज में जो हम लोडिंग शो करा रहे थे ना, सो सिंपली टेक्स्ट के बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पिनर का जो हमने अभी कंपोनेंट क्रिएट किया है, स्पिनर एनिम, तो इसको हम शो कराएंगे। मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटो इंपोर्ट हो जाता है VS कोड में। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करेंगे तो एनिमेशन शो होगा। यहाँ पे स्पिनर आप देख सकते हैं टॉप पे शो कर रहा है। आप इसको जो है CSS की मदद से जो है इसका डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। और कर लेंगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आई होप इतना तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है इसमें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो पूरे के पूरे जितने भी कॉकटेल्स है इसको शो कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कार्ड सर्च करता हूँ और इस कार्ड में से हम क्या करेंगे, देखिए ये रहा ना, तो इस तरीके से जो है कार्ड को कॉपी कर लेंगे और इसमें जो है सारी चीज़ें रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, होम पे जाना है और यहाँ पर देखिए हम H1 ले रहे थे ना, अब H1 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले जो है कंटेनर की क्लास ऐड कर देंगे, कंटेनर। और इसके अंदर एक रो ले लेंगे हम, और इस रो के अंदर सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मैप करना है। क्या मैप करना है हमको, जो भी हमारे पास मॉडिफाइड कॉकटेल है ना, तो उसको हमको जो है यहाँ पर इटरेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, मॉडिफाइड कॉकटेल डॉट मैप। और मैप के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इटरेट करना है कॉकटेल्स को। तो आइटम, और आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल MD3 कर देता हूँ। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर की भी दे सकते हैं। की ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप इटरेट करेंगे तो आपको एक यूनिक की यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो आइटम डॉट ID जो कि इसकी एक यूनिक की हो जाएंगी। और इसके अंदर हमको क्या करना है, कार्ड का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो कार्ड है ना, इसको कॉपी करना है और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करें आप, तो ये JSX में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते एक बार, चेक कर लेते कि ये कैसा शो होता है, एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप। ये सारा डेटा आ रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल में इसको डेटा से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से 3 का दे देंगे हम इसको। अब ठीक है, और ऐसा डिफॉल्ट मार्जिन भी हम एक 1 का रख देंगे ताकि थोड़ा सा हमको गैप नजर आए। तो यहाँ पे मार्जिन आ रहा है लेकिन लेफ्ट एंड राइट पे नहीं शो कर रहा है ना, तो इसको भी बाद में फिक्स कर लेंगे। पहले सारा डेटा हम जो है फेच करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए इमेज है। तो इमेज में हमको क्या करना है, सोर्स में जो है यहाँ से आइटम डॉट इमेज, और अल्ट में हम क्या करेंगे, इसका नाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है आइटम डॉट नेम। कार्ड बॉडी है, कार्ड टाइटल भी आपको ऐड करना है, तो इसको कट कर देते हैं हम और यहाँ पे
आइटम डॉट नेम, जो भी हमने यहाँ पे नाम चेंज किए थे ना, नेम, इमेज, इन्फो, क्लास, तो ये सारी चीज़ें हमको ऐड करना है। तो टाइटल हमने ऐड कर दिया। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल जो है इन्फो ऐड कर देंगे, तो आइटम डॉट इन्फो। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक और टाइटल ले लेंगे, कार्ड टाइटल में दो टाइटल इसका ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास ग्लास भी है ना, तो आइटम डॉट क्लास। और इतना लिख के इसको एक बार सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा शो कर रहा है। हालांकि रिस्पॉन्सिवनेस पे हमने भी इसके काम नहीं किया है, आप अपने हिसाब से जो है रिस्पॉन्सिवनेस पर काम कर सकते हैं। तो सारा का सारा डेटा आ रहा है, जैसे कि इसका नाम है, फिर इसका जो है ये कौन सा ग्लास है वो शो कर रहा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें आप जो है खुद से भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों में से आपको जो डिस्प्ले कराना है आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल रखा है, क्योंकि हमको सिर्फ देखना है कि कैसे रिस्पॉन्स हम गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन भी चेंज करना पड़ेगा हमको, और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम हमको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इंपोर्ट करें, देखिए यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से हमको बता रहा है। इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, लिंक भी ऐड हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बटन के अंदर ले लेता हूँ, या फिर रहने देते हैं हम डायरेक्टली क्लास यहाँ पर ऐड करे हुए ना बटन की, इसको हम कर देंगे डिटेल्स, सेव। और हाँ, यहाँ पे एरर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एचरेफ है ना, एचरेफ सपोर्ट नहीं करता, तो आपको 2 करना पड़ेगा। और 2 हमको जो डायनेमिक करना है, तो आप बैकटिक का यूज़ करें। सबसे पहले तो हमारा जो पाथ है वो चेक करना है हमको। देखिए यहाँ पे सिंगल के लिए हमने ऐड किया था ना, स्लैश प्रोडक्ट्स कोलन PID, तो हमको ये ऐड करना है। तो अब ये जो PID रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी, तो $साइन कर्ली ब्रेसिस और आइटम डॉट ID आपको यहाँ पर ऐड करना है। इतना लिख के आप सेव कर लें और चलते हैं वापस। तो देखिए अब बराबर से शो कर रहा है, हालांकि स्टाइलिंग पे इतना कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, और ठीक ठाक है डिज़ाइन, इतना कोई ख़ास भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा बहुत और इसमें डिज़ाइनिंग मॉडिफाई करके जो है अपलोड कर लूँगा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए सारे के सारे जो है हमारे पास कॉकटेल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जितने भी यहाँ पर 26 थे ना अपने पास अवेलेबल, तो ये सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँ ना, तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं आप, हमारे पास आईडी आ रही है, लेकिन कुछ भी शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, प्रोडक्ट्स स्लैश ID, यहाँ पर कुछ तो भी और इशू हो गया हमारे से, डबल स्लैश ऐड हो गया, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये गलत पाथ पे चले गया। वापस बैक करते हैं, ये सारा डिटेल आ रहा है। और हम क्या करेंगे, देखिए A1 है ना, इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। और URL अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ID बराबर से शो कर रहा है। तो इस आईडी के बेस पे हमको क्या करना है, सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल यानी कि कॉकटेल की डिटेल हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रिडक्स में इसका जो है यहाँ पर एक्शन बना देंगे, उसके बाद में जो है इसको UI पे फैच कराएंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हमारे पास कॉकटेल स्लाइस है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है फिर से जो है एक और एसिंक रिक्वेस्ट यहाँ पर बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप जो है मैनुअल लिखें, तभी आपको अच्छे से समझेगा। हम सिर्फ टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर फैच कॉकटेल्स है ना, तो यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे इसको, फैच सिंगल कॉकटेल। और यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ एक्शन में, फैच सिंगल कॉकटेल्स। और यहाँ पर आपको जो है पाथ भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको जो है बैकटिक बना लें। एक बार हम क्या करते हैं, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और यहाँ से एक बार इसकी API आप ज़रूर देख लें कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए सर्च के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा, बाय नेम और बाय डिटेल्स। तो बाय डिटेल्स चाहिए ना हमको, तो ये वाला लुकअप हमको जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। और जो इसका आई रहेगा ना, इसको हमको डायनेमिकली ID देना है, याद रखें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो ये पाथ हमने चेंज कर लिया, देखिए यहाँ पर आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाय डिफॉल्ट ID है। तो इसको एज इट इज रहने दें, हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैकटिक आई होप आपको पता होगा, यहाँ पर बैकटिक में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो ID है, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर डायनेमिकली शो कराना है। तो उसके लिए हम डॉलर और फिर यहाँ पर ID ऐड कर देंगे। और इस ID को हमको क्या करना पड़ेगा, डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
डीस्ट्रक्चर कर लेंगे एसिंक के अंदर, और ये यूजर से हम आईडी लेने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर दिया। जो आईडी हमारे पास पैराम्स के अंदर आ रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी इस पे डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, ये जो आईडी आ रही है ना, ये डीस्ट्रक्चर होके अब यहाँ पर इस पाथ के साथ में अटैच हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली देखिए जो फेच कॉकटेल डिटेल है ना, जो हमने नवा यहाँ पर फेच सिंगल कॉकटेल डिटेल्स है, इससे जो है रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर है देखिए, फर्स्ट पेंडिंग है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और यहाँ से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए जो स्टेट डॉट कॉकटेल्स है ना, इनिशियल में मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास कॉकटेल का एरे आएगा, तो ये सिंगल के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसका एस निकाल दें। अब ये सिंगल के लिए है, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और आई थिंक इतना काफ़ी है, और तो कोई हमको इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पेलोड ड्रिंक से ही रहेगा। एक बार आप क्या करें, यहाँ से ये जो एपीआई है ना, इसको कॉपी कर लें और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करके देख लेंगे एक बार कि ये बराबर से शो करता है या नहीं। बिल्कुल, ड्रिंक्स इसमें भी है, तो ड्रिंक्स का ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। और इसको सेव कर लें, एक बार ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, रिफ्रेश कर लें, रिडक्स डेव टूल में एक बार चेक कर लें इसको। तो डेव टूल में स्टेट अनडिफाइन है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम अगर होम पे जाएंगे तो यहाँ पर हमको शो करेगा ऐप, फिर लोडिंग फॉल्स है, फिर कॉकटेल सारे हमको शो करेगा। और यहाँ पर एरर नल है कॉकटेल के अंदर, देखिए अभी फिलहाल एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको डिस्पैच नहीं किया। डिस्पैच करेंगे तभी ये शो करेगा। और देखिए ये रिस्पॉन्सिवनेस बराबर से काम नहीं कर रहा, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है ऐड करें, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस बनाए, मीडिया क्यूरी का यूज़ करें या फिर बूटस्ट्रैप की क्लासेस का आप यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट के लिए, यानी कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट किया था ना प्रोडक्ट डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल जो हमारा कॉकटेल है उसको शो कराएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर क्लिक हो, अभी फिलहाल क्या प्रोडक्ट डिटेल्स का नॉर्मल पेज शो हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स हमको अभी शो करे। तो यहाँ पर डेव टूल भी वापस से मैं ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐप, और फिलहाल ये कॉकटेल एम्प्टी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको पहले फिल कराना है, उसके बाद में हम करेंगे। तो चलते हैं वापस, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इंपोर्ट करना है, जैसे कि रिएक्ट के बाद में यूज स्टेट, उसके बाद में यूज इफेक्ट, उसके बाद में हमको जो है लिंक का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक, और ये रहेगा रिएक्ट राउटर डॉम में से, और साथ ही में हमको जो है यूज पैराम्स का भी यहाँ पर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है यूआरएल से आईडी आने वाली है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर यूज पैराम्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास है हमारा फैच सिंगल कॉकटेल का, अभी जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ना स्लाइस में फंक्शन फैच सिंगल, तो ये वाला हमको यहाँ पर भी इंपोर्ट करना रहेगा। मैं बाकी की सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लें इसको भी, इंपोर्ट, और यहाँ पे है फैच सिंगल कॉकटेल, और एक बार नाम चेक कर लेते हैं फिर से, ये वाली चीज़ चाहिए हमको, फैच सिंगल कॉकटेल्स। और यहाँ पर एज इट इज़ आप इसका नाम रखें। सजेशन में तो शो नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, आई थिंक एक्सपोर्ट करना भूल गए क्या इसको, एक्सपोर्ट कौन सा, तो एक्सपोर्ट है यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑटो सजेशन में ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर उसको मैनुअल ऐड कर देंगे, फेच सिंगल कॉकटेल्स, और ये रहेगा डॉट डॉट स्लैश, और फिर हमारे पास रिडक्स, रिडक्स के अंदर है फीचर्स, और फीचर्स के अंदर है कॉकटेल स्लाइस। इसमें से हम जो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही में हम जो है यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज डिस्पैच, और यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, नीचे इंपोर्ट हुआ है, इसको हम थोड़ा टॉप पे कर लेंगे। और इसके अंदर हमको यूज सेलेक्टर भी चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है यूज सेलेक्टर भी ऐड कर देंगे। और ये 2 टाइम इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो रिटर्न है ना, हमारे केस में क्या है, यहाँ पर नॉर्मल बनता है, तो इसको जो है मल्टी लाइन के लिए हम जो है पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर इस लेआउट के अंदर एक h1 टैग ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ सिंगल कॉकटेल पेज। सिर्फ डमी नाम रखा है अभी, बाद में हम इसके अंदर जो है कंटेंट ऐड करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही से शो कर रहा है या नहीं, तो बिल्कुल सही से शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज सेलेक्टर की मदद से जो है गेट करेंगे सारे के सारे जो भी हमने यहाँ पर कॉकटेल के अंदर डिफाइन किए थे ना, लोडिंग और ये कॉकटेल, ये सारी चीज़ें हमको जो है गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करेंगे इसको, किसकी मदद से, यूज सेलेक्टर की मदद से। और कैसे आएगा, इसके अंदर स्टेट होती है हमारे पास, और इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे जो भी स्टेट के अंदर हमारे पास स्टेट डॉट ऐप, स्टेट डॉट ऐप इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे रिड्यूसर का नाम यहाँ पर ऐप है। इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, देखिए एक तो लोडिंग चाहिए हमको, और यहाँ पर
कॉकटेल आएगा। तो मेक श्योर जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये कॉकटेल, कॉकटेल्स और कॉकटेल फ़र्क है, तो मेक श्योर आप सही लिखें कॉकटेल। तो ये यहाँ से ये गेट होने वाला है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच भी करना है, तो हम एक वेरिएबल बना देंगे डिस्पैच के नाम से, यूज़ डिस्पैच, उसके अंदर जो है असाइन कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर डिस्पैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैच, और डिस्पैच क्या करना है हमको, हमारा जो फंक्शन है ना फैच सिंगल कॉकटेल, वो हमको जो है फैच करना है। और इसमें देखिए हमारे पास आईडी भी रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी ऐड किया था ना, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आईडी के बेस पे जो है सर्च होने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यूआरएल में भी आईडी है, और आई थिंक app.js में हमने इसको pid करा था ना, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको आईडी कर देता हूँ ताकि जो है फ्लो अच्छे से बना रहे। तो इसको मैंने आईडी कर लिया, आप भी इसको आईडी कर लें यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे आईडी को, और ये आईडी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे पैराम्स में से। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चर किया आईडी को, कहाँ से, यूज पैराम से, जो पैरामीटर में हमारे पास आने वाले हैं ना, उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे। तो अब सही है यहाँ पर आई थिंक। और इसके बाद में डिपेंडेंसी में आप जो है आईडी ऐड करें ताकि उसको कीप ट्रैक करें, और यहाँ पर हम डिस्पैच को भी ऐड कर देंगे, तो डिस्पैच। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट की मदद से मॉडिफाइड की स्टेट बनाएंगे, तो मॉडिफाइड कॉकटेल, क्योंकि हमको इसको भी मॉडिफाई करना है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर अगर हम सिंगल भी फेच करेंगे तो हमारे पास क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक आध हम कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं ना, इसमें भी नाम थोड़े वियर्ड से हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे खुद के नाम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो काफ़ी हमको इसमें हेल्प मिलेगी समझने में। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको सेट मॉडिफाइड और मॉडिफाइड कॉकटेल किया है, और ये क्या रहेगा, ये भी एरे रहेगा। तो डिफॉल्ट हम इसको एरे ऐसा सेट कर रहे हैं। और इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि सही से डेव टूल में आ रहा है नहीं कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सिंगल कॉकटेल फुलफिल हुआ है। ऐप में आप क्या करें, यहाँ पर कॉकटेल देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0th पोजीशन पे शो कर रहा है, क्योंकि ये एरे में हम इसको जो है डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीके से 0 पोजीशन बता रहा है। उसके अंदर देखिए आईडी बराबर से आ रहा है, और सारी वैल्यूज यहाँ पर सही से आ रही है। अब इसको हमको सिर्फ डिस्प्ले कराना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यूज डिस्पैच बनाएंगे, तो सॉरी यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, मॉडिफाइड करना है। किसको मॉडिफाई करना है, जो रिस्पॉन्स हम रिसीव कर रहे हैं ना, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस यूज इफेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है। क्या चेक करेंगे हम, कि हमारे पास जो कॉकटेल हम रिसीव कर रहे हैं ना कॉकटेल, उसकी जो लेंथ है 0 है, यानी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करो, और एल्स की कंडीशन भी दे देंगे, अगर नहीं मिलता है तब भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम कर देंगे यहाँ पे सेट मॉडिफाइड, हमने लिखा था ना सेट मॉडिफाइड कॉकटेल, इसको जो है हम नल कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मिलता है तब हमको जो है यहाँ पर इस पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और साथ ही में जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो कॉन्स्ट, और किस में से करना है हमको, जो कॉकटेल हम रिसीव कर रहे हैं ना। अब कॉकटेल क्या था, ये एरे था, और इसकी 0th पोजीशन पे हमको एलिमेंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे चेंजेस कहाँ करने वाले हैं, कॉकटेल की 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर मल्टीलाइन कर देता हूँ, और हमारे पास रहेगा str ड्रिंक, जो कि ड्रिंक का नाम है, तो उसको हम यहाँ पे नेम कर देंगे। फिर हमारे पास है str, चेक कर लेते हैं हम कि रिस्पॉन्स में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो हमको ज़्यादा इसमें अच्छे से आइडिया रहेगा हमको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर ड्रिंक है, फिर उसके बाद में हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी को टारगेट करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में ऐड कर देंगे। और फिर हमारे पास सेट str अल्कोहलिक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वापस इन्फो में ऐड कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए ग्लास है ना, ग्लास को भी हम कर देंगे, नॉर्मल ग्लास में ऐड कर देंगे। तो हमको आसानी रहेगी, जब भी हम इसको गेट करेंगे ना, तो इजीली हम इसको जो है समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ से क्या हम जो है गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इमेज भी चाहिए ना, ड्रिंक थर्म, तो ये भी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो img। और साथ ही में हमारे पास रहेगा इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है अलग से एक एरे भी बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो ये 1 है, उसके बाद में हमारे पास सेकेंड, फिर एक और हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड 1 है हमारे पास, और फोर्थ 1। तो ये 4 हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि आप यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 तक है, हो सकता है वो ड्रिंक्स के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो हम 5 तक ले लेते हैं, ठीक है, 5 तक के ठीक है।
और भी अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना ये सारों को जो है, जो एरे है ना हमारे पास, इसको एक न्यू एरे के अंदर जो है ऐड कर देंगे ताकि इसको इजीली जो है हम गेट कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर हम एरे बना देंगे और एरे के अंदर हम क्या करेंगे, ये पांचों को जो है ऐड कर देंगे। कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस इंग्रेडिएंट की सिंगल वेरिएबल की मदद से जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक न्यू वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे न्यू कॉकटेल, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया, अब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इसको ऐड कर देंगे और उसको जो है हम सेट करा देंगे हमारी स्टेट के अंदर। तो न्यू कॉकटेल इक्वल टू एरे ऑफ नेम, कैटेगरी, फिर है इन्फो और इसके बाद में है ग्लास, ग्लास के बाद में हमारे पास है इमेज और इमेज के बाद में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का जो अभी हमने एरे बनाया है ना, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बराबर से इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सेट मॉडिफाइड कॉकटेल और इसके अंदर हम न्यू कॉकटेल को जो है ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो मॉडिफाई होके आएंगे ना ये सारे चेंजेस, तो ये इस सेट मॉडिफाइड स्टेट के अंदर जो है स्टोर हो जाएंगे। अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, एज ए डिपेंडेंसी में जो है यहाँ पर इसको पास करा देंगे। सबसे पहले तो आईडी भी लगेगा, आईडी के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉकटेल को जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो कॉकटेल भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये कीप ट्रैक करते रहेगा। फर्स्ट टाइम में जब होगा ये तो सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जब सेकेंड टाइम में एग्जीक्यूट होगा तो ये सब चीजें जो है हमको ये फैच करा के देगा। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमको देखने मिलेगा। तो केयरफुली इसको वॉच करें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें और काफी बड़ा कोड हमारा हो चुका है। अब सिंपल है, हमको इसको सिर्फ जो है यहाँ पर पेस्ट कराना है, यानी कि इस H1 के बदले अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर H1 से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कंडीशनली कि एक्चुअल में हमारे पास जो है ये डेटा आ रहा है या नहीं। तो इफ नॉट मॉडिफाइड कॉकटेल, अगर ये हमको नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है रिटर्न करा देंगे। सिंपली हम H2 भी रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो कॉकटेल, नो कॉकटेल डिटेल स्पेस जो है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाकी का रिटर्न जो भी है ना वो इस एल्स कंडीशन में हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर किसको करना है, मॉडिफाइड के अंदर जो भी है ना, जो स्टेट है हमारा मॉडिफाइड का, तो इसके अंदर से हमारे पास क्या आने वाला है, बहुत सारा जो है डेटा आने वाला है। तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि नेम आने वाला है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, इमेज है, इमेज के बाद में इन्फो है, इन्फो के बाद में हमारे पास कैटेगरी है, और कैटेगरी के बाद में हमारे पास था ग्लास, और इंग्रेडिएंट्स था, आई थिंक इंग्रेडिएंट्स, और इतना ही था। देखते और कुछ इसमें लगता है तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना, अब रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पैरेंथेसिस और इसके अंदर जो है फ्रैगमेंट का यूज करना है। और इस फ्रैगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास लोडिंग भी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकटेल स्लाइस में हमारे पास लोडिंग भी है। तो यहाँ पर अगर डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लोडिंग है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पिनर शो करा देंगे। स्पिनर का कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, स्पिनर एनिम बोल के हमने किया था। मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो, और अगर नहीं होता है तब क्या करो, यहाँ पर हमको फिर सारे का सारा डेटा जो है शो कराना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लेआउट से हमको जो है रैप करना पड़ेगा। तो लेआउट, और इस लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे कंटेनर के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। ऊपर हमने लिंक जो है डिफाइन किया था, और इसको हम कर देंगे गो बैक के नाम से, गो बैक। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी में रूट पाथ पे जो है इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और क्लास नेम भी आप इसमें ऐड कर दें, क्लास नेम btn इन्फो। और आई थिंक ये काफ़ी है। और नीचे का जो रिटर्न है ना, इसको रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि ये डबल डबल हो जाएगा। तो ये रिटर्न जो है आप कैंसिल कर लें यहाँ से। इतना लिख के इसको एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि सही से शो होता है या नहीं। चलते हैं वापस, यहाँ पर देखिए स्पिनर भी आ रहा है और गो बैक का बटन भी आ रहा है, और कंटेनर के ऊपर जो है मार्जिन टॉप 4 कर देंगे, सेव। एक बार चलते हैं वापस, तो अब ठीक है। जैसे रिफ्रेश कर रहा हो तो देखिए लोडिंग स्पिनर भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, और टेक्स्ट शो कर रहा है। आई थिंक वो इंटरनेट का कुछ इशू हो गया। तो जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफलाइन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अगर आप स्पिनर का कंपोनेंट देखेंगे ना अपना, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, स्पिनर एनिम, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग टेक्स्ट भी शो करता है। तो यहाँ पर तो इतना तो नॉर्मल हमारा बन चुका है लिंक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया रो, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देंगे। तो कॉल md, आई थिंक 5 सही रहेगा,
कॉलम D5 और इसके अंदर हम जो है इमेज टैग शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज और सोर्स के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली इमेज को ऐड कर देना है और अल्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम को ऐड कर सकते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है आ चुका है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है तो हमको इसका जो है साइज चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं। तो हाइट और आई थिंक 300 पिक्सल इज इनफ और विड्थ जो रहेंगी इसकी वो हम कर देंगे 400 पिक्सल, आई थिंक काफी रहेगा। चेक करते हैं, अपने हिसाब से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है मिलेगा और मैं इस डेव टूल को क्लोज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल रहा है और हम क्या करेंगे, रो को थोड़ा सा मार्जिन टॉप से 4 का दे देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमको नजर आए। यहाँ पे देख सकते हैं, गो बैक पे अगर करेंगे तो प्रीवियस पे आ गए। और कोई अदर कॉकटेल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वाइन ग्लास। तो देखिए वाइन ग्लास का यहाँ पर इमेज शो हो रहा है। तो सारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब बाकी की चीज़ें भी हमको यहाँ पर प्रिंट करानी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल MD5 ले लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले तो एक H2 ले लेता हूँ, H2। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम को प्रिंट करा सकते हैं। तो नेम, और चलते हैं वापस और देखिए यहाँ पर उसके बाजू में नेम शो हो रहा है ना, तो कुछ इशू है क्या? ओके, यहाँ पर 5 है, कॉल MD5। अब ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके साइड बाय साइड जो है डिटेल्स शो होंगी। इसका नेम है और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज अ नेम टैग भी लगा सकते हैं, नेम। तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे नेम। और इसी तरीके से बाकी की चीज़ें हम जो है पैराग्राफ टैग में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्मॉल ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा करके कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद में नेम के बाद में हमारे पास क्या है, कैटेगरी। और कैटेगरी में कैटेगरी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, देखिए कैटेगरी कुछ इस तरीके से शो होंगी। बाकी की सारी चीज़ें भी इसी तरीके से हमको ऐड करना है। एक और पी टैग और कैटेगरी के बाद में हमारे पास है इन्फो। तो यहाँ पे मैं इन्फो या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्फो भी हमने ऐड कर दिया, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्फो भी बराबर से शो होंगी। देखिए यहाँ पर इन्फो में अल्कोहलिक और लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, आई थिंक ग्लास भी हमने ऐड किया था ना, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लास है, फिर इंग्रेडिएंट्स है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक ही टाइम करेंगे। और यहाँ पर ग्लास, यहाँ पे भी ग्लास कर देंगे, सेव। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो रही है। इस पी टैग को क्लास ऐड कर देंगे सबसे पहले, क्लास नेम। और मार्जिन टॉप से 1 दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा मार्जिन हमको चाहिए क्योंकि वो चिपक के आ रहा था उसके। इस साइड से जो चिपक कर आ रहा था वो अब नहीं होगा और काइंड ऑफ ठीक ठाक है। देखिए इसको आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमको सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले कराना था। लास्ट में मैं एक मॉडिफाइड वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब पे सारा कोड मैं पुश कर दूंगा। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है, चलते हैं और यहाँ पर अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट्स और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कॉन्कैट कर देंगे, क्योंकि ये एरे है ना, तो इसको स्पेस और कॉमा से जो है हम सेपरेट कर देंगे। सेव और चलते हैं वापस। ये रिफ्रेश हो रहा है तो देखिए यहाँ पे स्पेस भी मिलेगा हमको और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओके स्पेस तो नहीं मिला। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहे हैं ना ये कॉमास, ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं और कोई अदर हम यहाँ से देखिए A1 है ना, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 इंग्रेडिएंट्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स के बाद में जो ये कॉमा है ना, तो ये बता रहा है कि कितने इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पहला हुआ, फिर सेकंड वन, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन और फिफ्थ वन जो है एम्प्टी है, इसीलिए जो है कुछ इस तरीके से जो है शो कर रहा है। तो आपको इसको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर अलग से इसके लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग सक्सेसफुली है सारी। और कुछ और भी इसमें सर्च करके देख लेते हैं, बराबर से जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग भी हो रही है। ये सब रिडक्स टूल किट की मदद से कर रहे हैं हम और थंक मिडलवेयर का हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये तो कंप्लीट ही हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। हम चाहे तो एक सर्च बॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सर्च बॉक्स भी देख लेते हैं हम कि कैसे हम सर्च बॉक्स इसमें ऐड करेंगे और उसकी मदद से भी जो है यहाँ पर कीवर्ड के बेस पे जो है कैसे सर्च कर सकते हैं। तो एक फिल्टर हम यहाँ पर छोटा सा बना देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जो है एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं सर्च इनपुट या फिर सर्च बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। सर्च बॉक्स JS, रिएक्ट का एरो फंक्शन बना देंगे तो RAFCE। और सर्च बॉक्स के अंदर हमको क्या करना है, इसको भी जो है लेआउट से रैप करना है। सॉरी लेआउट तो हमको इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ हमको एक इनपुट बॉक्स ही इसके अंदर चाहिए, इसीलिए हम इसको फ्रेगमेंट में कर देते हैं। और क्या करेंगे, हम चलते हैं बूटस्ट्रैप पर, getbootstrap.com
और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्म कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्म, और फॉर्म का एग्जांपल तो इजीली मिल जाता है। तो ये रहा फॉर्म, इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं, एक डिव बना देते हैं हम और इसको फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर उसके अंदर हमको करना है फ्लेक्स कॉलम। फिर उसके साथ में ही हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास। तो ये सारी क्लासेस मैं इस डिव को दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉलम है, फिर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, बटन को रिमूव कर देना है, चेकबॉक्स भी नहीं चाहिए हमको, सिंपल एक सर्च इनपुट हमको चाहिए। और इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में और इसको सेव कर लेंगे। और आई डोंट थिंक लेबल की भी हमको ज़रूरत है, सिंपल एक बॉक्स रखेंगे हम। तो काफ़ी बेसिक सा हम यहाँ पे रखेंगे और इसको होम पेज पे हम जो है ऐड कर देंगे। तो देखिए जहाँ पर कंटेनर शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो मैं सर्च बॉक्स को ऐड कर देता हूँ, सर्च बॉक्स। मेक श्योर ये कंपोनेंट आप ऊपर इंपोर्ट भी करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको ऊपर इंपोर्ट भी किया है, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये रही हमारी वेबसाइट, रिफ्रेश हो रही है और कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। हमको क्या करना है, ऊपर से मार्जिन पैडिंग भी देना पड़ेगा। तो सर्च पॉप, और मार्जिन बॉटम से इसने दिया है, तो हम इसके ऊपर जो डिव है ना, मार्जिन टॉप से 4 कर देंगे। ये जो ईमेल का है डिव, इसको भी रिमूव कर लेते हैं हम। और आई डोंट थिंक ये आईडी की हमको ज़रूरत है, फिर भी रहने देते हैं। अगर आपको कॉपी पेस्ट में दिक्कत आती है या फिर समझने में, तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं। और सिंपल इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और प्लेस होल्डर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, प्लेस होल्डर सर्च हियर, कुछ इस तरीके से हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा यूज़र को इंटरेक्शन मिलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्च करना है। तो आई थिंक इतना काफ़ी ये बराबर से सेंटर में हो चुका है। विड्थ आप इसकी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है मैनुअल इनलाइन स्टाइल ही दे देते हैं और इसकी विड्थ हम जो है आई थिंक 250 पिक्सल काफ़ी रहेगा, है ना। 250 पिक्सल देख लेते एक बार कितना होता है, या फिर और बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए डिजाइनिंग का पार्ट आपको अपने हिसाब से यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं करता हूँ उसको 350, और ये ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, ये बराबर से सेंटर में रहेगा, इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से ऐड किया है। यहाँ पर देखिए जो इतना स्पेस दिख रहा है ना आपको, तो ये स्टाइलिंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सर्च में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज स्टेट ऐड कर देंगे, यूज स्टेट। यूज इफेक्ट भी हमको लगेगा, तो यूज इफेक्ट भी हम इसमें पहले से ही ऐड करके चलेंगे। और क्या चीज़ लग सकती है हमको इसमें, रिडक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर भी इसमें ऐड करके रख देंगे। तो यूज सेलेक्टर, यूज रेफ भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ से इनपुट का रेफरेंस लेंगे ना। तो यूज रेफ हम ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ सर्च टर्म इक्वल टू यूज रेफ। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो इनपुट है ना उसको जो है रेफ से बाइंड कर देना है। तो ये रहा रेफ, और इसके अंदर हमको सर्च रेफ को ऐड कर देना है, सर्च टर्म को जो है इससे बाइंड कर दें और यहाँ पर रिटर्न से ऊपर इसको ले लें। ओके, अब ठीक है, सेव। तो अभी यहाँ पर इसकी वार्निंग हमको मिल सकती है, तो बाद में हमको यूज़ करना है। सबसे पहले तो रिडक्स में हमको जो है इसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर रियल टाइम में डेटा सर्च करना है। जैसे मैं इस पर सर्च में कुछ भी टाइप करूँ ना, तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट शो होने चाहिए, जो भी हमारे यहाँ पर कॉकटेल्स है ना ये शो होने चाहिए। तो चलते हैं वापस कॉकटेल स्लाइस में, और यहाँ पर एक और फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फेच सिंगल है ना, तो इसके बदले हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इसको, फेच सर्च कॉकटेल्स। और यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर दे आप एक्शन का, इसको भी सर्च कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सर्च टेक्स्ट, और आईडी के बदले हमको देखिए यहाँ पर से जो है ना यूआरएल चेंज करना रहेगा। तो इसका सर्च का आप देख सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से फॉलो करें। तो इसके लिए हमारे पास है, देखिए ये रही क्यूरी सर्च के नाम से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज कर देना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर, सॉरी नीचे है ना, ये रहा, इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से, पेस्ट। और यहाँ पर f इक्वल टू a है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि सर्च टेक्स्ट जो हमने डिस्ट्रक्चर किया ना यहाँ पर एसिंक में से, तो इसको हमको ऐड करना है। हालांकि अभी क्रिएट नहीं किया, इसको हम क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड पे, मगर हम एज अ आर्ग्यूमेंट इसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो है हमको फेच करा के देगा। अब हमको क्या करना है, अगेन एक्स्ट्रा रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो टॉप के 3 मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रिजेक्टेड तक कॉपी, और नीचे आते हैं, इसको पेस्ट कर लेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है, फेच
सर्च कॉकटेल है। तो यहाँ पे आप देखिए आपने जो नाम दिया है ना, तो सेम नाम आप रखें वरना आपको भी दिक्कत होगी समझने में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे, पेस्ट, इसको भी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको भी पेस्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, सारे कॉकटेल्स आने वाले हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट या फिर लेटर्स के हिसाब से जो सारे के सारे हमको सर्च करके देगा। और इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस सर्च बॉक्स में। अब इस पर हमको काम करना है। अब ये फॉर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट इवेंट पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑन सबमिट पर, एक हैंडलर हम बना देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल सबमिट, इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर ऊपर हम इसको डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसमें हम जो है एज अ इवेंट को आर्ग्यूमेंट में ऐड करेंगे। और इसमें हमको क्या करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट यानी कि एक्सीडेंटली कुछ भी यहाँ पर सेंड ना हो जाए सर्वर पर, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं इसका डिफॉल्ट बिहेवियर। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अगेन देखिए यहाँ पर तो ये ठीक है ना, इसका एक्सीडेंटल बिहेवियर तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर इस इनपुट के चेंज इवेंट पे चाहिए ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे जो है काम करना पड़ेगा। तो ऑन चेंज, और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, हैंडल चेंज। नाम सिंपल रख रहे हैं ताकि आपको भी आसानी हो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे सर्च टेक्स्ट, जो कि हमने वहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट में एक्सपेक्ट किया था। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमने रेप के अंदर वैल्यू रखी है ना, यहाँ पर सर्च टर्म, तो उसको हम जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे इसके अंदर की करंट वैल्यू। तो करंट डॉट सॉरी वैल्यू, तो जो भी इसके अंदर इनपुट के अंदर वैल्यू रहेंगी अब इस सर्च टेक्स्ट के अंदर वो ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिस्पैच कर सकते हैं। तो डिस्पैच, यूज डिस्पैच हम ऐड करना भूल गए आई थिंक, तो ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर लें, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के बाद में जो डिस्पैच कर लेंगे। तो डिस्पैच, डिस्पैच में हमको क्या करना है, अभी जो हमने एक्शन क्रिएट किया है ना, वो हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैच सर्च कॉकटेल्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर। तो ये एक्शन हमारा ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी सर्च टर्म है ना, सर्च टेक्स्ट हमारा जो रिसीव हो रहा है उसको हमको जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सर्च टेक्स्ट, और इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। तो यहाँ पर देखिए यूज सेलेक्टर का काम नहीं है, इसको रिमूव कर ले। और यहाँ पर देखिए यूज इफेक्ट यूज स्टेट की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो कंसोल पे हमको वार्निंग यहाँ पर शो नहीं करेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, एक और काम करना है। यहाँ पर हमारे पास होम कंपोनेंट है ना, होम पेज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के बाद में देखिए यहाँ पे लोडिंग है, और कहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट्स प्रिंट करा रहे हैं, यहीं पर करा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर कर लेते हैं हम, इस इफ के बाद में कर लेते हैं, जहाँ पर स्पिनर शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिखना है इफ नॉट कॉकटेल्स। अगर कॉकटेल्स नहीं मिलते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिटर्न करा देंगे एक मैसेज। तो यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमको जो है लेआउट टैग भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लेआउट टैग, और इसके अंदर एक h2 ऐड कर देता हूँ। h2 के अंदर हम क्या करेंगे, नो कॉकटेल फाउंड विद दिस नेम। और आई थिंक इतना काफी है, इतना लिख के सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर। और ये रही हमारी वेबसाइट, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और कंसोल भी साथ में ओपन रखें। तो कुछ भी एरर्स वार्निंग रहे तो यहाँ पर शो करेगा। तो कंसोल पे तो कुछ भी वार्निंग हमारे पास नहीं है। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि नाम तो मुझे भी नहीं पता, एक दो हम यहीं से सर्च कर लेते। देखिए यहाँ पर एस है, तो एस से रिलेटेड मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, और ये रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो देखिए ए ओके, यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वैल्यू में कुछ इशू आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ से डेव टूल को ओपन किया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो देखिए जैसे बी टाइप कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है ना पेंडिंग और फुलफिल्ड हो रही है, यानी कि हमारा एक्शन बराबर से काम कर रहा है। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे सी टाइप करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग और फुलफिल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर के बेसिस पे जो है ये सर्च कर रहा है, जो कि सही नहीं है। हमको क्या करना है, पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर, यानी कि जो भी मैं इसमें सर्च करूँ उसके बेसिस पे जो है हमको रिजल्ट शो करे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, होम कंपोनेंट के अंदर हम इसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे थे। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर एट अ टाइम दो डिस्पैच हो रहे हैं। एक तो हमारा जो है मेन जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं सारे, वो भी डिस्पैच हो रहा है, और फिर यहाँ पर जो है ना री रेंडर हो रहा है हमारा सर्च टर्म।
तो इसमें जो है यहाँ पर ये प्रॉपर शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है राउट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। तो app.js और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ना, इसको मल्टी लाइन कर देते हैं हम। सबसे पहले इसको कट करके मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ और इसके अंदर जो है फ्रेगमेंट ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए पहले तो हमको जो है लेआउट मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए लेआउट छोड़ देते हैं, पहले हम जो है राउट को मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे होम पेज, और होम पेज से पहले चाहिए हमको सर्च बॉक्स। तो इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन दिख रही है और हमको क्या करना है, होम पेज में से जो है सर्च बॉक्स को रिमूव कर देना है। सेव पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नैव बार के ऊपर जो है ये शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, होम कंपोनेंट को लेआउट से रैप किया है और सर्च बॉक्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स है। तो फिलहाल हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जैसे कि एडम, देखिए यहाँ पे बराबर से सब टाइप हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमको जो है यहाँ पर डिटेल्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और इशू क्या है कि ये हमको डेटा तो दे रहा है, लेकिन अभी भी ये फर्स्ट लेटर के बेस पे दे रहा है। तो एक बार हम इसकी क्यूरी देख लेते हैं कॉकटेल स्लाइस में। और यहाँ पर बाय फाइंड है ना, तो ये फाइंड क्या कर रहा है, एफ जो है ना यहाँ पे क्यूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लेटर के बेस पे दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एस करेंगे। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, और एस करेंगे तो ये पूरा इंटायर जितना भी इनपुट रहेगा ना, उसके बेसिस पे हमको सर्च रिजल्ट देगा। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ जैसे कि एस। तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर उस कीवर्ड से रिलेटेड इसने जो है यहाँ पर हमको सर्च रिजल्ट दिया, जैसे कि ये एस है और इसके अंदर देखिए फेस के अंदर भी एस है और स्पेस के अंदर एस है। तो इस तरीके से इसने हमको रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब एक और आपको काम क्या करना है, आपका जो होम पेज है ना, इसमें से आपको जो लेआउट रिमूव कर देना है। होम पेज में हमको लेआउट नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट के अंदर जो है लेआउट कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेआउट को ऐड कर देंगे और इस सर्च बॉक्स और होम पेज को रैप कर देंगे। सेव करते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है। और यहाँ पर आप अगेन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक यहाँ पर आप सर्च करें, मुझे तो नाम नहीं पता इनके। देखिए ये रोज है, इसको हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोज। देखिए तो यहाँ पर हमको सही में एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हालांकि डिजाइनिंग अभी भी यहाँ पर बराबर से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी डिजाइनिंग को ऐड करें। हमने जो है यहाँ पर रिडक्स टूल किट भी देख लिया, बेसिक राउटिंग वर्जन 6 भी देख लिया, और कंपोनेंट्स में हम कैसे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कवर कर ली हैं। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट देखने वाले हैं रिडक्स टूल किट की मदद से। तो यहाँ पर एक CRUD एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जेसन प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बैकएंड क्रिएट नहीं करना चाहते। और जेसन प्लेस होल्डर जो है हमको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है यहाँ पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे जिसका भी आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे राउट्स आप देखेंगे ना, गेट के लिए है, फिर पुट के लिए है, पोस्ट के लिए है, पैच, डिलीट। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई रियल डेटा बेस में इसको सेव नहीं करेंगे, लेकिन दोनों चीज़ें सेम काम करती है, क्योंकि ये जो है फेक एपीआई है। ये सिर्फ हमको जो है एक्चुअल में यहाँ पर फेक एपीआई प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम सारी CRUD फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है। आई होप आपको जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना आती होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है रिएक्ट की, और यहाँ पर उसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है। तो आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट यहाँ पर हमको स्टाइलिंग मिलती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको जो है क्लीन कर देंगे। तो सारा कोड जो हमको बाय डिफॉल्ट आता है ना इसके साथ में, उसको रिमूव कर देंगे। तो app.css में से आप क्या करें, सारा CSS रिमूव कर लें। इसी तरीके से हमारे पास index.css में आता है कोड, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर लें। और app.js में हमारे पास जो हेडर सेक्शन हमको मिलता है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और सिंपल एक h1 अभी के लिए हम ले लेते हैं और क्लास ऐप को यहाँ से रिमूव कर देंगे। लोगों की फाइल नहीं चाहिए, ऐप CSS भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर एक h1 ले लेते हैं हम, और h1 के अंदर आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे टेस्ट और सेव कर लेता हूँ मैं।
जैसे ये देखिए यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो है कोड क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट की तरफ से जो है स्टाइलिंग या फिर कंपोनेंट्स नहीं है। अब सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप को जो है इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करें या फिर आप जो है सीडीएन लिंक्स भी जो है यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीडीएन लिंक्स ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से CSS को कॉपी कर लेता हूँ मैं और हम चलते पब्लिक फोल्डर में और index.html और एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्ट या फिर RTK कर देते हैं हम, रिडक्स टूल किट क्रडैप, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस मैनिफेस्ट के बाद में हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे लिंक को। और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी है तो यहाँ से उसको भी कॉपी कर लेते हैं और बॉडी के अंदर हम जो है इसको ऐड कर देंगे जो हमारा रूट है। रूट के बाद में आप इसको पेस्ट कर ले, सेव, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है ना, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देता हूँ कंटेनर की। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड से हमको थोड़ा मार्जिन प्रोवाइड करेगा। चलते हैं वापस और ये रहा हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए बूटस्ट्रैप परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पे आप फॉन्ट भी देख सकते हैं, ये रोबोटो का जो बूटस्ट्रैप के साथ में डिफॉल्ट आता है वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है SRC के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से, और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे रिडक्स के नाम से, क्योंकि दोनों के अंदर जो है हमको कंपोनेंट्स और रिडक्स के अंदर जो है रिडक्स के फंक्शन जो है हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं। और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, यानी कि न्यू कंपोनेंट हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। और यहाँ पर हम डेटा कौन सा यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर जो जेसन प्लेस होल्डर है ना, आपको जो है दो तरह के डेटा को जो है प्रोवाइड कराता है। एक तो आप यूजुअली देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, यूजर या फिर पोस्ट का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो और एल्बम्स का तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पोस्ट में ज्यादा डेटा रहता है और यूजर्स के अंदर भी जो है स्पेसिफिक रहता है जिसमें हम क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्ट डेटा ही यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, पोस्ट के लिए कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल और इसका नाम मैं रखता हूँ post.js और इसको एरो फंक्शन बना लेंगे। तो RAFCE, अगर आपको स्निपेट नहीं पता है तो आप एक्सटेंशन में से इसको डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर हमने जो है एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया स्निपेट की मदद से, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है सिंगल के लिए या फिर क्रिएट के लिए भी हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी कंपोनेंट्स के अंदर एक और न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ create post.js RAFCE react arrow function with export। सेव कर लेते हैं इतना लिख के। और हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है राउटिंग भी परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को जो है इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ से एक और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm i, मेक श्योर आप डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है RTK क्रडैप। तो उसी तरीके से आपने जो भी नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा उसके अंदर आप जरूर जाएं, क्योंकि रूट डायरेक्टरी में ही आपको इंस्टॉल करना है। और इसके बाद में आपको लिखना है रिएक्ट राउटर डॉम। तो अभी जब भी आप यूज करेंगे तो वर्जन 6 जो है डाउनलोड होके मिलेगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। और जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, index.js में सबसे पहले जो है कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर किसको करना है, ब्राउजर राउटर को। आई होप थोड़ा बहुत बेसिक आपको राउटर के बारे में पता होगा। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देखिए वर्जन 6.2.2 है। और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सिर्फ एक ही टर्मिनल अभी हमारे पास है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है index.js की फाइल को ओपन करना है और इसमें जो है ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। आप चाहे तो app.js में भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच है कि आप जो है इसको index.js की फाइल में, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है index.js की फाइल, उसमें जो है कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पे आप क्या करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आपको जो है यहाँ पर बना देना है। तो यहाँ पर ये टैग्स बन चुका है। और जो आपका जो ऐप कंपोनेंट है ना, इसको कट कर दे आप यहाँ से और इन दोनों के बीच में जो है आप ऐड कर लें। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है अब राउटिंग की फंक्शनैलिटी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। अब चलते हैं app.js में और यहाँ पर हमको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम में से कुछ चीजें, जैसे कि इंपोर्ट राउट्स। राउट्स क्या है, ये कंटेनर है, अब स्विच का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम जो यहाँ पर राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको सजेशन शो ना करे तो आप क्या करें, डायरेक्टली यहाँ पर उसको बता दे पहले, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ से फिर आप अगर कंट्रोल स्पेस करेंगे या फिर कोई अल्फाबेट कट करेंगे तो भी आपको जो शो करेगा। जैसे कि इसमें है राउट्स, राउट कंटेनर की तरह काम करता है और उसके अंदर होता है हमारे पास राउट। अब हमको क्या करना है, इस डिव को जो है सबसे पहले फ्रैगमेंट बना देना है और क्लास नेम मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ
फ्रैगमेंट क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमको अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए हमको जो है फिर फ्रैगमेंट लगता है। और इसको एम्प्टी रखें, नीचे वाला क्लोज़ रहेगा और इस H1 को मैं टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ और हम क्या करेंगे यहाँ पे राउट्स का कंटेनर बनाएँगे। तो राउट्स और इसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ मैं। इस डिव का क्लास नेम हम रख देंगे अब कंटेनर। तो ज़्यादा स्टाइलिंग हम इसमें नहीं करने वाले, सिंपल हमको लॉजिक देखना है कैसे टूल किट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहला राउट क्रिएट करेंगे तो राउट और इसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है पाथ। पाथ जो है स्लैश रखेंगे यानी कि होम डायरेक्टरी पे हम जो है यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आपको एलिमेंट यानी कि आपके कंपोनेंट आपको शो करना पड़ता है। तो कंपोनेंट हमारा कौन सा रहेगा, रूट पर। पोस्ट का जो हमने अभी क्रिएट किया है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो है रूट पर रहे, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर पोस्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है आपके केस में तो आप मैनुअल यहाँ पर इंपोर्ट करें और इसको क्लोज कर दें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगेन यहाँ पर इस राउट को भी जो है क्लोज कर देना है अपने। और इसी तरीके से मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी और इस बार जो है यहाँ पर पाथ रहेगा क्रिएट पोस्ट, यानी कि यहाँ पर हम जो है पोस्ट को क्रिएट करेंगे और उसके लिए हमारे पास कंपोनेंट है क्रिएट पोस्ट का। तो क्रिएट पोस्ट, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटो इंपोर्ट फिर से हो गया। इतना लिख के इसको सेव कर लें। सेव होने के बाद इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर पर, ये रहा हमारा एप्लीकेशन और देखिए यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है क्योंकि पोस्ट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, सिंपल पोस्ट है। चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, कोई एरर या इशू है तो हमको यहाँ पर कंसोल पे मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एरर है तो यहाँ पर डिव जो है हम यूज़ नहीं कर सकते आई थिंक, तो इसको हम जो है आउटसाइड ले लेते हैं और इस एंड डिव को भी जो है आउटसाइड ले लेते हैं। सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो वो डिव का थोड़ा इशू हो रहा था कि हम जो है इस कंटेनर के अंदर जो है डिव यूज़ नहीं कर सकते, उसका हमको एरर वहाँ पर शो कर रहा था। अब यहाँ पर पोस्ट आ रहा है बराबर से, अब हम करेंगे स्लैश क्रिएट पोस्ट, एंटर और यहाँ पर देखिए क्रिएट पोस्ट पर हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये सारा जो है फंक्शनलिटी हमने सक्सेसफुली अचीव कर ली है। और हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर जो है सबसे पहले जो है जेसन प्लेस होल्डर से जो है एपीआई फेच करा के लाएंगे। मतलब क्या है इसका, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करेंगे होम पर, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैच करेंगे और नीचे जो है डिस्प्ले कराएंगे वो पोस्ट को, क्योंकि हमारे पास इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं है और जेसन प्लेस होल्डर में हमको पोस्ट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गेट, और यहाँ पर गेट बाय आईडी के लिए है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट स्लैश आईडी। तो ये वाली पोस्ट जो है हम एक्सेस करेंगे कुछ इस तरीके से और उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप में से जो है फॉर्म को कॉपी कर लेंगे। तो डॉक्स और यहाँ से आपको फॉर्म को जो है कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिव को कॉपी कर लेंगे और चलते हैं पोस्ट पर। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को फ्रैगमेंट बना देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे। तो रो को एक क्लास दे देंगे हम कॉल md6 की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल md6 या फिर 8 कर लेते हैं, ठीक है, कॉल md8। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिव को पेस्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं JSX में। सेव, और एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा एप्लीकेशन। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है और कंटेनर की क्लास भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर। अब ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको एक और क्लास दे देते हैं डिफ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। आई थिंक ये काम करेंगे, या फिर जस्टिफाई हमको करना पड़ेगा, तो जस्टिफाई भी कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चेक करते हैं, अब ठीक है। तो बराबर से ये जो है सेंटर अलाइन हो जाएगा और ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। हालांकि हमको यहाँ पर सिर्फ आईडी चाहिए, तो आईडी के बेस पे हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर इंटर ईमेल एड्रेस है ना, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च बाय आईडी और इसका टाइप जो है आप चेंज कर लें। यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ। नंबर पे आई थिंक वो सिर्फ रेंज पिकर देता है ना, नंबर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर नंबर पे सिर्फ नंबर ही देगा, जो कि सही है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है ना ये डिव, ये यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और एक बटन हमको चाहिए, एक नहीं एक्चुअल में हमको दो चाहिए, एक हमको क्रिएट पोस्ट करने के लिए और एक फैच कराने के लिए। और मार्जिन टॉप दे देते हैं हम, इस रो को जो है मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 4, तो थोड़ा हमको ऊपर मार्जिन भी मिलेगा। और यहाँ पर बटन भी कॉपी कर लेंगे हम, ये रहा सबमिट बटन, कॉपी। और इसको फॉर्म में भी रैप कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है ना हमारा MB3, इसको जो है फॉर्म के अंदर रैप कर लेंगे
और इसको कट करके जो है मैं फॉर्म के अंदर ऐड कर देता हूँ। इसको मैंने इसमें पेस्ट कर लिया। एक बार चेक कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पर? नहीं, तो कुछ भी इश्यू नहीं है, बराबर से फॉर्म भी काम करेगा। और इस डिव के बाद में हम इस बटन को जो है पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट, टाइप सबमिट है और यहाँ पर इसके बदले हम करेंगे फेच पोस्ट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट हम फेच करने वाले हैं। और टाइप इसका सबमिट रहेगा। इसी तरीके से एक और बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और इसका टाइप जो रहेगा वो बटन ही रहेगा। और इसका टाइटल हम रखेंगे क्रिएट पोस्ट। सेव कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से बटन हमको मिल रहा है। और बटन में थोड़ा सा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो मार्जिन लेफ्ट एमएस कर देंगे, हम इसको 4 कर देते हैं। आई थिंक इसको नहीं, नीचे वाले को करना पड़ेगा। ये रहा हमारा सेकंड बटन, तो एमएस 4 सेव। तो थोड़ा सा मार्जिन हमको यहाँ पर मिलेगा। तो क्रिएट पोस्ट के लिए हम जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी है ना ये, तो इसके बदले हम इसको कर देंगे इन्फो। तो कुछ इस तरीके से, या फिर वार्निंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट जो है कुछ ऑरेंज कलर में हमको शो करेगा, क्रिएट पोस्ट फेच पोस्ट। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे हम यहाँ पर कोई भी आईडी ऐड करेंगे, आईडी मैंने ऐड किया और उसके बाद में फेच पर क्लिक करूंगा तो उस पोस्ट से रिलेटेड, यानी इस आईडी के बेस पे जो है वहां पर पोस्ट शो करेगा। और ये पोस्ट कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमारे डेटाबेस से। तो डेटाबेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे हैं। तो ये एपीआई को हम जो है कॉल करेंगे। एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपके पास खुद का एक डेटाबेस होगा और वहाँ पे आपके एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे, तो आपको वो यूज करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है रिडक्स टूलकिट में एपीआई कॉल कर सकते हैं और CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, टूलकिट को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, गेट स्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ऑलरेडी टेम्पलेट तो हम नहीं यूज़ करने वाले, तो रिडक्स टूलकिट हमको चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करें, npm जो है रिडक्स जेएस टूलकिट को इंस्टॉल करें। और रिएक्ट रिडक्स पे लगेगा, तो यहाँ से एक और टर्मिनल आप ओपन कर लें और अगेन पाथ एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसके बाद में आपको पेस्ट कर देना है इसको, पेस्ट और रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हमको जो है रिएक्ट के साथ में भी इसको यूज करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स भी ऐड किया है। एंटर प्रेस कर लेते हैं और वेट करते हैं, इसके फिनिश होने का ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। आप इसको फिर बाद में जो है पैकेज जेसन की फाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पैकेजेस जो है डाउनलोड हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा टूल किट और सॉरी, ये रहा हमारा टूल किट और ये रहा हमारा रिएक्ट रिडक्स। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे वापस। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्स के अंदर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू फाइल बनाना है स्टोर के नाम से। आई होप बेसिक तो आपको पता होगा। यहाँ पे स्टोर और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे फीचर्स के नाम से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है कन्वेंशन यूज की जाती है, फीचर्स। और इस फीचर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसके अंदर हमको जो है स्लाइस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन और रिड्यूसर नहीं क्रिएट करते। हम क्या करते हैं, स्लाइस क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर हमारे एक्शन और रिड्यूसर फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट के लिए तो हम करेंगे यहाँ पर पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपको क्या इंपोर्ट करना है, क्रिएट स्लाइस को। तो इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट। और साथ ही में हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एसिंक हैंडलर भी चाहिए। तो क्रिएट एसिंक थंक। तो जब भी एजेक्स कॉल करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, एसिंक थंक का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है, आप रिडक्स सागा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसिंक थंक देख रहे हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करना है आपको सबसे पहले इस फंक्शन को, क्योंकि ये थंक के लिए है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसका नाम हम रखते हैं गेट पोस्ट। इसमें हमको सारे पोस्ट मिलेंगे, एपीआई कॉल करने वाले हम, इसीलिए हमने इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा है। और फिर क्रिएट एसिंक थंक का हमको यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास इसमें टाइप रहेगा, तो एक्शन टाइप आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में एरो फंक्शन और थर्ड वन है ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन टाइप डिफाइन कर देंगे और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। जैसे पोस्ट से रिलेटेड है तो हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर देंगे, पोस्ट, या फिर सिंगल भी रख सकते हैं, पोस्ट। और इसके अंदर हम जो है गेट करने वाले, तो गेट पोस्ट। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन ऐड कर देंगे और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये रहा एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्सियोस या फिर हम जो है फेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एपीआई हम यहाँ पर कॉल कर पाए। और इसको हम क्या करेंगे, एसिंक बना देंगे, एसिंक फंक्शन। और इसके अंदर हम जो है आईडी को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे। तो आईडी के बेस पे हम सर्च करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आईडी आएंगी ना, उसके बेस पे हमको सर्च करना है। तो हम यहाँ पर आईडी को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं
और इस आईडी के बेस पे हम जो इसको बताएंगे कि तुझे सर्च करना है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देंगे। तो आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच एपीआई कॉल करेंगे, फेच, और यहाँ पे आपको यूआरएल पाथ देना है। और क्योंकि आईडी है इसमें तो आपको बैकटिक का इस्तेमाल करना है। और हम क्या करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर पर चलते हैं और ये रहा गेट की एपीआई। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें और ये एपीआई को जो है आप कॉपी कर लें। चलते हैं वापस और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे। और इस 1 के बदले हम क्या करेंगे, डायनेमिकली यहाँ पर डॉलर साइन कर्ली ब्रेसिस और इसके अंदर जो आईडी हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो इसको यहाँ पर पास कराएंगे। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है देन चेन ब्लॉक में ऐड कर देंगे, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा ना उसको हम स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेस, और रेस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कराएंगे रेस डॉट जेसन में। तो यहाँ पे हमारा जो एसिंक फंक्शन है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं गेट पोस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, जब भी ये कॉल होगा तो यहाँ से क्या होगा, इस एपीआई पे जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएंगी और फिर जो डेटा आएगा वो कन्वर्ट होकर जेसन में इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना है। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट पोस्ट स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और क्रिएट स्लाइस के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, उसके अंदर हमारे पास होता है नेम। स्लाइस का नेम आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। और उसके बाद में हमारे पास होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या क्या हम रिसीव करने वाले हैं ये हमको बताना पड़ता है। जैसे कि हम इसके अंदर मल्टीपल स्टेट को जो है अचीव करेंगे, जैसे कि लोडिंग आएगा हमारे पास और इसको बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास आने वाला है पोस्ट का डेटा। तो पोस्ट जो रहेगा ना वो एरे रहेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास उसमें आ सकते हैं। और यहाँ पर या सिंपल एक सिंगुलर भी लिख सकते हैं हम पोस्ट। और हमारे पास एरर भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार एपीआई में कुछ दिक्कत आ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर नेटवर्क का एरर हो, तो उसको भी हमको हैंडल करना है। तो इसको बाय डिफॉल्ट नल कर देते हैं। और लास्ट वाले में हमको जो है रिड्यूसर्स क्रिएट करना पड़ते हैं। सो आई होप थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि ये सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा इसमें। और रिड्यूसर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इस एसिंक हैंडलर को जो है कॉल करना है और इसकी मदद से जो है स्टेट को फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे आप एरे बनाएं और हमारे फंक्शन का नाम है गेट पोस्ट डॉट। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट रहेंगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है पेंडिंग। और इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में हमारे पास रहता है एक्शन और स्टेट रहता है ना, तो स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लोडिंग को सेट कर देंगे। तो आपको लिखना है स्टेट डॉट लोडिंग, और इसकी स्टेट को आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रू, क्योंकि अगर ये पेंडिंग स्टेट में है तो लोडिंग जो है स्पिन हो, यानी स्पिनर कंपोनेंट हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारे पास फुलफिल की स्टेट है, गेट पोस्ट डॉट फुलफिल, यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या होंगी, सक्सेस होंगी। तो यहाँ पर भी हमको जो स्टेट को हैंडल करना है, तो स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लोडिंग को पहले एक्सेस करेंगे, तो स्टेट डॉट लोडिंग, और इसको आपको करना है फॉल्स। और यहाँ पर हमारे पास है पोस्ट का एरे, तो उसको फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट और स्टेट डॉट पोस्ट रहता है इसमें, इसको जो है फुलफिल करा देंगे। कैसे फुलफिल कराना है हमको, जो हमारे पास एरे रिसीव होने वाला है एक्शन डॉट पेलोड से, तो मेक श्योर आप इसको भी एरे में रैप कर दें। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेमी कॉलन ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है रिजेक्ट के लिए। तो रिजेक्ट भी हमारे पास एक स्टेट आती है, तो गेट पोस्ट डॉट रिजेक्टेड। और इसमें क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड, आपको तो इसमें पता चल ही गया होगा कि इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहले तो एक्शन रहता है हमारे पास, एक्शन या फिर स्टेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है कि आप स्टेट पहले लिखें, स्टेट कॉमा एक्शन। फिर यहाँ पे हमको स्टेट सेट करना है, स्टेट डॉट लोडिंग जो भी है इसको वापस से हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, आई थिंक फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट है तो जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लोडिंग इसमें फॉल्स रहेंगी। और जो एरर हमारे पास आने वाला है ना, तो उसको हम जो है फुलफिल करा देंगे। तो स्टेट डॉट एरर रहेगा, ये स्टेट डॉट एरर, इसको फुलफिल करा देंगे एक्शन डॉट पेलोड से, यानी कि पेलोड में जो भी एक्शन रिसीव होगा तो उससे हम जो इसको फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर फिर अगेन कॉमा ऐड कर दिया, इसको सेमी कॉलन में आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है ऐड हो चुका है। तो ये सारे जो एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद में हमको रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट स्टोर होगा यहाँ पर, जो हमने ग्लोबल स्टेट बनाए हैं लोडिंग की, पोस्ट की, एरर की, तो उसके अंदर जो है ये स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, लास्ट में जो है इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारे स्लाइस का नाम। तो यहाँ पे हमारे स्लाइस का नाम है पोस्ट स्लाइस। सेव कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पर हमारा जो है फीचर क्रिएट हो चुका है, यानी कि स्लाइस हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी सिर्फ इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट स्लाइस यानी कि सिर्फ गेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस बाकी है। और अब हम क्या करेंगे, स्टोर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है। तो इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम redux.js/toolkit, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल है बहुत, एक्सपोर्ट कर देना है इसको, एक्सपोर्ट, साथ ही में हम इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिड्यूसर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपका स्लाइस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसको ऐप कर देते हैं, ऐप, और यहाँ पर स्लाइस का नाम है हमारे पास पोस्ट स्लाइस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट स्लाइस, और यहाँ पर देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। मेक श्योर आप इस फाइल को इंपोर्ट भी करें, और यहाँ पर इसको आप सेव कर लें। तो स्टोर भी हमारा जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, रिएक्ट के साथ में जो है बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको index.js में इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम को जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ब्राउजर राउटर से पहले या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस ब्राउजर राउटर के बाद में कर देता हूँ, या फिर स्ट्रिक्ट मोड को जो है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ मैं, और इसके बदले क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर देता हूँ। तो प्रोवाइडर, और देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइडर कंपोनेंट को ऐड किया, और ये दोनों चीज़ें जो है इस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर हमने ऐड कर दी। और इसके अंदर हमको क्या करना है, स्टोर को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो स्टोर ऑब्जेक्ट, और जो हमने अभी स्टोर किया, ये जो स्टोर हमने बनाया है ना, इसको हमको जो है पास कराना है। स्टोर पास करा देंगे तो फाइल को आप ऊपर इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर, तो सजेशन में ऑप्शन शो करेगा, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है। आपके केस में नहीं होती है तो मैनुअल आप यहाँ पर इंपोर्ट करें। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद एक बार चेक कर ले, कोई एरर तो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल जैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है। एक बार ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, रिफ्रेश, और डेव टूल एक बार चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और रिडक्स डेव टूल हमको यहाँ से ओपन करना है। और अगर आपको नहीं पता कि रिडक्स डेव टूल क्या है, तो आप सिंपल गूगल कर सकते हैं। गूगल पर जाएं, जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करें रिडक्स डेव टूल्स, और यहाँ पर देखिए क्रोम के लिए आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें। फायरफॉक्स के लिए भी है, क्रोमियम का कोई भी ब्राउजर आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए ये मिल जाता है, रिडक्स डेव टूल। तो इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर आएंगे ना कंसोल में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेंगे रिडक्स का। तो इससे हमको आइडिया रहेगा कि रिडक्स हमारे इसमें अप्लाई है या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, स्टेट अभी फिलहाल एम्प्टी बता रहा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो स्टेट यहाँ पर अभी भी अनडिफाइंड बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं वापस, तो पोस्ट स्लाइस में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर एसिंक थंक फंक्शन, जो कि सही है। फिर यहाँ पर नेम है इसका, फिर इनिशियल स्टेट, ओके। रिड्यूसर है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर रहेगा, आपको यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और नीचे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर भी आपको ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं भूल गया। सेव, इतना लिख के आप सेव कर ले। चलते हैं वापस, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी भी जो है यहाँ पर हमारे पास स्टेट शो नहीं हो रही है, हालांकि सब कोड तो अभी सही है। आई डोंट थिंक कुछ भी इशू है हमारे पास। यहाँ पर स्टेट तो शो होना चाहिए, अभी भी शो नहीं हो रही है। मैं काम करता हूँ, इसको जो है कोई दूसरे ओके, देखिए यहाँ पे आ गया, अब आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है, ऐप, पोस्ट, लोडिंग और एरर। तो तीनों भी स्टेट हमारे पास सक्सेसफुली शो कर रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या हो गया था, सब कुछ सही था फिर भी ये शो नहीं कर रहा था। तो रिफ्रेश किया, अभी फिलहाल तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऐप हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसर है, और उसके अंदर हमारे पास पोस्ट है, लोडिंग एरर। तो अभी कुछ भी डेटा हमने फुलफिल नहीं कराया, जो भी हमने यहाँ पर एक्शन क्रिएट किए थे ना पोस्ट स्लाइस में, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड, तो इसको फुलफिल कराने के लिए हमको जो है डिस्पैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है पोस्ट का, इसके अंदर भी हमको स्टेट सेट करना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे यूज स्टेट, और इनिशियली इसको जो है एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि हम इसमें आईडी को स्टोर करेंगे। तो कॉन्स्ट एरे, और इसके अंदर आईडी कॉमा सेट आईडी, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दूसरा जो बटन है ना क्रिएट पोस्ट का, तो इससे हमको क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, नेविगेट मेथड का यूज करेंगे। तो इंपोर्ट समथिंग यूज नेविगेशन, ये एक हुक है,
जो कि हमको रिएक्ट राउटर डॉम में मिलता है। यूज़ नेविगेट, और हमको क्या करना है, इसको जो है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और इसका नाम मैं रखता हूँ नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। अब हम इसकी सारी फंक्शनैलिटी को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये बटन पे ऑन क्लिक पे हम इसको कॉल कर देंगे, तो ऑन क्लिक, और यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर हमको जो है नेविगेट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेविगेट, जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा होगा ना वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो नेविगेट के अंदर आपको पाथ देना है, और पाथ हम जो इसको क्रिएट पोस्ट पे जो है पुश कर देंगे, तो क्रिएट पोस्ट। इसी तरीके से हमारे पास इस फैच पोस्ट के लिए भी हमको एक इवेंट क्रिएट करना है, तो ऑन क्लिक, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ हैंडल फैच डेटा, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ऊपर हमको ये क्रिएट करना है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल फैच डेटा एरो फंक्शन, और जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसको प्रिवेंट करेंगे, तो इवेंट को एज आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कराएंगे, और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और अब ठीक है, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, और आईडी को बाइंड करना है हमको इस इनपुट के साथ में। तो नीचे यहाँ पर आप क्या करें, आईडी को बाइंड कर दें, तो यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू, वैल्यू के अंदर आईडी, और इसके ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेंगी तो वो आईडी के अंदर फुलफिल करा देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ई को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे, और सेट आईडी का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, जो कि हम सेटर मेथड भी कहते हैं जिसे, सेट आईडी। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी किससे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट में जो भी वैल्यू आएंगी तो उसको हम जो सेट कर देंगे आईडी के अंदर। और इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं आप, सिंपली चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आईडी को जो हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। सेव, चलते ब्राउजर पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। मैं कंसोल एक बार चेक कर लेता हूँ, कंसोल, और हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। कोई एरर हमारे पास नहीं है, कोई भी वार्निंग रही तो आप उसको फिक्स कर लें। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक वार्निंग हमारे पास है, तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं, और फैच पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए 1 बराबर से शो कर रहा है। इसी तरीके से 2 में क्लिक करता हूँ और फैच, तो देखिए बराबर से मेरे पास ये वैल्यू जो है आ रही है। तो ये सारी फंक्शनलिटी तो सक्सेसफुली अचीव हो चुकी है, स्टोर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल में डेटा को जो है डिस्पैच कराना है। डिस्पैच मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी जो ऐप हमारी एम्प्टी है ना, इसको हमको फुलफिल कराना है इस पोस्ट डेटा को। तो उसके लिए हमको जो है डिस्पैच इवेंट लगेगा, वो कॉल होगा तभी जो है डेटा यहाँ पर फुलफिल होगा। तो यहाँ पर post.js में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच को, तो इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रीडर। इसी तरह से यूज सेलेक्टर भी हमको चाहिए, जब हमको डिस्प्ले कराना होगा तब हम जो है यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसको भी इंपोर्ट करते चले, और यहाँ पर इस स्टेट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में यूज डिस्पैच को जो है ऐड कर दे, तो डिस्पैच, और यूज डिस्पैच आपको ऐड कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। तो कहाँ करना पड़ेगा हमको, हमारे पास जो फंक्शन है, ये हैंडलर है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इफ नॉट आईडी, यानी कि हमारे पास अगर हमको आईडी नहीं मिलती जो यूजर यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला, तो हम उसको एक एरर मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे डबल आई हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दे सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड यूजर, सॉरी यूजर नहीं, पोस्ट आईडी। और एल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है डिस्पैच कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच में हमको क्या करना है, गेट पोस्ट का जो हमने एक्शन बनाया था उसको कॉल कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट पोस्ट, और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो, गेट पोस्ट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, आईडी भी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके बेसिस पे जो है ये सर्च कर लेगा, और साथ ही में जो है स्टेट को एम्प्टी कर देंगे, तो सेट आईडी इसको एम्प्टी कर देंगे। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं डेव टूल में, और एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए स्टेट जो है एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की आईडी देखते हैं एक बार डाल के, तो 1 फेच पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन देखिए फुलफिल हो गया, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पोस्ट का एरे हमको मिल चुका है, क्योंकि एरे है इसीलिए 0th पोजीशन बताएगा। इसमें यूजर आईडी 1 है, आईडी टाइटल बॉडी, और लोडिंग फॉल्स है, एरर नहीं है इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो एक और बार हम इसको चेक कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इनिशियल टाइम पे आप नोटिस करेंगे तो सिंपली हमारे पास एम्प्टी एरे है, और यहाँ पर कुछ भी एक्शन कॉल नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पर 1 आईडी लिखूंगा,
या फिर 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पोस्ट रहेंगे उसके हिसाब से ये जो है सर्च करेगा। अब फेच पर करता हूँ तो आप राइट हैंड साइड पे जो है नोटिस करें, फेच, पेंडिंग, फिर फुलफिल हो गई और यहाँ पर हमारे पास स्टेट में डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको नीचे यहाँ पर जो है प्रिंट कराएंगे, यानी कि हमको ये जो डेटा आ रहा है उसको डिस्प्ले कराना है इसके नीचे, और उसी के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन भी ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड का यूज करने वाला हूँ और ये कार्ड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हम इसको शो कराएंगे। तो फिलहाल उसके लिए लॉजिक लिखते हैं। हम यहाँ पे यूज सेलेक्टर हमने ऐड किया था ना, उसमें से हमको डिस्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पे इस डिस्पैच के बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करना है। कहाँ से, हमको यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, यूज रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। यूज रिड्यूसर नहीं, रिड्यूसर का जो हमने फंक्शन बनाया था store.js में, आप देख सकते हैं ऐप, इसका यूज करके हम जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यूज सेलेक्टर के अंदर हमारे पास होता है स्टेट, और स्टेट के अंदर से हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो भी स्टेट है सबसे पहले उसको जो है कॉपी बना लेंगे, और उसके बाद में जो है ऐप हमारा रिड्यूसर है, तो ये हम फंक्शनलिटी एक्सेस करेंगे, यानी कि ऐप के अंदर जो भी चीजें हैं अब हम जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट स्लाइस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है नेम, सॉरी नेम नहीं, पोस्ट, लोडिंग और एरर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से दो चीजें ले लेंगे, लोडिंग और यहाँ पर पोस्ट, और चेक कर लेते एक बार, पोस्ट है ना, ठीक है पोस्ट। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग कंपोनेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप में है आई थिंक स्पिनर का कंपोनेंट, तो हम कॉपी कर सकते हैं स्पिनर का। तो आप अपने हिसाब से भी लोडिंग स्पिनर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वाला कॉपी करेंगे हम, कॉपी, और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ spinner.js, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस स्पिनर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिनर को ऐड कर देंगे और इसको मैं JSX बना लेता हूँ। अब ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट में यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो डिव कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे और इसको भी कंटेनर की क्लास ऐड कर देंगे, div डॉट कंटेनर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशनली इफ, या फिर उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है लोडिंग का यूज कर सकते हैं ना, इफ की कंडीशन की जरूरत नहीं है, हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से आते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर कंपोनेंट शो करो। तो स्पिनर का जो हमने कंपोनेंट बनाया था वो हम यहाँ पर शो करेंगे। मेक श्योर कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट भी हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पिनर का कंपोनेंट हमने इंपोर्ट भी कर दिया, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक कर लेंगे कंडीशनली। कंडीशनली क्या चेक करना है हमको, यहाँ पर ये अगर पोस्ट की लेंथ, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमको कंडीशनली चेक करना है, अगर यहाँ पर हमको पोस्ट और उसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 मिलती है, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट को जो है शो कराएंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन पोस्ट का डेटा शो कराने वाले हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड का यूज करेंगे। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और यहाँ पर कार्ड को सर्च करते हैं, और यहाँ से कार्ड को हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं JSX में, और विड्थ की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इमेज भी हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, इमेज भी रिमूव कर लेता हूँ। कार्ड डॉट बॉडी है, तो यहाँ पर टाइटल में हमको क्या करना है, सिंपल पोस्ट डॉट टाइटल। और आप चाहे तो एक बार इसको चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, यहाँ पर पोस्ट के अंदर देखिए आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉडी ऐड कर देना है। तो कट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, पोस्ट डॉट बॉडी। और यहाँ पर बटन तो हमको लगेगा, तो यहाँ पर ए के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको बटन टैग बना देते हैं। तो बटन, दो बटन हमको लगेंगे, एक ऐड के लिए और एक रिमूव के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडिट एंड डिलीट, और डिलीट को हम डेंजर की क्लास ऐड कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे जो है ये एरे है, तो आपको पोजीशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरे वैल्यू है और इसके 0th पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए हमको पोस्ट ऑफ एरे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 0th पोजीशन का। सो मेक श्योर आप इसी तरीके से ऐड करें। सेव कर लेते हैं इसको एक बार फिर से, और चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 1 और फैच पोस्ट। तो देखिए लोडिंग आ रहा है और बराबर से पोस्ट भी हमारी शो हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे देंगे हम, एक कार्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 4। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस बटन के पहले भी हम ऐड कर देंगे
मार्जिन स्टार्ट ऑफ 4, सेव। अब ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे भी दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसको डिव में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स एंड इसी तरीके से जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड सेव। और चेक कर लेते एक बार, बिल्कुल अब ठीक है, यहाँ पर हमको मिल रहा है बराबर से। एडिट एंड डिलीट। तो अब हमको क्या करना है, इस एडिट और डिलीट पर जो है काम करना है। अगर डिलीट करूंगा तो पोस्ट डिलीट होनी चाहिए, और एडिट करूंगा तो हमको इसमें एडिट का ऑप्शन जो है शो होना चाहिए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्ट स्लाइस पे वापस चलते हैं। स्टोर का काम हो चुका है, स्पिनर क्लोज कर देता हूँ मैं, और ये रहा पोस्ट स्लाइस। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब अगेन जो है डिलीट के लिए जो है यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना है। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और रीनेम कर देंगे हम। आप मैनुअली क्रिएट करें, यहाँ पर सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट। और सेम आईडी इसमें भी रहेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर डिलीट भी देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि फैच यूज कर रहे हैं ना, अगर एक्सियोस कर रहे हैं तो इसमें हमको बताना नहीं पड़ता। फैच में हमको यहाँ पे मेथड जो है बताना पड़ता है। तो मेथड, और मेथड रहेगा डिलीट। अब हमको रिड्यूसर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो रिड्यूसर अगेन आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम चीजें रहेंगी हमारे पास। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। गेट पोस्ट के बदले हम क्या करेंगे, इसको जो है डिलीट पोस्ट कर देंगे। तो डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर जो एरे है ना अपने पास, इसको रिमूव कर देना है आपने। और गेट, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ठीक है, इतना लिख के इसको सेव कर ले आप। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पोस्ट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, और यहाँ पर इस डिलीट बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन असाइन कर देंगे। तो आपको लिखना है ऑन क्लिक, और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल डिलीट। और टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर ये नॉर्मल फंक्शन है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ डिलीट हैंडलर, और यहाँ पे वो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। ये बन गया हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन। इसके अंदर आईडी प्रोवाइड कर देंगे हम, और यहाँ पर हमको डिस्पैच करना है। तो स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच किसको करना है, हमारे एक्शन को, जो कि हमारे एक्शन का नाम है डिलीट पोस्ट। और मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो। और किस बेसिस पे हमको करना है, आईडी के बेस पे। और आईडी हमको कैसे मिलेगी, अब जो आईडी रहने वाली है वो आने वाली है पोस्ट से। तो पोस्ट की पोजीशन है 0th पोजीशन पे, हमारी आईडी जो भी रहेंगी उससे कंपेयर होकर ये डिलीट हो जाएंगी। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट डिलीटेड, इस तरीके से मैसेज। और इसको रिलोड भी करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, और इसको सेव कर लेंगे। और एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर सर्च करते हैं वन फैच पोस्ट, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आ चुकी है। अब डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट, तो देखिए पोस्ट डिलीट का मैसेज आ रहा है, ओके। और यहाँ से पोस्ट जो है रिमूव हो चुकी है। क्योंकि हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो टेम्पररी सोल्यूशन हमने यहाँ पर ऐड किया है इस डिलीट हैंडल में। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, क्रिएट के लिए भी काम करना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं पोस्ट स्लाइस में, और यहाँ पर हमारे पास डिलीट पोस्ट है। इसी को हम क्या करते हैं, नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, और इसका नाम चेंज कर देंगे। तो डिलीट पोस्ट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कर देंगे, इसको क्रिएट पोस्ट। और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट कर देना है इसको भी, एक्शन टाइप को। और यहाँ पर आईडी की अब हमको ज़रूरत नहीं है, तो आईडी आप रिमूव कर सकते हैं। मेथड हमारा रहेगा पोस्ट का, और एडिशनल हमको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि हेडर्स। आई होप फैच आपको पता होगा, उसमें हमको जो है यहाँ पर कंटेंट टाइप भी बताना पड़ता है, और क्या एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेप्ट, और एप्लीकेशन स्लैश जेसन आपको ऐड कर देना है। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंटेंट टाइप भी डिफाइन कर देंगे। तो कंटेंट टाइप, और ये भी रहेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और इसके बाद में रहेगा हमारे पास बॉडी। बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, जो भी डेटा हम पोस्ट करने वाले उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो बॉडी, और डेटा को कन्वर्ट कर देंगे हम सबसे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की मदद से। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या हम जो है भेजने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले टाइटल को, और टाइटल कहाँ से आएगा, ये आएगा वैल्यूज से। तो वैल्यूज का हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, और उसके अंदर जो है टाइटल को ऐड कर देंगे, टाइटल वैल्यूज डॉट टाइटल। उसी तरीके से हमारे पास रहेगा बॉडी, और बॉडी के अंदर भी क्या रहेगा हमारे पास, वैल्यूज का जो है
यहाँ पर इस्तेमाल करना है, वैल्यूज डॉट बॉडी। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू की हम स्टेट क्रिएट करेंगे और स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा टाइटल और बॉडी, तो उसमें से हम यहाँ पर इसको गेट करने वाले हैं और इस वैल्यू को जो है हमको फिर अब पास कराना पड़ेगा। तो आईडी के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को जो है गेट कर लेंगे और इस वैल्यू के बेसिस पे जो है हम टाइटल बॉडी यहाँ पर सेंड करेंगे। और आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले और नीचे आपको जो है फिर रिड्यूसर भी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, गेट पोस्ट वाले को कॉपी कर लेंगे और नीचे जो है पेस्ट कर लेंगे और गेट पोस्ट के बदले आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का इस्तेमाल करना है। क्रिएट पोस्ट, इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें यहाँ पर। मेक श्योर आपने जो फंक्शन का नाम लिखा है ए सिंह तंग का, देखिए क्रिएट पोस्ट, यही आपको जो है इसमें प्रोवाइड करना है और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। एक्शन पेलोड भी एरे का ही रहेगा इसमें क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। यूज कहाँ करेंगे हम इसको, क्रिएट पोस्ट में, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल जो है एम्प्टी कंपोनेंट है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखिए क्रिएट पोस्ट, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है तो हमको यहाँ पर पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमको लगेगा यूज स्टेट, साथ ही में हमारे को लगेगा यहाँ पर यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। तो यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड यूज सेलेक्टर, ताकि हम डेटा को गेट कर पाए। और हम नेविगेट मेथड भी इसमें यूज करेंगे ताकि यूजर को रिडायरेक्ट कर पाए। तो यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉम, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, डॉट लग गया मेरे से, अब ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक इतना काफ़ी है। स्टेट बना लेते हैं हम सबसे पहले, कॉन्स्ट वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज फ्रॉम यूज स्टेट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारे पास टाइटल सबसे पहले, और ये इनिशियल टाइम पे एम्प्टी रहेगा, और साथ ही में हमारे पास रहेगी बॉडी, और ये भी इनिशियल टाइम पे हम इसको एम्प्टी रखेंगे। और एक वेरिएबल बना देंगे हम डिस्पैच के नाम से, तो डिस्पैच, और उसके अंदर जो है यूज डिस्पैच को ऐड कर देंगे, तो यूज डिस्पैच। इसी तरीके से नेविगेट के लिए भी करना है, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हैंडल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ, हैंडल फंक्शन, हैंडल पोस्ट फंक्शन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कमेंट लिखा मैंने, हमको अभी यूआई क्रिएट करना है और उसके बाद में बटन का एक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्म एक बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से फॉर्म पर जाता हूँ और यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, तो डिस्क्रिप्शन के लिए कोई अलग से यहाँ पर है क्या, चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया होता है ना, तो टेक्स्ट एरिया हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बेसिक फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ मैं, फॉर्म टैग है, और इनपुट बॉक्स कहाँ पर है, ये रहा इनपुट, ईमेल के लिए है ये, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एडिट कर देंगे, कॉपी। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म का टैग लगेगा हमको, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हमको जो है इसको पेस्ट कर देना है, और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में। सेव, मार्जिन टॉप से भी हम ऐड कर देंगे, और ये हमको नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं ईमेल एड्रेस के बदले, या फिर लेवल ही हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, लेवल की ज़रूरत ही नहीं है हमको। हम प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे इसमें, प्लेस होल्डर, इंटर पोस्ट टाइटल, और मार्जिन बॉटम है ना, तो मार्जिन टॉप से भी हम इसको 4 का दे देंगे, मार्जिन टॉप 4। सेव, रिफ्रेश, ओके, अब ठीक है। और आप एक हेडिंग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने H1 ले लिया। क्रिएट पोस्ट, वापस चलते हैं, तो देखिए क्रिएट पोस्ट का कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको भी आप चाहे तो क्लास ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2-3 क्लास। क्लास नेम, टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर में, बैकग्राउंड कर देंगे इसका डार्क, और कलर जो है ना, टेक्स्ट को जो है वाइट कर लेंगे, तो टेक्स्ट वाइट, और पैडिंग दे देंगे हम इसको 2 की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा, चेक कर लेते हैं, ओके ठीक है, ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है, यहाँ पे टाइटल है, और इसका टाइप ईमेल है आई थिंक, ओके, इसको टेक्स्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर वैल्यू भी हमको ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू कौन सी रहेंगी, जो हमने स्टेट बनाया है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डॉट टाइटल के बदले इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम, कहाँ से, वैल्यूज में से जो है हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है टाइटल और बॉडी। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइटल, और ऑन चेंज इवेंट भी रहेगा इसका, तो ऑन चेंज पर भी काम कर लेंगे, ऑन चेंज। और यहाँ पर एरो फंक्शन, इनलाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हमको सेट करना है वैल्यूज को।
अब वैल्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहेगा। आई होप आपने कभी ना कभी तो ये किया होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, पहले जो भी वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वो भी चाहिए हमको, और उसके अंदर जो टाइटल का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या करा देंगे, इसको फुलफिल कराएंगे। तो ई को हम रिसीव करेंगे, ई यानी इवेंट, और उसको जो है यहाँ पर टारगेट करेंगे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इससे ये फुलफिल हो जाएगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें हम टाइप भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल टाइप हो रहा है, सही से फंक्शनलिटी यहाँ पर काम कर रही है। और टेक्स्ट एरिया भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। तो ये रहा टेक्स्ट एरिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस डिव के बाद में हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ JSX में। सेव, चेक करते हैं अभी नॉर्मली कैसे दिखता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। तो लेवल, फ्लोटिंग लेवल यहाँ पर ऐड है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर में ऐड डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ऐड डिस्क्रिप्शन, या फिर ऐड पोस्ट डिस्क्रिप्शन कर देंगे। और यहाँ पर भी हमको वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बॉडी है वो ऐड कर देंगे। ऑन चेंज इवेंट पर हम इसमें भी काम करेंगे, तो ऑन चेंज, और ई को हम रिसीव करेंगे तो ई, और इनलाइन एरो फंक्शन हम लिख रहे हैं तो सेट वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है पहले इसको स्प्रेड कर देंगे हम, तो वैल्यूज, और जो बॉडी है उसको फुलफिल कराएंगे किससे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, यानी जो भी इसके अंदर टाइप हो उससे जो है फुलफिल करा देंगे। इतना लिख के एक बार सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें भी टाइप हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल टाइप हो रहा है, इसमें भी टाइप हो रहा है, परफेक्टली ये चीज़ें काम कर रही है। अब यहाँ पे हमको 2 बटन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन ऐड कर देंगे। और पोस्ट के अंदर हमारे पास बटन थे ना, उसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव जो है इसको मैंने कॉपी किया, और क्रिएट में मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ से ऑन क्लिक इवेंट जो है इसको एम्प्टी कर दो, या फिर रिमूव कर देते टेम्पररी। और यहाँ पर नेविगेट मेथड होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिट था ना, एडिट के बदले क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे गो होम। और ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो क्लास को मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेट मेथड कॉल कर देंगे, तो नेविगेट, और इसके अंदर इसको होम पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, तो गो होम पे जो है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला जो रहेगा ये पोस्ट के लिए रहेगा, तो सबमिट नाम रख देते हैं हम इसका। और बटन का टाइप भी हमको सबमिट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइप सबमिट, और एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है, और मार्जिन देना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से 4 का दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सारी चीजें यहाँ पर। और कमेंट्स का यहाँ पे शो कर रहा है ना, प्लेस होल्डर काम नहीं किया क्या टेक्स्ट एरिया पे, तो यहाँ से कमेंट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और ऐड डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग मैंने कॉपी कर लिया गलती से। तो अब ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है इतना। और गो होम पे करूँगा तो ये होम पे रिडायरेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फेच पोस्ट, बराबर पोस्ट भी काम कर रहा है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, सबमिट पर काम करना है, यानी कि जैसे सबमिट पर क्लिक हो तब जो है ये पोस्ट सेव होना चाहिए, और उसको हम डिस्प्ले भी कराएंगे। तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर हमको क्या करना है, एक इवेंट फायर करना है, तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक हैंडल बनाएंगे हम, तो हैंडल सबमिट इसका नाम हम रख देते हैं, हैंडल सबमिट। इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे हम, यहाँ पर जहाँ कमेंट किया था हमने, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। एरो फंक्शन इसको बना लेते हैं हम, एरो फंक्शन, और इसके अंदर इवेंट हम पास करा देंगे ई, और इसके बाद में सबसे पहले तो प्रिवेंट कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट बिहेवियर ये क्लोज कर देगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपल जो है इसका सेंड करना है, यानी डिस्पैच करना है। ऑलरेडी हमने स्लाइस क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डिस्पैच का। और डिस्पैच के अंदर हमारे पास है क्रिएट पोस्ट, और इस पर क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर हमारे पास स्लाइस में से इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉडी यानी कि जो वैल्यूज है ना वो प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज की स्टेट जो है इसको पास करा देंगे, और इसके बेसिस पे वो जो है वहां पर क्रिएट कर लेगा। और साथ ही में जो है वैल्यूज जो है हमारी इनपुट की, इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, तो सेट वैल्यूज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल है हमारे पास, इसको एम्प्टी कर देंगे। फिर बॉडी है, बॉडी को भी हम जो है एम्प्टी कर देंगे। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट बना देंगे। क्यों स्टेट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो भी यानी कि यहाँ पर से क्रिएट करेंगे पोस्ट, जैसे सबमिट हो तो ये क्लियर हो जाए और नीचे एक पोस्ट शो हो, तो वो फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे। तो कॉन्स्ट
और शो पोस्ट एंड सेट शो पोस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम कर देंगे इनिशियली फॉल्स। जब हम क्रिएट करेंगे तभी इसको ट्रू करेंगे, जिसकी मदद से जो है वो डेटा शो होगा। तो हैंडल सबमिट में हम यहाँ पर इसको सेट करा देंगे, सेट शो पोस्ट, इसको कर देंगे हम ट्रू। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें सही से काम करती है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर और मेक श्योर रिडक्स डेव टूल भी ओपन करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट ऐड कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं और ऐप है हमारे पास। सबमिट, तो देखिए पेंडिंग और फुलफिल हो चुका है। और स्टेट देखेंगे आप तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए, देखिए टेस्ट और टेस्ट। तो ये चीज़ तो बराबर से काम कर रही है। अब हमको इसको सिर्फ गेट करना है, तो उसके लिए हम यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं कुछ चीज़ें यूज सेलेक्टर की मदद से। तो यूज सेलेक्टर और एक्स्ट्रा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड हो गया था। तो ये है हुक, और इसमें क्या होता है हमारे पास स्टेट, और स्टेट में से हमको क्या चाहिए यहाँ पर रिड्यूसर हमारा। तो स्टेट जो भी है पहले शुरू सारा का सारा कॉपी बना लो, उसके बाद में हमारे पास है स्टेट डॉट ऐप, ये हमारा रिड्यूसर है। और यहाँ से हम लोडिंग और पोस्ट को जो है कैप्चर करेंगे। तो लोडिंग एंड पोस्ट, अब इसको हमको सिंपली एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और कहाँ करते हैं इसको, इस हैंडल के बाद में शो क्रिएटेड पोस्ट फंक्शन, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, और यहाँ पे हम उसका फंक्शन बना देंगे। और यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि शो क्रिएटेड पोस्ट। तो एरो फंक्शन हमने इसको भी बना लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, कंडीशनली हमको चेक करना है तो रिटर्न। और इस रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, लोडिंग चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो है हम कंडीशनली चेक करेंगे, अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर का कंपोनेंट शो करो। तो स्पिनर देखिए यहाँ पे सजेशन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर जो है इंपोर्ट भी हो जाएगा, ये रहा स्पिनर कंपोनेंट। और इसको क्लोज कर देते हैं, एल्स की कंडीशन ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमको क्या करना है, पोस्ट को जो है शो कराना है। तो हमने जो पोस्ट कंपोनेंट के अंदर शो कराया था ना, ये वाला कार्ड, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट करा दूंगा। और यहाँ से जो है बटन हम रिमूव कर देंगे, तो बटन हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो बटन को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। और पोस्ट देखिए बराबर रहेगा, पोस्ट ऑफ 0th पोजीशन, टाइटल एंड बॉडी। सेव कर लेते हैं इसको और इसको हमको जो है कॉल करना है। अब कॉल कहाँ करेंगे हम, तो इस फॉर्म के बाद में हम इसको कॉल कर देंगे। तो फॉर्म जहाँ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर एक और हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 4 दे देंगे और ये डिप के अंदर जो है कंडीशनली जो है इसको बता देंगे, अगर शो क्रिएटेड पोस्ट, और स्टेट का नाम यही लिखा था ना हमने, स्टेट का नाम एक बार चेक कर लेते हैं, शो पोस्ट है। ओके, शो पोस्ट है खाली, तो शो पोस्ट, अगर शो पोस्ट है तब क्या करो आप, जो है हमने जो न्यू कंपोनेंट ऐड किया है ना यहाँ पे, तो एक डिव के अंदर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। कौन से फंक्शन को, शो क्रिएटेड पोस्ट, और इसको आपको कॉल कर देना है। सेव, आई होप कोई एरर हमको देखने ना मिले। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ, आप जो है कस्टम मैसेज यहाँ पर ऐड करें, सिर्फ टेस्ट करना है इसीलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट ऐड किया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बराबर से लोडिंग होके टेस्ट हमारे पास शो कर रहा है और दोनों ही फील्ड जो है ये एम्प्टी हो चुकी है। तो फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में डेटाबेस नहीं है, हम जेसन प्लेस होल्डर का इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट बॉडी, सबमिट। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली जो है, आप यहाँ पे भी नोटिस करें डेव टूल में कि ये कैसे एक्शन जो है कॉल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे गो होम पे जाएंगे और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे ना, तो ये डेटा हमको चाहिए, यानी कि एडिट की फंक्शनलिटी हमको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वन सर्च करता हूँ, फैच पोस्ट, और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, मैं अगर एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये एडिट की फंक्शनलिटी हमको मिलनी चाहिए, तो उस पर काम करना पड़ेगा। चलते पोस्ट स्लाइस में और अगेन एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, एसिंक फंक्शन, और आई थिंक क्रिएट पोस्ट का भी कॉपी कर सकते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेंगे, क्रिएट पोस्ट था तो अब अपडेट के लिए चाहिए, क्योंकि एडिट नहीं करेंगे हम, इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको चेंज करना पड़ेगा और एक्शन टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर लें, इसको कर ले अपडेट। और यहाँ पर आईडी हमको लगेंगी, तो पोस्ट के बाद में हमको आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये आईडी को भी डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूज है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है ना,
आईडी लगेगा, फिर हमारे पास टाइटल भी हम रिसीव करेंगे और बॉडी भी रिसीव करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमको चेंजेस करने हैं और इसके अंदर ही चेंज करना है, टाइटल भी बॉडी भी। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रक्चर करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें हमको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ से आप क्या करें, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली टाइटल रहेगा हमारे पास और डायरेक्टली जो है बॉडी रहेंगी और यहाँ पर पोस्ट के बदले हमारे पास रहेगा मेथड पुट का। और आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखें, ये हमने अभी क्रिएट किया है और इनिशियल स्टेट में भी थोड़े चेंजेस रहेंगे हमारे पास। हमको एडिट की फंक्शनैलिटी को भी जो है यहाँ पे थोड़ा इन्हेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी का जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, इनिशियली इसको एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट मोड भी रखेंगे। तो एडिट मोड को डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रख देते हैं और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमको रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिड्यूसर यानी एक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए हमने रिड्यूसर लिखा है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या रखें, सेट एडिट कर देते हैं, सेट एडिट। और इसके अंदर हमारे पास रहेगा एरो फंक्शन और इसके अंदर हमारे पास होता है स्टेट कॉमा एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को सेट करेंगे तो स्टेट डॉट बॉडी, और ये कैसे फुलफिल कराएंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट बॉडी। और साथ ही में हमको एडिट के लिए भी जो है करना है, तो स्टेट डॉट एडिट फिर एक्शन डॉट पेलोड डॉट एडिट और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा एडिट का फंक्शन। तो यहाँ पे एडिट का एक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। और साथ ही में देखिए हमको क्या करना है, ये जो हमने अभी एक्शन क्रिएट किया है, तो अभी हमने यहाँ पर एक जो फंक्शन किया है अपडेट पोस्ट का, तो इसको भी हमको कॉल करना है हमारे एक्स्ट्रा रिड्यूसर में। तो सेम चीज़ आप क्या कर सकते हैं, टॉप वाले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिएट पोस्ट का था, तो यहाँ से तीनों को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट और क्रिएट पोस्ट के बदले अब यहाँ पे अपडेट पोस्ट कर दें, अपडेट पोस्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको भी पेस्ट कर देंगे तीनों जगह। मेक श्योर अच्छे से आप करें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो कॉन्स्ट सेट एडिट इक्वल टू पोस्ट स्लाइस डॉट एक्शन। तो ये एक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम इसको यूज कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट का कीवर्ड तो मैंने ऐड ही नहीं किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट एडिट इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, तो अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे आसानी से। तो एक बार चेक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे एप्लीकेशन में। देखिए परफेक्टली सारी चीज़ें काम कर रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। वन फैच पोस्ट, ओके ठीक है। अब इस एडिट पे हमको काम करना है, जैसे ये कॉल हो तो हमको जो है यहाँ पर एडिट मोड को ऑन करना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास स्टेट में अगर देखेंगे तो बॉडी है और एडिट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है और बॉडी जो है एम्प्टी है। तो हमको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलते हैं पोस्ट में और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। लोडिंग पोस्ट कर रहे थे, इसके बाद में अब हमारे पास है बॉडी और एडिट, ये चीज़ें भी हमको चाहिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट को जो है टारगेट करेंगे। तो कहाँ पर हम शो कर रहे थे फॉर्म को, ये रहा। और यहाँ पर टाइटल को एज इट इज़ रहने देते हैं हम। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एडिट को। तो यहाँ पे आपको लिखना है एडिट। अगर एडिट है तो क्या करो, यहाँ पर हमको जो है कोड एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल इसको एम्प्टी रख देते हैं और हाई कर देते हैं फिलहाल, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और की कंडीशन में हम क्या करेंगे, JSX बना देंगे एलिमेंट, और सॉरी रिटर्न तो हमको करना है सबसे पहले। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है फ्रैगमेंट यूज़ करना है और जो P से लेके जो डिव है ना, डिलीट तक का, एडिट एंड डिलीट, यहाँ तक के इसको कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। या फिर इतना नहीं करेंगे हम, सिंपली जो बॉडी है ना, P बॉडी, इसको जो है हम यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। और एडिट बटन जो है, ये रहा हमारा एडिट बटन। तो इस पर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करा देंगे। तो मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं इसको, एडिट बटन को, और इसके ऑन क्लिक पे हमको जो है डिस्पैच करना है, जो हमने अभी इवेंट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्पैच। और इसके बाद में हमको क्या करना है, हमने सेट एडिट का जो यहाँ पर बनाया था ना एक्शन, ये रहा, तो ये हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कॉल करेंगे सेट एडिट। और यहाँ पर सजेशन में शो नहीं कर रहा, तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, इंपोर्ट समथिंग दैट इज सेट एडिट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश रिडक्स। रिडक्स के अंदर फीचर, फीचर के अंदर हमारे पास पोस्ट स्लाइस। तो इसमें से हमको इंपोर्ट करना है। और इस सेट एडिट के अंदर हमको क्या करना है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है पास कराने हैं। जैसे कि इसमें हमको एडिट को जो है ट्रू कर देना है, यानी कि एडिट मोड यहाँ पर ऑन रहेगा। और साथ ही में हमको क्या करना है, जो बॉडी है यहाँ पे जो है बॉडी, उसको फुलफिल कराना है। जो भी पोस्ट है हमारे पास बॉडी आएंगी ना, उससे जो है फुलफिल कराएंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर आप सेम लिखें। और हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट भी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। टॉप पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट भी बना देता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ एडिट बॉडी, या फिर टेक्स्ट बॉडी कर लेता हूँ।
टेक्स्ट बॉडी सेट टेक्स्ट बॉडी, जो हम न्यू बॉडी रिसीव करेंगे ना उसको हमको यहाँ पे बताना है और हमको इसको जो है एडिट करना है, तो उसके लिए हमको यूज इफेक्ट हुक लगेगा। सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं यूज स्टेट, इनिशियली इसको एम्प्टी कर देंगे और यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट कर देंगे यूज इफेक्ट को, यूज इफेक्ट, और कहाँ पर इसका इस्तेमाल करें, लोडिंग के बाद में कर लेते हैं यहाँ पर यूज इफेक्ट। और ये क्या है, लाइफ साइकिल मेथड की तरह काम करता है और इसके अंदर हम कितने भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डिपेंडेंसी हम पास करा सकते हैं। तो सिर्फ हम बॉडी चेंज हो तभी जो है यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी में जो है बॉडी प्रोवाइड की है और इसके अंदर हम जो है कंडीशनली जो है बॉडी टेक्स्ट जो है ना उसको सेव कराएंगे और इसके अंदर जो है हम टेक्स्ट बॉडी को सेव कराएंगे, लेकिन कंडीशनली। तो इफ अगर हमको बॉडी मिलती है यानी कि बॉडी है हमारे पास, तब क्या करो आप यहाँ पे सेट करो, किसको, सेट टेक्स्ट बॉडी, जो भी हमारे पास बॉडी हम रिसीव करेंगे उससे जो है इसको सेट करा दो। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और एडिट हमने कहाँ लिखा था, नीचे चेक कर लेते एक बार। तो इस एडिट के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तो हमने हाई लिखा था तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे। तो टेक्स्ट एरिया आई थिंक हमने क्रिएट पोस्ट में यूज़ किया था, तो हम क्या करते हैं उसी को कॉपी कर लेंगे। देखिए ये रहा टेक्स्ट एरिया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट वैल्यूज़ नहीं करना है, तो ऑन चेंज यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, वैल्यू भी रिमूव करता हूँ, डबल से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और प्लेस होल्डर भी हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आप रिमूव कर लें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। वैल्यू के अंदर हमको जो है बॉडी को ऐड कर देना है, तो बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर हम रिसीव करेंगे वैल्यू वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऑन चेंज इवेंट पर काम करना है इसके, ऑन चेंज, और यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होंगी उसको हमको जो है टारगेट करना है। तो एरो फंक्शन, इसके अंदर हम ई को एज अ रिसीव कर रहे हैं और सेट बॉडी टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉडी लिखा था ना, टेक्स्ट बॉडी, और उसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इसके अंदर वैल्यू असाइन होंगी वो हम इसमें सेव करा देंगे। और आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। और बटन्स भी चाहिए ना हमको, तो बटन हम ऐड कर लेंगे क्योंकि सेव और कैंसिल के लिए भी हमको यहाँ पर बटन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी किया था बटन कहाँ पर है एक बार चेक कर लेते हैं। बटन कॉपी किए थे ना हमने, टेक्स्ट एरिया ही है इसमें, और बटन ऐड कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बटन हमने ऐड किए थे डिव में, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे इसके अंदर टेक्स्ट एरिया के बाद में। और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम कैंसिल, और डिलीट हैंडलर को रिमूव कर दें यहाँ से आप। और इसके बाद में क्या है, यहाँ पर इस ऑन क्लिक को भी आप रिमूव कर लें। एडिट के बदले हम क्या करेंगे, सेव का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और यहाँ पर ये जो दो बटन है ना अभी नीचे जो हम शो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ तभी शो हो जब हम जो है फैच कराए। अगर एडिट मोड है तो हम ये दोनों बटन को हाइड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कंडीशनली चेक कर लेंगे, इफ़ नॉट एडिट, अगर एडिट नहीं है तभी जो है हम यहाँ पर इसको शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम इस डिव को कट कर लेंगे, इस डिव को आपको कट कर देना है और इसमें पेस्ट कर देना है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सो आई होप सब कुछ सही तरीके से काम हो, क्योंकि थोड़ा सा कोड बढ़ गया, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको गौर से देखें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन ऑलरेडी आ गया। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, रिफ्रेश, और यहाँ पर हम एक बार फैच कर लेंगे पहले शुरू। तो यहाँ पे मैंने ID1 फैच पोस्ट, तो फैच पोस्ट आ रहा है बराबर से, लेकिन डायरेक्टली ये एडिट हो रहा है। हमको वो एडिट ऐसा नहीं चाहिए ना, तो कुछ मिस्टेक हो गई होंगी, एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हम कुछ भूल चुके हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डिस्पैच कर लिया ना हमने, तो जब भी आर्ग्यूमेंट रहे तो हमको एरो फंक्शन में जो है इसको रैप करना पड़ता है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कि सही से काम करता है या नहीं। चलते हैं वापस, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर 1 की ID फैच पोस्ट। ओके देखिए सब, अभी तो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अब एडिट पे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे स्टेट भी आप चेक कर ले, एडिट बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से टेक्स्ट बॉक्स में ये शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट जो है ट्रू हो चुका है। अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर एडिट करूँ और सेव पर क्लिक करूँ तो वो सारा डेटा जो है सेव होना चाहिए, और कैंसिल करूँ तो ये चीज़ जो है कैंसिल होनी चाहिए। ये फंक्शनैलिटी अभी हमको अचीव करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर जो सेव का बटन है उस पर हम जो है डिस्पैच करेंगे एक्शन को। और अच्छा टेक्स्ट एरिया में वैल्यू बॉडी हो गई, तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, ये टेक्स्ट बॉडी रहेगा। तो टेक्स्ट
बॉडी, और यहाँ पर सेव बटन कहाँ गया, ये रहा सेव बटन। और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक, और इस पे हमको करना है डिस्पैच। और यहाँ पे हमको जो है 2 डिस्पैच लगेंगे, तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लिख लेता हूँ, और इसके अंदर हम जो है 2 डिस्पैच करने वाले हैं। पहला डिस्पैच रहेगा यहाँ पर एडिट के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट का जो हमने बनाया था ना एक्शन, वो हमको कॉल करना है। तो अपडेट पोस्ट, और मेक श्योर ये इंपोर्ट भी हो, जैसे कि सजेशन में शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। टॉप पे आप चेक कर सकते हैं अपडेट पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को जो है पास कराना है। कौन से ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले तो आईडी है, और आईडी को हम जो है नहीं चेंज करना चाहते हैं, आईडी एज इट इज रहने देते हैं हम। तो पोस्ट ऑफ 0.id, और हमारे पास क्या है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कट मल्टी लाइन, पहला है आईडी, और पोस्ट से आईडी हमको आ रही है, पोस्ट में जो है 0th पोजीशन पे हमारे पास आईडी। उसके बाद में है टाइटल, पोस्ट ऑफ 0, और यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे हमको जो है बॉडी को चेंज करना है, तो बॉडी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बॉडी, और ये आएंगे हमारे बॉडी टेक्स्ट से, तो बॉडी टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉडी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉडी। और यहाँ पे एक और डिस्पैच करना है एडिट मोड के लिए, तो यहाँ पर इस डिस्पैच के एंड में एक और डिस्पैच हम कॉल करेंगे, और एडिट मोड जो है ना उसको हमको फॉल्स करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट एडिट, और इसके अंदर जो एडिट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है एडिट, और इसको कर देना है फॉल्स, और जो भी बॉडी है उसको हम कर देंगे एम्प्टी। और सेम यही फंक्शन हमको कैंसिल पर भी सेम फंक्शन लगेगा हमको, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, तो क्लास के बाद में मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं, ऑन क्लिक एरो फंक्शन और डिस्पैच। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। आई होप सो कि सब कुछ सही तरीके से काम करे। चलते हैं ब्राउज़र पर और एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी रिफ्रेश हो चुकी है। आप चाहे तो डेव टूल में स्टेट भी चेक कर सकते हैं। एडिट फॉल्स है, यहाँ पे हम फैच कराएंगे। मैं 1 को फैच करा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है और अभी भी जो है एडिट मोड वो फॉल्स है। अब एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एडिट मोड ट्रू है, और इसको हम जो है एडिट कर देंगे। सारा का सारा कोड मैं जो है रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट ब्लॉक और सेव पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिस्पैच होना चाहिए। यहाँ पे आप नोटिस करें सेव, ओके तो देखिए यहाँ पे बराबर से जो है हमारा डिस्क्रिप्शन या फिर बॉडी जो थी वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अपडेट फुलफिल, और यहाँ पर एडिट अब फॉल्स हो चुका है क्योंकि हमने सेट किया, और अब जो हम रिसीव कर रहे हैं वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। फिर से एडिट करके एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम या फिर लाइक एंड सब्सक्राइब टेकिन्फो सेव, और देख सकते हैं आप यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो रहे हैं। और एक बार कैंसिल भी चेक कर लेते हैं। कैंसिल, तो देखिए कैंसिल भी यहाँ पर बराबर से काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सारी फंक्शनैलिटी देखी, क्रिएट, अपडेट, फैच, पुट रिक्वेस्ट, यानी कि अपडेट के लिए हमने पुट रिक्वेस्ट देखी। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है कंप्लीट कर ली है। आई नो काफ़ी बेसिक आपको प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत से कंसेप्ट आपके जो है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो हम जो नेक्स्ट डेटाबेस के साथ में करेंगे तो उसमें आपको जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, और आप खुद से भी कर सकेंगे। आपको सारा कोड जो है फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कोड कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको मिस्टेक आती है तो आप ज़रूर सोर्स कोड जो है कंपेयर करें। और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है देखिए, तो आप जो है अच्छे से कोड को कंपेयर करें। माइनर मिस्टेक है, दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप जो है लाइन बाय लाइन चेक करें तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। और रिडक्स डेव टूल में भी चेक करते रहें कि आपको वैल्यूज़ बराबर से मिल रही है या नहीं, तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। और कोई भी एरर आता है तो कंसोल आप कर सकते हैं, कंसोल पे भी एरर यहाँ पर शो करता है। और आपका डेवलपर कंसोल भी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया था, तो इसमें भी जो है कंसोल में एरर्स और वार्निंग शो करता है। तो आप इसको भी देखते रहें, जो भी आपको मिस्टेक आती है तो आप ज़रूर कंपेयर करें। और गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस यही था इस प्रोजेक्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम एक रैंडम यूज़र जनरेशन ऐप बनाने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है randomuser.me। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है रैंडम यूज़र। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर रैंडम यूज़र जनरेट होते हैं, और यहाँ पर जैसे हवर करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स हमको शो करता है। तो ये वाली एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच।
और इसको बनाने के लिए हम जो है RTK क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको पता होगा RTK की क्यूरी क्या है। नहीं पता तो सिंपल देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। बहुत सिंपल है, आपको समझना इतना ही है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है। ये क्या है? ये पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैशिंग टूल है। अब डेटा फेचिंग का मतलब क्या है? जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो आपने URL हिट करा दिया तो वो क्या हो गया, सारा डेटा फैच हो गया। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर इसी के एप्लीकेशन को देख लेते हैं हम। जैसे मैं न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये डेटा कैसे फैच हो रहा है, तो ये वाला ऑपरेशन। और यहाँ पर एक नोटिस करेंगे आप, कैशिंग टूल। कैशिंग टूल मतलब क्या है कि बार बार जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है ना सर्वर पे हिट नहीं होंगी। अगर एक बार आपने जो है डेटा को फैच कर लिया तो ये कैश कर लेगा उस डेटा को, और ये कैश डेटा आप जो है यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा? सिंपल, अगर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है बार बार सर्वर पे हिट नहीं कराएंगी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या है, ये ऑप्शनल है, यानी कि जरूरी नहीं आप जो है इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल है जो कि हमको काफी जो है यहाँ पर पावरफुल फैचिंग मेथड्स जो है प्रोवाइड करता है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाएगा कि क्यों हमको ये यूज करना चाहिए, जैसे कि लोडिंग स्टेट के लिए, डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करने के लिए, फिर अपडेट्स जो है वो फास्ट हमको मिले। इंक्लूड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 से 4 हमको यहाँ पर APIs मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट API की मदद से हम API क्रिएट कर सकते हैं। फिर फैच क्यूरी के अंदर जो है हम हमारा बेस URL जो है सेट कर सकते हैं। बेस URL क्या होता है? ये जो URL है ना, मान लीजिए redux.js.org, तो ये हो गया बेस URL, और इसके बाद में जो भी रहेगा ये रहेंगी क्यूरी। और इसी तरीके से API प्रोवाइडर है, अगर आपको स्टोर यूज नहीं करना तो आप जो है ऐसी कंडीशन में API प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम एप्लीकेशन में हमको स्टोर लगता है, इसीलिए जो है इसको इग्नोर कर देते हैं हम। अब सेटअप लिस्टनर, यानी कि अगर हमको फैच मेथड अगर देखना है तो फिर हमको जो है इसको लिसन करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेटअप लिसनर का मेथड, या फिर आप इसे कह लीजिए हुक्स है, ये सारे हम इसका यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करना है इसका एग्जाम्पल कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करते रहें, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसका यूजेज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और एक टेम्पलेट हम क्रिएट कर लेंगे जो कि हमको रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन में यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पर से ये कॉपी आप कर सकते हैं। कमांड को हम npx की मदद से क्रिएट करेंगे, कॉपी, और टर्मिनल पे जाइए, और जो भी फोल्डर में आपको ये क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे माई ऐप है ना, इसका नाम आप चेंज कर ले, ये डिफॉल्ट माई ऐप करके देता है। हम यहाँ पे कर लेंगे इसको RTK क्यूरी डेमो, और इतना लिख के एंटर प्रेस कर दे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पलेट की मदद से जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सारा सेटअप हमको जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मैनुअल हमको ज़्यादा सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे पास स्टोर आ जाएगा, और वो बाइंड भी हो जाएगा रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में। और डिफ़ॉल्ट हमको जो है काउंटर एप्लीकेशन इसके साथ में मिलती है। अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, वरना उसको डिलीट कर देंगे। और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी बन के हमको पहले से मिल जाता है, तो हम डायरेक्टली जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे फिनिश होता है तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन में स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD, पहले क्लियर कर देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो CLS और CD। हमने एप्लीकेशन का नाम रखा था RTK CRUD ऐप, नहीं CRUD नहीं, क्यूरी डेमो था। तो डेमो ऐप तो पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, और हम इसके अंदर स्विच हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, कोड डॉट लिखना है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, और साथ ही में आप जो है इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कमांड लिखेंगे npm start, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है लोकल होस्ट 3000 पे इसको रन कर देगा, और डिफॉल्ट लेआउट आप चेक कर सकते हैं। तो जब तक ये रन होता है मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा रिएक्ट के साथ में है सेम उसी तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स का एडिशनल फोल्डर हमको मिलता है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे index.js में, तो यहाँ पर स्टोर का सेटअप हमको मिल जाता है। तो पहले क्या करते थे, हम यहाँ पर इसको मैनुअली ऐड करते थे, लेकिन अगर आप टेम्पलेट की मदद से जो है क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको स्टोर मिल जाएगा, और यहाँ पर प्रोवाइडर भी इंपोर्ट होके मिल जाएगा। और क्या क्या चीज़ें इसमें, तो आप यहाँ पर पैकेज जेसन की फाइल में भी चेक कर सकते हैं। टूल किट है, उसके बाद में यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स है, बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, एडिशनल हमको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कट कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं। चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पर कि अगर टेम्पलेट की मदद से हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट की एप्लीकेशन, तो
यहाँ पर काउंटर एप्लीकेशन हमको मिलती है। तो इसको हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए। स्टोर प्रोवाइडर को भी आप फिलहाल के लिए जो है कमेंट कर सकते हैं, इसको भी कमेंट कर दें और प्रोवाइडर को भी आप कमेंट कर दें। और यहाँ पर फीचर्स हैं, फीचर्स के अंदर देखिए काउंटर जेएस है और भी अगर आप नोटिस करेंगे तो काउंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम ये फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एपीआई कॉल करने वाले हैं तो उसके लिए अलग फोल्डर होता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। और यहाँ से मैंने फीचर्स फोल्डर जो है डिलीट कर दिया। app.css में से सारा कोड हम रिमूव कर लेंगे, सेफ। index.css में से भी रिमूव कर लेते हैं सारा कोड, कट। और app.js में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लोगो नहीं चाहिए, काउंटर अभी हमारे पास नहीं है, और app.css को भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और जो हेडर सेक्शन है ना अपने पास, उसको भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो पूरा हेडर हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ, RTK क्यूरी ऐप इसका नाम मैं रखता हूँ जब तक के लिए, टेम्पररी मैंने यहाँ पे नाम रखा, सेव। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टोर का कुछ एरर आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो store.js की फाइल का कुछ इशू है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है store.js। काउंटर रिड्यूसर को रिमूव करना पड़ेगा और इसको भी कमेंट कर देंगे। आई थिंक अब ठीक है, चलते हैं वापस। इस तरीके से हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर ये काउंटर नहीं मिल रहा था ना इसको, इसीलिए जो है हमको एरर शो करा। अब आप क्या करें, यहाँ पर देखिए SRC है, SRC के अंदर क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज का, और इसके अंदर हम जो है सारी एपीआई कॉल्स रखेंगे। तो न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ users.js। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अब जो है एपीआई कॉल करना है। कहाँ पर करेंगे हम, रैंडम यूजर की। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हाउ टू यूज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एपीआई हमको मिलता है। ये एंड पॉइंट पे हमको कॉल करना है और ये हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड करता है। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है, जैसे कि इंपोर्ट समथिंग। एपीआई क्रिएट करने वाले, इसीलिए क्रिएट एपीआई का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कहाँ से ये चीज़ें मिलने वाली हमको, @redux.js/toolkit। इसके अंदर हमारे पास होता है क्यूरी, क्यूरी के बाद में हमारे पास है रिएक्ट। तो स्पेसिफिक रिएक्ट के लिए रहेगा, और यहाँ पर हमको हुक्स मिलने वाले हैं। और साथ ही में हमको क्या लगेगा, यहाँ पर फेच बेस क्यूरी भी लगेगा हमको यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम जो है बेस यूआरएल सेट करेंगे। तो बेस यूआरएल क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक के जो रहेगा ये हमारा बेस यूआरएल है, और इसके बाद में हमारी क्यूरी रहती है उसको अटैच होके। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट, और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट करते चलते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और यहाँ पर यूजर्स के लिए है तो यूजर्स एपीआई इक्वल टू क्रिएट एपीआई करेंगे, और इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रिड्यूसर का पाथ डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिड्यूसर पाथ, और इस पाथ में आप जो भी नाम देंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स का, और उसके बाद में हमारे पास होता है बेस क्यूरी। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेस क्यूरी। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हम जो है फेच बेस क्यूरी की मदद से क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है फेच बेस क्यूरी, और इसके अंदर भी अगेन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस यूआरएल जो है सेट करेंगे। तो बेस यूआरएल, और यहाँ पे आपको बेस यूआरएल सेट करना है। जैसे कि हमारे केस में है यहाँ पर randomuser.me, तो इतना आप कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा बेस यूआरएल बन चुका है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एंड पॉइंट्स डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट्स में क्या होगा, यहाँ पर हमको जो है एंड पॉइंट्स बताना है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन की तरह काम करता है, और यहाँ पर हमको रिटर्न कराना है ऑब्जेक्ट को। और एज आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्डर का यूज करते हैं। तो आपको लिखना है बिल्डर, और यहाँ कॉमा, और इस बिल्डर की मदद से हम क्या करते हैं, क्यूरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो क्यूरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं गेट यूजर्स, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बिल्डर की मदद से क्यूरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बिल्डर डॉट, फिर आगे आपको लिखना है क्यूरी, और इस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक क्यूरी बताएंगे कि कौन सी क्यूरी। यहाँ पे आपको लिखना है क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एरो फंक्शन की मदद से, सॉरी डबल कोलन हो गया, एरो फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे बता देंगे इसको कि हमारे पास एपीआई रहेंगी फर्स्ट क्यूरी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, अगर यूजर आपको जानना है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से क्लिक करिए, और यहाँ पर हाउ टू यूज है ना, इसमें देख सकते हैं आप हमारे पास एपीआई। जब ये एपीआई कॉल होंगी
तब जो है सारा का सारा डेटा हमको मिलेगा। तो हमने देखिए बेस यूआरएल यहाँ तक के सेट कर लिया और उसके बाद में एपीआई हमारी क्यूरी है। तो ये क्यूरी हो सकती है कितने भी आपके पास, जैसे आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन की होंगी बैकएंड पे, उसके हिसाब से आपको क्यूरी मिलेगी। अगर आपके पास कुछ पोस्ट डेटा है तो आप इस एरो फंक्शन के अंदर जो है उसको पास करा सकते हैं। हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपली हम यहाँ पर एपीआई का एंड पॉइंट बता रहे हैं। क्योंकि स्लैश हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था तो इसके बाद में हमको कुछ इस तरीके से स्लैश नहीं लिखना पड़ता। अगर ऊपर आपने नहीं दिया तो फिर आपको यहाँ पर हर टाइम जब भी क्यूरी आप न्यू लिखेंगे तो आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सक्सेसफुली जो है यूज़र एपीआई बन चुका है। और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज गेट यूजर्स क्यूरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज़र एपीआई में से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यूज़र एपीआई सेव कर लेते इतना। अब चलते store.js पे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और index.js में से क्या करेंगे, इसको अनकमेंट कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे इसको भी, और यहाँ से इसको भी अनकमेंट कर देंगे। दोनों को सेव कर लेते हैं। अभी एरर आ सकता है, स्टोर में हमारे पास है नहीं कुछ भी, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आई थिंक स्टोर डजेंट हैव अ वैलिड रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एपीआई क्रिएट की है ना, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यूजर्स एपीआई यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। साथ ही सेटअप लिसनर को भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम redux.js toolkit/tis/query में से, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हमको स्टोर के साथ में बाइंड करना पड़ता है। और एक बार console.log करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, console.log, और यूजर्स एपीआई जो है ना, उसमें क्या क्या डेटा हमको मिलता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ console.log ऑफ यूजर्स एपीआई, यही है ना, कॉपी पेस्ट सेव, और एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल पे हमको क्या मिलता है। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन को, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके अंदर देखिए हमारे रिड्यूसर का पाथ है यूजर्स, और हमने यही दिया था ना, देखिए ये रहा यूजर्स रिड्यूसर पाथ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट हमको मिलता है। तो एंड पॉइंट के अंदर ये मिल रहा है हमको, फिर गेट यूजर कॉल हो रहा है, फिर उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और जो है यहाँ पर फंक्शंस है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपली हम इसका यूज़ करेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर में अगेन जो है ना, इस रिड्यूसर के बाद में, क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको जो है डॉट लगा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे हमारे यूज़र एपीआई ऑब्जेक्ट को। तो यूज़र एपीआई, फिर इसके बाद में आपको लिखना है डॉट, फिर रिड्यूसर पाथ है हमारे पास, तो रिड्यूसर पाथ, और इसको कहाँ से गेट करेंगे हम, जो हमारे पास यूजर्स एपीआई है अगेन, उसमें हमारे पास है रिड्यूसर, तो इसमें से हम इसको गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसर का काम हो गया। इसके बाद में हमारे पास होते हैं मिडलवेयर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर को ऐड करेंगे, और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है। और इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट मिडलवेयर बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डिफॉल्ट मिड कर देता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसको एज अ फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, गेट डिफॉल्ट मिड फंक्शन, और इसको कॉनकैट कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखना है कॉनकैट। कॉनकैट किससे करेंगे हम, यहाँ पर जो भी हमारे पास यूज़र एपीआई है ना, यूज़र एपीआई, और इसके अंदर जो भी मिडलवेयर रहेगा उससे हम जो है इसको कॉनकैट करने वाले हैं। और लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्पैच कर देना है। तो एंड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेटअप करेंगे लिसनर को, तो सेटअप लिसनर, और इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर जो है स्टोर को ऐड कर देना है। तो स्टोर, फिर यहाँ पे आपको डॉट लगाना है और यहाँ पर डिस्पैच कर देना है। तो यहाँ पर ये स्टोर डिस्पैच हो जाएगा। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कि रिडक्स डेव टूल में ये शो होता है या नहीं। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, व्हेन यूजिंग अ मिडलवेयर बिल्डर फंक्शन एन एरे ऑफ मिडलवेयर मस्ट बी रिटर्न। तो मिडलवेयर को रिटर्न कराना है, और आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई। एक बार यूज़र में चेक कर लेते हैं। ये बिल्डर एंड पॉइंट है हमारा, और ये तो सही है। स्टोर में कुछ दिक्कत होगा, ये रहा मिडलवेयर। मैं इसको कट कर लेता हूँ और फिर से लिख के चेक करते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ पे मिडलवेयर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है मिडलवेयर, और मिडलवेयर के अंदर हम जो है एरो फंक्शन ऐड कर देंगे, और यहाँ पर एज अ पैरामीटर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिड कर देता हूँ उसको, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट मिड डॉट, और ये फंक्शन है, उसके बाद में इसको कॉनकैट करना है, डॉट कॉनकैट,
और कॉन्केट किससे करना है, ये जो यूज़र एपीआई में हमारे पास आ रहा है ना, यूज़र एपीआई डॉट मिडलवेयर से। अब इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। आई थिंक अब सही से काम करना चाहिए। चलते हैं वापस और एप्लीकेशन रिलोड हो रही है। ओके, तो बराबर है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। एक बार डेव टूल में चेक करते हैं। तो रिडक्स डेव टूल ओपन करें तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। हमको इसमें कुछ भी मैनुअल यहाँ पर डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली हम जो है अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र्स के अंदर क्यूरी है, म्यूटेशन है, प्रोवाइडेड, सब्सक्रिप्शन, तो इतनी सारी चीज़ें मिलती है। आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्फ़िग में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन ट्रू, फोकस, रिफेच फोकस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से हमको जो है कुछ चीज़ें को जो है गेट करना है। जैसे कि जो ये रैंडम यूज़र हमको मिलने वाले हैं ना, इसको जो है हमको हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर जो है इसको RTK क्यूरी की हुक की मदद से, यहाँ पर हमको एक हुक मिलता है, उसकी मदद से हम जो है डेटा को गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर SRC के अंदर न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स का फोल्डर, और इसके अंदर यूज़र्स की एक फाइल, यानी कि यूज़र्स का एक कंपोनेंट, और यूज़र्स कॉम कर देता हूँ मैं इसको, यूज़र्स कॉम JS। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर UI पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें। इंपोर्ट यूज़ गेट यूज़र्स क्यूरी, जो कि हमने यहाँ पर यूज़र्स के अंदर बनाया था ना, ये एक्सपोर्ट किया था, तो इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और यूज़ स्टेट भी लगेगा हमको, और यूज़ इफेक्ट हुक भी लगेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट, क्योंकि देखिए हमको एक्चुअल में करना क्या है, जो हमको यहाँ पर जनरेटर रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा ना, तो यहाँ से हमको ये सारी चीज़ें जो है गेट करनी है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर स्टेट बना रहे हैं, और उस स्टेट के अंदर जो है हम उसको गेट कराएंगे और UI पे जो है इसको डिस्प्ले कराएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे। तो यूज स्टेट का स्निपेट मैं यूज़ कर लेता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सन का डेटा एक्सेस करने वाला हूँ, तो पर्सन रेड पर्सन, और डिफ़ॉल्ट इसको जो है हम यहाँ पर नल कर देंगे, कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं रहेगा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टाइटल एंड, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हम होम पे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या क्या शो करता है, यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, और सब टाइटल भी है ना, तो ये दो चीज़ें हम शो करा सकते हैं। तो उसको स्टेट में हमको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एरे नेम कॉमा सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम यहाँ पे नेम ऐसा कुछ रख देंगे ताकि कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता रहे। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, टाइटल है, कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल में हम यहाँ पे सेट टाइटल कर देंगे, या फिर आई एम इतना कर देते हैं। और एक इमेज का जो है डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसका जो है URL कॉपी कर लेंगे और एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा देंगे। तो कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट इमेज इक्वल टू दिस पाथ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज गेट यूजर्स क्यूरी की मदद से जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे कंटेंट को। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम यूज गेट यूजर्स क्यूरी, और ये एक हुक है, और इसमें से हमको चाहिए डेटा, और इस कंपोनेंट को जो है हम app.js में जो है ऐड कर देंगे। तो RTK क्यूरी के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है यूजर्स कॉम, और यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश होंगी ना, तो राइट हैंड साइड पे अब जो हमारे पास डेटा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, यानी डिस्पैच ऑटोमेटिकली हो गया, यूजर्स एग्जीक्यूट क्यूरी पेंडिंग, और यहाँ पर फुलफिल्ड। अब यूजर्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फुलफिल पर क्लिक कीजिए, और क्यूरी के अंदर आपको मिल जाएगा, देखिए गेट यूजर जो हमने क्रिएट किया था ना, वो फुलफिल हो चुका है। और डेटा है, देखिए डेटा के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए जेंडर मेल, नेम, लोकेशन का ऑब्जेक्ट, तो मल्टीपल नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हमको जो डिस्ट्रक्चर करना है, तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं यूजर्स कंपोनेंट पे, और यहाँ पर हमको जो है यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम जो है कंडीशनली चेक करेंगे। ये हमारा यूज इफेक्ट बन चुका है, और डिपेंडेंसी में हम जो है डेटा को ऐड कर देंगे, और यहाँ से हम करेंगे इज लोडिंग।
तो इस लोडिंग भी हमको मिलता है और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें आप इसको console.log करके चेक करेंगे तो आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें से हमको गेट करनी चाहिए। और रीफेच हमको चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीफेच, और आई थिंक इतना काफ़ी है फिलहाल। और यहाँ पर डेटा है ये, और ये डेटा को हम यहाँ पर कीप ट्रैक करेंगे, चेंजेस डिटेक्शन हो इसीलिए। और यहाँ पर कंडीशनली चेक करेंगे, अगर हमको डेटा मिलता है तब हमको यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको जो है रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पूरा डेटा गेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता हूँ, गेट पर्सन डेटा, या फिर रैंडम पर्सन कर देते हैं हम इसको, रैंडम पर्सन इक्वल टू जो डेटा है उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स हैं, और जो एरे है वो 0th पोजीशन पे है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ये जो हमारे पास गेट यूजर है इसमें डेटा है, डेटा के अंदर रिजल्ट्स हैं ऐसे ये, और यहाँ पर 0th पोजीशन पे हमको डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ रिजल्ट्स। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल के अंदर जो है इसको स्टोर करा दिया। अब हमको क्या करना है, इसका यूज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से चीजें डिस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रैंडम पर्सन, और इसमें से हम कॉपी करेंगे फोन, ईमेल। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इमेज भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इमेज जो है ना यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखिए इमेज के बदले यहाँ पर पिक्चर है, और पिक्चर के अंदर 3 है साइज, लार्ज मीडियम थंबनेल। तो हम डायरेक्टली इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्ज, और इसको हम जो है एज अ इमेज में जो है कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये जो की वैल्यू पेयर है ना, इस तरीके से हम उसको असाइन कर देंगे फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट पिक्चर। ये सारा ऑब्जेक्ट आपको एक बार देखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे। और इसके बाद में पासवर्ड भी चाहिए हमको, तो कॉन्स्ट पासवर्ड फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट लॉगिन। तो लॉगिन का अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमको पासवर्ड चाहिए। और क्या चीज़ें हम गेट कर सकते हैं, इसमें से फर्स्ट और लास्ट नेम भी चाहिए हमको, तो कॉन्स्ट फर्स्ट लास्ट फ्रॉम रैंडम पर्सन डॉट नेम। और अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम जो है इसकी एज को जो है स्टोर करेंगे, तो dob, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो dob, और इसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एज को जो है टारगेट करेंगे फ्रॉम रैंडम पर्सन। तो सेम प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है, लेकिन इजीली आप जो है इसको गेट कर देंगे। तो रैंडम पर्सन में डायरेक्टली है, और उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम, लोकेशन भी इसकी ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर आप क्या करें, स्ट्रीट को भी एक्सट्रैक्ट करें, स्ट्रीट, और इसके अंदर से हमको चाहिए स्ट्रीट का नंबर और फिर नेम। स्ट्रीट का नेम भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये कहाँ से आएगा, अगेन रैंडम पर्सन के डेटा में से आएगा। तो रैंडम पर्सन डॉट लोकेशन, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा जो है ना, इसको जो है एक न्यू ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे, ताकि इजीली जो है हम इसको स्टोर कर पाए या फिर जो है फेच करा पाए यूआई पर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू पर्सन इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसके अंदर है हमारे पास फोन, ईमेल, ईमेल के बाद में है इमेज, इमेज के बाद में है पासवर्ड, उसके बाद में हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि नेम के लिए हम यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और आई थिंक ये फर्स्ट और लास्ट को हमको एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो उसको कॉन्कैट कर देंगे हम। तो यहाँ पर आई थिंक पासवर्ड के बाद में एज डाल देते हैं हम, एज हो गया। एज के बाद में अब देखिए स्ट्रीट है ना, तो स्ट्रीट को हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीट, स्ट्रीट को क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा देंगे, बैकटिक का यूज करें, डॉलर, और उसके अंदर स्ट्रीट में क्या था हमारे पास, नंबर था, तो स्ट्रीट नंबर। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसमें नेम भी था स्ट्रीट का, तो नेम ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेम के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे नेम, नेम के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, अगेन बैकटिक, बैक, और मल्टीलाइन कर दूं क्या मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ उसको, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने ऐड कर दिया था स्ट्रीट में। अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर भी बैकटिक का यूज करना है, तो डॉलर, फिर यहाँ पर हमारे पास नेम में है फर्स्ट, और फिर है हमारे पास लास्ट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे हमारे स्टेट के अंदर, जो हमने पर्सन बनाया था ना उसके अंदर जो इसको स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है उसके बाद में हम लिखेंगे सेट पर्सन, और इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर बना देंगे। तो न्यू पर्सन का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे सेट टाइटल, टाइटल भी सेट कर देंगे, और उसके अंदर हम टाइटल में तो बाय डिफॉल्ट नेम ही रख देते हैं हम, और वैल्यू को भी ऐड कर देंगे। तो सेट वैल्यू,
और वैल्यू के लिए भी स्टेट बनाना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्टेट बना देंगे वैल्यू के नाम से, या फिर हमने ऊपर बनाया है क्या? नहीं, वैल्यू के लिए नहीं बनाया हमने। टाइटल है, नेम है, तो नेम आई थिंक नेम की हमको ज़रूरत नहीं है, हम वैल्यू ऐड कर देंगे क्योंकि हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पर सेट वैल्यू, और इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेट करा देंगे सेट वैल्यू, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका नेम ऐड कर देंगे। तो न्यू पर्सन डॉट नेम, जो भी नेम रहेगा वो उससे सेट कर देंगे और इसको सेव कर लेते हैं पहले। आई थिंक इतना काफ़ी है, ये बराबर से हमको सारा आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पर्सन को, यहाँ पे आपको लिखना है पर्सन, सेव। और एक बार चेक कर लेते हैं हम, चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और कंसोल पे चलते हैं। तो देखिए बराबर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर पा रहे हैं, और फ़ोन नंबर है, ईमेल है, इमेज है उसकी, फिर यहाँ पर एज है, ईमेल, तो सारा डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है। जितना भी हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसको यूआई पे जो है फेच कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यूआई क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यूआई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर डिट्टो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और आइकॉन्स भी लगेंगे हमको, क्योंकि कुछ इस तरीके से हमको आइकॉन्स भी शो कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकॉन का यूज़ करेंगे। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, रिएक्ट आइकॉन्स को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm i react -icons, यहाँ पर मैं रिएक्ट आइकॉन को ओपन कर लेता हूँ। तो रिएक्ट आइकॉन्स, और इसमें काफ़ी सारे हमको आइकॉन्स मिल जाते हैं, तो इससे सिमिलर हम कुछ भी मैचिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर हम मैनुअल CSS दे देंगे। तो यहाँ पर इसको रैप कर लेता हूँ मैं पैरेंथेसिस में, इसको रैप कर लिया हमने पैरेंथेसिस में। और यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्रैगमेंट का यूज़ करना है। तो एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और एक डिव ले लेंगे हम कंटेनर की क्लास। हम CSS का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं है, डायरेक्टली CSS हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर की एक और क्लास लेंगे। क्योंकि दो कंटेनर चाहिए हमको, मेन कंटेनर है और दूसरा जो है ये कार्ड का कंटेनर हम क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम भी हम सेम रख देते हैं, कार्ड कंटेनर। और इसके अंदर हमको जो है डिस्प्ले कराना है, और हमको थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग करना है। तो इमेज को भी हम क्या करेंगे, अलग से कंटेनर पर रख देंगे, ताकि हम कुछ इस तरीके से जो है इसको इफेक्ट दे पाए। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, लाइन का इफेक्ट है और पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो ये इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, एक और इमेज कंटेनर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड img कंटेनर, और इसके अंदर जो है इमेज शो करा देंगे हम। तो यहाँ पे इमेज टैग, और ये इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट आइकॉन। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, इमेज। और सोर्स में आपको जो है डायनेमिक सोर्स यहाँ पर ऐड करना है। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है ना हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट इमेज, और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट इमेज करके मैं ऐड कर देता हूँ। और इसको सेव कर लेते हैं, और इस पर स्टाइलिंग करना पड़ेगा हमको। पहले चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखिए डिफ़ॉल्ट इमेज। और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमको पहले शुरू तो जो है लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर कंटेनर की क्लास, और यहाँ पे आई ऐड कर देता हूँ मैं, कंटेनर कॉपी। और CSS में हम टारगेट करेंगे, तो index.css, और यहाँ पे कंटेनर की क्लास, इसको कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव। चेक करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और ये देखिए H1 जो है ना, ये आउट ऑफ द कंटेनर है। तो इस H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। और हमको यहाँ पर बटन्स भी चाहिए, तो बटन्स भी हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा ये कंपोनेंट, यानी कि कार्ड कंटेनर के अंदर हमको जो है और क्लासेस ऐड करनी है। कार्ड बटन्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, बटन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है बटन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकॉन की मदद से जो है यहाँ पर आइकन शो कराएंगे। तो चलते हैं वापस, और ये रहा आइकॉन। और यहाँ पे सर्च करते हैं यूज़र के लिए, और यहाँ से हमको एक यूज़र लेना है। जैसे कि ये देखिए ठीक रहेगा, FRH यूज़र। तो हम चलते इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो कस्टम HTML एलिमेंट में हमको ऐड करना है, और इसके अंदर जो है साइज़ की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम असाइन कर सकते हैं। तो साइज़ में दे देता हूँ इसको 30, और इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना है। तो चलते हैं टॉप पर, इंपोर्ट FRH यूज़र फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स /FA। चलते एक बार देख लेते हैं, आ गई। ये रही हमारी एप्लीकेशन
रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पे बटन शो कर रहा है। इसी तरीके से हमको बाकी के भी चाहिए। ये एनवेलप है, कैलेंडर, मैप, फ़ोन दिख रहा है और ये लॉक है। चलिए इन सबको भी हम फटाक से जो है चेक कर लेते हैं। सेकेंड वन है एनवेलप के बारे में, तो यहाँ पे आप सर्च करें एनवेलप के लिए। तो यहाँ पर देखिए BS एनवेलप, ये ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नीचे आना है आपको, 1 2 3 4 5 चेक कर लेते कितने बार है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 टाइम है। सो 1 2 3 4 5 6 ओके ठीक है, 6 टाइम अपने पास भी है। और चेंज कर लेना है आपको BS एनवेलप। और ऊपर अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। और ये है BS से स्टार्ट है, तो BS की लाइब्रेरी हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आइकन शो करेगा यहाँ पर। अभी स्टाइलिंग करना है हमको, तो स्टाइलिंग का पार्ट अभी बाकी है। ये एनवेलप हो गया। एनवेलप के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैलेंडर है। तो आइकॉन्स पे चलते हैं और कैलेंडर सर्च करते हैं, कैलेंडर। और यहाँ से आप कुछ भी कैलेंडर ले सकते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेके हम। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे BS। तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस यहाँ पर कॉपी कर लिया, थोड़ा टाइम बचे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BS कैलेंडर टू रेंज। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे BS टेल यूज़ करेंगे, यानी कि टेलीफोन के लिए BS टेलीफोन। और उसके बाद में हम यहाँ पे BS लॉक भी यूज़ करेंगे, तो BS लॉक। उसके बाद में यहाँ पर BS एनवेलप तो ऑलरेडी ऐड है ना, तो यहाँ पर हो गए। कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं थर्ड वाले में। तो नीचे यहाँ पर एनवेलप है, उसके बाद में कैलेंडर है। कैलेंडर के बाद में हमारे पास है टेलीफोन, कॉपी पेस्ट। इसके बाद में हमारे पास है BS लॉक, और लॉक यहाँ पर हमको ऐड कर देना है। सो 1 यूज़र एनवेलप कैलेंडर टेलीफोन लॉक। और गूगल मैप भूल चुके हैं ना, तो मैप भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मैप को। मैप भूल गया आई थिंक। मैप यहाँ से आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये FA मैप मार्क फॉन्ट ऑसम में से है ये, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे हम, पेस्ट। और यहाँ पर मैप ऐड कर देंगे हम। कहाँ पर है ये एक बार चेक कर लेते हैं हम। पोजीशन सेम रखेंगे हम, मैप की 4th पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 4th पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसको मैं कट कर लेता हूँ या फिर मूव कर लेंगे। पहले शुरू जो है मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको कट करके 4th पोजीशन पे ऐड कर देता हूँ। कैलेंडर के बाद में मैप, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगा सकता है कभी कभार आइकन्स फैच होने में। तो देखिए बराबर से यहाँ पे शो कर रहा है, सेम आइकन है। थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा क्योंकि इन्होंने कस्टम यूज़ किया हुआ है। ये हवर इफेक्ट भी इनका कस्टम है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। अब इसको जो है हमको स्टाइल करना पड़ेगा, नेम वो भी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल कर लेते हैं और index.css में हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो हमारे क्लास का नाम है कार्ड कंटेनर, इसको हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं वापस और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है मार्जिन सेट करना है टॉप से। तो मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टॉप से मार्जिन मिल रहा है, ठीक है बराबर है यहाँ पर और काफ़ी बेसिक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव रख लेंगे। पैडिंग ऐड कर देंगे हम 20 पिक्सल की, तो पैडिंग 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। उसके बाद में हम यहाँ पर विड्थ इसकी ऐड कर देंगे, विड्थ ऑफ 70% में भी ठीक रहेगा। 70% फुल विड्थ तो इसको देके फ़ायदा नहीं है। और बैकग्राउंड हम जो है इसका वाइट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइट कर देना। तो #FF यानी कि वाइट कलर। और फिर बॉर्डर रेडियस हमको ऐड करना है यहाँ पर। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे दे देंगे इसको, आई थिंक 3 पिक्सल का सही रहेगा, ज़्यादा भी कर्व हमको नहीं चाहिए। और बॉक्स शेडो ऐड करेंगे, थोड़ा सा कार्ड का इफेक्ट इससे मिलेगा हमको। और यहाँ पर 001 और उसके बाद में RGB यूज़ कर लेंगे हम, RGB। और इसको डिवाइड कर देंगे 000 डिवाइडेड बाई 50%। तो ये बेसिक CSS है, आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरफ्लो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा हिडन, नहीं चाहिए ओवरफ्लो हमको। और फिर हम इसके टेक्स्ट को जो है अलाइन कर देंगे सेंटर में। और इसके अंदर हम Z इंडेक्स भी सेट कर लेंगे क्योंकि इसको टॉप पे रखना है ना हमको, कंटेनर फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोई भी पोजीशन पॉजिटिव नंबर ऐड कर देता हूँ 5। और बॉटम से भी पैडिंग दे देता हूँ मैं, तो पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा आइडिया रहेगा इससे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इफेक्ट चाहिए ना, तो हमको फिर सूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, या फिर फ्रॉम द स्क्रैच ही क्रिएट कर लेता हूँ।
तो कार्ड कंटेनर और यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे हम सूडो सेलेक्टर का, और इसके अंदर हम जो है कंटेंट को एम्प्टी कर देंगे पहले, तो कंटेंट एम्प्टी, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, पोजीशन इसकी जो है एब्सोल्यूट रखेंगे ताकि इसमें हम जो है चेंजेस कर पाए, एब्सोल्यूट। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी विड्थ डिफाइन करनी है, तो विड्थ हम 100% रखेंगे, ठीक है। ऊपर 70 है तो ये उससे ज़्यादा नहीं लेगा। हाइट इसकी डिफाइन करना है, कितना चाहिए हमको, कुछ इतना साइज, तो ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। 130 पिक्सल कर देते हैं, 130 पिक्सल कर देते हैं इसको, और टॉप 0 कर देंगे हम। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर या फिर सिंपली बैकग्राउंड कर देते हैं हम, सब कुछ आ जाएंगे इसमें। और कलर आपको यहाँ पे देना है #F9 F9 F9। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम दे देंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पर आपको लिखना है 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि RGB वैल्यू यूज़ करूँगा, थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है इसीलिए RGB यूज़ कर रहे हैं, 0 0। एंड देन यहाँ पर हमको ओपेसिटी देना है 0.15, और Z इंडेक्स जो रखेंगे हम इसका माइनस में रख देते हैं ताकि ये जो है पीछे रहे, इसीलिए हम -1 कर देते हैं इसको, सेव। और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, कहाँ है एप्लीकेशन, ये रही। ओके ठीक है, देखिए कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आई थिंक ये बराबर से काम कर रहा है। अभी इमेज को राउंड करना है, तो इमेज को क्या करते हैं हम यहाँ पर राउंड कर लेंगे, और उसके लिए हमने अलग क्लास ऐड की थी, कहाँ पर है, ये रहा इमेज कंटेनर है ना, इसको टारगेट करेंगे हम, कॉपी, और यहाँ पर इसका जो पोजीशन है उसको भी रिलेटिव कर देंगे हम, पोजीशन रिलेटिव, और बैकग्राउंड को जो है वाइट कर लेंगे, और पैडिंग ऐड कर देंगे हम 5 पिक्सल की, विड्थ ऐड कर देना है। ऊपर हमने 130 लिया था ना, तो यहाँ पे मैं 160 पिक्सल कर देता हूँ, और लेफ्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेफ्ट चाहिए 50%, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको ताकि हम इसको चेंज कर पाए, तो ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हमको करना है ट्रांसलेट x -50%। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसकी हाइट भी ऐड करना है, तो हाइट भी 160 रखेंगे हम, 160 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना है, राउंडेड करना है, इसीलिए बॉर्डर रेडियस भी हमको ऐड करना पड़ेगा, 50% कर देते हैं तो कंप्लीटली जो है ये राउंड हो जाएगा। और मार्जिन दे देंगे बॉटम से भी, तो मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल कर देते हैं, और बॉर्डर ऐड करना है आपको, बॉर्डर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे 1 पिक्सल रख देंगे बॉर्डर को, और सॉलिड ब्लैक सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो RGBA 0,0,0,0.25 सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा पोजीशन का इशू हो गया, पोजीशन एक बार देख लेते हैं हम, कुछ तो भी भूल गए होंगे। मैं इमेज को भी पहले टारगेट कर देता हूँ ताकि बाद में हमको ये करना ना पड़े। और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर देंगे। विड्थ इसकी जो है आपको रखना है 130 पिक्सल आई थिंक, या फिर 150 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसको भी 50 पिक्सल कर देंगे, बॉर्डर रेडियस %। और सिंपल जो इमेज है ना, इमेज का भी जो मैं बॉर्डर है ना वो नन कर देता हूँ, तो बॉर्डर 0 कर देंगे हम इसको, तो थोड़ा सा इफेक्ट मिलना चाहिए आई थिंक सो। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, यहाँ पर सेंटर बराबर आ रहा है और राउंडेड इमेज भी हो चुकी है, लेकिन ये जो पीछे का है ना अपना पार्ट, वो शो नहीं हो रहा है बराबर से, तो उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा पहले। और आई थिंक कुछ भूल गए हैं क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज कंटेनर, ओके 16 पिक्सल हो गया, इसको 160 पिक्सल कर दे आप, सेव। चलते एक बार चेक करते हैं, तो देखिए बराबर से ये शो कर रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से भी इसको और एनहांस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और ज़्यादा स्टाइलिंग पे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरा फोकस रहता ही नहीं है स्टाइलिंग पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है बटन को टारगेट कर देंगे। तो बटन हमारे पास कहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा कार्ड बटन क्लास, इसको टारगेट करना है, कार्ड बटन, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे हम इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव कर लेते हैं कुछ इफेक्ट, ठीक है, बराबर से सेंटर में तो आ चुका है। अब हम डायरेक्टली बटन को टारगेट कर लेंगे, तो यहाँ पर कार्ड बटन, और उसके अंदर हमारे पास जो बटन है उसको टारगेट करना है हमको। मार्जिन दे देंगे हम सबसे पहले, मार्जिन टॉप से तो 0 पिक्सल सही रहेगा, और लेफ्ट एंड राइट से जो है 20 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे, सेव। ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा है। और ये बॉर्डर रेडियस नन करना पड़ेगा, और इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। आउटलाइन कर देंगे नन, तो आउटलाइन नन, बैकग्राउंड को कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो वाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और बॉर्डर भी हम कर देंगे नन, सेव। चलते हैं वापस, ओके ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। और कर्सर को जो है पॉइंटर कर देंगे हम यहाँ पर, कर्सर पॉइंटर, सेव। तो बिल्कुल, अब इसके हावर इफेक्ट पे भी हम काम कर लेते हैं।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, होवर इफेक्ट को टारगेट करेंगे, स्टार्ट बटन, और बटन के होवर इफेक्ट पे हमको जो है इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे, सेम जो वहाँ पर है ना वो कलर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 83BA43, और कर्सर को अगेन हम यहाँ पे भी पॉइंटर ही रखेंगे। सेव कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पर हवर इफेक्ट भी बराबर से शो कर रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमने फंक्शनलिटी तो अचीव कर ली। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि 160 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम 150 करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, 150 ठीक है यहाँ पर। और भी आपको अगर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो सेम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम नियरली हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो यूआई का पार्ट काफ़ी क्रिटिकल होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करते रहें। काफ़ी सारे, अब ये हवर इफेक्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एनिमेशन इन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन्होंने आइकन यूज़ किया है बैकग्राउंड का, और फिर एनिमेशन भी यूज़ किया है। तो हम इतना सब नहीं देखने वाले, सिंपल इसको रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम एक काम कर सकते हैं, कुछ डमी सा एक और होवर इफेक्ट के अंदर कुछ ऐड कर देंगे, जैसे कि बॉर्डर टॉप कर देते हैं हम 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल हैश सेम कलर का, सेव, और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, रिफ्रेश, और ऐड नहीं हुआ क्या बॉर्डर टॉप, और यहाँ पर सॉलिड तो ऐड करना भूल गए, सॉलिड आप देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो ऐड करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से फिर ये जो है शेक करेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज करें, CSS पे आप वर्क करें। फिलहाल तो हमने यहाँ पर कुछ मैक्सिमम नियरली 70-80% तो अचीव कर लिया है। और यहाँ पर नेम भी हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं, बटन कंपोनेंट के अंदर ही ले लेते हैं। ऊपर क्या करेंगे एक H6 ले लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे I am कुछ इस तरीके से था डमी में, और एक H1 यहाँ पर ऐड कर देंगे जिसमें हम जो है नेम शो कराने वाले। सेव, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए आई एम और नेम कुछ इस तरीके से, और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रोबोटो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ मैं पूरी, यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली रोबोटो कर देते हैं, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। अब देखिए रोबोटो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। आपके केस में नहीं होगा तो आपको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कार्ड बटन, इसके अंदर जो H1 है, H1 में हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्जिन बॉटम से हम दे देंगे 20 पिक्सल, सेव। ठीक ठाक मार्जिन मिल रहा है, या फिर 30 पिक्सल कर देते हैं हम, 30 पिक्सल, ठीक है। अब ठीक है, IM और H6 ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, आई थिंक इसको H4 कर देते हैं हम, H4 और IM, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। अब ठीक है, ठीक ठाक ये फंक्शनलिटी तो लग रही है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस करना है। जैसे इस पर हवर हो तब जो है हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब बटन के ऊपर जो है एक डेटा लेबल ऐड करना पड़ेगा। तो वो लेबल के हिसाब से जो है हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो हर बटन के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेबल ऐड करना है। तो डेटा लेबल, और फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर यूज़र है, तो यहाँ पे नेम के लिए हम यूज़ करेंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे वाला एनवेलप है, यानी ये ईमेल के लिए है, तो यहाँ पे आपको ईमेल के लिए ऐड करना है। ये कैलेंडर के लिए है, यानी कि ये एज के लिए रहेगा, तो यहाँ पे एज। उसके बाद का जो है यहाँ पर मैप है, मैप यानी क्या है, यहाँ पर स्ट्रीट है। और नीचे वाला क्या है, टेलीफोन है, तो ये फ़ोन के लिए रहेगा, तो यहाँ पर डेटा लेबल फॉर फोन। और लास्ट में जो है ये पासवर्ड के लिए है, तो यहाँ पे डेटा लेबल पासवर्ड। और इस H4 के अंदर हम क्या कराएंगे, अब कंटेंट को जो है डिस्प्ले कराना स्टार्ट कर देंगे। तो माई के बाद में यहाँ पे टाइटल को ऐड कर देंगे, जो भी टाइटल है वो यहाँ पर शो करेगा। नेम के अंदर हमको नेम शो कराना है, तो यहाँ पे हम जो है नेम को शो करा देंगे, तो नेम। और उसके अंदर जो है वैल्यू रखा था हमने, सेव कर लेते हैं, सिर्फ इतना चेक कर लेंगे। और इमेज भी चेक कर लेंगे, इमेज कहाँ पर है हमारे पास, ये रही इमेज। तो यहाँ पे हम इमेज के लिए भी कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट इमेज से पहले आपको क्या करना है, पर्सन चेक करना है। पर्सन अगर हमको मिलता है तभी हम क्या कराएंगे, यहाँ पर पर्सन में से जो है इमेज को जो है शो कराएंगे। और मेक श्योर इसको जो है आप और की कंडीशन लगा दें, और इसको आपको रैप करना है पैरेंथेसिस में। और सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ये काम कर रहा है। और की वैल्यू है, अगर वो नहीं मिलता है तो हमको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलने वाली है, यानी डिफ़ॉल्ट इमेज मिलेंगी। अभी फिलहाल तो ये बराबर से काम कर रहा है। और यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे। तो देखिए काफ़ी स्टाइलिंग हो चुकी है, CSS में ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक बटन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर नीचे लास्ट में। इस डिव के बाद में ऐड कर देता हूँ बटन, और बटन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे रैंडम यूज़र
सेव। क्लिक करते हैं तो बटन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब इसको भी स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो फटाक से स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं। इसको क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास ऑफ रैंडम BTN, सॉरी TBN हो गया, BTN। और इसको स्टाइल कर लेंगे, आउटलाइन सेट कर देंगे हम, आउटलाइन। इसमें कलर ऐड कर सकते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड, और जो ऊपर कलर है ना 83 वाला वो हम अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड जो इसका है ना उसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। और मार्जिन टॉप से दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। और क्या कर सकते हैं हम इसमें पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल ठीक रहेगा। सेव। तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, इसका जो बॉर्डर है उसको नन कर देंगे, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है वो चला जाएगा फिर, और कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको होवर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे रैंडम बटन कोलन होवर, और होवर पे हमको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इसको जो है फिल कराना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे वाइट, और इसका भी कलर सेम कर लेते हैं हम। यहाँ पर कलर आप ऐड करें, कलर सेव। चलते हैं वापस और कर्सर पॉइंटर कर लेंगे, सेव। कुछ इस तरीके से ये शो करेंगे। और कलर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है क्या, यहाँ पे हमको कलर ऐड करना है, कलर वाइट, सेव। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और देखिए इसकी स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करें या फिर इमेज के ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। हम सिंपली जो है यहाँ पर एक इवेंट फायर करने वाले हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले हम। और मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको, और थोड़ा सा स्क्रोल अप, और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है, सॉरी ऑन क्लिक है यहाँ पर। ऑन क्लिक इवेंट पे हमको सिर्फ यहाँ पर रीफेच को जो है कॉल करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीफेच, और इसको हमको कॉल कर देना है, सेव। सेव कर दें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम करेंगे रैंडम यूजर पर क्लिक, और रीफेच हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रीफेच तो है ना ऑलरेडी, तो रीफेच यहाँ पर हमको ये वाला ही चाहिए। वापस देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ऑन क्लिक, और यहाँ पर एरो फंक्शन, सेव। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, अब चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बराबर से चेंज हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे क्लिक हो रहा है और ये चेंज हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं इस पर हवर करूँ तो इससे रिलेटेड जो है डेटा हमको यहाँ पर शो कराना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को जो है टारगेट करना पड़ेगा। जो डेटा लेवल हमने सेट किया था ना, उसकी मदद से हम जो है यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है आपको जो भी बटन है हमारा उसके ऊपर एक ऑन माउस ओवर की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउस ओवर, और यहाँ पे और हैंडल वैल्यू का एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको कॉपी करके आपको सभी पे पेस्ट कर देना है। जितने भी आपके पास बटन्स हैं उस पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर देना है। आई थिंक 6 है ना, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या कहीं पर, देखिए डिव पे ही अप्लाई हो गया, तो डिव में से मैं निकाल लेता हूँ, सिर्फ बटन पे हमको चाहिए। और ये जो फंक्शन है इसको हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे हम क्या करते हैं, इस यूज इफेक्ट के बाद में इसको क्रिएट कर लेते हैं, और console.log यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। कॉन्स्ट हैंडल वैल्यू इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर प्लस हो गया गलती से, एरो फंक्शन। और इसके अंदर हमको क्या करना है, ई को रिसीव करना है यानी इवेंट को। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, और कंटेन्स जो है यहाँ पे आइकन की क्लास अगर बटन कंटेन करता है तब हमको करना है। और हाँ, बटन पे हमको क्लास भी ऐड करना है, हम भूल चुके हैं। तो सारे बटन पे आप क्या करें, क्लास नेम ऐड करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास नेम, और इसको आइकॉन की क्लास हम ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और सारे बटन्स पे जो ऐड कर दूंगा। ये रहा बटन सेकंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ वन। और यहाँ पर आई थिंक सब पे अप्लाई हो गया ना, एक बटन हो गया, ये वाला बटन भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये फाइंड कर लेता है तब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू वैल्यू का, और इसके अंदर हमको क्या करना है, इसका जो लेवल है उसको टारगेट करना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट फिर डेटा सेट है हमारे पास, तो डेटा सेट, और उसके अंदर हमको क्या करना है, लेवल को टारगेट करना है। तो लेवल इसको टारगेट करेंगे हम, और सेट कर देंगे उसके बेसिस पे टाइटल को, सेट टाइटल। और टाइटल कैसे सेट करेंगे हम, न्यू वैल्यू आ रही है उसकी मदद से हम जो इसको सेट करा देंगे न्यू वैल्यू। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को भी सेट करना है। तो सेट वैल्यू, जो हमने स्टेट बनाई थी ऊपर, उसको भी हमको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, अब जो न्यू वैल्यू आएंगी पर्सन में,
इसकी मदद से आ रही है न्यू वैल्यू से, यानी कि ये जो न्यू वैल्यू आ रही है ना, लेबल जैसे हवर होगा तब न्यू वैल्यू जनरेट होंगी, तो वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सन में से जो है उसको गेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है पर्सन और इसके अंदर से न्यू वैल्यू, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट ऐड हो चुका है, एक रिमूव कर देता हूँ, सेव। और आई थिंक ये काफ़ी है, अब तो ये बराबर से काम करेगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई इशू हमारे पास ना आए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, तो देखिए बराबर से ये काम कर रहा है। रैंडम यूज़र पे क्लिक करूँगा तो बराबर रैंडम यूज़र हो रहा है। अब हमको यहाँ पे जो है चेक करना है, जैसे पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखिए माय पासवर्ड, माय फ़ोन, माय स्ट्रीट, माय एज, माय ईमेल बराबर से हवर इफेक्ट पे काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है ना, आप देख सकते हैं थोड़ी स्टाइलिंग 19-20 हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक मैंने तो बता दिया कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सब हमने किया रिडक्स टूलकिट क्यूरी की मदद से, तो काफ़ी बेसिक एक प्रोजेक्ट देखा। एक और इसमें हम थोड़ा सा एडवांस CRUD ऑपरेशन का प्रोजेक्ट देख लेंगे, तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और गिटहब पर ये आपको मिल जाएगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी जो है आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी सोर्स कोड कंपेयर करें और चेक करें कि आप इसको कैसे जो है सेम टू सेम बना सकते हैं। और मेक श्योर आप कोशिश करें कि एज इट इज़ यही यूआई कॉपी करने की कोशिश करें। तो हमने तो ट्राई किया, हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। नॉर्मल हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा रिडक्स टूलकिट क्यूरी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।